हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, है ना। काफी दिनों से हमारे पास इसकी डिमांड आ रही थी कि सर शुरू करें। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या शुरू करें। यस, तो दैट इज व्हाट द मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर जो हमारे पास कई टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर पाइथन के लेक्चर्स की शुरुआत करें, पाइथन की सीरीज को स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए पाइथन शुरू करने के पहले एक कमेंट आप मुझे करके बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप, पाइथन ही क्यों सीखना है? व्हाई यू वांट टू बिकम अ पाइथन डेवलपर? आई नो देयर इज अ फैंटास्टिक थॉट, बहुत अच्छा थॉट है, आपको पाइथन डेवलपर बनना है, लेकिन क्यों बनना है? व्हाई यू नॉट बिकम अ जावा डेवलपर? व्हाई यू नॉट बिकम अ डॉटनेट डेवलपर? व्हाई यू वांट टू बिकम अ पाइथन डेवलपर? देखिए, इसका आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि आगे की जो प्लानिंग है वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगी। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप पाइथन डेवलपर क्यों बनना चाहते हैं। बिल्कुल, आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पर होने वाला है। वाई पाइथन, क्यों पढ़ें ये पाइथन अगर अदर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं तो? ऐसा क्या है इस लैंग्वेज में, ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में जो बाकी की टेक्नोलॉजीज में शायद नहीं है, या हम उसको इग्नोर कर रहे हैं? तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एक ओवरऑल टेक्नोलॉजीज की बात करने वाले हैं, और उनमें से हम बात करेंगे हमने पाइथन को चूज क्यों किया। क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे ना, और अगर आप अपने रिज्यूमे में पाइथन लिख रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन ऑलरेडी यू हैव एन अनदर टेक्नोलॉजी, यू हैव अ जावा, यू हैव अ डॉटनेट, यू हैव एन सी शार्प, तो आपने पाइथन को क्यों चूज किया? तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए वहां पर देने के लिए कि अमंग दिस टेक्नोलॉजीज व्हाई आई चूज पाइथन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा, व्हाई पाइथन, क्यों हम पाइथन की बात करें। ठीक है, एक बार जब हम व्हाई को क्लियर करेंगे तब हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज पाइथन, है ना। सेकेंड हम बात करेंगे व्हाट इज पाइथन के बारे में कि क्या है पाइथन, क्यों, क्या, और फिर फाइनली हम आएंगे हाउ टू लर्न इट, इसको कैसे सीखा जाएगा, कैसे हम पाइथन को सीखेंगे। ठीक है, अगर हम पाइथन की बात करें तो आप मल्टीपल वीडियो देखें, अगर आप अलग अलग जगह पे बुक्स को देखेंगे, सो जनरली क्या होता है कि पाइथन शुरू कर दी जाती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाता है कि क्यों पाइथन क्यों पढ़े। जब चलिए, मैं तो अभी आपको बताने ही वाला हूं कि पाइथन क्यों पढ़ना है, लेकिन आपका भी तो कोई थॉट होगा ना। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी थॉट से तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप पाइथन क्यों पढ़ना चाहते हैं। इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट का। ठीक है, और आप देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लैंग्वेज काफी पुरानी है, लेकिन अभी अभी ट्रेंड में आई है। मतलब लैंग्वेज 1989 की है, जावा के भी पहले की लैंग्वेज है, लेकिन मार्केट यूज हो रही है हार्डली अभी 5 से 7 साल पहले से, हार्डली मान लो 10 साल। तो 1989 के लैंग्वेज में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इस लैंग्वेज को मार्केट ने एक्सेस करना शुरू कर दिया? ये कुछ इस तरीके से पाइथन का ग्राफ, अगर हम ग्राफ को चले 1989, 2013 एंड 2023, यदि मैं इस फिगर को देखूं, मतलब मैं अगर इस चार्ट को देखूं, तो ये ऐसे चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। दिस वन, मतलब 1989 में लैंग्वेज है, अगर मैं इस पाइथन को ग्राफ से कंपेयर करूं, 1989 में इसको कोई ज्यादा यूज नहीं कर रहा था, 2013 तक इवन, मतलब 1989 में टेक्नोलॉजी आई थी, 1991 में इसका ऑफिशियल वर्जन आया था। ठीक है, तो 1991 भी ले लो आप, 89 में बीटा वर्जन, 91 में ऑफिशियल वर्जन लॉन्च हो गया था। 91 में भी इस टेक्नोलॉजी से 2013 तक भी इस टेक्नोलॉजी में इतना बूम नहीं आया था, इतना यूज नहीं आया था, बट नाउ 2013 से सी दिस वन, द ग्राफ इंक्रीज कंटिन्यूसली, और ये डाउन भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो बढ़ा ही रहा हूं इसको, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो यही रीजन हमें समझना है क्यों ये ग्राफ इतना कंटिन्यूसली चल रहा है। व्हाई पाइथन इज द मोस्ट लाइकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे, क्यों ये रिसर्चर की सबसे डिमांडेड लैंग्वेज है, क्यों ये डेवलपर की सबसे डिमांडेड लैंग्वेज है। ठीक है, क्यों ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूज में आ रही है। तो ये हमारा सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं कि इसका ग्राफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है, वो यूजेस पाइथन, कौन कौन सी कंपनीज है जो पाइथन यूज कर रही हैं। ठीक है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाइथन की। ओके, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस लैंग्वेज को शुरू करने से पहले मैं दो बात बोलता हूं, यदि आपने पाइथन के पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो अच्छी बात है ना। अगर आपको सी आती है, आपको C++ आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि पाइथन आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है।
मतलब फर्स्ट लैंग्वेज। देखो एक समय था, एक टाइम था जब पर्सन आईटी वर्ल्ड में आना चाह रहा था। मतलब मान लो अगर किसी को आईटी इंडस्ट्री में आना है तो क्या बोला जाता था, स्टार्ट विद सी लैंग्वेज। मतलब बिगिनिंग लैंग्वेज सी हुआ करती थी कि सी से शुरू करो, सी को पढ़ो, सी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तब वो कॉन्सेप्ट आप आगे की टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन पाइथन ने सारे भ्रम को खत्म कर दिया, पाइथन ने सारी स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, राइट। लेकिन आज आप पाइथन को एज अ बिगिनिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यदि आप अपनी पहली लैंग्वेज पाइथन लेते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात करूं तो मैं C++ पढ़ा था, मैंने जावा भी पढ़ा है, एंड व्हेन आई कम टू द पाइथन तो मुझे थोड़ी सी चीजें कहीं ना कहीं मिसमैच लगी है, ठीक है। लेकिन अगर बिगिनिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर आपने पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ी भी है तो भी कोई बुराई नहीं है। एडवांटेज वहां भी है, एडवांटेज यहां भी है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है। और सिंपल क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से आप देखो ये पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज कॉलेज स्टूडेंट भी यूज कर रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज का हमारा पूरा फोकस होगा व्हाई पाइथन इन ऑल द टेक्नोलॉजीज। मतलब सब में हमने पाइथन को ही क्यों चूज किया, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। तो अब आप देखिए, ये तो मानते हैं कि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है ना। ये तो क्लियर है कि हम जब पाइथन पढ़ रहे हैं मतलब आई डोंट वांट टू बिकम अ हार्डवेयर इंजीनियर, मुझे हार्डवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और उसके लिए अगर आप एक लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे ये तो समझ लो कि जिस चीज में इंजीनियरिंग करना है वो है क्या। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं देन फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? तो हम ये बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूं यूजिंग पाइथन तो सबसे पहले मुझे यह पता चल गया सर कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। फिर एक डेफिनेशन आती है, अगर सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है तो प्रोग्राम क्या होते हैं? क्योंकि यदि आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम बनाने हैं, और अगर आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कि प्रोग्राम होते हैं इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन और सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम का कलेक्शन। तो कोई भी लैंग्वेज, जैसे अगर मैं आज आपसे बोलता हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू डू दिस 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 इन पाइथन, अभी आप कर ही नहीं पाओगे लेकिन यही बात जब हम अभी 10 लेक्चर के बाद करेंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे। क्यों? क्योंकि कारण यह है अभी आपको यही नहीं पता है कि पाइथन के प्रोग्राम को लिखने की इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कमांड कौन सी मैं यूज करूंगा, मुझे कौन सी कमांड लिखूंगा मैं जिससे मैं पाइथन में यह काम कर पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले यह समझते हैं कि बस इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस लिखना है, व्हाट आर द कमांड आई नीड टू राइट टू फॉर अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। और एक बार जब आप इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करोगे उसके बाद आप प्रोग्राम बना लोगे, और जब प्रोग्राम कलेक्ट हो जाएंगे तो उस दिन हम क्या बोलेंगे, ये हमने सॉफ्टवेयर बना लिया। और यही काम आपको इंडस्ट्री में जाके करना है। इंडस्ट्री में कोई नया काम थोड़ी ना करना है आपको, इंडस्ट्री में यही करना है। पाइथन सीखेंगे, पाइथन सीख के जाएंगे। बस डिफरेंस ये है कि सर पाइथन सीख के हम इंडस्ट्री में पहुंच गए तो कौन से सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे, किस टाइप के सॉफ्टवेयर पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर, अब फिर एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर आप जो बोल रहे हो किस टाइप के सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं ना बच्चे, मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की सोच रहा हूं तो यहां पर मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी 10th के बाद होती है। 10th के बाद क्या होता है पता है ना, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, मैथ्स ले, लेकिन फिर जो लिया करियर उसी में बनेगा, है ना। वहां पर फिर चॉइस नहीं है आपके पास कि आप यहां जाएं या यहां जाएं, राइट। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं तो यहां पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्योंकि यहां पर हमारे पास एक कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तीसरी कैटेगरी है वेब एप्लीकेशन की, चौथी कैटेगरी है डिवाइस एप्लीकेशन की, और पांचवी और सबसे ज्यादा आज के वर्ल्ड में यूज होने वाली कैटेगरी है एआई डेवलपर या आईओटी डेवलपर की। अब यहां पर क्वेश्चन है
इन सब में ये लैंग्वेज कहां फिट होती है, या इसको सीख के मैं इनमें से कहां पर जाके अपना करियर बना सकता हूं। ठीक है, ये तो बात की बात है कि पाइथन के क्या फीचर्स हैं, या पाइथन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। पहले वाई तो समझ लो कि क्यों आज कंपनियां इतने ट्रेंड पे पाइथन को यूज कर रही हैं। ये तो सब हो गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उन टेक्नोलॉजीज की, उन सॉफ्टवेयर्स की जिनके लिए हम पाइथन को फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, है ना। आप समझना और आप खुद समझना कि कितने एरियाज को पाइथन कवर कर रहा है, एंड व्हाई पाइथन आर मोस्ट लाइकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों पाइथन लोगों की सबसे पहली पसंद है आज। सिंपल अपनी जगह है, ठीक है। देखो, आप एक चीज का सिंपल होना इस चीज को इंडिकेट नहीं करता है कि वो मोस्ट यूजेबल लैंग्वेज है। ठीक है, सिंप्लिसिटी उसका एक फीचर हो सकता है, लेकिन अगर वो यूजर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है, अगर वो प्रोग्रामर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है, तो सिंपल होने से भी मेरे लिए कोई काम की नहीं है। अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, कोई लैंग्वेज है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो मैं उस पर जाऊंगा ना। मुझे सिंपल से क्या करना है, मुझे तो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। द डेवलपर ऑफ पाइथन ने दोनों चीजों को मिक्स किया। उसने दोनों चीजों को मिक्स किया, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी बात की और सिंप्लिसिटी की भी बात की, राइट। तो आज आप देखो, यदि हम पाइथन की बात करें, केवल पाइथन, तो पाइथन कहां कहां यूज में आ रहा है। विद द यूज ऑफ पाइथन को यूज करके मैं कुछ अभी लिख रहा हूं, अभी तो पूरी लिस्ट बनाऊंगा जब मैं पाइथन के फीचर्स पे आऊंगा कि वेयर वी यूज पाइथन, राइट। ये तो अभी केवल फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अभी तो वाई पाइथन, वेयर वी यूज पाइथन, वो यूजेस पाइथन, टॉप मोस्ट कंपनी अगर आज पाइथन यूज कर रही है, लाइक यूट्यूब, इंस्टा, ठीक है, नासा, गूगल, अगर ये पाइथन यूज कर रहे हैं तो देयर आर रीजन। दोस्तों, यदि आप लर्निंग से अर्निंग तक पहुंचना चाहते हैं, क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक अगर आपको पहुंचना है, तो टेक विद्वान पर आपके लिए अवेलेबल है प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज, जहां पर हमने हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस के पैटर्न को मैच करके इस पूरे कोर्स को रेडी किया है। तो टेक विद्वान पे सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत लो प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो एंजॉय करिए इन कोर्सेज को एंड गेट रेडी फॉर क्रैक द टॉप मोस्ट एमएनसीज। वापिस आते हैं ट्रैक पे। पाइथन को यूज करके मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूं। अभी पढ़ा क्या रहा हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। विद द यूज ऑफ पाइथन मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूं, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। विद द यूज ऑफ पाइथन आई विल गो फॉर एआई एप्लीकेशन। विद द यूज ऑफ पाइथन आई विल गो फॉर आईओटी एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी नई चीज है आईओटी। मतलब आप देखो आईओटी क्या है, मतलब पहले जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट कंप्यूटर को चला रहा था, फिर इंटरनेट ने मोबाइल को चलाया। एग्जाम्पल में बताऊं आपको, अपने मोबाइल से इंटरनेट को बंद करके डेटा कनेक्शन ऑफ कर दो और 24 घंटे मोबाइल को अपने साथ रखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ में कोई बोझ लेके चल रहे हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के आपको अपना मोबाइल का कोई यूज ही नहीं समझ में आएगा। इतना इंटरनेट पे डिपेंडेंट है आज मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल को चला रहा है इंटरनेट, इंटरनेट ने कंप्यूटर को चलाया, इंटरनेट ने मोबाइल को चलाया, अब इंटरनेट चीजों को चला रहा है, घर की चीजों को। थिंक मतलब चीज, हिंदी में चीज ही बोलते हैं ना। तो विद द यूज ऑफ एन आईओटी इट इज पॉसिबल दैट कि मैं बॉस अपने ऑफिस में हूं और मैं वहां से एक मैसेज करके अपने घर का एसी ऑन कर सकता हूं। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है ये, लेकिन है तो ये आईओटी एप्लीकेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यू कैन ऑपरेट द थिंग्स यूजिंग इंटरनेट। एलेक्सा इज एन एग्जांपल, ठीक है। एआई एप्लीकेशन का एग्जांपल है। तो एआई, आईओटी, ये वो एरियाज हैं जो पाइथन कवर करता है बच्चे। पाइथन को यूज करके मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूं, वेब एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन। ये तो मैं मेजर एरिया लिख रहा हूं, अभी छोटे मोटे तो मल्टीपल एरियाज हैं, ठीक है। तो अपन मेजर बात कर रहे हैं कि विद द यूज ऑफ पाइथन यू विल बिकम एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एआई डेवलपर आप बन सकते हैं, आईओटी डेवलपर आप बन सकते हैं, वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन सपोर्ट करता है पाइथन। यू कैन इजीली कनेक्ट पाइथन विद एनी डेटाबेस विद द यूज ऑफ पीडीबीसी। तो क्वेश्चन ये है, कौन सा एरिया है जो पाइथन कवर नहीं कर रहा है? विच एरियाज वेयर पाइथन इज नॉट अवेलेबल? C++ specifically for system software, Visual Basic
स्पेशली फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, HTML CSS स्पेशली फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड स्पेशली फॉर डिवाइस एप्लीकेशन। तो यहां पर आप समझिए, यदि आप इस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो द सिंगल लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर एवरी टास्क। मतलब IoT, ML, डेटा साइंस, अरे क्या नहीं छोड़ा इसने, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिटिक्स, राइट, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए भी पाइथन अवेलेबल है। मशीन लर्निंग, तो इसके लिए पाइथन अवेलेबल है। बताऊंगा सब चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा। मशीन लर्निंग क्या होता है, वहां पाइथन का क्या रोल है, ठीक है। मतलब आज आप देखिए कितना चीजें, मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का कितना यूज हो रहा है मार्केट में। डेटा एनालिटिक्स, प्रिडिक्शंस के लिए, डेटा प्रिडिक्शंस के लिए आज टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं कि आज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस आज 2023 में इतनी है, तो व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 5 ईयर। तो दैट इज ऑल प्रिडिक्शंस। यहां पर डेटा पाइथन का काम हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मतलब देयर आर मल्टीपल एरियाज जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। मैं अभी कोई टेक्निकल वर्ड पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, कोई टेक्निकल अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन एरियाज की बात कर रहे हैं कि जहां पर आज पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। और ये पिछले 10 से 15 साल में ट्रेंड एकदम इंक्रीज हुआ है इन टेक्नोलॉजीज का। क्योंकि उसके पहले देखो आप, मतलब ऐसा था जब पाइथन थी, जब विजुअल बेसिक भी था, जब पाइथन थी, जब D2K भी था, जब पाइथन थी, जब जावा भी थी, ठीक है। लेकिन ठीक है, बाद में आई, लेकिन एक मार्केट ऐसा था जब दोनों अवेलेबल थी, राइट। लेकिन धीरे 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 पाइथन ने सबको पीछे छोड़ा। क्यों? क्योंकि इसने इन एरियाज को अपना टारगेट बनाया है कि बॉस दिस आर द एरियाज वेयर पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब नो डाउट अभी क्वेश्चन आता है, सर अगर पाइथन में मुझे वेब एप्लीकेशन पढ़ना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? ठीक है, बात करेंगे अपन Django। अगर पाइथन में मुझे ये डेटा साइंस सीखना है, अगर मुझे डेटा एनालिटिक्स करना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? तो बात करेंगे अपन कुछ लाइब्रेरीज फाइल्स की, पांडास एंड ऑल दिस थिंग, साइकिड-लर्न, पांडास, सब बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन टेक्निकली आप चीजें तब समझ पाओगे जब आप एटलीस्ट पहले ये समझोगे क्यों, वाई पाइथन, क्यों आप पाइथन डेवलपर बनना चाह रहे हैं। पाइथन महाभारत, C++ क्या है? रामायण। विजुअल बेसिक क्या है? रामायण है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण समझो आप। रामायण के मेन हीरो कौन है? श्री राम, है ना। रामायण मतलब पूरे एपिसोड अगर आपने रामायण के देखे तो वो श्री राम के आसपास चलते हैं, ठीक है। लेकिन महाभारत के मेन हीरो कौन है? कंफ्यूजन है ना। कोई सोच रहा है सर कृष्ण है, कोई बोल रहा है अर्जुन है, कोई बोल रहा है युधिष्ठिर है। देयर आर मल्टीपल हीरोज, आप किसी एक को हीरो नहीं बोल सकते वहां पे। लेकिन रामायण पता है हमें एक ही हीरो है। वैसे ही आज अगर सी हीरो है तो केवल किसके लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। आज अगर विजुअल बेसिक हीरो है तो केवल किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। लेकिन यहां सभी हीरो हैं। पाइथन में कौन से एरिया को उसने छोड़ा है? सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, और लिखना ही भूल गया मैं, साइबर सिक्योरिटी अगेन वन ऑफ द एरिया ऑफ पाइथन। वो तो याद आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यहां क्या बोलोगे आप, पाइथन कहां सक्सेस नहीं है? ये रामायण क्यों समझ में आई ना, क्योंकि एक ही एरिया है, एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, सिंगल एरिया, एक हीरो। लेकिन यहां महाभारत है, सारी हीरो हैं। क्या बोलोगे आप, पाइथन कहां सक्सेस नहीं है? जहां नहीं है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। पाइथन ने अपने आप को मोबाइल पे कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है वो मेरा एरिया नहीं है। लेकिन इतने एरियाज में पाइथन काम कर रही है। दिस आर द एरियाज लाइक। तो वाई पाइथन को मैं अपने, ये मेरे वर्ड हैं कि मैं पाइथन को क्यों महाभारत बोल रहा हूं, समझ में आया आपको? क्योंकि सभी हीरो हैं। पाइथन इज सक्सेस इन ऑल दिस टेक्नोलॉजीज एंड ग्रैंड सक्सेस। चलिए, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि पाइथन इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज फॉर AI, मशीन लर्निंग, IoT, डेटा साइंस। अब आपको डिसाइड करना है कि आप पाइथन का करियर किस वे में बनाना चाहते हैं। आपको पाइथन को यूज करके वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको पाइथन को यूज करके AI ML में जाना है, डेटा साइंस में जाना है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ्यूचर प्लान जरूर बताइए कि आप पाइथन किस लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि एरिया तो मल्टीपल है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कोई ना कोई एक या दो एरिया। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि पाइथन को लेके आपके करियर की प्लानिंग क्या है। लेकिन आज मार्केट में जो मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, उनमें पाइथन कहां कहां फिट होती है, किन किन एरियाज में हम पाइथन को यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। बट बिफोर दैट अगेन आई एम
रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। देयर आर वाइड एरियाज वेयर पाइथन कैन बी यूज्ड, राइट। सबसे मेजर एक एक करके हम एरियाज की बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, द फर्स्ट एरिया वेयर द पाइथन कैन बी यूज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। इसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को हम विंडोज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, समझना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बॉस यदि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, है ना, जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो सबकी नहीं है, किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक पर्सन किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने लिए डेवलप करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा अपना एक होटल है और अगर मैं अपने होटल के बिलिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं, सो दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्राउड, ये एक सिंगल यूजर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पाइथन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, यदि आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब जिनको यूज करके मैं ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकता हूं जो इंटरनेट बेस्ड हो, लाइक डायनेमिक वेबसाइट अगर मुझे बनानी है, ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि यू वांट टू यूज पाइथन फॉर अ वेब डेवलपमेंट, सो अगेन पाइथन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। इसमें हमें डीजेंगो सीखना होता है कि अगर आप पाइथन कोर पाइथन सीखने के बाद अगर आप डीजेंगो को सीख लेते हैं, देन यू कैन इजीली डेवलप एनी वेबसाइट यूजिंग पाइथन। तो पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जितना डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए पाइथन यूज में आ रहा है, ठीक है। थर्ड इज नेटवर्क एप्लीकेशन, ठीक है, यदि आप कोई नेटवर्क एप्लीकेशन बना रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, इफ यू वांट टू गो इन दिस नेटवर्किंग साइड, जैसे सब आपको लग रहा है साइबर सिक्योरिटीज में आपको जाना है, आपको नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन अगेन पाइथन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज गेमिंग, फॉर गेम, यदि आप गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, देन पाइथन इज आल्सो यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन। मैं अभी आपको उन एरियाज के नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको गेमिंग सीखना है तो आपको पाइथन में क्या सीखना पड़ेगा। उसके पहले आप समझे तो सही कि पाइथन एग्जैक्टली किन किन एरिया में काम कर रहा है। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट कि अगर मुझे गेमिंग एप्लीकेशन में जाना है तो मुझे पाइथन में क्या सीखना है, अगर मुझे नेटवर्क एप्लीकेशन में जाना है तो मुझे पाइथन में क्या सीखना है, ठीक। बट एक बार पहले हम एरियाज कवर करते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेटा साइंस। यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंस डेवलपर, यदि आपको लगता है, आपको पता है आज मार्केट एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहा है ना, देयर इज ह्यूज मार्केट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन, तो पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को इतना रिच किया हुआ है कि फॉर एआई एप्लीकेशन, फॉर मशीन लर्निंग, फॉर डेटा साइंस, देयर आर रेडीमेड मेथड्स आर अवेलेबल। मतलब जिन चीजों को अगर हम जावा में कोड लिखने जाएंगे तो यू नीड 1000 लाइन ऑफ कोड, वेयर इन पाइथन जस्ट 4 to 5 लाइन कोड में हम उन एरियाज को कवर कर सकते हैं जो डेटा साइंस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये एडवांटेज है पाइथन का, क्योंकि इसने अपनी लाइब्रेरी को डेटा साइंस के लिए, एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, दिस इज व्हाट एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, इतना रिच किया हुआ है कि बॉस अगर आज कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट डेटा साइंस की बात करता है तो उसकी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी जो उसको सीखने के बाद होती है वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को इतना रिच किया हुआ है कि जिनको यूज करके आप बड़ी आसानी से डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। एआई, मशीन लर्निंग एरियाज है, एआई प्रोग्रामिंग है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, ये एरियाज है जहां पाइथन अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पाइथन इसमें वर्किंग कर रहा है, दीज आर द एरिया वेयर पाइथन कैन स्टेबल, ये स्टेबल टेक्नोलॉजीज है जहां पर पाइथन इन एरियाज में काम कर रहा है। और ये आसान नहीं है किसी भी एक लैंग्वेज के लिए। तो ये रीजन क्या है, क्यों पाइथन इतने मल्टीपल एरियाज में काम कर रहा है? बिकॉज पाइथन की लाइब्रेरी इतनी रिच है, उसने अपने लाइब्रेरी को इतना रिच बनाया है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को पाइथन को यूज करके डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज इसके पहले जो टेक्नोलॉजीज थी वो केवल स्पेसिफिक एरिया में काम करती थी। आज यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट एंड यू कैन नॉट, अगर आपने सुना भी नहीं होगा कि एक वेबसाइट सी में बनी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट देयर इज मल्टीपल एरियाज वेयर पाइथन कैन यूज। हम नेटवर्क एप्लीकेशन, हम वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, एआई, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कौन सा एरिया है जो पाइथन में हम कवर नहीं कर सकते? केवल एक एरिया जहां पाइथन ने अपने आप को स्टेबल नहीं किया है, पर ये उसकी वीकनेस नहीं है,
ये उसकी वीकनेस नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस इज द डिसएडवांटेज। ये पाइथन ने अपने आप को उस एरिया में कभी स्टेबल करने की सोची ही नहीं, और वो है मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब यू आर नॉट यूज पाइथन फॉर अ मोबाइल डेवलपमेंट, बिकॉज पाइथन कैन नॉट बी अ यूजफुल लैंग्वेज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। उसके लिए आज भी जावा, एंड्रॉइड बेस या अगर आप iOS में जाना चाह रहे हैं स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। तो पाइथन ने अपने आप को मोबाइल पे इसलिए नहीं लाया क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल एरियाज कवर कर रहा है। उसको कभी नीड ही नहीं समझ में आई कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी काम करना है। जिस दिन फ्यूचर में पाइथन को लगेगा कि बॉस पाइथन इज ऑल्सो अ लैंग्वेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, हो सकता है हमें उस दिन पाइथन मोबाइल में भी उतनी ही सक्सेस मिले जितनी कि इन एरियाज में सक्सेस मिल रही है। सो दिस इज वेयर द एरिया वी कैन यूज पाइथन, कि हम किन किन एरियाज में। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है सर, अगर मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखना चाह रहा हूं पाइथन में, या अगर मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेके टेक विद्वान पर आपके लिए अवेलेबल है सारे प्रीमियम कोर्सेस, जहां पर हम लोगों ने जीरो से लेके एंड तक हर उस कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज की रिक्वायरमेंट है। तो कम टू द टेक विद्वान एंड एंजॉय दिस कोर्सेस विच इज द प्लेसमेंट रेडी कोर्सेस। पाइथन का जो सिलेबस है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। हम बोलते हैं कोर पाइथन, हम बोलते हैं एडवांस पाइथन, और हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पाइथन। There are 3 areas where we actually talk about the Python syllabus. तो कोर पाइथन की जब हम बात करते हैं तो exactly हम बात करते हैं कि बॉस what are the concept given by Python for a programming। तो जहां पर हम बात करेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में, लूप्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, मतलब क्या क्या लाइब्रेरीज के बारे में कि पाइथन ने कौन सी लाइब्रेरी दी है, किन लाइब्रेरीज में कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो ये सारे एरिया कवर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, फर्स्ट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर पाइथन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी कि यू शुड नो अबाउट द कोर पाइथन कॉन्सेप्ट। आप डायरेक्टली आप सोचेंगे कि आप पाइथन में वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, या आपने सोचा कि आज मोबाइल एप्लीकेशन गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्ड द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। तो कोर पाइथन जब हम सीखते हैं तो एग्जैक्टली हम ये सीखते हैं कि व्हाट आर द कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, एंड देन आफ्टर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। कि अगर आप एआई मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट टू पीपल अवेयर दैट कि हाउ दिस एल्गोरिथम्स ऑफ वर्क, एंड दैट पार्ट यू कैन कवर इन कोर पाइथन। तो हम जो अभी कोर्स स्टार्ट करेंगे वो कोर्स हमारा सबसे पहले कोर पाइथन को कवर करेगा। सबसे पहले हम पाइथन के कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं, एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप हम पाइथन के इन कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। वी यूज पाइथन फॉर गेमिंग, वी यूज पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, वी आर गोइंग टू लॉन्च पाइथन फॉर डेटा साइंस एप्लीकेशन, क्योंकि एक ही सीरीज में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। आप ये समझना, अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये सारे एरिया आने चाहिए। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर अगर मैं पाइथन डेवलपर बन रहा हूं मतलब मुझे डेटा साइंस भी आना चाहिए, मुझे गेमिंग अरे नहीं बॉस, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। हाँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसा आप सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो आपने सीखा पाइथन फॉर वेब एप्लीकेशन, तो आपने किस चीज पे कवर किया? आपने डीजेंगो को यूज किया, आपने डीजेंगो को यूज करके गेमिंग एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट सीख लिया। ठीक, अच्छा एक और एरिया जो मैं भूल गया, पाइथन इज ऑल्सो यूज फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि पाइथन को हम डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, और इसके लिए हम पाइथन में एक टॉपिक पढ़ते हैं पीडीबीसी, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, पीडीबीसी, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, हाउ टू कनेक्ट पाइथन विद द डेटाबेस। एसक्यूएलाइट से अगर मुझे पाइथन को कनेक्ट करना है, या अगर मान लो मुझे पाइथन को ओरेकल कनेक्टिविटी करना है, ये सब डेटाबेसेस के नाम है, वी विल डिस्कस लेटर आउट। अगर आपने नहीं सुने तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि बॉस इन किसी भी एरिया को सोचने के पहले, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी सबको छोड़ के सबसे पहला फोकस हमें किस चीज पे करना है? कोर पाइथन पे। और यही हमारा सबसे मेजर कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता रहा हूं, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी वो रिक्रूट द पर्सन इफ दे आर गुड इन कोर पाइथन, क्योंकि उनको पता है अगर इसका कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम तो उसको किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर वो आपको एक ट्रेनिंग देके डेटा साइंस के लिए रेडी कर देंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए, आप सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, डिफाइन पाइथन इन वन लाइन। अब ये एक इतना टिपिकल क्वेश्चन है कि जिसका आंसर देना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, कि एक लाइन में आप पाइथन को कैसे डिफाइन करेंगे।
तो चलिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बॉस एक लाइन में पाइथन को डिफाइन करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इतने फीचर्स पढ़ने के बाद आपके थॉट क्या है, एक सिंगल लाइन में अगर आप पाइथन को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ पाइथन इन अ सिंगल लाइन। तो कमेंट करके मुझे बताइए पाइथन को सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इतने फीचर्स के साथ पाइथन आज मार्केट में अवेलेबल है। इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इट सपोर्ट प्रोसीजर एंड फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, इट्स अ फ्रीवेयर लैंग्वेज, इट्स अ प्लेटफॉर्म, मतलब इतने सारे फीचर्स हैं। और अगर आपको बोला जाए एक लाइन में पाइथन को डिफाइन करो, तो ये वही वाली बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड को एक लाइन में डिफाइन करना है आपको। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, आप देखिए कि एक सिंगल लाइन में जब पाइथन को डिफाइन करने की बात होती है तो हम मेजरली उन एरियाज को कवर करते हैं जो पाइथन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पाइथन को एक सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन इज एन ओपन सोर्स, सुनना ध्यान से, ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर प्लस फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फिर भी एक लाइन में तो नहीं डिफाइन हो सकता, मैंने 4 लाइन लिखी है, आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। ये वो एरियाज हैं जो पाइथन की डेफिनेशन में हमें कवर करना ही पड़ते हैं। पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, आप एक टेक्नोलॉजी जो तीनों एरियाज में काम कर रहा है, जैसे हम जावा के बारे में बोलते हैं, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम सी के बारे में बोलते हैं, सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन सपोर्ट बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। आई नो दैट अभी बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना, क्योंकि हम अभी बिगिनर से आते हैं। ठीक, एंड लास्ट एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये वो डेफिनेशंस मैंने लिखी है जो आपको एक सिंगल लाइन में डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है। ये एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है। अब इनमें हम वन बाय वन इन एरियाज को कवर करते हैं। व्हाट इज ओपन सोर्स, व्हाट इज फ्रीवेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, यदि कोई लैंग्वेज ओपन सोर्स है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, यदि कोई लैंग्वेज फ्रीवेयर है तो इसका मीनिंग क्या है, अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे एरियाज को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर सब तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं। ठीक, ओपन सोर्स। हम बोलते हैं पाइथन इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। और आप समझिए, मैं अकेले पाइथन को ही ओपन सोर्स बोल रहा हूं, दैट इज नॉट करेक्ट। There are so many technologies are available which are open source, like we can say that Java is an open source technology. हम बोलते हैं HTML open source है। तो open source का मतलब क्या है, आप ये समझना। open source का मतलब ये है कि बॉस देखो, आप कोई भी डेवलपर जब आपको कोई लैंग्वेज देता है ना, अगर मान लो एक डेवलपर ने आपको लैंग्वेज दी है तो ऑब्वियसली बात है उस लैंग्वेज में उसने क्या दिया हुआ है। मतलब यदि सपोज हम बात करें पाइथन, तो पाइथन ने हमें डेवलप करने के लिए क्या दी है, ऐसा क्या उसने दिया है जिसको यूज करके हम पाइथन में डेवलपमेंट करेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, हमें मेथड्स मिलेंगी। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन पाइथन में दोनों है, इसलिए हम दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे हम जावा में बोलते हैं जावा यूजेस ओनली मेथड्स, सी यूजेस फंक्शन, बट पाइथन यूजेस बोथ फंक्शन एंड मेथड। पाइथन फंक्शन को भी यूज करता है, मेथड को भी यूज करता है। बात करेंगे मेथड या फंक्शन मतलब क्या, कि बॉस यदि मान लो आपको पाइथन में कोई कोड लिखना है, जैसा फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला मुझे यार बॉस ये कलर चेंज करना है, तो देयर इज अ मेथड। मैंने बोला बॉस मुझे डेटा को अपर केस में प्रिंट करना है, देन देयर इज अ मेथड। तो ये जो मेथड है, इन मेथड को बनाने के लिए डेवलपर ने भी तो कोड लिखा होगा ना। अरे पाइथन के डेवलपर ने कोड लिखा होगा। अभी हम बात करेंगे जब हिस्ट्री की कि वो इज अ डेवलपर ऑफ पाइथन, गुडो वैन रोसम इज अ डेवलपर ऑफ पाइथन, तो उन्होंने इसका कोड लिखा है ना। अब जब उन्होंने कोड लिखा है तो उनका ये कहना है बॉस कि पाइथन को डेवलप करने के लिए हमने जितनी भी मेथड बनाई है, वो सारी मेथड, वो सारी लाइब्रेरी ओपनली अवेलेबल है फॉर द पीपल। मतलब एनीवन कैन सी द सोर्स कोड ऑफ पाइथन।
सोर्स कोड आप समझते हैं? सोर्स कोड मतलब जब किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर कोई कोड लिखा जाता है, जैसे आज अगर आप प्रोग्रामर हैं और मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट दैट दैट, तो आप क्या करोगे? आप अपनी कोडिंग लिखोगे। लेकिन जब आप पाइथन में जिसने भी कोड लिखा, अगर पाइथन के डेवलपर ने पाइथन को डेवलप किया है तो कोड लिखा है, उन्होंने मेथड बनाई है, लाखों मेथड बनाई है एआई मशीन लर्निंग के लिए, लेकिन उनका यह कहना है मैंने जितनी भी मेथड बनाई है that all methods are openly available, anyone can see the source code of Python, right? तो ये कहलाता है ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, शायद आप समझने की कोशिश करना। पाइथन में जब हम कोडिंग करेंगे ना, तो एक्चुअली दो तरीके की फाइल पाइथन बनाता है। जैसे सी अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो सी में एक फाइल बनती है .c, पाइथन क्रिएट्स टू फाइल्स, मतलब दो फाइल्स हम पाइथन में बात करते हैं। एक फाइल का एक्सटेंशन होता है .py और दूसरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .pyc, .py एंड .pyc। .py वो फाइल होती है पाइथन की जिसमें पाइथन का सोर्स कोड होता है। मतलब जब भी आपको किसी पाइथन के प्रोग्राम का सोर्स कोड देखना है, जस्ट सर्च दिस .py फाइल। और pyc वो फाइल होती है जिसमें पाइथन का कंपाइल्ड कोड होता है, जिसको बाइट कोड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बाइट कोड। और बाइट कोड कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर और एनीवन। लेकिन अगर आपके पास .py फाइल है, दैट मींस यू कैन सी द सोर्स कोड, आप सोर्स कोड देख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, पाइथन ने अपनी सारी लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी .py फाइल बनाई है, क्योंकि पाइथन के कोड पाइथन में ही लिखे गए हैं। अगर आज पाइथन में कोई मेथड लिखी गई है तो वो पाइथन में ही लिखी गई है ना, तो उस कोड को पाइथन के डेवलपर ने ओपनली अवेलेबल किया है सबके लिए। Then anyone can see the code of source code of Python. Second definition आती है, Python is a freeware technology. Freeware. ठीक है, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना। पाइथन के डेवलपर ने आपको पाइथन लैंग्वेज दी है। अब यदि मान लो मुझे लगता है कि बॉस मेरे को मेरे लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल करनी है और मुझे पाइथन की कोडिंग शुरू करनी है, तो आप समझना आज मार्केट में दो टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं लाइसेंस वर्जन, है ना, कि जब तक आप इसको परचेस, हाँ पायरेटेड यूज करोगे तो क्राइम है। ठीक है, हम बोलते हैं सर हम पायरेटेड यूज कर रहे, बेटा पायरेटेड क्राइम होता है, यह आपको भी पता है ना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस पर हम किसी दिन एक बढ़िया सा लेक्चर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसको आपको परचेस करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो आपको एमएस ऑफिस पे काम करना है तो यू नीड टू परचेज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। यदि आपको .NET को यूज करना है तो यू नीड टू परचेज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑफ .NET। अगर आपको ओरेकल चाहिए देन यू नीड टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर, राइट। लेकिन पाइथन के लिए कोई टेंशन नहीं है। पाइथन, जिस दिन आपको लगता है कि आज मुझे अपने लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल करनी है, आप सीधे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.python.org। वहां पे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, जो हम आगे अभी वर्जन ऑफ पाइथन की जब बात करेंगे वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अपडेटेड पाइथन का वर्जन आप डाउनलोड करिए, क्लिक करिए, विद इन 15 मिनट्स योर लैपटॉप और योर सिस्टम इज रेडी फॉर पाइथन। यदि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड है पाइथन के लिए तो बोलोगे सर चल ही नहीं रहा है, राइट। उसके लिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी रिक्वायर्ड है, वो अपन इंस्टॉलेशन वाले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक। तो यहां पर कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको कि बस फ्रीवेयर है, मतलब देयर इज नो नीड टू परचेज द पाइथन सॉफ्टवेयर फॉर अ डेवलपमेंट। इस वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को क्लिक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो, ताकि डेटा फ्लेयर पाइथन के लेक्चर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो प्लीज शेयर करिए सो दैट द पीपल कैन बेनिफिटेड फॉर दिस, ओके। हमने ओपन सोर्स का मीनिंग समझा था, हमने फ्रीवेयर का कॉन्सेप्ट समझा था, ओके। लेकिन अब जो आ रहा है, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम बोलते हैं पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एक एक करके हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फॉर अ पाइथन हम एक वर्ड यूज करते हैं, इफ यू रिमेंबर, वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। तो आज का लेक्चर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। एंड सी दिस वन, नॉट ओनली पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जावा इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, .NET also support the platform independency concept। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, what do you mean by platform independency and what is the difference between platform dependent and platform independency concept। तो बात देखो आप, अब क्वेश्चन आता है कि सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की जरूरत क्यों पड़ी।
ठीक है, अभी अपन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को तो समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों आई? बच्चे रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हुआ करते थे, है ना। याद है मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो एक कंप्यूटर पे चलने वाले सॉफ्टवेयर थे। मतलब अगर विंडोज पे चल रहे हैं तो विंडोज पे चलाएंगे उनको, राइट। लेकिन जब इंटरनेट आया, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे रन करना है, समझना बात को बच्चे, जब आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है जो इंटरनेट पे रन करना है, तो आपको पता है इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं। यदि किसी सॉफ्टवेयर को आपको इंटरनेट से रन करना है तो आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे? तो आप क्या करोगे? आप उस सॉफ्टवेयर को सर्वर पे अपलोड कर दोगे, है ना। हम इस सॉफ्टवेयर को अपलोड कर देते हैं सर्वर पे। पता है ना आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि एक सॉफ्टवेयर को अगर आपको लगता है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, और अगर वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो वो सॉफ्टवेयर तो सर्वर पे रखा होगा, और सर्वर से फिर वो अलग अलग क्लाइंट तक पहुंचेगा। बात करेंगे इसकी हम आगे, नो डाउट बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर अभी व्हाई द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। कि यदि मान लो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर, क्योंकि 1990s के बाद इंटरनेट मार्केट में आ गया, अब जब इंटरनेट मार्केट में आया तो बस ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए थी, ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए थी जिसके बने हुए प्रोग्राम को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी ना रखना पड़े। मतलब जो आसानी से हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम सर्वर पे रखा हुआ है, और सर्वर से जब वो अलग अलग मशीन पे जाएगा तो बॉस किसके पास कौन सी मशीन है ये तो पता ही नहीं है ना। अरे कोई विंडोज यूज कर रहा है, कोई मैक ओएस यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई उबंटू यूज कर रहा है, ठीक है, किसी के पास विंडोज का कोई वर्जन है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी फाइल की EXE, मान लो ये सॉफ्टवेयर है, इसकी EXE है, अब इस EXE को मैं सर्वर पर रख देता हूं, समझना। अरे इसकी आउटपुट फाइल EXE फाइल है ना C में, और अगर मान लो मैं चाहता हूं ऐसा सॉफ्टवेयर, मान लो कोई वेबसाइट बना रहा हूं मैं, डायनेमिक वेबसाइट, अब उस डायनेमिक वेबसाइट को C में बना सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। आप सोचो ना कि बॉस अगर मैं इसके EXE को सर्वर पर रख दूंगा तो ये चलेगा कैसे? क्योंकि ये EXE दुनिया में उसी मशीन पे चलेगी जिसके पास विंडोज है। तो इसका मतलब इस वेबसाइट को लॉन्च करने के पहले आपको एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि वही लोग इस वेबसाइट को देखें जिसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा होता है क्या? आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है सो दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, वो तो सभी के लिए ओपन है ना। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो क्या हुआ था कि बॉस, अब इसको बहुत डिटेल में जाने के बजाय मैं अभी केवल एक ओवरव्यू देता हूं आपको कि HTML जो कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इस HTML के साथ एक ऐसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी जो जिसमें बना हुआ प्रोग्राम कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन के बाद, मतलब जब वो प्रोग्राम सोर्स कोड से ट्रांसलेट हो जाए तो इसका ट्रांसलेटेड कोड दुनिया के हर मशीन पे चलना चाहिए। और वो EXE फाइल नहीं हो सकती क्योंकि EXE मशीन डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट आई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की। हियर वी रिक्वायर्ड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ताकि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकूं जो मैं सर्वर पे रख दूं, और सर्वर पे रखने के बाद मैं इसको कहीं पे भी रन कर सकूं। तो इस HTML के साथ में, क्योंकि HTML के साथ में ये कोड चलता है, ये अपन और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस HTML के साथ में मुझे एक ऐसे लैंग्वेज का कोड जोड़ना था जो मैं हर जगह रन कर सकूं। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन के है और जिसने ये पॉसिबल किया कि यू कैन रन दिस कोड फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि वो EXE फाइल क्रिएट नहीं करती है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आई, ये आई पाइथन, जावा, ठीक है, दोनों है। पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक बार अगर मैंने, लेकिन हमारा जो कप ऑफ टी रहेगा वो क्या रहेगा? पाइथन। तो जब भी हमें ऐसी एप्लीकेशन बनानी है पाइथन में, जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनानी है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन समझते हो आप? एक होती है सिंपल एप्लीकेशन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन मतलब जो एक सिंगल यूजर यूज कर रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वो होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करती है। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या? जहां पर आपकी एप्लीकेशन को यूज करने वाला क्लाइंट कहां बैठा है वर्ल्ड में वो आपको भी नहीं पता है, और उसके पास कौन से कॉन्फ़िगरेशन का मशीन है वो आपको भी नहीं पता है। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी ना रखे, चाहे वो कोई भी OS हो। मुझे उसको, जैसे आप देखते हैं ना, किसी वेबसाइट को ओपन करने के पहले कभी हमने सोचा है क्या कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नहीं, क्योंकि वेबसाइट रन इन एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके की एप्लीकेशन को अगर मुझे रन करना है, सो हियर वी रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को अब हम देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट पाइथन। कि पाइथन ने ऐसा क्या किया कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि बॉस पाइथन का जैसे ये सी के कोड का एग्जीक्यूशन है, वैसे हम बात करेंगे पाइथन का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो समझते हैं वन बाय वन चीजों को, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हाउ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक, तो ये पाइथन का कोड मैंने लिखा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर पाइथन का कोड लिखता हूं, तो सबसे पहले यहां भी हम क्या लिखेंगे? सोर्स कोड, है ना। पाइथन जैसे हर लैंग्वेज में हम कोडिंग करने के लिए सोर्स कोड लिखते हैं, वैसे पाइथन में भी लिखेंगे। ये सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होगा? .py। ध्यान से समझना कि जब हम पाइथन का सोर्स कोड लिखते हैं तो पाइथन के सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .py। अब इस सोर्स कोड को जब आपने सेव किया, ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। वी नीड टू ट्रांसलेट दिस। तो यहां पर हम बोलते हैं पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन जब पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज शुरुआत में आई थी, सो देयर वाज एन इश्यू विद पाइथन। परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत लो जा रही थी, राइट। तो यहां पर यूज किया गया जिट कंपाइलर। तो पाइथन का कोड जो इंटरप्रेटेड करता है, या जिसको हम बोलते हैं द पाइथन कोड इज ट्रांसलेटेड यूजिंग जिट कंपाइलर। ठीक है, जब ये सोर्स कोड इंटरप्रेटेड हुआ, तो ये सोर्स कोड बच्चे अभी क्या हुआ था सी में, जब आपने सोर्स कोड लिखा और जब आपने उसको ट्रांसलेट किया, तो दैट सोर्स कोड विल कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। लेकिन यहां पर पाइथन का सोर्स कोड मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करता है। ध्यान से सुनना, यहां पर सोर्स कोड मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करता है। जब पाइथन का सोर्स कोड हम जिट कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेटेटर के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं, सो दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड, जो सोर्स कोड भी नहीं है और जो मशीन कोड भी नहीं है, एंड दैट इंटरमीडिएट कोड इज कॉल्ड बाइट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड कहलाता है बाइट कोड। आई बात समझ में? और इस बाइट कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .pyc। दिस इज कॉल्ड .pyc फाइल, पाइथन कंपाइल्ड फाइल, राइट। .pyc फाइल। अब ये जो .pyc फाइल है, इसकी खास बात क्या है? ये जो .pyc फाइल है, दैट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट, दैट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट फाइल, राइट। मतलब अगर मान लो पाइथन के सोर्स कोड को आपने कंपाइल किया, जब ये कंपाइल हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में। अब अगर मुझे इस बाइट कोड को रन करना है, मतलब यदि मुझे पाइथन की एप्लीकेशन को हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है, सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट दिस बाइट कोड इनटू मशीन कोड एंड डिस्प्लेस द आउटपुट। और वो जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है पीवीएम। दैट इज कॉल्ड पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। दिस इज कॉल्ड पाइथन वर्चुअल मशीन। मतलब यदि इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पीवीएम है, तो पीवीएम को केवल बाइट कोड चाहिए। अगर उसको बाइट कोड मिल गया, तो पीवीएम उस बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करके आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो यदि हमें पाइथन के प्रोग्राम को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है, तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सॉफ्टवेयर है, एंड दैट इज कॉल्ड पीवीएम है। मतलब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब एक्चुअली पीवीएम क्या होता है, सुनना ध्यान से। सपोज करो ये पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट है, मतलब पाइथन के प्रोग्राम को चलने के लिए जो भी चाहिए, डीएलएल फाइल चाहिए, व्हाटएवर जो चाहिए, वो उसको इस रन टाइम एनवायरनमेंट में मिलेगा। और पीवीएम इसी का एक पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ, मतलब पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट का एक पार्ट है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी है। मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट में देयर आर डीएलएल फाइल्स आर देयर आर अनदर सॉफ्टवेयर आर देयर। अभी हम आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे, पहले समझो आप। तो अगर मान लो पाइथन को ये रन टाइम एनवायरनमेंट, जहां पाइथन का कोड को रन होना है, यदि पाइथन के कोड को इस रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होना है, और अगर ये रन टाइम एनवायरनमेंट इसको किसी भी ओएस पे मिल जाए, तो क्या फर्क पड़ रहा है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम को चलने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एनवायरनमेंट विंडोज पे है या लिनक्स पे है या मैक ओएस पे है या कहीं भी है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को तो देख ही नहीं रहा हूं ना बच्चे।
अरे चलिए रन टाइम एनवायरनमेंट, इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज वो विंडोज है, समझ जरा, ये विंडोज है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम को चलना है तो .pyc फाइल लेके आपका प्रोग्राम एक बार इस एनवायरनमेंट में आ गया तो उसको मतलब ही नहीं है ना, ये pyc फाइल यहां आ गई तो सब कुछ यही मिलेगा ना उसको, तो उसको चलने के लिए जो चाहिए वो यहां मिलेगा। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो विंडोज है या मैक ओएस है या कोई भी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे समझ में आ रही बात? लेकिन पिछली लैंग्वेज में क्या था, सी के प्रोग्राम को जो DLL चाहिए थी वो सीधे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा था, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा है मतलब कि डिपेंडेंसी है ना, यहां है ही नहीं। ये जो एनवायरनमेंट है ये विंडोज के पास भी है, ये लिनक्स के पास भी है, ये मैक ओएस के पास भी है, Ubuntu के पास भी है, और पाइथन के प्रोग्राम को चलने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो जब प्रोग्राम इससे बाहर जाएगा तब ये अपना क्या शो करेगा, आउटपुट। नाउ इट शोज एन आउटपुट, चाहे वो विंडोज का हो या, मतलब बाइट कोड, एक वर्चुअल मशीन को रन होने के लिए किस चीज की जरूरत है, वर्चुअल मशीन को रन होने के लिए बाइट कोड चाहिए। अब इसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने एक चीज देखी, पाइथन का प्रोग्राम जो पहली फाइल बनाता है वो .py फाइल है, वो ट्रांसलेशन के बाद जो दूसरी फाइल बनाता है वो .pyc फाइल है। पाइथन ट्रांसलेशन के बाद जो फाइल बनाता है वो .pyc फाइल है, ठीक, मतलब ट्रांसलेशन के बाद ये फाइल बनी और इसके बाद कोई फाइल नहीं बनी। पाइथन का प्रोग्राम केवल दो फाइल बनाता है, .py एंड .pyc। पाइथन नेवर 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 क्रिएट exe फाइल। If a language creates an exe file, that means it's a machine dependent language, and Python never creates an exe file. आया समझ में? So how Python code is execute, ये बात समझ में आई Python। और अभी आप समझना इसके आर्किटेक्चर पे तो अभी मैं आऊंगा, ये तो मैंने आपको अभी केवल Python की डेफिनेशन की बात की है कि Python की हमने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या दी थी कि Python इज ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ पाइथन, फीचर्स का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कि बस क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड लिखोगे, है ना, व्हाट आर द एडवांटेज यू विल गेट। तो सबसे पहला, वन बाय वन हम यहां पर एक एक करके फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फीचर है पाइथन का, इट इज सिंपल, सिंपल एंड इजी टू लर्न। सबसे बेस्ट फीचर, राइट। अभी आप ये लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है। यदि आप इसको सी के बाद भी पढ़ रहे हैं, दोनों केस में आप समझना, मैं बोलता हूं बॉस इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इट इज जस्ट लाइक इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, वन बाय वन हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखते जाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स क्या पाइथन में जब कोड लिखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। देयर इज नो स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो, देयर इज नो सिंटेक्सेस यू नीड टू फॉलो। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप देखो, जब आपने, अगर आप C++ या जावा पढ़ के पाइथन में आओगे तो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन में टाइम लग सकता है। जो बिगिनर है उनके लिए तो ये सबसे मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज है, लेकिन जो जावा पढ़ के आए हैं या जिन्होंने C++ पढ़ा है, वो क्या करते हैं, जब हम किसी एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जैसे ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है, बिकॉज आई लर्न पाइथन आफ्टर C and C++ इन जावा, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगा क्योंकि वहां के सिंटेक्सेस को हम कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर द सिंटेक्सेस ऑफ C and C++ विद पाइथन, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रोग्रामिंग C++ जावा में होती है, उतनी ही इजी वे में हम पाइथन में कोड लिखने वाले हैं। इसलिए आपको इसको इंटरव्यू लेवल तक रेडी अगर करना है और अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए रेडी करना है, तो हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को आप जरूर एक बार देखिएगा। तो इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि जावा में ऐसा होता है, C++ में ऐसा होता है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट C and C++। तो मैं डे वन से आपको बोल रहा हूं कि हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, ओके। तो पाइथन को जब हम कोड फॉर्म में लिखते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और ये रीजन भी देखो आप कि आज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में भी पाइथन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है बजाय C++ या जावा के। उसका रीजन ही ये है कि बॉस आज एक 7th 8th क्लास का बच्चा भी पाइथन बड़ी आसानी से सीख पा रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, बॉस अभी जब हम 2 दिन के बाद कोड लिखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस ये सिंपल है। इट्स अ वाकई दिस लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन अब आप देखिए एक चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि मैं ही बोलूंगा ना
तो मजा नहीं आएगा। ये इंटरेक्शन जितना टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, उतना आपके लिए भी फायदा होगा और मेरे लिए भी फायदा होगा। इसलिए कमेंट करना कंपलसरी है। कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। मुझे कोई भी डाउट अगर दिमाग में आ रहा है, फटाफट कमेंट करिए। हम इस ऑनलाइन मोड को भी ऑफलाइन मोड की तरह पढ़ाने वाले हैं। हम इस ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड की तरह चलेंगे, और वो केवल तब होगा जब आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इंटरेक्शन किस वे में रखना है, वन साइड कम्युनिकेशन और इट वे टू साइड कम्युनिकेशन, राइट? तो फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। सेकंड जिस फीचर को हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। इस पे तो हमारा काफी डिस्कशन हो चुका है पिछले लेक्चर्स में। फ्रीवेयर का मतलब, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। फ्रीवेयर मींस देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस वर्जन टू वर्क इन पाइथन। जिस दिन आपको लगता है कि आपको अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना है, आप सीधे पाइथन की वेबसाइट पे जाइए, python.org पे जाइए, ठीक है, और वहां से आप इसका वर्जन, जो कि करंट वर्जन है, अभी हम वर्जन्स की भी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वर्जन्स पाइथन सपोर्ट करता है, कहां से पाइथन ने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की थी, ठीक है। बट जिस भी वर्जन को आपको यूज करना है, आप उस, जैसे 3.11 इसका भी करंट वर्जन है, तो आप जिस भी वर्जन को यूज करना चाहें, आप उस वर्जन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, एंड पाइथन इज रेडी इन योर मशीन। देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स मीन्स व्हाट? ओपन सोर्स का मतलब यह है कि बॉस, इस लैंग्वेज में जितना भी कोड डेवलपर ने लिखा है इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, उसने वो सारा कोड ओपनली अवेलेबल किया हुआ है। मतलब एवरीवन कैन यूज दैट सोर्स कोड, ठीक है। पाइथन, आपको पता है पाइथन ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसको हम पीएसएफ बोलते हैं, इट इज पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अभी हम पाइथन के हिस्ट्री पे जब आएंगे तब हम बात करेंगे कि पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रोसम, बट नाउ पाइथन इज मैनेज्ड बाय दिस पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिनके हम वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं, www.python.org। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड दे प्रोवाइड द सोर्स कोड ऑफ पाइथन ओपनली। ओके, तो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, तो चलिए, पाइथन तो फ्रीवेयर ओपन सोर्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए किसी भी दो ऐसी लैंग्वेजेस के नाम जो आप जानते हैं कि फ्रीवेयर और ओपन सोर्स है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए नेम ऑफ एनी टू लैंग्वेजेस विच इज फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो आप देखिए, आज कंप्यूटर्स में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फ्रॉम द डे वन से हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, VB.NET है। लेकिन एक्चुअली क्या किया गया है, लैंग्वेज को उसकी वर्किंग के हिसाब से, मतलब लैंग्वेज के फीचर्स के हिसाब से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हालांकि कैटेगरी 2 ही होती है, बट मैं तीसरी को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको जस्ट नॉलेज रहे। लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। या तो लैंग्वेज लो लेवल होती है, या लैंग्वेज हाई लेवल होती है, या लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन मिडिल कोई टाइप नहीं है, केवल सी लैंग्वेज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। हम सी को बोलते हैं, सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, राइट। अदरवाइज हर लैंग्वेज को, जैसे लैंग्वेज की एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है, उसमें एरर डिटेक्शन की क्या सिचुएशंस हैं, तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के लैंग्वेज को या तो लो लेवल लैंग्वेज बोला है, या लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। तो पाइथन जो है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज एक और है कि आप बड़ा इजीली इस लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, बड़ा इजीली। मतलब एवरी इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर्मेट, हर इंस्ट्रक्शन जो वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो हमने, मतलब जब पाइथन में कोड लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई ऐसे राइट कर रहे हैं ना, आपको याद आते जाएगा। नॉर्मल इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी जैसे हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसी टाइप से ये भी लैंग्वेज है। तो इसीलिए इसको हाई लेवल की कैटेगरी में रखा गया है कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट फीचर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, वो रहा राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। मतलब ये वो लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप एक बार अगर कोड लिखेंगे, सो दैट कोड विल बी यूज इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, राइट वंस रन एनीवेयर। देयर इज नो नीड टू
टेक एनी टेंशन अबाउट द प्लेटफॉर्म्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंज होने से पाइथन के कोड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आई होप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्लियर है। तो ये तो पाइथन के सेंस में हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात की। अब आप मुझे बताओ, क्या किसी और लैंग्वेज का नाम जानते हो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? मैं आपको बोलता हूं वन ऑफ द मेजर पॉपुलर लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और उसको तो जाना ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के नाम से जाता है, राइट? तो मुझे नाम चाहिए उस लैंग्वेज का। यदि आप जानते हो कि सर पाइथन के अलावा ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मेजर है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ नेम ऑफ द लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम पाइथन विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट, इट इज बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज अनदर फैंटास्टिक फीचर ऑफ पाइथन। देखो आप क्या है, जैसे ये स्पेशली उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट देगा जो सीसी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आए। हालांकि जो बिगिनर है उनको तो हर चीज बेनिफिट देगी, लेकिन जो सीसी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आए हैं, आपको पता है सी कौन सी लैंग्वेज है? यहां थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज थोड़ी सी प्रीवियस लैंग्वेजेस से जुड़ी हुई है। क्योंकि कारण क्या है, देखो आप, पाइथन जब मार्केट में आई थी वो ईयर था 1989, मतलब ऑफिशियल वर्जन 1991 में आया था, लेकिन उसके पहले सी भी आ चुका था 1972 में, और सी प्लस प्लस भी आ चुका था 1982 में। तो पाइथन के बारे में ये बोला जाता है, पाइथन ने अपने फीचर्स, अपने आप को डेवलप करने के लिए कई कॉन्सेप्ट प्रीवियस लैंग्वेजेस से लिए हैं, जो अभी मैं बताने वाला हूं कि पाइथन ने पूरा फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज से लिया है, पाइथन ने पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस से लिया है, पाइथन ने पूरा स्क्रिप्टिंग कॉन्सेप्ट शेल स्क्रिप्ट और पर्ल से लिया है। अभी हम आएंगे इस पे भी, राइट? तो पाइथन जो है वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करता है, और ऐसी ही एक लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी है, मतलब सी प्लस प्लस इज ऑल्सो, क्योंकि सी प्लस प्लस की डेफिनेशन होती है इट इज सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें सी के भी फीचर होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर्स होते हैं। तो सी प्लस प्लस के बारे में भी हम यही बोलते हैं कि इट इज बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जावा के बारे में हम क्या बोलते हैं? जावा इज अ कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस यू कैन नॉट राइट एनी कोड रिलेटेड विद द फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। लेकिन पाइथन में अब देखना, जब हम अभी कोडिंग शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आने में हमें कम से कम 8 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके पहले जो हम कोड लिखेंगे इट इज कंप्लीटली अ फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। चलिए, पाइथन तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस के बारे में मैंने आपको बताया, बट मैं आपसे चाहता हूं किसी दो ऐसी लैंग्वेज के नाम बताइए जो आप जानते हैं कि सर दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो कमेंट करके फटाफट मुझे बताइए नेम ऑफ एनी 2 लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस एंड पाइथन, क्योंकि ये 2 नाम तो मैंने ही ले दिए हैं। और कौन सी लैंग्वेज जिसको आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कमेंट करिए, बताइए मुझे कमेंट करके। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, तो आपको हर कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखना पड़ता है। एवरी कोड यू हैव टू राइट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक्स, राइट? मतलब यू हैव टू डिक्लेयर अ क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इन सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जावा जिस दिन आप पढ़ोगे ना, डे 1 पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि जावा के बारे में ये बोला जाता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता, ये बेस्ड, मतलब जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मींस विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आप जावा में प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, हिल भी नहीं सकते हो। मतलब प्रोग्रामिंग करना तो बड़ी दूर की बात है इफ यू डोंट नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन पाइथन में भी ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्योंकि आज पाइथन भी वर्ल्ड में जो फेमस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के कारण फेमस है, बट पाइथन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट किया है और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम को भी सपोर्ट किया है। इट सपोर्ट्स बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज? कमेंट करके मुझे बताइए यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है और कौन सी लैंग्वेज है जो कि आज प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो कमेंट करिए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका एडवांटेज ये है कि यदि हमें फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में भी पाइथन में कोड लिखना है, सो वी कैन राइट दैट कोड, but no doubt most of the features are supported in object oriented format, but yes, it support both.
लाइक C++, ये दोनों को सपोर्ट करता है। इट इज बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जब इसमें कोड लिखेंगे तो आप, अगर प्रीवियस बैकग्राउंड आपका C है तो भी आपके लिए एडवांटेज है, और अगर आपने C++ पढ़ा है तो भी आपके लिए एडवांटेज है, और अगर नहीं है, नहीं पढ़ा है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम हर चीज शुरुआत स्क्रैच से देखने वाले हैं। ओके, तो ये भी हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या बताया मैंने आपको, पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या दोनों है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे, राइट? तो फीचर समझ में आ रहे हैं? इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फंक्शन, इट सपोर्ट्स बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं इसी पे। नेक्स्ट फीचर है पाइथन का कि इट इज एक्सपांडेबल लैंग्वेज। इट इज एक्सपांडेबल लैंग्वेज। एक्सपांडेबल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, इसको भी समझना, मतलब पाइथन कैन बी एक्सपांड विथ एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी। किसी भी लैंग्वेज के साथ आप पाइथन को मर्ज करके कोड लिख सकते हैं। अभी मैं फ्लेवर ऑफ पाइथन की बात करने वाला हूं, जहां पर हम बात करेंगे सी पाइथन, जे पाइथन, जिसको जेथॉन भी बोलते हैं, एनाकोंडा पाइथन की बात करेंगे हम, आयरन पाइथन की बात करेंगे हम, पाईपाई एक पाइथन है। मतलब पाइथन के भी मल्टीपल फ्लेवर हैं। इट इज मल्टीपल फ्लेवर मीन्स रूबी पाइथन, पाईपाई, जे पाइथन, सी पाइथन, एनाकोंडा पाइथन। मीन्स पाइथन कैन इजीली मर्ज विथ एनी ऑफ द लैंग्वेज एंड एक्सपांड देम। मतलब उस किसी को भी मर्ज करके हम इस लैंग्वेज को एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ओपन सोर्स होने का यह सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब एक टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स होती है तो कोई भी डेवलपर उस सोर्स कोड को यूज करके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। अगर मुझे लगता है कि बस पाइथन का सोर्स कोड को यूज करके मुझे इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो मैं भी कर सकता हूं। आई कैन डेवलप अ न्यू पाइथन लाइक डेटा फ्लेयर पाइथन। तो इसको एक्सपांड बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे सी, आज आपने सी की बात करें तो सी जो 1972 में आई थी वही आज है, लेकिन पाइथन ने यह सबसे बड़ा फीचर है कि बहुत इसको एक्सपांड किया जा सकता है अदर लैंग्वेजेस के साथ मर्ज करके। और ये रीजन, ये केवल पॉसिबल हुआ है ओपन सोर्स के कारण। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज पोर्टेबल। इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। पोर्टेबल लैंग्वेज मींस व्हाट, द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन कैन बी इजीली, पोर्ट करने का मतलब समझते हैं? पोर्ट करने का मतलब होता है स्विचिंग। जैसे अपन बोलते हैं ना, मोबाइल हमने पोर्ट कर लिया। अभी हमारे पास मोबाइल है, मान लो मोबाइल का कनेक्शन है, मान लो एयरटेल का। अब आपको लगता है कि यू डोंट सेटिस्फाइड विद द एयरटेल सर्विसेज, यू कैन जस्ट पोर्ट द एयरटेल सर्विस टू आइडिया सर्विसेज और व्हाटएवर। BSNL में आप पोर्ट कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी आज की तारीख में कितनी आसान है। तो पोर्टेबिलिटी का एडवांटेज क्या है कि बॉस इजीली यू कैन पोर्ट एन एप्लीकेशन। मतलब आप पाइथन के जैसे इजीली पोर्टेबल मतलब क्या, आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल, लाइक वी हैव विंडोज, लाइक वी हैव मैक ओएस, फिर हमारे पास लिनक्स है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। सो इट इज वेरी इजी दैट इफ यू कैन राइट अ कोड ऑफ पाइथन इन विंडो and you want to use this code in Mac OS, you can easily port it. आप आसानी से पोर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। दैट इज बेसिकली कॉल्ड लूजली कपल्ड। देखो, एक चीज होती है टाइटली कपल्ड, कि पाइथन के पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो टाइटली कपल्ड थी। टाइटली कपल्ड का मतलब होता है, एक एग्जांपल में देता हूं आपको, तो उससे शायद आपको ये पोर्टेबिलिटी और लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आज से 20 साल 15 साल, मोबाइल तो काफी टाइम पुराने हैं, है ना। मोबाइल सर्विसेज तो हम पिछले 20 साल से यूज कर रहे हैं, राइट। तो आज से 15 साल पहले, सपोज करो अगर हम 15 ईयर बैक बात करें, मेरे पास नेटवर्क है आइडिया का, है ना। मैं बात कर रहा हूं 15 ईयर बैक, मेरे पास जो नेटवर्क है वो आइडिया का है। अब मुझे आइडिया के, मैंने मोबाइल मतलब आइडिया का नेटवर्क लिया, मैंने आइडिया की सिम मैंने परचेज की, 2-3 साल मैंने सिम यूज किया, पर अब मुझे आइडिया से कुछ दिक्कतें होने लगी कि यार आइडिया की मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या आइडिया के साथ मेरे को कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, राइट। अब मेरे नंबर सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, है ना। मेरा जो नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ओके। अब आपको लगता है कि अगर मेरे को सेम नंबर BSNL में चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले अगर आपको याद हो, आज से 15 साल पहले सीरीज से समझ में आ जाता था कि ये कौन सा मोबाइल है। जैसे 98260 ये आइडिया का नंबर है, 98931 ये एयरटेल का नंबर है, 94250 ये BSNL का नंबर होता था। ये नंबर से समझ में आ जाते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय अगर आपको आपका नंबर आइडिया का है और अगर आप चाह रहे हैं कि सेम सीरीज आपको BSNL में मिल जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप टाइटली कपल्ड थे।
You are tightly coupled with the idea. But nowadays, 24 hours in your same number shift to the another service provider. And that is called loosely coupled application. ये कहलाती है loosely coupled. ठीक है, तो वही बात है यहां पर भी कि पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है, you can easily port Python application from one platform to another platform. ओके तो यहां पर अभी हमने समझा एक्सपांडेबल का कॉन्सेप्ट, यहां पर अभी हमने समझा पोर्टेबल का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये फीचर्स क्या आपको पता है कुछ और लैंग्वेजेस में भी होते हैं? कि क्या ऐसी कोई लैंग्वेज है जो आपके नॉलेज में है? तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये फीचर इस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, एक्सपांडेबल, पोर्टेबल, ओके। और जितने भी फीचर जो आपको लगता है कि पाइथन में सपोर्टेबल है, क्या ये फीचर किसी और लैंग्वेज में सपोर्टेबल है? तो कमेंट करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 9, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब आप देखो किसी भी लैंग्वेज का जो कोड ट्रांसलेशन होता है ना, लाइक कोई भी लैंग्वेज है, यदि आप अपनी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो आपको उस कोड को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो यह काम दो में से कोई एक ट्रांसलेटर करता है, या तो ट्रांसलेटर होगा कंपाइलर या ट्रांसलेटर होगा इंटरप्रेटेटर। सो पाइथन को अगर हम बोले इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो द कोड ऑफ पाइथन इज ट्रांसलेटेड बाय इंटरप्रेटेटर, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। बट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस मतलब पाइथन ने कंपाइलर यूज करता है जो कि इंटरप्रेटेड फॉर्म में ही कोड ट्रांसलेट करता है, और वो है जिट कंपाइलर, एंड दैट इज अ जिट कंपाइलर, राइट। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब इट यूजेस इंटरप्रेटेटर फॉर कोड ट्रांसलेशन। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि हम कहते हैं पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए यदि आप जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर में क्या डिफरेंस होता है। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। देखिए जितना इंटरैक्टिव आप इस सेशन को रखेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज है, केवल सुनना नहीं है, इंटरैक्ट करना है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए। और आपको पता है कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर में डिफरेंस क्या होता है कि यदि किसी लैंग्वेज का कोड ट्रांसलेशन कंपाइलर के थ्रू होता है तो वो पेज वाइज ट्रांसलेशन होता है, मतलब इट ट्रांसलेट द कंप्लीट कोड एट ए टाइम। बट इंटरप्रेटेड कोड ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, कि फर्स्ट लाइन ओके है आगे बढ़ो, सेकंड लाइन ओके है आगे बढ़ो। तो पाइथन यूजेस इंटरनली पाइथन यूजेस इंटरप्रेटेटर, लेकिन ये इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे, बिकॉज पाइथन ऑल्सो यूजेस जिट कंपाइलर। पाइथन जिट कंपाइलर को भी यूज करता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। पाइथन यूजेस जिट कंपाइलर। सो विल कम टू दिस टॉपिक, आएंगे हम इस टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेटर एम्बेडेड, ठीक है। एक्चुअली एम्बेडेड मींस इट इज सिमिलर लाइक एक्सपांडेबल। एम्बेडेड मतलब द पाइथन कोड कैन बी इजीली एम्बेडेड विथ अनदर टेक्नोलॉजी, मतलब पाइथन के कोड को मैं किसी और टेक्नोलॉजी के साथ भी एम्बेड करके, एम्बेड का मतलब होता है जोड़ना। द मीनिंग ऑफ एम्बेड इज बेसिकली यू कैन ऐड द पाइथन कोड विथ एनी अनदर टेक्नोलॉजी। आप किसी भी लैंग्वेज के साथ पाइथन के कोड को एम्बेड कर सकते हैं। आई समझ में बात? तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन जो हमने अभी डिस्कस किए। सी दिस वन कि जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस लैंग्वेज इज ए ह्यूज फीचर। ह्यूज मतलब कौन से फीचर को सपोर्ट चाह रहे हो यार? सारे फीचर तो सपोर्टेड है। आपको फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में काम करना है, पाइथन में अवेलेबल है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में काम करना है, पाइथन अवेलेबल है। मर्ज करके टेक्नोलॉजी में काम करना है, पाइथन में वो फीचर्स भी अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, पाइथन उस फीचर को भी सपोर्ट करता है। सिंपल एंड इजी टू लर्न, मतलब है ही वाकई पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन, ठीक। अब देखिए फीचर तो अनकाउंटेड है, इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ, एक और फीचर है रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। रिच लाइब्रेरी, ठीक है, मतलब फीचर तो मैं याद करता रहूंगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतने फीचर के साथ पाइथन अवेलेबल। रिच लाइब्रेरी मींस व्हाट? पाइथन इज हैविंग अ ग्रेट लाइब्रेरी फॉर एन एप्लीकेशन एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि पाइथन हर एरिया में काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि पाइथन में अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डेवलप अ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इन पाइथन, अगर आपको लगता है पाइथन में आपको मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन देयर आर लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। नमपाई है,
साइकिड लर्न है, पांडास है। विद द यूज ऑफ दिस लाइब्रेरी, नमपाई को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, नमपाई दिस इज वन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। पांडास है, साइकिड लर्न है, इनको यूज करके आप यू कैन इजीली डेवलप एनी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इन पाइथन। यदि आपको लगता है पाइथन में आपको कोई गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन गेमपाई, देयर इज अ लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन। एकार्टा, देयर इज अ लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन। गेमपाई है, इनको यूज करके यू कैन इजीली डेवलप अ गेमिंग एप्लीकेशन इन पाइथन। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन पाइथन बाय विच यू कैन यूज पाइथन इन मैक्सिमम एवरी एरिया। एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि मैं आपको बताया पहले भी कि रिसर्चर की भी सबसे पहली चॉइस है पाइथन। अगर आप डेटा साइंस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप एमएल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पाइथन इज अ बेस्ट चॉइस। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पाइथन इज अ बेस्ट चॉइस। और इसलिए है बिकॉज जस्ट रीजन इज दैट पाइथन इज ए रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, ठीक है, जिसको हम समझेंगे कि सर लाइब्रेरी सपोर्ट मींस व्हाट, कि पाइथन के अपने मॉड्यूल्स हैं, रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं, जिनको यूज करके यू कैन इजीली डेवलप अ एप्लीकेशन। चैटबॉट अगर आपको बनाना है तो मैं अभी आपको ज्यादा टेक्निकल नाम नहीं ले सकता क्योंकि वी आर वेरी बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपको चैटबॉट बनाना है देन पाइथन इज हैविंग अ लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर दैट। तो ये पाइथन के फैंटास्टिक फीचर्स हैं और इन्हीं फीचर्स के साथ हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फीचर सपोर्टेड बाय पाइथन। चलिए, फीचर्स ऑफ पाइथन हमने अभी डिस्कस किए है ना। अभी मैंने आपको समझाया पाइथन के मल्टीपल फीचर्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है आपको, क्या पाइथन के कोई और फीचर्स हो सकते हैं जो मैं मिस कर रहा हूं? हालांकि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि सर इसके अलावा भी पाइथन के ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फीचर यहां पर हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इसके अलावा क्या पाइथन के कोई और फीचर जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में। तो पाइथन की हिस्ट्री जो है ना, मतलब देखो हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी अभी पिक्चर में आई है। मतलब पाइथन का जो वर्जन लॉन्च हुआ था वो था 1989 में ना। 1989 में पाइथन अपना बीटा वर्जन लेके आया था, ठीक है, बीटा मतलब ट्रायल वर्जन लेके आया था। ऑफिशियल वर्जन पाइथन का आया था 1991 में। दिस वाज द बीटा वर्जन, ये बीटा वर्जन था पाइथन का, मतलब ट्रायल वर्जन था। लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन पाइथन लेके आया, ठीक, वो आया था 1991 में। दिस इज एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ पाइथन। ये पाइथन का ऑफिशियल वर्जन था जो 1991 में आया था। और इस कहानी के जो सूत्रधार हैं, मतलब पाइथन के जो डेवलपर हैं, द नेम ऑफ द डेवलपर इज गुडो वैन रोसम। गुडो वैन रोसम वाज द पर्सन बिहाइंड पाइथन। गुडो वैन रोसम, ही इज द मेन बिहाइंड पाइथन। जैसे हम बोलते हैं ना, जावा के पीछे जेम्स गोसलिन है, सी के पीछे डेनिस रिची है, वैसे ही पाइथन के पीछे जिस पर्सन का सबसे बड़ा रोल है, मतलब वो इज द इन्वेंटर ऑफ पाइथन, इज अ गुडो वैन रोसम। He is the main behind Python technology. Okay, तो ये पाइथन की एक छोटी सी हिस्ट्री थी। 1991 में इसका ऑफिशियल वर्जन आया था नीदरलैंड में, ठीक। 89 में इसको डेवलप, मतलब बीटा वर्जन इसका 89 में आ गया था। एंड द मेन बिहाइंड पाइथन टेक्नोलॉजी इज गुडो वैन रोसम। लेकिन अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको पाइथन क्यों बोला जाता है ना, ऐसा क्या, इस नाम में ऐसा क्या है कि इसको पाइथन बोला जाता है, ठीक। जबकि हम पाइथन को अगर हिंदी में बोले तो पाइथन का मीनिंग होता है अजगर, बट देयर इज नो रिलेशन ऑफ पाइथन विद दैट थिंग। पाइथन को पाइथन बोलने के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। आपको पता है हर लैंग्वेज के पीछे एक स्टोरी है, तो वैसे ही पाइथन को पाइथन बोलने के पीछे जो इंटरेस्टिंग रीजन है उसकी कहानी सुनिए आप। एक्चुअली 1970s में बीबीसी का एक बड़ा फेमस टीवी सीरियल कॉमेडी शो हुआ करता था, जो बीबीसी पे आता था 1970s में। देयर वाज अ फेमस टीवी सीरियल शो जिसका नाम था मोंटी पाइथन सर्कस। मोंटी पाइथन सर्कस, दिस वाज द नेम ऑफ द टीवी सीरियल, वो टीवी सीरियल का नाम था। तो इस सीरियल के नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट पाइथन, क्योंकि ये इस पर्सन के, गुडो वैन रोसम का एक फेवरेट टीवी सीरियल शो हुआ करता था। तो उन्होंने उस टीवी सीरियल के नाम से, मतलब इस टेक्नोलॉजी का नाम लिया है पाइथन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कह सकते हैं इसको, कि देयर इज नो रीजन, कि पाइथन का टेक्निकल कोई रीजन नहीं है। देयर इज नो टेक्निकल वर्ड ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस रीजन से पाइथन बोला गया है। दैट्स द रीजन कि बस मोंटी पाइथन सर्कस, देयर वाज अ टीवी सीरियल शो, और उस टीवी सीरियल शो के नाम से इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है पाइथन टेक्नोलॉजी।
राइट। तो ऐसे आप कभी भी किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री देखोगे ना, तो आपको उस हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी। तो पाइथन को पाइथन बोलने का रीजन आपको समझ में आया। अब ये तो बात हुई छोटी सी हिस्ट्री के बारे में कि पाइथन 1989 में डेवलप हुई थी, राइट। लेकिन अब आप सोचिए 89 में जो डेवलप हुई लैंग्वेज, वो इतने टाइम तक कहां थी। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा जो गैप था, क्योंकि पाइथन अभी पिक्चर में कब आई है, हार्डली 10 ईयर बैक, 10 ईयर भी ज्यादा बोल रहा हूं, 7-8 ईयर बैक, राइट। तो ऐसा क्या हुआ पाइथन में कि पाइथन एकदम से मार्केट में रिच हुई और एकदम से मार्केट ने पाइथन को यूज करना शुरू किया। उसका रीजन ये था कि जब पाइथन इनिशियली मार्केट में आई थी तब उसकी लाइब्रेरी उतनी रिच नहीं थी। मतलब लाइब्रेरी रिच होना समझ रहे ना आप, कि पाइथन में लाइब्रेरी थी, पाइथन में मेथड, लाइब्रेरी का मतलब होता है कि बहुत एक टेक्नोलॉजी ने आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए कितनी मेथड्स दी हैं, कितनी क्लासेस दी हैं, कितने फंक्शंस दिए हैं, ये उसकी लाइब्रेरी कहलाती है। एपीआई बोलते हैं जिसको हम, है ना। मैं भी बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि यू आर अ बिगिनर राइट नाउ, राइट। तो पाइथन जब इनिशियली आया था तो उतनी रिच लाइब्रेरी लेके नहीं आया था, ठीक है। और 95 में जावा आ गया और जावा ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइब्रेरी का सपोर्ट दिया, तो जावा मार्केट में सक्सेस हो गई। लेकिन लेटर ऑन पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को रिच किया, स्पेशली फॉर एआई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर जावा गिवन ए लाइब्रेरी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, सेंसर, इन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को रिच किया। एंड देन आफ्टर सक्सेस रेट ऑफ पाइथन इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। याद है आपको शुरुआत में मैंने बोला था कि बॉस जब पाइथन आई थी तब तो बड़ी स्लो मोड में थी, राइट। लेकिन उसके बाद जो ग्राफ पाइथन का इंक्रीज हुआ है तो यह चले ही जा रहा है, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, बिकॉज अब पाइथन ने जितना सपोर्ट दिया है लाइब्रेरी का, उसमें हर तरीके की एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल है। तो जो हिस्ट्री है वो ये है कि बॉस पाइथन इनिशियली इतना सक्सेस नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पुअर लाइब्रेरी सपोर्ट, बट लेटर ऑन पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को हर तरीके की एप्लीकेशन के लिए रिच कर दिया है। You can go for gaming application, you can go for chatbot application, desktop application, web application, IoT application, AI machine learning application. मतलब now I can say that Python is upper than Java. मेहनत करना इसी को बोलते हैं कि बॉस मेहनत करते गए और आज जावा, मतलब आज अगर वर्ल्ड की टॉप 2 टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो ये जावा पाइथन अप एंड डाउन है, पर यस पाइथन इज लिटिल बिट अपर देन जावा। लेकिन कुछ टाइम जावा भी अपर रहती है, ठीक है। इट जस्ट लाइक अ क्रिकेट टीम कि कभी ये ऊपर है कभी ये ऊपर है, बट यस Python is nowadays one of the most usable technology। और ये जो इसका डेवलपमेंट हुआ है ये हार्डली 10 ईयर बैक है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है पाइथन को मार्केट में स्टेबल हुआ। मतलब सक्सेस आई तो बड़ी पुरानी लैंग्वेज थी, लेकिन जब लाइब्रेरी रिच हुई देन आफ्टर पाइथन ने मार्केट कैप्चर किया। ओके, अब जब पाइथन डेवलप हुई थी, जब आई थी, तब पाइथन अपना वर्जन लेके आया था पाइथन 1.0। मतलब पाइथन 1.0 फिर 1 सीरीज में उसने अपने डेवलपमेंट दिया 1.0, 1.1, ठीक है। देन ईयर 2000 नियर अबाउट पाइथन लेके आया अपना नेक्स्ट वर्जन, एंड दैट इज पाइथन 2.0। 2008 में ये 2.0 आया था, सॉरी 2000 में पाइथन लेके आया था 2.0 वर्जन, ठीक। और 2.0 के बाद इसने फिर नेक्स्ट वर्जन दिया 2.1, 2.2, 2.5, ये 2 वर्जन चल रहे थे पाइथन के। बट इन 2008 पाइथन केम अप विद द वर्जन कॉल्ड पाइथन 3.0, ठीक है। ये नियर अबाउट 2000 ये इनिशियल वर्जन थे पाइथन के, ठीक है। 1990s के अराउंड जो वर्जन आए थे 94 में, ठीक। 1990 से लेके 94 तक जो वर्जन चले वो 1 चले। देन ये 2000 पाइथन कम विद 2, पाइथन 2, एंड देन पाइथन 3। और अब जो सीरीज पाइथन की चल रही है वो 3 सीरीज है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाइथन 3 इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पाइथन 2। नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। कई सारे डिफरेंसेस हैं जो अभी हम बात करने वाले हैं कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंसेस हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, राइट। तो पाइथन 3 में कोड लिखने का तरीका और पाइथन 2 में कोड लिखने का तरीका, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कई स्टेटमेंट है, जैसे एक स्टेटमेंट है पाइथन 2 में प्रिंट इज अ कीवर्ड, व्हाइल पाइथन 3 में प्रिंट इज एन मेथड। प्रिंट यहां पे फंक्शन है, वहां पे कीवर्ड था। तो अब और पाइथन ने अब अपने 2 वर्जन में डेवलपमेंट लगभग बंद कर दिया है। मतलब पाइथन कैन नॉट गिव एनी अपग्रेडेशन इन पाइथन 2 सीरीज, बट उसने इसको हटाया इसलिए नहीं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट वो ऑलरेडी डेवलप्ड इन पाइथन 2। तो इसलिए ये प्रोडक्ट ये अभी भी अवेलेबल है, बट यस जो आपको अपडेशन मिलेगा, जो अपग्रेडेशन मिलेगा पाइथन के वर्जन में, वो किस में मिलेगा? पाइथन 3 में। तो पाइथन 3 इज मोर सुटेबल एज कंपेयर टू पाइथन 2। पाइथन 3 इज न्यूली
रिटर्न कॉन्सेप्ट, मतलब कोई 2 का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, पाइथन 3 को शुरुआत से लिखा गया है और 3 का जो वर्जन है 3 आया, 3.1 आया, 3.2 आया, ठीक है, एंड देन द लेटेस्ट वर्जन जो भी पाइथन का है वो है 3.11.1। दिस इज द लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पाइथन। चलिए, मैंने तो अभी आपको पाइथन के वर्जन समझाए हैं, लेकिन यदि आप में से कोई पाइथन यूज कर रहा है तो आप मुझे बताइए आप कौन से वर्जन पे पाइथन पे अभी काम कर रहे हैं। मैंने तो आपको सारी चीजें भी एक्सप्लेन की हैं, लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप पाइथन पे काम कर रहे हैं और आपने छोटे मोटे प्रोग्राम पाइथन के लिखे हैं तो वर्जन का नाम मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी आप पाइथन के किस वर्जन को यूज कर रहे हैं। और देखो, आप कोई भी लैंग्वेज जब मार्केट में आती है तो क्या नया लेके आती है, अपनी लाइब्रेरी को रिच करती है। पाइथन गिव्स द लाइब्रेरी रिचनेस, लाइब्रेरी को बढ़ाते जा रहा है, ठीक है, और जितनी लाइब्रेरी रिच होगी पाइथन उतनी मार्केट में सक्सेस रहेगी। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि पाइथन किस तरीके से मार्केट में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है और कैसे पाइथन ने शुरुआत की। तो 1990s 89 वाज द ईयर जब पाइथन का बीटा वर्जन आया था। 91 में पाइथन अपने ऑफिशियल वर्जन को लेके आया, ठीक है, वहां से ये वर्जन चला 1.0, देन 2000 2.0 एंड देन 2008 पाइथन केम अप विद द वर्जन कॉल्ड 3.0 एंड नाउ इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। ओके, तो चलिए, ये तो भी हमने बात की पाइथन की, लेकिन अभी मैंने आपको पाइथन के अलग अलग वर्जन डिस्कस किए हैं। आप मुझे बताइए कौन सा वर्जन अभी पाइथन का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन राइट नाउ। और हर वर्जन में पाइथन में क्या बढ़ रही है, लाइब्रेरीज, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि कोई भी लैंग्वेज अपनी लाइब्रेरी को रिच करता है, और जितनी ज्यादा लाइब्रेरी होंगी, जैसे आज पाइथन में मैंने आपको बताया था पहले भी, देयर इज अ लाइब्रेरी अवेलेबल कॉल्ड numpy, pandas, scikit-learn, ठीक है, दिस आर द रिचनेस जो कि प्रोग्रामिंग की रिचनेस को बढ़ाती है, एंड दैट इज व्हाट द पाइथन इज सक्सेस इन द मार्केट। चलो, तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन की तो बात हो गई है ना, लेकिन अब बारी आपकी है। देखना चाहता हूं आपका कितना ध्यान इस वीडियो पे था, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि पाइथन को पाइथन क्यों कहा गया, पाइथन को कब डेवलप किया गया और पाइथन को किसने डेवलप किया। अब टेस्टिंग बारी आपकी है, मैंने तो अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट करके बताइए। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन अ मशीन, ठीक है, कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका एग्जीक्यूशन, फिर हम प्रोग्रामिंग के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। इस ब्राउजर में आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। आप अगर मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो गो फॉर दैट, यदि आप लिनक्स यूज कर रहे हैं देन गो फॉर दैट, उबंटू अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट आप पाइथन को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दें। सिंस आई एम यूजिंग विंडोज तो मैंने यहाँ पर लिखा है डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज। और आप में से अगर किसी को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इश्यू आ रहा है तो मैं आपको उसका वीडियो भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये पाइथन का जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट डाउनलोड पाइथन, ठीक है, डाउनलोड पाइथन python.org, ठीक, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था पाइथन इज अ फ्रीवेयर टेक्नोलॉजी, सो देयर इज नो नीड टू परचेज दिस। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक, विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पर आपको मिलेगा पाइथन का लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन। यहां पर आपको पाइथन के अलग अलग वर्जन भी मिलेंगे, आप देखिए ऑल रिलीज फॉर विंडोज, फॉर मैक ओएस, फॉर अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन को इंस्टॉल करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है फॉर विंडोज, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। तो ये हमने जब थ्योरी लेक्चर में बात की थी तब मैंने आपको बताया था इट वाज 3.11.1, बट नाउ इट्स अगेन अपग्रेड, इट्स अ 3.11.2 वर्जन इज अवेलेबल नाउ। ओके, तो जस्ट सिंपली आपको इस डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड सी दिस वन, दिस पाइथन सेटअप इंस्टॉल्ड इन द मशीन, और सिंपली आपको सेटअप पे क्लिक करना है। देखिए, आप मैं इसको शुरुआत से बताता हूं आपको, कंट्रोल जे आप करिए तो ये डाउनलोड्स में आपको पाइथन मिल जाएगा। दिस इज पाइथन 3.11.2, ओके, जस्ट इस पे क्लिक करिए, सो इट सेटअप विल गोइंग टू बी स्टार्ट, ठीक। तो यहां पर आप देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ और सेकंड ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो यदि आप पाइथन में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं इसके इंस्टॉलेशन में, जैसे जब आप कस्टमाइज पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, पीआईपी,
TCL, TK, IDL, तो ये सभी ऑप्शन अभी हमें इंस्टॉल करना है। हमें पाइथन का इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट भी चाहिए, हमें पाइथन में PIP भी चाहिए, PIP कमांड विच इज द मोस्ट यूजेबल कमांड फॉर एक्चुअली इंस्टॉलिंग द पाइथन पैकेजेस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पाइथन के इसलिए चाहिए ताकि आपको कभी भी कुछ इश्यूज आते हैं तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ओके, तो ये हम सारे ऑप्शन को रखते हैं, क्लिक ऑन बैक। तो हम यहाँ पे जाते हैं इंस्टॉल नाउ पे, लेकिन उसके पहले आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है, ऐड python.txt टू पाथ। ये इसलिए ताकि जब हम पाइथन की एप्लीकेशन रन करेंगे तो कहीं भी पाथ का इश्यू ना आए, है ना। पाथ का इश्यू मतलब यदि मैं पाइथन की कमांड लिखूंगा तो कहीं भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये कमांड न्यू ना लगे, दैट्स वाई। मतलब एक्चुअली जब मैं आपको बताता हूं, चलो आगे, डोंट कंफ्यूज दैट। अभी आप फिलहाल इस पे क्लिक करिए, ऐड python.txt टू द पाथ एंड क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल नाउ, एंड दिस इज व्हाट द सेटअप इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये हार्डली आपकी मशीन की स्पीड पे डिपेंड करता है। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 सेकेंड एंड पाइथन सेटअप विल स्टार्ट इंस्टॉल्ड इन योर मशीन। वो जो पाथ वाला ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा कि हमने पाथ वाले ऑप्शन पे क्यों टिक लगाया है, क्योंकि अगर वहां टिक नहीं लगाएंगे तो हमें लेटर ऑन बाद में उसको पाथ सेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने पाइथन को वही टिक कर दिया। एंड सी दिस वन, यू विल गेट दिस ऑप्शन, सेटअप वाज सक्सेसफुल, एंड क्लिक ऑन दिस क्लोज एंड क्लोज दिस। तो ये पाइथन आपकी मशीन पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब पाइथन आपकी मशीन पे प्रॉपर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, जो वर्जन आपने बोला था वही वर्जन इंस्टॉल हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सिंपली आप अपनी मशीन पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं। ठीक है, एंड सिंपली हियर यू हैव टू राइट अ पाइथन कमांड, पाइथन हाइफन वर्जन। तो ये कमांड आपको क्या करेगी, पाइथन का वर्जन बता देगी। सी दिस वन, पाइथन 3.11.2, दिस इज द वर्जन जो अभी अभी हमने इंस्टॉल किया है। दैट मीन्स पाइथन इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन आवर मशीन। ठीक है, अगर आप पाइथन टाइप करेंगे, सी दिस वन, तो यू विल कम इनटू द पाइथन आइडियल, मतलब ये पाइथन के आप इन्वायरमेंट में आ गए जहां पर आप पाइथन के प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। ठीक, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा पाइथन के कोड कैसे लिखना है। एक एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो एंड यू विल गेट दिस ऑप्शन हेलो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मान लो 80 + 20, so I'll get the result 100. That means Python properly अपनी मशीन पे चल रहा है। ठीक, see this one, exit, this is the command to come out from the Python। तो ये मैंने आपको ऑप्शन जो बताया अभी, ये सारे ऑप्शन अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, ये तो मैंने आपको केवल ये बताया है कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर मशीन, और आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है, एक और चेक लगा दें आप कि आपकी मशीन पे पाइथन का आइडियली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ठीक है, जस्ट टेक पाइथन, सी दिस वन। ठीक है, आइडियली पाइथन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एनवायरनमेंट, मतलब ये पाइथन का एनवायरनमेंट है जहां पर आप पाइथन का कोड यहां भी लिख सकते हैं। अभी जब मैं आपको थ्योरी क्लास में बताऊंगा कि हाउ मेनी वेज वी कैन राइट द पाइथन कोड, कितने तरीके हैं जहां पर हम पाइथन कोड लिख सकते हैं। सी दिस वन, यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट, अगर मैंने लिखा मान लो प्रिंट वेलकम इन पाइथन, ठीक है, एंड सी यू विल गेट द रिजल्ट वेलकम इन पाइथन। तो दिस इज अनदर एनवायरनमेंट। तो अगर ये भी अपना आइडियली भी सक्सेसफुली चल रहा है, अगर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी पाइथन के एडिटर में मैं कोड लिख पा रहा हूं, दैट मींस पाइथन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन आवर मशीन। पाइथन हमारी मशीन पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। सो आई होप आप सब लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा, और आई होप आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड द मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब फाइनली मेरा पाइथन मेरी मशीन पे इंस्टॉल हो गया है ना। लास्ट टाइम हमने पाइथन इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो मैंने आपको बताया था, तो पाइथन को आप फटाफट इंस्टॉल करिए। और अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अब अगर पाइथन के इंस्टॉलेशन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू राइट माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन, कि अब मुझे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो पाइथन का प्रोग्राम हम कहां पे जाके लिखेंगे। ठीक है, कैसे पाइथन के प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, कैसे ये प्रोग्राम रन होगा, कैसे हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे, तो ये सारा डिस्कशन हम आज यहाँ पे करते हैं। .pyc फाइल कहाँ बनेगी, ठीक है, कैसे हम pyc फाइल को देख पाएंगे, pyc फाइल को यूज करके हम पाइथन एप्लीकेशन को कैसे रन कर पाएंगे, तो ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पर अभी बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार फिर से पाइथन के कोड एग्जीक्यूशन के बारे में, और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको बीइंग अ प्रोग्रामर, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बीइंग अ प्रोग्रामर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पाइथन का सोर्स कोड, ठीक है। और जो सोर्स कोड हम पाइथन का लिखेंगे, सपोज मैंने उसका नाम दे दिया फर्स्ट, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो हम इसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .py, है ना। अब क्वेश्चन है सर ये सोर्स कोड हम कहां पे लिखेंगे, ठीक है। सोर्स कोड आप समझ रहे हैं ना, कि जो कोड आप पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए लिखेंगे वो कहलाएगा पाइथन का सोर्स कोड। तो ये सोर्स कोड आप कहां पे लिखोगे, राइट। तो इस सोर्स कोड को लिखने के मल्टीपल ऑप्शन है। अभी फिलहाल हम 2 ऑप्शन की बात करेंगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर एडिटर। तो ये सोर्स कोड हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जहां पर आप पाइथन का कोड लिखेंगे इसको बोलते हैं एडिटर, दिस इज कॉल्ड एडिटर, ठीक है। ये कहलाता है पाइथन का एडिटर, ठीक। तो आपके पास 2 चॉइस हैं कि जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको बोला था पाइथन आईडीएलई इन्वायरमेंट के साथ इंस्टॉल हुआ है, मतलब पाइथन का अपना खुद का एडिटर अवेलेबल है। तो आप पाइथन के एडिटर में कोड लिख सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है, मतलब वी कैन यूज पाइथन एडिटर, या तो हम पाइथन एडिटर को यूज कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे, लेकिन ऑप्शन हम बच्चे सारे समझेंगे, है ना। सारे ऑप्शन को हम देखेंगे, कम से कम 1-1, 2-2 प्रोग्रामर हर तरीके से बना के देखेंगे, ओके। तो पहला तरीका है या तो हम पाइथन के एडिटर को यूज करें, या दूसरा तरीका है हम पाइथन में नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं, नोटपैड या वर्डपैड या नोटपैड प्लस प्लस, ओके। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। और इसके अलावा तो आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, जो हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग पे बात कर रहे हैं, इसके बाद तो हम पाइचार्म भी देखेंगे, जुपिटर भी देखेंगे, ठीक है। VS कोड में भी पाइथन का कोड लिखा जा सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर ऑफ पाइथन आर अवेलेबल, बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है, ठीक है। उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इनिशियल लेवल पे जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो या तो आप पाइथन एडिटर को यूज करें, और यू कैन गो फॉर नोटपैड। अभी फिलहाल हम इन 2 में से किसी एक की बात करेंगे, दोनों में 1-1, 2-2 प्रोग्राम हम चला के देखेंगे। अब जब आप ये सोर्स कोड लिख देंगे, है ना, कि मान लो मैंने पाइथन का सोर्स कोड लिख दिया, तो पाइथन के प्रोग्राम का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, .py। मतलब .py वो फाइल होती है जिसमें पाइथन का सोर्स कोड होता है, इट कंटेन द सोर्स कोड ऑफ पाइथन, ओके। अब इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम जिट कंपाइलर को यूज करके कंपाइल करेंगे, ठीक है। जिट कंपाइलर जो होगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, विच पाइथन यूजेस फॉर परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, पाइथन यूजेस जिट कंपाइलर। तो ये जो जिट कंपाइलर है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ये प्रोग्राम दे देंगे, ठीक है। तो जिट कंपाइलर का काम क्या होगा, इट कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स कोड टू बाइट कोड। ये आपके प्रोग्राम को सोर्स कोड से कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड कन्वर्जन होगा, इस बाइट कोड का एक्सटेंशन होगा, फाइल बनेगी फर्स्ट के नाम से, लेकिन इसका एक्सटेंशन होगा .pyc फाइल, पाइथन कैशे फाइल, विच इज .pyc फाइल, ठीक है। और ये आपको मिलेगी भी कैशे फोल्डर में, जो कि अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। py कैशे नाम के फोल्डर में आपको ये फाइल मिलेगी .pyc। तो हमेशा ध्यान रखना, व्हेन पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, और जब भी एक पाइथन का प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो द कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम विल क्रिएट 2 फाइल्स। ये 2 फाइल बनाता है, एक .py विच कंटेन द सोर्स कोड ऑफ पाइथन, एंड सेकंड इज .pyc विच कंटेन द बाइट कोड ऑफ पाइथन, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में, अभी भी आउटपुट नहीं आया है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये पाइथन का प्रोग्राम कहां पे रन करेंगे, तो पाइथन का अपना रन टाइम एनवायरनमेंट है PRE, और इस PRE में देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड PVM। तो नाउ दिस PVM इज रिस्पॉन्सिबल टू रन दिस पाइथन बाइट कोड, जो कि PRE का फुल पार्ट है। PRE का मतलब है पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट, और PVM का फुल फॉर्म है पाइथन वर्चुअल मशीन, विच इज कॉल्ड इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। बात समझ में आ रही है? तो स्टेप समझना, सबसे पहले आपने क्या लिखा, सोर्स कोड। ये सोर्स कोड हम कहां लिखेंगे, एडिटर में। वो एडिटर या तो पाइथन एडिटर हो सकता है, जो कि हमारी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या वो एडिटर नोटपैड भी हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को यूज करके आपने पाइथन का सोर्स कोड लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सोर्स कोड किसको देना है, जिट कंपाइलर को। जिट कंपाइलर विल कंपाइल दिस सोर्स कोड एंड कन्वर्ट दिस सोर्स कोड इनटू बाइट कोड इफ देयर इज नो एरर। अभी बात करते हैं हम कि क्या टास्क होता है कंपाइलर का, ठीक है।
अगर सपोज आपका प्रोग्राम .pyc फाइल कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब है देयर इज नो एरर इन योर प्रोग्राम, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये प्रोग्राम दे देंगे हम किसको, पीवीएम को। मींस द नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, पीवीएम की। जब ये प्रोग्राम हम पीवीएम को देंगे, देन पीवीएम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, ठीक है, मैं यहां फुल फॉर्म लिख देता हूं, PRE, दिस इज पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, ये कहलाता है पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। और पीवीएम का फुल फॉर्म है, दिस पीवीएम इज कॉल्ड पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन विच इज अ पार्ट ऑफ PRE। तो जब ये प्रोग्राम PRE को दिया जाएगा, पीवीएम को दिया जाएगा, देन इट विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है, एंड आफ्टर रन द प्रोग्राम यू विल गेट आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। यहां पर आपको मिलेगा आपके प्रोग्राम का आउटपुट, ठीक है। तो ये है पाइथन का कोड एग्जीक्यूशन की फर्स्ट स्टेप, आपको सोर्स कोड लिखना है। सेकंड स्टेप में ये सोर्स कोड कंपाइल होगा, देन इट गिव्स टू द बाइट कोड, एंड देन बाइट कोड पीवीएम को दिया जाएगा, ये उसको रन करेगा और ये प्रोग्राम आपका आउटपुट शो करेगा। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना। अब फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोर्स कोड और बाइट कोड में क्या डिफरेंस होता है, और पाइथन की सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है और बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। अब आप यहां पर समझना कि अब जब हम बोलते हैं पाइथन प्रोवाइड आइडियल इन्वायरमेंट, आईडीएलई इन्वायरमेंट, तो ये आईडीएलई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आईडीएलई? इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब पाइथन विल गिव यू द एनवायरमेंट विच इज एन इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट बोल दीजिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरमेंट, देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ देयर, बट इस आईडीई का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना, कि जब हम ये बोलते हैं कि दिस इज एन आईडीई लैंग्वेज, कि दिस लैंग्वेज इज एन आईडीई, जैसे हम सी के बारे में भी बोलते हैं, सी इज आईडीई। जावा जब इनिशियली मार्केट में आया था तो आईडी बन के नहीं आया था, HTML आईडी को सपोर्ट नहीं करता है। तो आईडीई का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आईडीई या आईडीएलई एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, कि जब एक पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है, और अगर हम ये बोल रहे हैं अच्छा पाइथन आईडीएलई एनवायरनमेंट में कब रन होगा, जब आप पाइथन का प्रोग्राम पाइथन के एडिटर में लिखेंगे, मतलब आईडीएलई एनवायरनमेंट में जाके लिखेंगे। यदि आप पाइथन का प्रोग्राम नोटपैड में लिखेंगे तो फिर ये आईडीएलई को सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है सर ये आईडीएलई का मतलब क्या होता है, तो आप सुनो, आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम को इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए, अच्छा ये आउटपुट कहां मिलेगा आपको, यू विल गेट दिस आउटपुट ऑन कंसोल स्क्रीन, क्योंकि अभी जो हम पाइथन एप्लीकेशन देखेंगे वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी। कंसोल मतलब समझ रहे हैं, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन, वो ब्लैक भी होती है व्हाइट भी होती है, मतलब वो कलर तो चेंजेबल है। कंसोल स्क्रीन मतलब जहां पर आपको रिजल्ट कैरेक्टर फॉर्मेट में मिलते हैं, वो स्क्रीन जो आपको रिजल्ट कैरेक्टर फॉर्मेट में देती है, दैट इज कॉल्ड कंसोल स्क्रीन, ठीक है। तो जब एक पाइथन का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। और अब आप यहां पर समझिए, इस पूरे एग्जीक्यूशन को अगर आप देखें तो यहां एक सॉफ्टवेयर नहीं है, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आपका ये एडिटर, जहां पर आप पाइथन का कोड लिखेंगे। सेकेंड सॉफ्टवेयर है आपका ये जिट कंपाइलर, जो पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, है ना, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तीसरा सॉफ्टवेयर है ये पीवीएम, जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, जो आपके प्रोग्राम से बाइट कोड से रन करके मशीन कोड कन्वर्जन करेगा। और चौथा सॉफ्टवेयर है ये कंसोल स्क्रीन, जो आपके प्रोग्राम का आउटपुट शो करेगा। तो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने के लिए देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर रिस्पॉन्सिबल। अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चे, जब कोई लैंग्वेज आपको ऐसा इन्वायरमेंट देती है जहां प्रोग्राम लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल के काम करते हैं, मतलब ये सब इंटरनली इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि मुझे, हाँ देखना आप, जब मैं नोटपैड में आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना बताऊंगा तो नोटपैड कोई पाइथन का एडिटर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें नोटपैड से बाहर आना पड़ेगा, फिर पाइथन के प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए दो स्टेप समझना। यदि मैं पाइथन के प्रोग्राम को पाइथन एडिटर में रन करता हूं, मतलब आईडीएलई एनवायरमेंट में रन करता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, हम पाइथन का आईडीएलई एनवायरमेंट को ओपन करेंगे, वहां पर फाइल में जाके न्यू
एक नया फाइल का एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम, नाम हम देंगे, एक्सटेंशन वो खुद ही ऐड कर देगा .py। प्रैक्टिकली देखेंगे हम इस चीज को, डोंट वरी। फिर आपको क्या करना है, वही प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है और सिंपली प्रोग्राम को रन करना है। देयर इज नो नीड टू कमांड, F5 शॉर्टकट है। तो जैसे ही आप F5 से प्रोग्राम को रन करेंगे, मेनू में भी ऑप्शन आता है, तो आप देखिए सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूशन हो जाएगी। मतलब यही एडिटर है, यहीं पर आपका कंपाइलर इससे अटैच्ड है, पीवीएम को भी ये कॉल कर लेगा। सिंपली आपको कमांड रन करनी है, दैट्स इट, रन करना है एंड देन ऑल प्रोसेस विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। आपको ऐसा नहीं करना है कि इस एडिटर से बाहर आना है, फिर कंपाइलर को कॉल करना है, फिर कंपाइलर अपना काम करेगा, फिर इसको बंद करना है, फिर पीवीएम को चालू करना है। देयर इज नो नीड टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये सारे सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेकर आउटपुट तक ले जा रहे हैं, दिस ऑल सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेटेड। ये सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई लैंग्वेज आपको ऐसा एनवायरनमेंट देती है जहां प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो हम बोलते हैं दैट इज IDLE एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ में आया, और नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाइथन। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ पूछा जाता है। ओके, तो समझ लिया ना कॉन्सेप्ट। चलिए अब फटाफट मुझे आंसर बताइए, क्या डिफरेंस पढ़ा हमने कंपाइलर और जिट कंपाइलर में? क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल कंपाइलर एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर? कमेंट करिए, आंसर मुझे बताइए, कंपाइलर और जिट में डिफरेंस क्या होता है। अब मान लो अगर आपसे बोल दिया गया कि बॉस पाइथन का IDLE आपके पास नहीं है, अब आपको पाइथन का कोड लिखना है, तो अब स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूशन क्या होगा हमारा समझना। अब आप एज अ एडिटर पाइथन का प्रोग्राम ओपन करने के लिए क्या ओपन करेंगे? नोटपैड। अब आप नोटपैड में कोड लिखोगे, और नोटपैड जो है वो पाइथन का एडिटर नहीं है। नोटपैड इज नॉट एन एडिटर ऑफ पाइथन, ये तो विंडो का अपना डिफॉल्ट एडिटर है, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो। ठीक, तो नोटपैड में आपने पाइथन का कोड लिखा। जब आपने पाइथन का कोड नोटपैड में लिखा, तो अब ये सारी स्टेप जो आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है, कि आपको कंपाइल करना है, रन करना है, आउटपुट लाना है, इसके लिए आप अपने नोटपैड को मिनिमाइज करोगे। नोटपैड को मिनिमाइज करोगे, बंद नहीं करना है, सेव करके प्रोग्राम नोटपैड को मिनिमाइज करोगे, और अब आप जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सिस्टम पे टाइप करना है CMD कमांड। जैसे ही आप CMD कमांड टाइप करेंगे, आप आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। और सपोज आपने अपना ये first.py का प्रोग्राम किसी फोल्डर में सेव किया, मान लो मैंने फोल्डर बना लिया माय पाइथन के नाम से। ठीक है, ये एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया माय पाइथन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आप IDLE एनवायरनमेंट में काम करें, चाहे आप नोटपैड को यूज करें, दोनों ऑप्शन है, दोनों के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे। आप सबसे पहले प्रोग्राम सेव करने के लिए एक फोल्डर बना लें। ठीक है, तो जब आपने इस प्रोग्राम को हमने मान लिया माय पाइथन में सेव कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, ठीक है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, तो सबसे पहले आप किसी फोल्डर में रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप रहेंगे किसी डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में, समझना इसको ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको। सपोज ये आपकी आउटपुट स्क्रीन आ गई। ठीक, मतलब क्या करना है आपको समझ में आया ना, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोल दीजिए, कंसोल स्क्रीन बोल दीजिए, व्हाटएवर। तो सबसे पहले आपने नोटपैड में कोड लिखा। ठीक, ये सोर्स कोड आपने कहां लिखा है? नोटपैड में। ये हम स्टेप 2 की बात कर रहे हैं कि यदि आप IDLE को यूज नहीं कर रहे हैं और अगर आप नोटपैड को यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नोटपैड में कोड लिखना है। नोटपैड में कोड लिख के आपके प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर लेना है। फिर आपको अपने सिस्टम पे नोटपैड को मिनिमाइज करना है और एक कमांड रन करनी है, स्टार्ट में जाके CMD। जब आप ये कमांड रन करेंगे CMD, तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और आप किसी डिफॉल्ट फोल्डर में रहेंगे। जैसे मान लो ये फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स के नाम से। अब आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, इस फोल्डर से बाहर आना है और इस फोल्डर में एंटर करना है। तो यहां पर देयर आर सम DOS कमांड वी हैव टू यूज। यहां पर हमें कुछ DOS कमांड यूज करनी पड़ती है। DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। तो पहले इस फोल्डर से बाहर आना है, तो सीधे कमांड लिखिए CD/ और प्रेस कर दीजिए एंटर बटन। CD/, तो आप आ जाएंगे कहां पे? C ड्राइव में। अब यहां से आपको इस फोल्डर में जाना है माय पाइथन में, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? CD स्पेस माय पाइथन, CD स्पेस माय पाइथन, एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रेस एंटर बटन। तो जब आपने लिखा CD स्पेस माय पाइथन, तो अब आप आ गए C ड्राइव में माय पाइथन नाम के फोल्डर में।
ठीक है, अब यहां पर आपको पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है और आउटपुट देखना है। तो ये पूरी स्टेप परफॉर्म करने के लिए यहां पर आपको सिंपली एक कमांड रन करनी है, पाइथन और अपने प्रोग्राम का नाम, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोग्राम यहीं पर सेव है। ठीक है, तो सिंपली यू हैव टू राइट दिस कमांड पाइथन first.py एंड प्रेस एंटर बटन। सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन first.py। आप एक बार इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ लीजिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपको क्या राइट करना है, पाइथन first.py। इस स्टेप से आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा एंड यू विल गेट आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। अगर कोई एरर नहीं हुई तो, अभी हम एरर के बारे में भी बात करते हैं, डोंट वरी, राइट। तो जब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो बाकायदा जो भी सोर्स कोड आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया है वेलकम के लिए, तो सिंपली यू विल गेट योर आउटपुट हियर। यहां मिल जाएगा आपको वेलकम इन पाइथन या जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है। यही काम आप एक और कमांड से कर सकते हैं। यदि आप पाइथन कमांड की जगह यहां पर py कमांड भी यूज करेंगे, है ना, सिंपली यू हैव टू राइट py first.py, ठीक है, एंड प्रेस एंटर बटन सो दैट यू विल गेट आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। तो दिस इज द सिंपल स्टेप हाउ टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप दोनों को यूज करें। इनिशियली आप एटलीस्ट 2 से 3 प्रोग्राम नोटपैड में बना के देख लें, फिर उसके बाद आप पाइथन IDLE में जाएं, फिर तीसरी स्टेप में हम नेक्स्ट एडिटर पे चलेंगे जो कि हमारा पाइचार्म होगा, जुपिटर होगा। ठीक है, और एक बार समझना, शुरुआत के कम से कम कुछ प्रोग्राम आप यहां पे बना के देख लें, क्योंकि वंस विल गो विद द जुपिटर, फिर आप इनको यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि जुपिटर और पाइचार्म इतने ग्राफिकल इंटरफेस वाले एडिटर हैं कि फिर हम इन एडिटर्स को कभी यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आप प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 प्रोग्राम आप नोटपैड में बना के इस तरीके से चला के देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर जब ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो .pyc फाइल भी बनी होगी, बिल्कुल बनी है pyc फाइल। ठीक है, लेकिन उस pyc फाइल को देखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में कुछ कमांड्स बताऊंगा, सो दैट pyc फाइल वी विल चेक, और फिर pyc फाइल से भी डायरेक्ट हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन वो चीज प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा बेटरली समझ में आएगी रादर देन मैं उसको बोर्ड पे समझाऊं आपको। ये तो हमने कोड एग्जीक्यूशन समझा है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पे समझाया है। तो समझ में आ रहा है आपको कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, कहां पे लिखना है, किस तरीके से रन करना है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है। ओके, तो चलिए एग्जीक्यूशन तो हमने समझ लिया। अब बताइए मुझे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और पाइथन के बारे में क्या पढ़ा था हमने, पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर टॉप मोस्ट MNCs में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और क्या लगता है आपको, क्या पढ़ा अभी हमने कि पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? कमेंट करो फटाफट और आंसर मुझे बताओ। तो ये तो बात हुई प्रोग्राम को कंपाइल, रन और एग्जीक्यूट करने की। लेकिन आप मुझे बताएं, इस पूरी प्रोसेस में अगर हमसे पूछा जाए ना, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जब एक पाइथन का प्रोग्राम इनपुट से लेके आउटपुट तक जाता है तो टोटल कितनी स्टेप्स होती हैं और कितने इन्वायरमेंट में से निकलता है। पहले ये इन्वायरमेंट समझना, फिर मैं इस इन्वायरमेंट पढ़ाने का रीजन आपको बताता हूं कि क्यों मैंने आपको बताया। तो आप समझिए, जब भी एक पाइथन का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचता है तो वो 2 इन्वायरमेंट में से होके गुजरता है। पहला इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके बाइट कोड में आना, दिस वन, ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक प्रोग्राम को जब आपने सोर्स कोड लिखा और जब ये कंपाइल हुआ और सोर्स कोड से कंपाइल होकर इसका बाइट कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट। कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट। और प्रोग्राम का बाइट कोड से रन होके आउटपुट शो करना, मतलब बाइट कोड से रन होके मशीन कोड में आना और आउटपुट शो करना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट। दिस इज कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, समझना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी इन्वायरमेंट यूजेस बाय पाइथन प्रोग्राम, तो पाइथन प्रोग्राम यूजेस 2 इन्वायरमेंट। जब एक प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होकर बाइट कोड में आया, ये प्रोग्राम का कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट कहलाता है। प्रोग्राम बाइट कोड से रन होकर मशीन कोड में आया और आउटपुट शो किया, ये प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, राइट। अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट और रन टाइम इन्वायरमेंट में आया, ठीक, तो इस समय आपके प्रोग्राम में आप सुनना
दो टाइप की एरर आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब दोनों एनवायरनमेंट में प्रोग्राम एरर शो करेगा, कंपाइल टाइम में भी और रन टाइम में भी। ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होके बाइट कोड में आ रहा है, इस प्रोसेस में अगर मान लो आपने अपने प्रोग्राम में मिस्टेक्स की, ठीक है, मतलब आपने प्रोग्राम को लिखने के रूल को फॉलो नहीं किया। हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज को बोलने के लिए या लिखने के लिए। जैसे अगर मान लो आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी को भी बोलने के और लिखने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम ग्रामर बोलते हैं, है ना। फिर रिमेंबर, हिंदी की ग्रामर होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, संस्कृत की ग्रामर होती है, तमिल की ग्रामर होती है, सबकी ग्रामर होती है। तो पाइथन भी तो लैंग्वेज है ना बेटा, तो पाइथन की भी ग्रामर है। और ग्रामर का मतलब क्या होता है पता है आपको? ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। द मीनिंग ऑफ ग्रामर इज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हर लैंग्वेज में कोड लिखने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो पाइथन के भी कुछ रूल्स हैं, और जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि कौन कौन से रूल आपको फॉलो करना है जब आप पाइथन में कोड लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी डबल कोट को ओपन किया है तो क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, इंडेंटेशन आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपने इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक किया, सुनना ध्यान से, आपने किसी भी रूल को अगर ब्रेक किया तो आपका प्रोग्राम एक एरर शो करेगा, और वो जो एरर है वो कहलाती है सिंटेक्स एरर। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। समझ में आई बात आपको? ठीक। और ये एरर कब आती है प्रोग्राम में? इस समय जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब जब एक सोर्स कोड को कंपाइल करके आप बाइट कोड में कन्वर्ट करोगे तो इस समय आपके प्रोग्राम में जो एरर आ रही है, इस एरर को बोला जाएगा सिंटेक्स एरर, और इसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। समझना ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम में कंपाइलेशन टाइम पे आ रही है। और ये क्यों आती है? यदि आप किसी लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, कि हर लैंग्वेज ने आपको कोडिंग करने के लिए कुछ रूल दिए हुए हैं, एंड इफ यू डू नॉट फॉलो दिस रूल, सो द एरर विच ऑकर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ये डेफिनेशन होती है सिंटैक्स एरर की। द एरर विच ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर, वो एरर जो प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है। ग्रामर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यदि आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर आपके प्रोग्राम में आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर। बात समझ में आई? लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक प्रोग्राम लिखोगे और आपका मैसेज आएगा, सर प्रोग्राम आउटपुट तक तो आ रहा है लेकिन रन टाइम पे एरर दे रहा है, क्योंकि एरर रन टाइम पे भी आती है। ठीक, मतलब यहां से निकल गया, प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट भी आ रहा है। क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हुई तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपको इसके आगे ही नहीं जाने देगा, क्योंकि ये कंपाइलर है। इट एग्जीक्यूट्स ओनली अ कोड व्हेन इट इज एरर फ्री। जब प्रोग्राम एरर फ्री होगा तभी वो स्टेप 2 पे जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्राम में एरर है तो आपका प्रोग्राम इससे नेक्स्ट स्टेप पे ही नहीं जाने देगा आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोग्राम नहीं जाने देगा तो आगे का कोड तो एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं वो बात क्या है, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन हो गया, आउटपुट भी आ गया, लेकिन क्या हुआ, आउटपुट चल रहा था और इस समय मान लो 4 लाइन का आउटपुट आया, क्योंकि इस समय प्रोग्राम इंटरप्रेटर को यूज कर रहा है। ठीक है, पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन में उसने एरर दे दी। नाउ दिस इज एन एरर। तो अब ये जो एरर है ये आई है रन टाइम पे। तो बच्चे जो रन टाइम पे एरर आती है उनको बोला जाता है, अच्छे से लिखता हूं उसको, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द एरर विच ऑकर एट रन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ये कहलाता है एक्सेप्शन। तो वो एरर जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आती है इनको एक्सेप्शन बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये एरर जो इस समय आ रही है ये कहलाएगा एक्सेप्शन। ठीक है। और आपको पता है प्रीवियस जो लैंग्वेजेस थी लाइक C++, दे डोंट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग फैसिलिटी। पाइथन में हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, जावा में हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो पाइथन इज हैविंग अ फैसिलिटी, या पाइथन इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी दैट यू कैन हैंडल द एक्सेप्शन। तो समझ में आया आपको कि पाइथन के प्रोग्राम का
एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, हाउ द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज डन, कि जब भी एक पाइथन का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाएगा तो कितने इन्वायरमेंट में से होकर निकलेगा, कितनी फाइल्स बनाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट व्हेन यू राइट अ पाइथन प्रोग्राम, तो देयर आर ओनली 2 फाइल, .py which contains source code and .pyc which contains byte code। मैंने आपको पहले भी बोला है, पाइथन नेवर 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 क्रिएट exe फाइल, कोई आउटपुट किसी exe फाइल में स्टोर नहीं होगा। पाइथन में केवल 2 फाइल बनती हैं, पहली .py फाइल और सेकंड इज .pyc फाइल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पाइथन का सोर्स कोड एग्जीक्यूशन है। सिंटैक्सेस एरर क्या होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, एक्सेप्शंस का मीनिंग मीन्स व्हाट, जो एरर रन टाइम पे आएंगे वो एक्सेप्शन कहलाएंगे। बट इन पाइथन वी हैव अ फैसिलिटी, हम बोलते हैं पाइथन इज सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन पाइथन वी कैन मैनेज द एक्सेप्शन विच ऑकर एट रन टाइम। हम उन एक्सेप्शंस को मैनेज कर सकते हैं जो रन टाइम पे आ रहे हैं, बिकॉज इट सपोर्ट द एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम। तो अब आपको समझ में आएगा, मैं पहला प्रोग्राम जब पाइथन का लिखूंगा तो मैं आपको नोटपैड से लिखना बताऊंगा, एंड देन सेकंड स्टेप में हम पाइथन आईडीएलई को यूज करेंगे। यदि आपको पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है, आउटपुट देखना है, ओके, तो मैंने आपको याद है बताया था कि हम 2 टाइप से इसको अभी रन और कंपाइल करना सीखेंगे, यूजिंग नोटपैड एंड यूजिंग पाइथन आईडीएलई। ओके, तो चलिए दोनों, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट python.pyc फाइल मैनुअली, कि अगर आपको मैनुअली फाइल क्रिएट करना है, बिकॉज दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इन इंटरव्यू, कि हाउ टू क्रिएट pyc फाइल। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि मान लो मुझे पाइथन का कोड लिखना है, तो सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें। मैंने यहां पर एक फोल्डर बनाया, मान लो पाइथन डेटा के नाम से एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया, ताकि हम सारे प्रोग्राम अपने इसी फोल्डर में रखेंगे। ओके, और अब इसके बाद आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि हम पहली बार नोटपैड के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, तो नोटपैड ओपन करके यहां पर आपको वो कमांड लिखनी है जो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताई है। ठीक है, तो चले पहला प्रोग्राम सिंपल बनाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो नोटपैड में हमें क्या करना है, सिंपली अगर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक, प्रिंट वेलकम इन डेटा फ्लेयर। ठीक है, और इसके बाद जस्ट सेव दिस प्रोग्राम, इसको आपको करना है सेव। कहां सेव करना है, उस फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया है। तो हमने सी ड्राइव में अभी एक फोल्डर बनाया पाइथन डेटा के नाम से। ठीक, इसको सेव करते टाइम बस एक चीज ध्यान रखना, प्रोग्राम का नाम आप जो भी देना चाहें, जैसे मैंने प्रोग्राम का नाम दिया फर्स्ट, लेकिन एक्सटेंशन आपको क्या यूज करना है, .py। वो इसलिए क्योंकि जिस एडिटर पे अभी हम काम कर रहे हैं नोटपैड, वो पाइथन का एडिटर नहीं है, दैट इज नॉट पाइथन एडिटर। ठीक है, ये डिफॉल्ट विंडोज का एडिटर है। तो एक बार इसको आप first.py से आपने सेव कर लिया। ठीक, इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये आईडीएलई एनवायरनमेंट नहीं है। अब आपको रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा, और यही एडवांटेज होगा जब अपन अभी पाइथन आईडीएलई एनवायरनमेंट पे काम करेंगे। याद है आपको, मैंने आपको बताया था आईडीई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो अभी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हम नोटपैड यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप आएंगे तो यहां पर आके आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने प्रोग्राम अपना सेव किया है। ठीक है, अभी आप जिस फोल्डर में है वो है डिफॉल्ट फोल्डर सी यूजर एडमिन। ठीक है, वो आपके सिस्टम पे कुछ और भी हो सकता है। तो यहां से cd/ कमांड से आप पहले बाहर आए, cd एंड देन राइट cd और अपने फोल्डर का नाम। तो अपने फोल्डर का नाम क्या है, पाइथन डेटा। ठीक है, तो ये आ गए हम पाइथन डेटा फोल्डर में। और एक बार अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली इसी फोल्डर में सेव हुआ या नहीं, तो जस्ट यूज दिस dir कमांड एंड सी दिस वन, यार आपका first.py प्रोग्राम। अब इसको क्या करना है, कंपाइल करना है, रन करके आउटपुट देखना है। तो ये काम हम 2 कमांड में से किसी भी एक कमांड से कर सकते हैं। मतलब पाइथन का प्रोग्राम 2 कमांड के साथ रन होता है, उनमें से आपको किसी एक को ही यूज करना है, दोनों को नहीं करना है। पहली पाइथन, फर्स्ट इज पाइथन कमांड, सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन python, पाइथन नेम ऑफ द प्रोग्राम first.py।
py and see this one, you will get the result. In case, चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से रन करता हूँ, python first dot py, python first dot py. यदि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, so you will get the output. बट अगर एरर हुई तो आपका प्रोग्राम बाकायदा यहाँ एरर शो कर देगा, लेकिन अभी कोई एरर नहीं है, you will get an output, welcome in world of python, welcome in data player. और यही काम मैं एक और कमांड से कर सकता हूँ, py, there is an another command py first dot py. ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, ठीक है. तो ये आउटपुट आ गया, वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन, वेलकम इन डेटा फ्लेयर. लेकिन अब आप देखो, चाहे आप प्रोग्राम को py कमांड से रन करें, pyc कमांड से, .pyc फाइल तो बनना चाहिए ना, राइट. लेकिन यहां पर अगर आप dir कमांड देखेंगे तो आपको अभी कोई pyc फाइल नहीं दिखेगी, ठीक. और यदि आप फोल्डर में भी देखोगे, आप देखो ये रहा फोल्डर अपना, दिस इज सी ड्राइव पाइथन डेटा, देयर इज नो pyc फाइल. तो यदि आपको pyc फाइल क्रिएट करना है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, तो अब यहां पर आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी. अब ध्यान से सुनना, क्या है वो कमांड. सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन -m py अंडर, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाता हूं, डोंट वरी. py _ कंपाइल और अपने प्रोग्राम का नाम first.py. क्या लिखना है, पाइथन -m, ठीक है, पाइथन -m py _ कंपाइल first.py एंड प्रेस एंटर बटन, दैट्स इट. अब अगर आप अपने उसी फोल्डर में dir कमांड से देखोगे तो आप देखो एक फोल्डर क्रिएट हुआ है _ py कैशे _ एंड इनसाइड दिस फोल्डर आपको अपनी pyc फाइल मिलेगी. तो इसको यहां से देखने की बजाय हम फोल्डर में भी देख सकते हैं. इसको मिनिमाइज करें और अपने फोल्डर में चलते हैं हम, सी ड्राइव पाइथन डेटा, ये देखो आप, ये _ py कैशे, जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये रहा आपकी pyc फाइल. अब मैं काम करता हूँ, इस pyc फाइल को रीनेम कर देता हूँ. आई जस्ट रीनेम दिस, ठीक, F2, और इसका नाम भी मैं फर्स्ट कर देता हूँ. बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है first.cpython -311 के नाम से, ठीक. मैंने इसको सेव कर दिया first.pyc. अब अगर मुझे इस pyc फाइल को डायरेक्ट रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे विदाउट एनी कमांड, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस फोल्डर में जाना पड़ेगा py _ कैशे के नाम से, ठीक. तो यहां पर हम ऑलरेडी पाइथन फोल्डर में है, पाइथन डेटा में. अब आपको इसी में py कैशे में जाना है, ठीक. तो आप यहीं पे लिख दीजिए cd py कैशे. तो आ गए अपन py कैशे में. cd कमांड से डायरेक्टरी चेंज की, इसी में हमारी pyc फाइल है. तो अब आपको यहां पे जो हम बोलते हैं ना, pyc फाइल कैन रन डायरेक्टली, सिंपली यू हैव टू राइट first.pyc and see this one, you will get the output. Got it? तो यदि आप डायरेक्टली, अब जैसे होगा ना, हम जो यूजर को फाइल देंगे तो वो थोड़ी ना इसको पाइथन कमांड से रन करेगा, और ये तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट है. खैर, तो pyc फाइल डायरेक्टली रन होती है एंड डायरेक्टली शोज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे एक पाइथन के प्रोग्राम को नोटपैड में लिखते हैं और कैसे उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं. ये था स्टेप 1, जहां पर हमने पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नोटपैड पे समझा, ठीक है. लेकिन अब अगर मुझे यही प्रोग्राम, अब जैसे मैं यहां से एग्जिट करता हूं, अब अगर मुझे यही प्रोग्राम नोटपैड की बजाय, सर पाइथन ने हमें अपना खुद का एडिटर दिया हुआ है, ये नोटपैड को अब मैं सेव करके बंद कर देता हूं, ठीक है. अब मुझे पाइथन के प्रोग्राम को लिखना है, लेकिन पाइथन आइडियली इन्वायरमेंट में, कि पाइथन का जो एडिटर है, अब हम उसमें पाइथन के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. अच्छा, एक ऑप्शन और आप देखो, यहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिंपली अगर यहां पे लिखेंगे ना पाइथन, तो यह पाइथन के शेल में एंटर हो गए. मतलब ये जो आता है, सी दिस वन, मतलब क्या करना है आपको, फिर से बताता हूं मैं. आप कमांड प्रॉम्प्ट में आके सिंपली टाइप करिए पाइथन, ठीक है. तो आप आ जाएंगे पाइथन के शेल में. मतलब यहां पर भी आप पाइथन के कुछ सिंपल कोड रन करके देख सकते हैं. जैसे मान लो मैंने यहां लिखा प्रिंट वेलकम, ठीक है, ये यहीं पर आउटपुट आ गया. देन आई जस्ट राइट प्रिंट 40 + 10, ठीक है, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 50. मतलब दिस इज एक्चुअली पाइथन इन्वायरमेंट. ये पाइथन का इन्वायरमेंट है, जहां पर आप पाइथन शेल बोलते हैं इसको, जहां पर आप पाइथन के प्रोग्राम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को रन करके देख सकते हैं. और अगर इससे बाहर आना है तो देयर इज अ कमांड एग्जिट. ये एग्जिट फंक्शन है, ये आप वापस आ गए.
लेकिन हमें जो पाइथन का प्रोग्राम अब रन करके देखना है वो देखना है पाइथन आईडीएलई में, पाइथन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एनवायरनमेंट में। ठीक, तो यहां पर सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन, तो ये आ गया पाइथन आईडीएलई। ठीक, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये तो ये आपका पाइथन का आईडीएलई आ गया। ओके, अब ये वही चीज है, आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट, जो अभी मैं डॉस में बताया था ना, ये सेम इन्वायरमेंट आपको थोड़ा ग्राफिकल दिख रहा है, प्रिंट वेलकम, और यू कैन राइट प्रिंट 40+10। ठीक है, लेकिन ये सिंगल कमांड के लिए बेस्ट है कि अगर आपको एक एक दो कमांड चला के देखनी है देन यू कैन राइट हियर। लेकिन अगर आपको यहां पे प्रोग्राम बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कमांड। जैसा अभी मैंने वहां पे लिखा था ना नोटपैड में, तो नोटपैड को आप 2 4 5 प्रोग्राम के लिए एटलीस्ट देख लें, बाकी तो फिर हम पाइथन आईडीएलई पे ही काम करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, सिंपल कमांड लिखना है, देन इट इज ओके। लेकिन अगर एक प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पर सिंपली गो टू दिस फाइल, ए न्यू फाइल। ठीक है, और यहां पर आप अपना प्रोग्राम पूरा लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहां पर एक सिंपल 2 नंबर के एडिशन के प्रोग्राम को लिखता हूं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, या पढ़ा है हमने। ठीक है, जहां पर हम यूजर से इनपुट लेंगे तो सिंपली हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, है ना, सिंपल 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम देखते हैं हम। ठीक, देन अगेन सेकेंड वैल्यू b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, एंड देन सिंपली c इक्वल टू a प्लस b, और ये मैंने लिख दिया प्रिंट एडिशन इज कॉमा c, एडिशन इज कॉमा c। ठीक, अब इसके बाद इसको सेव करना है, लेकिन अब ध्यान रखना ये जो एडिटर जिसमें मैंने अभी कोड लिखा है ये पाइथन का अपना आईडीएलई का एडिटर है। तो यहां पर आप फोल्डर में जाएं, ठीक है, जो फोल्डर अभी हमने बनाया था उसी फोल्डर में जाएं, पाइथन डेटा, इसका नाम रख दिया मैंने सपोज सेकंड, क्योंकि फर्स्ट नाम का प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें है। इस पाइथन डेटा में जाना है, सी में पाइथन डेटा। ठीक है, फर्स्ट डॉट पीवाई नाम से ऑलरेडी फाइल है, लेकिन यहां पे आप ध्यान रखना आपको डॉट पीवाई नहीं लिखना है, मतलब देयर इज नो नीड टू यूज एक्सटेंशन बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ पाइथन एडिटर। जो इसके पहले जो कोड हमने लिखा था वो नोटपैड था, ये ऑलरेडी आप पाइथन के एडिटर में है। तो जस्ट राइट द नेम ऑफ योर प्रोग्राम, नो नीड टू यूज डॉट पीवाई एक्सटेंशन। तो सिंपली मैंने क्या लिखा, सेकंड। और अब यहां पर आपको रन करने के लिए कहीं नहीं जाना है, सिंपली आप रन वाले ऑप्शन में जाएं, और या फिर इसका शॉर्टकट है F5। ठीक, तो आप देखो मैंने सिंपली F5 प्रिंट किया एंड आई विल गेट दिस आउटपुट। मैंने पहला नंबर दिया 50, मैंने दूसरा नंबर दिया 20, एंड आई विल गेट द एडिशन इज 70। तो दिस इज हाउ यू रन योर पाइथन प्रोग्राम हियर। फिर आपको अगर उसमें कुछ चेंज करना है फाइल में, तो ये फाइल आपकी साइड में है। यदि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये बोला बॉस मुझे एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, तो हमने इसी कोड को कुछ इस तरीके से लिख दिया, c इक्वल टू a माइनस बी, एंड एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज c। ठीक है, यदि आपको मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए तो जस्ट सी a इंटू बी, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ अभी, चलो मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट फॉर्म पे पूरा ही लिख देता हूँ। और अगर आपको डिवीजन चाहिए तो ये ऑपरेटर वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज दिस डिवीजन, फ्लो डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज सिंपल अ फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। अभी ठीक है, अभी हम इसको यूज करके देखते हैं फ्लो डिवीजन। आप जो ऑपरेटर वाला टॉपिक है उसको जब देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। एंड जस्ट सेव दिस एंड रन दिस। तो अब अगर मैंने 2 नंबर दिए, मान लो 50 एंड 10, आई विल गेट एडिशन इज 60, सब्ट्रैक्शन इज 40, मल्टीप्लिकेशन इज 500, डिवीजन इज 5। सो दिस इज हाउ यू रन योर प्रोग्राम इन आईडीएलई। इस तरीके से आप आईडीएलई में भी प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। ओके, हम बात करने वाले हैं पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में और कमेंट्स के बारे में। देखते हैं व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट, या व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट को पाइथन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, इंडेंटेशंस क्या होते हैं पाइथन में, या कमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं यहां पे। तो अब देखिए पाइथन स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग है एक्चुअली द कमांड विच वी आर गोइंग टू राइट इन पाइथन। ठीक है, वो कमांड जो हम पाइथन में राइट करते हैं फॉर कोड एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे कोई डेटा प्रिंट करना है, सो आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट।
यदि मुझे डेटा रीड करना है देन आई गोइंग टू यूज इनपुट स्टेटमेंट, यदि मुझे कंडीशन अप्लाई करना है देन आई गोइंग टू यूज इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो एक्चुअली स्टेटमेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है द कमांड विच वी आर यूजिंग टू राइटिंग अ पाइथन कोड, ठीक, एंड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन, कि पाइथन इंटरप्रेटर जिस कोड को एग्जीक्यूट करता है और वो कोड जो हम पाइथन में लिखते हैं पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए, दिस आर कॉल्ड पाइथन स्टेटमेंट्स। यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट, तो सिंपल सा वन लाइन आंसर है अ कमांड विच वी आर यूजिंग, और यू कैन से दैट अ कमांड्स विच वी यूज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम एंड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, दिस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ये पाइथन में स्टेटमेंट्स कहलाती है। विच आर द स्टेटमेंट्स इन पाइथन? प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, डेफिनेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज डिफ स्टेटमेंट, कि यदि मान लो पाइथन में मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करना है, सो फंक्शन डेफिनेशन वी कैन परफॉर्म इन समथिंग लाइक दिस डिफ एबीसी, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। यदि आपको कोई क्लास डिफाइन करना है देन विल गो फॉर डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन वी यूज दिस स्टेटमेंट। ट्राई एक्सेप्ट, जब भी हम पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं सो वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एक्सेप्ट, जो अभी हम देखेंगे आगे कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन, सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। यदि आपने जावा पढ़ी है सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव ट्राई कैच स्टेटमेंट इन जावा, ओके, और यही पाइथन में हम बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट की, विद स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, यदि हमें किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना है और वी आर गोइंग टू इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स इन पाइथन, सो वी आर गोइंग टू यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट द कमांड, कि पाइथन ने हमें कोड लिखने के लिए देयर आर मल्टीपल कमांड दी है और जब उन कमांड्स को हम यूज करेंगे सो दैट इज कॉल्ड एन स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट फॉर प्रिंट द डेटा, इनपुट स्टेटमेंट फॉर इनपुट द डेटा, ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है, import statement, break statement to break the loop, continue statement to continue the loop, pass statement, if else statement, so this is nothing but the statement। तो आई होप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट क्या होती है, ओके। और आप देखिए मैंने आपको फिर से वही बात कह रहा हूं बॉस कि प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश करिए, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टॉप मोस्ट एमएनसीज में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने मेरे टेक विद्वान के प्रीमियम कोर्स में ऐड किए हुए हैं, जहां पर आपको समझ में आएगा कि टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू कैसे क्रैक किए जाते हैं, किससे टिप्स मिलेंगी। वहां पर आपको छोटी छोटी सी टिप्स के साथ मैंने उस पूरे कोर्स को कवर किया है, जहां पर आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि क्लासरूम टीचिंग और कॉर्पोरेट टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। और वहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक कैसे पहुंचा जाता है, लाइक। तो चलिए फिलहाल तो भी हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यदि हम बात करें देयर आर सम मोर स्टेटमेंट जो हम पाइथन कोड के लिए यूज करते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू यूज ब्रैकेट्स इन पाइथन। जब हम लिस्ट पढ़ेंगे पाइथन में कि लिस्ट डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, अरे डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस ब्रैकेट स्टेटमेंट। सिमिलरली पैरेंथेसिस टपल के लिए, जब हम कलेक्शन टॉपिक्स पे आएंगे तो हमें डेटा कलेक्शन के लिए पाइथन में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, लिस्ट है हमारे पास, टपल है, डिक्शनरी है, ओके। बट जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वी रिक्वायर्ड सम स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ लिस्ट, वी रिक्वायर्ड सम स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ टपल, तो वहां पर हम टपल के लिए पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, लिस्ट के लिए, अरे के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए हम ब्रेसेस को यूज करते हैं। फॉर डिक्लेयरिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन विल गो फॉर अ ब्रेसेस कॉन्सेप्ट। इवन दो यदि आपको कंटिन्यू कैरेक्टर लिखना है सो वी आर गोइंग टू यूज दिस स्लैश। कंटिन्यू कैरेक्टर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सपोज यदि मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं a इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू कंटिन्यू दिस स्टेटमेंट इन सेकंड लाइन, सो आई जस्ट यूज दिस स्लैश स्टेटमेंट, ठीक है। स्लैश को हम यूज कर सकते हैं, आई जस्ट यूज स्लैश एंड देन आई कंटिन्यू 20 प्लस 90 प्लस 60, ओके, देन प्लस स्लैश 25 minus 20 plus 90 plus slash in this way. So this slash statement is basically used to continue the statement in या character in Python. कि अगर आपको मल्टी लाइन पे कोड कैरेक्टर कंटिन्यू करना है सो विल गो फॉर दिस स्लैश स्टेटमेंट। अरे समझ बच्चे, बड़े सिंपल से बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोडिंग के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोड लिख रहे हैं और आपको एक ही कोड को मल्टीपल लाइन पे लिखना है सो सिंपली यू गोइंग टू यूज दिस स्लैश स्टेटमेंट इन पाइथन, ओके। देन सपोज यदि मान लो मुझे सिंगल लाइन डिक्लेरेशन करना है वेरिएबल्स को लेके,
कि यदि मैं पाइथन में किसी एक ही लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, समथिंग लाइक दिस, जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं a इक्वल टू 90, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 55. ओके, इफ यू वांट टू डिक्लेयर ऑन दिस वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन विथ सम वैल्यू, सो वी कैन आल्सो राइट a इक्वल टू 19, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट, b इक्वल टू 30, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट, c इक्वल टू 50. So in this way we also declare the variables in Python. हालांकि initialization of the data in Python. Okay, so these are the some statement which is an important, and actually मैंने आपको क्या बोला, statements are nothing but the command. तो जब भी हम किसी लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं, so actually the language given us some command for code execution, for code writing, और वही कमांड एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर. यदि हम पाइथन की बात करें तो इंटरप्रेटर, हम सी की बात करें तो कंपाइलर. तो स्टेटमेंट्स केवल पाइथन में होती हैं ऐसा नहीं है. सी इज ऑल्सो हैविंग देयर ओन स्टेटमेंट लाइक printf, scanf, get cs, clr, scr and many more. Similar type of statement we are available, here available in Python also. तो Python uses statements for code writing, कि वो कमांड जो हम पाइथन में लिखेंगे कोड एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, these are called statements in Python. Okay, then next we are coming to the point. What do you mean by indentation? Again, an important concept of Python. इसको बहुत ध्यान से समझना. Indentation क्या होता है? Actually, जब हम Python में कोड लिखेंगे तो we need to follow indentation. Indentation का सिंपल सा मतलब होता है the space which we use in Python while writing a code. कि जब भी हम कोई कोड राइटिंग करेंगे तो हमें Python में स्टेटमेंट के पहले we have to use some spaces. ठीक है, कुछ व्हाइट स्पेस हमें यूज करना होगी पाइथन में, लाइक इफ के साथ, एल्स के साथ, इवन नॉर्मल कोड भी अगर हम लिख रहे हैं, सो कंपल्सरी वी नीड टू फॉलो इंडेंटेशन. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, पाइथन डोंट हैव दिस कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट फॉर कोड राइटिंग. लाइक अगर किसी लैंग्वेज को आपने पहले पढ़ा है, लाइक C++, दे आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, जावा दे इज यूजिंग कर्ली ब्रैकेट. यदि मान लो जावा में कोई कोड हम लिख रहे हैं, एंड सपोज अगर मैंने कोई फंक्शन स्टेटमेंट लिखा है, सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट समथिंग लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. बट पाइथन यूजेस इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट. यदि पाइथन में अगर आपने कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू राइट इफ स्टेटमेंट, तो यदि मैंने लिखा सपोज इफ anything a greater than 10, okay, a greater than 10, and then colon, and here we have to make space of the 4 character, and then we should write something statement, print hello, okay, and then again space print, suppose मैंने लिख दिया bye. तो एक्चुअली इंडेंटेशन का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं आपको इनिशियली कुछ स्पेस देनी है, क्योंकि यहां पर पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट नहीं है. वी डोंट हैव अ ब्रेसेस कॉन्सेप्ट इन पाइथन. सेम स्टेटमेंट अगर मैं सी में लिखता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इफ n ग्रेटर देन 10 एंड देन कर्ली ब्रैकेट. और फिर आप कर्ली ब्रैकेट में कोई भी स्टेटमेंट कहीं भी लिखे, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट इस इफ का पार्ट होती है. ठीक, सिमिलरली इन जावा, बट इन पाइथन वी नीड टू फॉलो दिस इंडेंटेशन. इवन दो अगर जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो हमें स्टेटमेंट को भी कुछ इस तरीके से लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमांड लाइन पे कोड लिख रहा हूं या मैं किसी एडिटर में कोड लिख रहा हूं, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने प्रिंट यहां लिखा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप यहां से शुरू करेंगे, राइट? जब आप सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द लाइन बाय लाइन कोड, प्रिंट हेलो, प्रिंट बाय, ठीक. एंड देन यदि मान लो कोई कंडीशन आती है तो हियर आई शुड राइट इफ n ग्रेटर देन 10, देन इंडेंटेशन कोड, देन एल्स, देन कॉलन. ठीक है, ये समझने की कोशिश करिए. देन इंडेंटेशन कोड, एंड देन अगर आपको इस एल्स के आगे कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट बाय या प्रिंट एनीथिंग एल्स, सपोज डेटा फ्लेयर. सो दिस इज व्हाट द इंडेंटेशन वी नीड टू फॉलो. कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, देन इफ के बाद द कमांड जो आपको इफ के कोड एग्जीक्यूशन पे चलानी है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस फॉर स्टेटमेंट, सो हियर यू शुड राइट इंडेंटेशन एंड देन आफ्टर इफ स्टेटमेंट. एल्स के अगेंस्ट में अगर कोई कोड लिखना है, यू हैव टू फाइल इंडेंटेशन एंड देन स्टेटमेंट, एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज अ कंपलसरी कोड एग्जीक्यूशन. ये देखिए आप, ये सब कंपलसरी कोड एग्जीक्यूशन वाली कमांड्स है, एंड दीज आर द कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट. तो सिमिलर यदि मैं इफ लिखता हूं या मान लो मैंने व्हाइल स्टेटमेंट लिखा है, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. ये कंडीशन आपने दी है सपोज, एंड देन स्टेटमेंट. तो ये हमने बात की इंडेंटेशन के. इंडेंटेशंस आर नथिंग बट 4 स्पेसेस बिफोर राइटिंग द कोड. कि अगर आप व्हाइल लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं, ट्राई लिख रहे हैं, एक्सेप्ट लिख रहे हैं, ओके, तो यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेंगे इंडेंटेशन. तो आई होप समझ पा रहे हैं आप. और अभी जब प्रैक्टिकली हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो चीजें और इजीली समझ में आ जाएंगी. डोंट वरी,
हमने सबसे पहले स्टेटमेंट की बात की, देन इंडेंटेशन की बात की। नाउ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय कमेंट इन कोड? कमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज यदि मैं पाइथन में कोई कोड लिख रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो, ओके, देन मैंने लिखा सपोज इनपुट एंटर अ नंबर, ओके, a इक्वल टू, एंड देन सपोज मैंने लिखा b इक्वल टू अगेन इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। इस तरीके से हम पाइथन में अगर कोई कोड लिख रहे हैं, ओके, लेकिन आई वांट दैट सर ये जो प्रिंट हेलो है, अभी मुझे इसको कोड एग्जीक्यूशन में लेके नहीं आना है, लेकिन मुझे इसको डिलीट भी नहीं करना है। ये स्टेटमेंट यहां रहे, बट व्हेन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट दिस कोड और कंपाइलर व्हेन कंपाइल दिस कोड, आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मुझे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो यदि मुझे पाइथन में एक कोड को इस तरीके से अपने प्रोग्राम में लिखना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिस स्टेटमेंट विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, ओके, तो इस स्टेटमेंट के आगे हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज हैश। सो दिस हैश इज बेसिकली कॉल्ड कमेंट्स, ठीक है, कि हमने क्या किया, इस कोड को कमेंट कर दिया, दिस इज कॉल्ड कमेंटेड कोड। कमेंटेड कोड का मतलब होता है एक ऐसा कोड जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिस कोड इज नॉट एग्जीक्यूट। तो लाइक सी में भी ये कोड होते हैं, लाइक जावा में भी इस तरीके से कमेंटेड कोड होते हैं, बट पाइथन यूजेस दिस हैश कमांड फॉर कमेंट द कोड, कि जब भी आपको कोई कोड कमेंट करना है पाइथन में, देन विल गो फॉर दिस हैश, ठीक है। और अक्सर प्रोग्रामिंग सजेशन ये दिया जाता है कि जब भी आप कोई कोड लिखें, सबसे पहले कमेंट करके आप बता दें कि ये प्रोग्राम आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्राम फॉर एडिशन। अब यदि मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा, दिस इज व्हाट द टाइटल मैंने अपने प्रोग्राम का दिया है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा, सो द कोड एग्जीक्यूशन जो होगा वो इस लाइन को भी कंसिडर कर लेगा, जबकि ये मेरे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने टाइटल दिया है अपने प्रोग्राम का, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस कोड को कमेंट कर दूंगा। जब इस कोड को आप कमेंट करेंगे, सो जब आपका इंटरप्रेटर इस कोड को ट्रांसलेट करेगा, सो इट इज नॉट कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, क्योंकि ये कमेंटेड कोड है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि कमेंट कोड क्या होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा ना बॉस कि बहुत डिफरेंस है क्लासरूम में और कॉर्पोरेट में, कि जब हम बात करते हैं ना गूगल की, हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, हम बात करते हैं टीसीएस की, हम बात करते हैं एसेंचर की, तो किस तरीके के टॉप मोस्ट एमएनसीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या इनके पैटर्न होते हैं, तो आप देखिए एक बार टेक विद वन पे जब प्रीमियम कोर्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट के पैटर्न्स क्या होते हैं इंटरव्यूज के। तो अब हम यहां पे बात करेंगे कि बॉस क्या क्या कमांड हमें लिखना है जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये सारा डिस्कशन अब हम करते हैं। तो आप देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट यहां पर फिर आपको बता दूं कि कोशिश मैं ये करूंगा कि डू नॉट कंपेयर पाइथन विथ एनी अनदर लैंग्वेज। तो आप में से जो लोग भी C++ या जावा पढ़े हैं और पाइथन पे काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां के सिंटेक्सेस और पाइथन के सिंटेक्सेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। वहां पर हमें एक स्ट्रक्चर वे में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे सी में हम मेन लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, जावा में हम पब्लिक क्लास बनाते हैं, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के कोडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब आप एडिटर ओपन करोगे तो पाइथन, जैसे मैंने बोला था ना, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। जैसे आप कॉपी ओपन करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, बस वैसे ही पाइथन में आपको काम करना है। देयर इज नो स्ट्रक्चर राइट नाउ वी नीड टू फॉलो, बाद में होगा तब देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि चलिए पहला प्रोग्राम हम पाइथन का बनाते हैं। लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम आपको बनाना है, पाइथन वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं थ्रू डेटा फ्लेयर। अब अगर हम बात करें तो ये समझना है कि जैसे मैंने आपको याद है बोला था, पाइथन सपोर्ट मल्टीपल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इन पाइथन वी क्रिएट अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन एज वेल एज गेमिंग एप्लीकेशन। लेकिन अभी जो हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये सिंपल कोर पाइथन है, और कोर पाइथन के रिजल्ट आपको कहाँ मिलेंगे, कंसोल स्क्रीन पे। कोर पाइथन के रिजल्ट आपको मिलेंगे कंसोल स्क्रीन पे, ठीक है, ओके। अब जब बात आई ना पाइथन के कोड लिखने की, तो यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट होगी किसी स्पेसिफिक एडिटर की। तो आप क्या चाहते हैं, किस एडिटर को यूज करके हमें पाइथन का कोड लिखना चाहिए? यदि आपको पता है
नॉलेज है मल्टीपल एडिटर्स का, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके नाम जरूर बताइए कि आप किस एडिटर को यूज करना चाहते हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए। फटाफट कमेंट करिए और आंसर मुझे बताइए। लेकिन अब ये आपकी चॉइस है कि जो प्रोग्राम मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा वो आपको कहां लिखना है। जब हम प्रैक्टिकली आएंगे, चीजों पे बात करेंगे, तब मैं आपको आइडियली यूज करके पाइथन का कोड लिखना बताऊंगा। पर आप प्रैक्टिकल के लिए एटलीस्ट 5-7 प्रोग्राम नोटपैड पे बना के कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देख लें। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है आपको, ताकि आपको इंटरव्यू में कहीं कोई इशू ना आए। अगली बात समझ में? तो अब जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया है वो क्या है कि आपको सिंपल कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम। तो अब ये समझना आप यहां पे कि जब भी हमें पाइथन में किसी भी डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना होता है, ठीक, तो यहां पर पाइथन ने मुझे इस टास्क के लिए एक फंक्शन दिया है। अब ये वर्ड ध्यान सुनना जो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि यहां जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये वो पर्सन है जिन्होंने इसके पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, जितनी कोशिश करते बनेगी मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल नई फ्रेश लैंग्वेज पे बात करें, क्योंकि कंपैरिजन होता है तो कंफ्यूजन होता ही है, ठीक। तो यहां पाइथन ने मुझे एक फंक्शन दिया है। अब समझना, ये जो वर्ड है फंक्शन, अभी हमारे लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि फंक्शन होता क्या है। अगर मैं भी आपको बोलूं फंक्शंस आर द स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन आर यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी हमें। वो इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है फंक्शन होते क्या है, बट जस्ट वेट टिल द टॉपिक। पर प्रॉब्लम क्या है, अब अगर पाइथन ने मुझे फंक्शन दिए हैं तो मुझे तो ये वर्ड यूज करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जिस दिन हम फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन मैं पूरी डिटेलिंग आपको बता दूंगा कि फंक्शन होता क्या है। और फिलहाल अभी आप इसको समझिए, इसको यूज करिए इस नाम से। जब तक मैं ना समझा दूं आप नाम को ध्यान रखिए कि हाँ ये फंक्शन होता है, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। तो जब हम पाइथन में किसी भी डेटा को कंसोल पे प्रिंट करने की बात करते हैं तो पाइथन ने मुझे इसके लिए एक फंक्शन दिया है, प्रिंट। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड प्रिंट फंक्शन, ठीक। और ये ध्यान रखना, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब फॉर पाइथन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड डेटा। पाइथन के लिए दोनों डिफरेंस है, ठीक है। डेटा और डेटा ये दोनों अलग अलग है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पाइथन में जितने भी फंक्शंस के नाम हैं वो सब स्मॉल लेटर में है। तो अगर आप जब भी किसी फंक्शन को लिखेंगे, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर हम ये कोडिंग कहाँ करेंगे, तो आप सीधे पाइथन का एडिटर ओपन करिए, आइडियली ओपन करिए, वहां पे फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करिए और यहां पर अपने पाइथन का प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। ये सब मैं प्रैक्टिकल बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक। तो ये हमारे प्रोग्राम का नाम है सपोज first.py। ये आपने पाइथन की फाइल ओपन की है विद द नेम first.py। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि आपको सिंपल एक प्रोग्राम लिखना है तो सिंपली यू हैव टू राइट प्रिंट। एंड जब आपको प्रिंट मेथड, प्रिंट क्या है, मैंने आपको बोला प्रिंट इज अ फंक्शन, और जब भी प्रिंट से डेटा कंसोल पे प्रिंट करना है तो यहां पर आपको देना पड़ेगा इसको डेटा। मतलब प्रिंट का काम है आपके डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना। तो अभी मैं जस्ट इसी के बाद आपको बताने वाला हूं कि पाइथन कितने तरीके से डेटा को यूज करता है, कितने टाइप के डेटा हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो ये डेटा है 80, 90, 135, इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं इंटीजर डेटा। ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, 80.19, 176.13, इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं डेसिमल डेटा, ठीक है, ये डेसिमल कहलाता है। ये जो डेटा होता है सिंगल कोड में हेलो, ठीक है, या डबल कोट्स में हेलो, इस तरीके के डेटा को हम पाइथन में बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, ठीक। जो डेटा ऐसा होता है ट्रू, फॉल्स, ठीक है, इसको हम पाइथन में बोलते हैं दिस इज बूलियन टाइप ऑफ डेटा। तो देयर आर डिफरेंट, और ये तो थोड़े से अभी और भी अभी आगे हम बात करेंगे हम, राइट। कलेक्शन फॉर्म में डेटा यूज होता है पाइथन में। तो पाइथन अलग अलग टाइप से डेटा को यूज करता है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको प्रिंट से कुछ भी डेटा प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट के ब्रैकेट में उस डेटा को असाइन करना है जो आपको कंसोल पे प्रिंट करना है। सो सिंपल।
देखिए, क्लासरूम लेक्चर को सुनना समझना इज नॉट सफिशिएंट, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने आपके लिए रेडी की है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंशियल, टीसीएस, विप्रो, हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और नॉट ओनली इन इंटरव्यू क्वेश्चंस, असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, मतलब बॉस दिस इज अ कंप्लीट पैकेज टू क्रैक द टॉप मोस्ट एमएनसीज। कि अगर आपको लगता है कि यू वांट टू प्रिंट योर डेटा इन कंसोल स्क्रीन, जस्ट पुट योर डेटा इन प्रिंट मेथड विल प्रिंट द डेटा एट कंसोल स्क्रीन। आपको बस प्रिंट को वो डेटा देना है, नो डाउट फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से होगी, वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल अभी मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ। अगर मैंने आपसे बोला अगर मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है वेलकम, तो इन सब में से कौन सा डेटा है जो हम प्रिंट को देंगे? ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर सिंपली आपको प्रिंट में क्या लिखना है? डबल कोट्स में वेलकम, वेलकम, ठीक है। जो भी आप डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, ये मैंने वेलकम लिखा है। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, मैंने आपको बताया था पाइथन आईडीएल में रन का ऑप्शन आता है, आप F5 से भी इसको रन कर सकते हैं अगर आप पाइथन आईडीएल में काम कर रहे हैं तो जैसे ही आप इसको सेव करके रन करेंगे, कंसोल स्क्रीन पे आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा? वेलकम। तो जो पाइथन की जो आईडीएल की कंसोल स्क्रीन है वो नीचे ही आती है, तो वहां पर यू विल गेट एन आउटपुट वेलकम। अब ये जो डेटा होता है ना, जिसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, अब यहां समझना पाइथन में व्हाटएवर डेटा यू कैन राइट इन डबल कोट्स और सिंगल कोट, दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कहलाता है, लेकिन बस ये है कि डबल कोट से ओपन किया है तो डबल कोट से ही क्लोज करना है, सिंगल कोट से ओपन किया है तो सिंगल कोट से क्लोज करना है, ठीक है। तो ये पाइथन में दोनों डेटा स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे मैंने यहां पर डबल कोट्स में अगर लिखा है मान लो विवेक, सो दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रिंग, और अगर मैंने सिंगल कोड में भी लिखा है विवेक, सो दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रिंग, राइट। अगर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कंपेयर ना करूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो सी जावा पढ़ के आए, तो सी में जब आप सिंगल कोड में किसी डेटा को लिखते हैं तो वो कैरेक्टर कहलाता है, बट पाइथन डोंट हैव कैरेक्टर टाइप। पाइथन में कैरेक्टर कुछ है ही नहीं, जो है वो स्ट्रिंग है। सिंगल कोड में भी आप कुछ लिखोगे तो वो स्ट्रिंग है, और डबल कोड्स में भी आप कुछ लिखोगे तो वो स्ट्रिंग है। तो पाइथन में जब हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, सो वी रिप्रेजेंट स्ट्रिंग एक्चुअली इन 3 फॉर्मेट, सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड भी होता है, ट्रिपल कोड, ठीक है। पाइथन में हम 3 फॉर्मेट में स्ट्रिंग को यूज करते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड। तीनों में डिफरेंस अभी अपन देखते हैं। सी दिस वन, अभी मैंने क्या लिखा है? प्रिंट है, प्रिंट वेलकम डबल कोड्स में। यदि मैं ऐसा लिखता हूं प्रिंट सिंगल कोड में वेलकम इन डेटा फ्लेयर, ठीक है, ठीक। तो ये भी डेटा प्रिंट करेगा कहां पे? नेक्स्ट लाइन पे यू विल गेट एन आउटपुट डेटा फ्लेयर, या आउटपुट आपको मिल जाएगा डेटा फ्लेयर। लेकिन सपोज अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं एस, मान लो कोई एक, अभी मैं बताता हूं ये एस क्या है, दिस इज द वेरिएबल, मतलब मैं इस एस के कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। अरे अभी बताता हूं वेरिएबल क्या होता है, पर समझो आप। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं एस इक्वल टू हेलो, ठीक है, एंड देन प्रिंट एस, समझना इसको, समझना, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? हेलो। लेकिन अगर मान लो आपका डेटा मल्टी लाइन डेटा है, जैसे आपने लिखा हेलो हेलो, ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा है फ्रेंड, ठीक है, फिर थर्ड लाइन पे लिखा है हाउ आर यू, तो ये जो डेटा है ना ये 3 लाइन में गया, तो यहां आप डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते, सिंगल कोड यूज नहीं कर सकते। सिंगल एंड डबल कोट्स इज ओनली यूज विद एन स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग सिंगल लाइन स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोड यूज कर सकते हैं, तो आप डबल कोड्स यूज कर सकते हैं। बट इफ योर स्ट्रिंग इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यदि आपकी स्ट्रिंग मल्टी लाइन है, देन इंस्टेड ऑफ सिंगल एंड डबल कोड्स विल गो फॉर ट्रिपल कोड। यहां पर हम देखेंगे ट्रिपल कोड, ठीक। तो अब यदि ये ट्रिपल कोड आपने लिखा, सो ट्रिपल कोड विल अलाउड डेटा एट मल्टी लाइन, मतलब मल्टी लाइन पे भी अगर आपका डेटा है। इसके बाद अगर मैं अब एस को प्रिंट करूंगा, सो आई गेट दिस आउटपुट हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। तो देर आर 3 फॉर्मेट बाय विच वी कैन यूज द स्ट्रिंग इन पाइथन, सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। और जब भी आपको लगता है डेटा आपको प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट एनी डेटा इन कंसोल स्क्रीन यूजिंग पाइथन, देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड प्रिंट मेथड, ठीक है। समझ में आया आपको कि जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना, अब प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हमारे शुरू होंगे, तो आपको क्या लगता है ये वेलकम प्रिंट करना, ये हेलो प्रिंट करना, ये मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग करना, ये प्रोग्रामिंग है क्या? इज दिस अ प्रोग्रामिंग? नो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लॉजिक्स तब शुरू होते हैं लैंग्वेज में जब आपकी लैंग्वेज में डेटा को लेके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आप लगाओगे। मतलब आपको चाहिए डेटा,
ठीक है, तो पाइथन कितने तरीके से डेटा को यूज करेगा, ठीक है, समझना ध्यान से कि हाउ मेनी वेज वी यूज डेटा इन पाइथन, कितने टाइप से हम पाइथन में डेटा को यूज करेंगे और डेटा को यूज करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम डेटा को यूज करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि पाइथन में हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यूज करेंगे, तो आप मुझे बताइए कितने तरीके का डेटा होता है, डेटा के टाइप कितने तरीके के होते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। पाइथन में हम क्या यूज करेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर आपका नॉलेज क्या बोलता है कमेंट करके मुझे बताइए। टाइप ऑफ द डेटा, तो देखिए अब डेटा को यूज करके प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर, समझना, अगर मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर, अब आपने क्या किया, आपने सीधे पाइथन ओपन की और आपने क्या लिख दिया, प्रिंट 50 + 30, आपने लिख दिया प्रिंट 50 + 30 और इस प्रोग्राम को रन कर दिया, या जो पाइथन का एडिटर है, ठीक है, शेल स्क्रिप्ट है, वहां पर जाके आपने सीधे लिख दिया 50 + 30, तो आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा 80। बट बेटा क्या ये प्रोग्रामिंग है? ये तो आपने सिंपल 2 कांस्टेंट नंबर लिया और उसको प्रिंट कर दिया। व्हाट माय पॉइंट, हम क्या चाहते हैं, ये प्रोग्राम फॉर्मेट में काम करे, ऐसा डायरेक्टली 50 + 30 लिखना और 80 मिल जाना, ये कोई कोडिंग थोड़ी ना है, या ये प्रोग्रामिंग थोड़ी है। प्रोग्रामिंग का मतलब है जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, क्योंकि आप ये ध्यान रखना, अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना के यूजर को दोगे कि जहां पर आपने प्रोग्राम बना दिया, ठीक, और इसकी पीवाईसी फाइल आपने लॉन्च कर दी, तो यूजर अगर इस प्रोग्राम को, आप तो पता है ना, एक तो .py फाइल होती है, एक .pyc फाइल होती है, तो जब आप इस प्रोग्राम की पीवाईसी फाइल किसी को देंगे, तो क्या वो उसको इस प्रोग्राम, मतलब क्या वो इस प्रोग्राम के आउटपुट को चेंज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स आउटपुट है ना, 50 + 30 80 आ गया, ये तो फिक्स आउटपुट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अब आप समझना कि यदि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चले कि पहले मैसेज आना चाहिए एंटर टू, ये मेरी कंसोल स्क्रीन, सपोज ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, तो मैसेज आना चाहिए एंटर 2 नंबर, ठीक, फिर मैंने यहां पर दिया मान लो 50 30, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए एडिशन इज 80। तो ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक कोड है, प्रॉपर प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्राम में यूज करना पड़ते हैं वेरिएबल, ठीक है, हमें प्रोग्राम में यूज करना पड़ते हैं वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, डेटा, ठीक, तो वो अभी हम सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। तो वेरिएबल मतलब क्या, तो सुनना ध्यान से, ये जो मैंने लिखा, सपोज एक अल्फाबेट है ए, इसकी वैल्यू मैंने इसमें लिख दिया, मैंने मान लो 50, अभी तो चलो मैं 50 लिख रहा हूं, लेटर ऑन हम इसमें यूजर से भी इनपुट लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर मैंने लिखा b = 30, तो ये b क्या है, 30, अब मैंने लिखा c = a + b, तो यहां पर अब एटलीस्ट आपने अपने प्रोग्राम में डेटा को किसी न किसी वेरिएबल में असाइन किया है। कोशिश करना समझने की बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक। तो अब इस कोड में अब क्वेश्चन आता है, सर इसको भी तो रन करेंगे तो आउटपुट फिक्स आएगा, पर यहां चॉइस है ना। पिछली बार तो आपका 50 से, देखो आप पिछले प्रोग्राम में क्या किया था पता है आपने, ये 50 और ये 30, अब ये मेमोरी में कहां है, मतलब कोई भी डेटा जब मेमोरी में होता है तो वो मेमोरी में कहां है, ये पता करने के लिए आपको उस वेरिएबल का कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम विवेक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, बात समझ में आ रही है। तो किसी को भी रिप्रेजेंट करना है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना। तो ये 50 अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा प्रिंट, या सपोज 50 + 30, तो ये 50 कहां है, अगर फ्यूचर में मुझे इस डेटा की कभी जरूरत पड़ गई कोडिंग में, तो मुझे क्या पता चलेगा 50 कहां है, 30 कहां है। समझना बात को। तो क्या करते हैं हम, जब भी किसी डेटा को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो वी असाइन द डेटा टू अ वेरिएबल, हम उसको वेरिएबल में असाइन करते हैं। ये a = 50, तो इस a को हम बोलेंगे वेरिएबल, लेकिन एक्चुअली वेरिएबल का नाम मैंने a रखा है। तो इसीलिए जब भी पाइथन में हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम रखते हैं, तो वो कहलाता है आइडेंटिफायर। वर्ड को ध्यान से सुनना, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम, तो ये नेम वेरिएबल का नाम हो सकता है, ये नेम किसी क्लास का नाम हो सकता है, ये किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, ये किसी अरे का नाम हो सकता है, ये किसी
लूप का नाम हो सकता है। तो पाइथन में जब भी हम किसी नाम से किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। समझ में आई बात? वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं क्योंकि इनको यूज करके हम डेटा मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाए। तो अब यहां पर आपके लिए अवेलेबल है टेक विद्वान पे वही प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज जहां पर हमने हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को किस तरीके से क्रैक करना है, असाइनमेंट, क्विजेस के साथ में, प्रोजेक्ट्स के साथ में, इस पूरे कोर्स को रेडी किया है। और ये सारे कोर्सेज आपके लिए टेक विद्वान पर अवेलेबल है विद द वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो कम एंड लेट्स एंजॉय दिस प्लेसमेंट रेडी कोर्सेस इन टेक विद्वान। क्लियर है? ठीक। तो अब देखो आप, अब यदि मान लो मैंने लिखा a = 50, तो इसका मतलब है अब इस 50 का मेमोरी में कोई ना कोई नाम है, इस 30 का मेमोरी में कोई ना कोई नाम है। तो अब मुझे अगर मान लो मैंने यहां लिखा c = a + b, बट आफ्टर सम टाइम इफ आई नीड दिस डेटा, तो मैं फिर से लिख सकता हूं d = a × b या समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यहां पर है कि सर ये डेटा तो अभी भी फिक्स है। अरे तो अपन बात करेंगे ना इसको चेंज करने का, मतलब इसको हम चेंज कैसे करते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। तो जब भी किसी डेटा को यूज करने के लिए हम पाइथन में वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक, तो ये वेरिएबल क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। अब देखो, अब जो मैं आपसे बोल रहा था, एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं, अभी थोड़ा सा समझना कोशिश करना। अब मैं चाहता हूं कि यही प्रोग्राम, मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, बट आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर। मतलब ऐसा फिक्स नहीं रखना है a = 50 या b = 30, मुझे डेटा यूजर से रीड करना है। आई नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो देखो आप, इसी को मैं कैसे लिख दूंगा? आप मतलब एक फंक्शन होता है इनपुट, देयर इज अ फंक्शन इन पाइथन कॉल्ड इनपुट। इनपुट को यूज करके आप यूजर से डेटा इनपुट ले सकते हैं, समझना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसा ही हमने सेकंड लिख दिया, b = इनपुट एंटर सेकंड नंबर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब यदि मैंने लिखा ना यहां पे c = a + b एंड व्हेन आई प्रिंट इट, ये मैंने लिख दिया प्रिंट c। अब आपको समझ में आ रहा है? अब इस नो डाउट अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा ना, और अगर मैंने 2 नंबर एंटर किए हैं, मान लो मैंने दिया, मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर दे दिया, मान लो ये मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर। अब आपने नंबर एंटर कर दिया 50, एंटर सेकंड नंबर आपने दिया 20, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा पता है? अभी 5020। उसका रीजन ये है कि ये जो इनपुट मेथड है, ये जब भी किसी डेटा को रीड करती है, एक्चुअली ये डेटा को रीड करती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इट रीड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आई बात? तो स्ट्रिंग जब जुड़ती है तो वो कहलाता है कॉन्केटिनेशन। तो अभी इसने क्या किया? 5020 दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दिया, और जब ये कॉन्केट हुई तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? 5020। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बॉस मुझे इस जगह पे, अभी मैं आपको केवल एक प्रोग्राम रन करके बता रहा हूं, और उसमें हम ये समझ रहे हैं कि यूजर से डेटा कैसे लेते हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको ये वैल्यू इंट फॉर्मेट में चाहिए, देन हियर वी राइट द सेम द कंप्लीट कोड इन इंट। ये आपको लिखना पड़ेगा इंट में। ठीक है, तो यदि आपने ऐसा लिखा इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, तो अब आपका ये इंट मेथड, इंट क्या है? ये भी एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है ना, वैसे इंट भी एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करता है। मतलब यदि मान लो आप इंट को ये दे दोगे 50, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा 50 फॉर्मेट में, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 50, इन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब मुझे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो ये इंट क्या है? इट इज अ फंक्शन वो कन्वर्ट्स एन स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। तो ये आपने लिखा c = a + b एंड देन प्रिंट c। ठीक, तो अब आपको बाकायदा मैसेज मिलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने दिया 50, एंटर सेकंड नंबर 20 एंड यू विल गेट द रिजल्ट 70। और अगर आप चाहते हैं आउटपुट प्रॉपर प्रिंट करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एडिशन इज, की एडिशन किसका है, कॉमा c, यू विल गेट द रिजल्ट एडिशन इज 70। तो ये है इनपुट। तो
आपको यह समझ में आया कि व्हाई शुड आई टेक दिस वेरिएबल, हम डायरेक्टली डेटा को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका डेटा वेरिएबल में होता है तो वेरिएबल में डेटा यूजर से भी इनपुट लिया जा सकता है, वेरिएबल के डेटा को आप कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आपने डायरेक्टली लिख दिया 50-20, ये है यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। तो इससे क्या हुआ, अब देखो आप इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो यहां क्या हुआ, इस प्रोग्राम में आपके कंपाइलर ने ए और बी नाम से दो वेरिएबल मेमोरी में यूज करे। हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, अभी अपन आगे बात करेंगे कि वेरिएबल इज लाइक एन ऑब्जेक्ट इन जावा, राइट। तो ये ए और बी इसने यूज करे मेमोरी में। अब आपने पहला नंबर दिया 20, दूसरा नंबर दिया 10, तो आपको रिजल्ट एडिशन ऑफ 2 नंबर का मिल रहा है 30। सेकेंड टाइम पे इस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं, आपने दिया 100, आपने दिया 50, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 150। तो ये समझना यहां पे आप बच्चे कि आपको फिक्स डेटा नहीं मिल रहा है, ये यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है, इट्स अ यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। तो डेटा का मीनिंग समझ में आया आपको, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो जब भी हम पाइथन में किसी कोड को लिखेंगे तो हमारा डेटा हमेशा कहां होगा, डेटा इज ऑलवेज बी इन आइडेंटिफायर, हमारा डेटा होगा आइडेंटिफायर्स में, वेरिएबल्स में। और अभी हमने आइडेंटिफायर फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ये समझ में, व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, and how the identifier are used, how the variables are used, how to get the data from user in Python. Input is a function, int is a function, ठीक है। अभी मैंने आपको इसमें 3 फंक्शन बताए, print which is used to print the data, input जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, पर जो इनपुट आप लोगे वो आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, सो देयर इज अ फंक्शन इंट। तो प्रिंट इज फंक्शन, इनपुट इज अ फंक्शन एंड इंट इज अ फंक्शन। ये तीनों फंक्शन को लेके हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसको फटाफट सिस्टम पे बना के देख लो, ठीक है। और देखो आप, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस टेक्नोलॉजी, नहीं तो मेरे पास कंपेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो सी पढ़ रहे हैं, जो जावा पढ़ रहे हैं, उनको बता दूं, एक हिंट दे देता हूं कि बच्चे ये ध्यान रखना, सी पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती है। जो सी के बैकग्राउंड वाले बच्चे नहीं हैं उनको सुनना ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो सी जावा वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लें कि पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती है। पाइथन में वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जो इसको आगे मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो लोग बिगिनर है ना, वो सबसे खुश हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पीछे क्या होता था पहले। लेकिन जो जावा C++ वाले बंदे हैं या पर्सन हैं, उनको जरूर दिक्कतें आएंगी कि सर आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है, आपने सेमीकोलन तो लगाया नहीं। ये कंपैरिजन तकलीफ दे देगा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा इस कंपैरिजन से बाहर निकल के पाइथन को पढ़ना है। डेटा टाइप, डेटा टाइप इन पाइथन, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप क्या होता है। व्हाट इज अ डेटा टाइप? देखो आप, डेटा टाइप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, याद है मैंने आपको बोला था, इन पाइथन वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हम अलग अलग कई तरीके से डेटा यूज करने वाले हैं डे 1 से लेके एंड ऑफ द लेक्चर तक, है ना। डेटा हमारा इंटीजर होगा, डेटा हमारा स्ट्रिंग होगा, डेटा हमारा फ्लोट होगा। तो कितने तरीके से हम पाइथन में डेटा को यूज करते हैं। तो लेट्स बिगिन। डेटा टाइप की डेफिनेशन, पहली बात तो क्या होती है ये समझना। डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब होता है कि बॉस, जब भी आप किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का जो टाइप है, मींस जो वेरिएबल का नेचर शो करते हैं, वो डेटा टाइप कहलाते हैं। कि आपका वेरिएबल किस नेचर का वेरिएबल है, वेरिएबल में किस तरीके का डेटा है, ठीक है। और जैसे हम पाइथन में एक फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब यहां पर आपको पहले से नहीं बताना है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है। जैसे जैसे आपका डेटा बदलेगा वैसे वैसे वेरिएबल अपने आप को बदलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने अभी लिखा a = 10, तो अभी जो A में डेटा है वो किस टाइप का है, 10 इंटीजर। लेकिन अगर मैं लिखता हूं a = hello, तो इमीडिएट इस वेरिएबल में इंट रिमूव होके टाइप बदल जाएगा। ए का टाइप अब क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में नहीं होता था। प्रीवियस लैंग्वेजेस में यू हैव टू डिक्लेयर फर्स्ट, कि आपको पहले बताना पड़ता था कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप सी की बात करें तो यहां पर आपको पहले से लिखना पड़ता है इंट a एंड देन यू हैव टू राइट 10। लेकिन अब आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी a को स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी यू डिक्लेयर इट फॉर द इंटीजर। ये मैंने इसलिए लिया
कंपैरिजन आप बोलोगे सर फिर कंपैरिजन शुरू कर दिया आपने, ताकि आपको थोड़ा सा तो समझ में आए कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में और पाइथन में क्या बेस्ट एडवांटेज मिलने वाले हैं अपने को, है ना। तो अब पाइथन यहां पर हम बात करते हैं कि बॉस जब हम किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करेंगे तो वो जो डेटा होगा उसका एक टाइप होगा, है ना, वो डेटा का एक टाइप होगा, तो वही कहलाता है पाइथन में डेटा टाइप। जो किसी वेरिएबल का नेचर शो करते हैं वो डेटा टाइप कहलाता है। वी शोज द नेचर ऑफ ए वेरिएबल इन पाइथन, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो अब हम यहां पे बात करते हैं पाइथन कौन कौन से डेटा टाइप को यूज करता है, मतलब कितने डेटा टाइप। और ये ध्यान रखना, ये अभी नाम लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन एक ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं सबको अभी एक साथ ही यूज कर लूंगा या आपको एक साथ सारे समझा दूंगा, क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अभी कैसे समझोगे कि पाइथन में, चलो समझाता हूं आपको, मैं खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप, हम क्या बात कर रहे हैं, डेटा टाइप इन पाइथन। तो पाइथन जिन डेटा टाइप को यूज करता है, लेट्स सी, इंट, दिस इज वन टाइप, सेकंड फ्लोट, अभी एक एक करके समझाता हूं, पहले आप लिख लीजिए, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तीसरा डेटा हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, पाइथन यूजेस स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज बूलियन, जिसको हम डिक्लेयर करेंगे बुल के साथ। बूलियन डेटा, बूलियन मतलब समझते, ट्रू और फॉल्स, द डेटा विच यूजेस ट्रू एंड फॉल्स, तो वो कहलाता है पाइथन में बुल टाइप ऑफ डेटा, ठीक। देन देयर इज अ डेटा कॉल्ड सेट, फ्रोजन सेट, अभी आप लिख लीजिए इसको, मैं आपको बताता हूं एक एक करके सब क्या होता है, ठीक है। सेट, फ्रोजन सेट, देन वी हैव डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा, देन वी हैव लिस्ट, पाइथन में लिस्ट टाइप ऑफ डेटा है, बाइट्स, ठीक है, बाइट्स अरे, मतलब अभी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, डेटा काफी है, मतलब देयर आर 14 टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज्ड इन पाइथन। अभी तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए केवल अभी के डेटा टाइप होते क्या है, मतलब जिस टाइप का डेटा हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो आपका डेटा इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, डेटा में भी बूलियन टाइप, डेटा का टाइप सेट हो सकता है, डिक्शनरी, ये सब कलेक्शन के लिए, सेट, डिक्शनरी, लिस्ट, अरे, बाइट्स अरे, दिस आर द कलेक्शन फॉर्म, कि जब आप डेटा को कलेक्टिव फॉर्म में यूज करना चाहते हैं देन विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। एक और स्पेसिफिक डेटा यूज हम करेंगे, नन, दिस नन इज अ टाइप ऑफ डेटा इन पाइथन, कि नन मतलब जब किसी वेरिएबल में कुछ भी नहीं रखना तो नन टाइप रख दो, दिस इज कॉल्ड नन टाइप ऑफ डेटा, ठीक। तो ये सब पाइथन में क्या है, दिस ऑल इन पाइथन आर डेटा टाइप, ये पाइथन में डेटा टाइप है। लेकिन ये ध्यान से सुनना, एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास। पाइथन में हर डेटा टाइप एक क्लास होती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि डेटा टाइप क्लास होती है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। लेकिन एवरी क्लास, एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप होते क्या है, मतलब इतने तरीके से हम पाइथन में डेटा को यूज करेंगे। पाइथन में डेटा इंट टाइप का होगा, अभी देखो आप, जो अभी हम समझ सकते हैं, इंट मतलब इस तरीके का डेटा, 18, 30, 35, 64, ऐसा डेटा। फ्लोट मतलब डेटा विच कंटेन डेसिमल पॉइंट, 18.19, 20.13, 70.19। स्ट्रिंग मतलब डेटा विच रिप्रेजेंट इन सिंगल कोड लाइक विवेक, डबल कोट्स में अगर मैंने लिख दिया सपोज फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग इंदौर, ठीक है। तो ये जो डेटा है विच इज रिप्रेजेंट इन सिंगल कोट एंड डबल कोट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। बूलियन, बूलियन डेटा कौन सा होता है, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, ये बूलियन टाइप ऑफ डेटा है, ट्रू फॉल्स, दिस इज कॉल्ड बूलियन डेटा। ऐसे ही सेट, अब ये जो टाइप है ये थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आएगी। सेट मतलब कलेक्शन, कि जब आपको एक से ज्यादा डेटा कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करना है देन विल गो फॉर सेट, विल गो फॉर डिक्शनरी, वी विल गो फॉर लिस्ट, विल गो फॉर बाइट्स अरे। ये सब आगे हमें रिक्वायरमेंट आएगी। फिलहाल अभी जो इनिशियल लेवल पे हमें अभी डेटा टाइप अभी हमारे काम आएंगे, उसमें से सबसे ज्यादा ये सारे काम आने वाले, इंट, फ्लोट, बूलियन। लेकिन लेटर ऑन विल टॉक अबाउट सेट क्या होता है, वहां पर हम बात करेंगे। सेट मतलब इस तरीके से, लिस्ट मतलब डेटा, ये मतलब 3 अलग अलग तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे, एक सेट फॉर्म में, एक लिस्ट फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ठीक है, जब हम लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो करली ब्रैकेट्स अलग होंगे, ब्रैकेट्स अलग होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखे हैं केवल यहाँ पे। तो ये डेटा टाइप कहलाते हैं, दिस आर कॉल्ड डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, तो यहां पर अभी हमने डेटा टाइप देखे, डेटा टाइप की लिस्ट मैंने आपको बताई। लेकिन मे बी पॉसिबल शायद मुझसे कोई डेटा टाइप मिस हो गया हो। यदि आपको लगता है कि सर ये भी एक डेटा टाइप पाइथन में है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैंने कोई डेटा टाइप मिस किया है,
किया है तो बताइए, और नहीं किया है तो भी बताइए कि नहीं सर आपने कोई डेटा टाइप मिस नहीं किया है। पाइथन के यही सारे डेटा टाइप होते हैं, इन्हीं में से किसी न किसी डेटा को यूज करके हम पाइथन में कोड लिखने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो डेटा हम यूज करेंगे वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या स्ट्रिंग होगा या बूलियन होगा। ये समझना ध्यान से, मतलब जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो किसी के लिए भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन जैसा भी मैंने आपको बोला था ना कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है, सी दिस वन। यदि मान लो अभी आपने लिखा a = 10, a = 10, ठीक है, तो a में किस टाइप का डेटा है, अरे विच टाइप ऑफ डेटा वी आर हैविंग इन a? इंट। सर आप प्रूफ करके बताओ, आप ये प्रूफ करके बताओ कि a में इंट है, या a अगर a में इंट है तो a का टाइप इंटीजर है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने a में 10 दिया है मतलब a का टाइप इंटीजर है, तो सर कैसे पता चलेगा? ठीक, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले कुछ फंक्शन बताए थे। एक प्रिंट फंक्शन हमने पढ़ा था पाइथन में, मतलब ये बेसिक फंक्शन है, ऐसे तो बहुत सारे पढ़ेंगे। एक मैंने आपको बताया था इंट फंक्शन, अभी ऐसे इंट की जगह फ्लोट भी बताऊंगा, str भी बताऊंगा, राइट। एक हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन, ठीक। ऐसा ही एक फंक्शन होता है टाइप, मतलब ये सब बेसिक फंक्शन है टाइप। दिस टाइप फंक्शन एक्चुअली यूज इन पाइथन टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल। आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो यू कैन यूज दिस टाइप। तो यदि आपको लगता है कि आपको ये देखना है अभी 10 अगर a में है तो a का टाइप क्या है, सिंपली जस्ट राइट हियर प्रिंट टाइप a, प्रिंट टाइप a। तो आपको बाकायदा देखो आउटपुट क्या मिलेगा पता है आपको? आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, क्लास इंट। मतलब ये आप टाइप समझो, क्योंकि आपको याद है मैंने बोला था एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास। पर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे तब आपको बेटरली समझ में आएगा कि क्लास होती क्या है। ठीक है, जो प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ के आए उनको पता है क्लास क्या होती है, लेकिन हमारे लिए तो सब बिगिनर है। तो अभी मैं बोलूंगा क्लासेज ये होती हैं, ये होती हैं, तो अभी कुछ समझ में नहीं आने वाला। दैट्स व्हाई आप अभी केवल ये समझिए कि यस दिस a इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। जब आगे हम बात करेंगे क्लास के बारे में कि इसको इंट को क्लास क्यों बोला गया, बिकॉज एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास, तो दैट्स व्हाई इंट भी क्लास ही है, राइट। अब अगर मान लो मैंने इसके बाद इसका टाइप बदल दिया, ओके, अगर मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, and now I am going to type the same statement, type a। हेलो लिखने के बाद टाइप a, तो आपको बाकायदा आउटपुट मिलेगा क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, यदि मैंने लिख दिया a = ट्रू, तो अब ये ध्यान से सुनना, ये जो ट्रू और फॉल्स है दिस आर बूलियन वैल्यू, है ना। पाइथन में ये बूलियन वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन केवल वो ट्रू होता है जो कैपिटल टी के साथ लिखा जाए। बाकी अगर आपने लिखा या वो फॉल्स होता है जो आप कैपिटल एफ के साथ लिखोगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, अभी बात करता हूं मैं, दिस आर द रिजर्व वर्ड, कीवर्ड्स पाइथन के कीवर्ड्स हैं। तो ये ट्रू फॉल्स लिखते टाइम ध्यान रखना, इवन बस तीन को ध्यान रखना, एक नन टाइप, एक ट्रू और एक फॉल्स। इनमें फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है ना। ट्रू का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है, फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है, राइट। तो यदि मैंने लिखा a = ट्रू, ठीक, एंड देन प्रिंट टाइप a, देन प्रिंट टाइप a, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा बाकायदा, क्लास बुल। आई विल गेट द आउटपुट क्लास बुल बिकॉज इट्स अ बुलियन टाइप ऑफ डेटा। तो क्लास बुलियन, क्लास बुल, आई विल गेट द आउटपुट। तो ये जो टाइप मेथड इससे समझ में आ रहा है। और आप देखो डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिक मतलब क्या, चेंजेस। तो आप देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ए में मैंने 10 लिखा तब इसका टाइप इंटीजर था, जैसे ही मैंने हेलो दिया इसका टाइप चेंज होकर स्ट्रिंग हो गया, जैसे ही मैंने ट्रू दिया इसका टाइप चेंज होकर बुलियन हो गया। तो दैट इज व्हाट डायनेमिकली कॉन्सेप्ट, कि लैंग्वेज ऑटोमेटिकली टाइप को चेंज कर रही है। ये ब्यूटी है पाइथन की, दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पाइथन, कि आपको टाइप बताना नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका टाइप चेंज हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी के कंटिन्यूशन में हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर देखने वाले हैं, और वो है रूल्स फॉर डिक्लेयर आइडेंटिफायर। ठीक है, और अभी हमारे केस में हम इसको बोलेंगे वेरिएबल्स। बाद में ये सब पे एप्लीकेबल होगा। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्लास हो सकती है, जो भी नाम, पर फिलहाल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वेरिएबल। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने वेरिएबल ही पढ़ा है कि आइडेंटिफायर फॉर्म में अभी हमें पता है वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अब ये रूल्स क्या है सुनना ध्यान से। पाइथन में जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, बाद में ये रूल क्लास पे भी अप्लाई हो जाएंगे, फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएंगे। मतलब आइडेंटिफायर मतलब हर वो
कॉन्सेप्ट पे अप्लाई हो जाएंगे जो नाम रखा जाता है। क्लास का नाम तो ये रूल फॉलो करेगा, फंक्शन का नाम तो ये रूल फॉलो करेगा, वेरिएबल का नाम तो ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो पाइथन में जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, समझ में आ रही है बात, सुनना ध्यान से, कि जब भी पाइथन में आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, राइट। मतलब कहने का ये वो रूल्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मैंने लिखा एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने लिखा अगर a1 इक्वल टू 100, तो क्या ये पाइथन में वैलिड है? या मैंने इसी को ऐसा लिख दिया हैश a इक्वल टू 200, तो सर क्या ये भी वैलिड है? तो ये रूल है ना कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो आपको रूल फॉलो करना है। मान लो अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज किसी एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर रहा हूं, तो यदि मैंने लिख दिया एम्प्लॉय स्पेस नेम, तो ये वेरिएबल का नाम हो सकता है क्या? ऐसा लिख दिया मैंने एम्प्लॉय नेम सपोज अमित, तो क्या एक वेरिएबल के नाम में स्पेस आ सकती है? ये सब रूल्स हैं। तो जब भी हम पाइथन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स। आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और इन्हीं को बोला जाता है रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स, जिसको अभी हम वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या है, और वही बात मैंने वहां पे की है जहां पर आपके लिए हर टॉपिक के लिए हर सब्जेक्ट्स के साथ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। क्योंकि मेरा ये मानना है केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जब आप इसी कोर्स को देखेंगे टेक विद्वान पे प्रीमियम कोर्स के साथ में। तो अब ये रूल्स क्या है, व्हाट आर दिस रूल्स? ठीक, तो समझना, एक एक करके हम रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल है फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वेरिएबल। मैं अभी वेरिएबल बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हम ये रूल वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर, मैं लिख रहा हूं यहां पे वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, है ना। मतलब कोई भी वेरिएबल का फर्स्ट लेटर या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। मतलब एक वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करूंगा तो ऐसे कर सकता हूं a1 इक्वल टू 100 या अंडरस्कोर a इक्वल टू 100, दैट इज वैलिड। अंडरस्कोर मतलब समझते हो ना, जो आगे लगता है, जो आगे लगता है। जैसे एक वेरिएबल है, मान लो रोल नंबर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 100। मतलब ये अंडरस्कोर मैं आगे भी लगा सकता हूं, बीच में तो लगा ही सकते हैं, खैर ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। और आप देखना पाइथन में तो कई बार डबल अंडरस्कोर के साथ भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा। वो बात की बात है कि इसको आगे पढ़ेंगे हम कि दीज आर कॉल्ड, ये प्राइवेट वेरिएबल कहलाता है या स्ट्रांगली प्राइवेट वेरिएबल कहलाता है। और इनको यूज तभी करना है आपको कि जब हम क्लास ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक पे आएंगे तब एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा अंडरस्कोर के साथ, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे डबल अंडरस्कोर के साथ, तो ये प्राइवेट कहलाएगा या स्ट्रांगली प्राइवेट कहलाएगा। तो अभी इनकी नीड नहीं है, लेकिन पाइथन सपोर्ट करता है। पाइथन ये बोलता है कि आप एक वेरिएबल के डिक्लेरेशन में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, दिस इज अलाउड। मतलब कोई इश्यू नहीं है, अंडरस्कोर के साथ आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्लियर हुआ, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सेकेंड रूल, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। नो स्पेस अलाउड मतलब आप वेरिएबल का नाम जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके नाम में कहीं भी बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा लिख दिया EMP नंबर, तो दिस इज इनवैलिड, ठीक है, बिकॉज आपने बीच में क्या लिख दिया है, स्पेस। तो स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर इस स्पेस को फिलअप कैसे करें? तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तीसरा रूल, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द वेरिएबल। एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। क्या मतलब समझ में आया? कि यदि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो आपको स्पेशल कैरेक्टर में, स्पेशल कैरेक्टर समझते हैं आप, हैश, @ ठीक है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। हैश, @ या
डैश। तो ये इन सारे स्पेशल कैरेक्टर में से आपको केवल कौन सा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है? अंडरस्कोर। तो एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर गलती से आपने ऐसा लिख दिया a#b इक्वल टू 100 तो ये एरर है, बिकॉज सच टाइप ऑफ कैरेक्टर नॉट अलाउड इन बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, फोर्थ रूल समझ में आ रहा है, क्लियर है? फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेस अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। समझना ठीक है। नो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, नो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम। नो रिजर्व वर्ड अलाउड। रिजर्व वर्ड मतलब क्या? तो आप देखो हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज में अपने पर्पस के लिए लैंग्वेज यूज करती है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो इंग्लिश के अपने कुछ रिजर्व वर्ड है ना जो इंग्लिश में यूज करते हैं, वो रिजर्व वर्ड है, वो किसी का नाम नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी, जैसे फैन, अब फैन एक रिजर्व वर्ड है जो फैन को इंडिकेट कर रहा है, पंखे को, तो किसी का नाम आपने सुना है फैन, कि भाई तेरा नाम क्या है, तो आपने बोला फैन इसका नाम है या पेन इसका नाम है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। तो वैसे ही पाइथन में टोटल 33 रिजर्व वर्ड होते हैं, ध्यान से समझना, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। ठीक है, पाइथन यूजेस 33 रिजर्व वर्ड, जावा यूजेस 52, सी यूजेस 32, पाइथन में 33 रिजर्व वर्ड होते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, एक कमांड होती है जिससे आप पूरी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम देख लेंगे, इट्स हार्डली 2 लाइन ऑफ कमांड, जिससे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि पाइथन में कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तब आपको बता दूंगा, राइट। तो इन 32 रिजर्व वर्ड में कुछ के नाम ले रहता हूं मैं यहाँ पे, इफ, एल्स, ठीक है, रेंज, अच्छा ये रेंज भी एक डेटा टाइप है, रेंज, इफ, एल्स, रेंज, ठीक है, इसके अलावा वाइल, ठीक, ये सब रिजर्व वर्ड, ऐसे टोटल 32 एलिफ, ऐसे टोटल 32 रिजर्व वर्ड है। ठीक, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब रिजर्व वर्ड है, दिस आर द रिजर्व वर्ड। ठीक, तो ये रिजर्व वर्ड आप वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू यूज रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि ये ऑलरेडी पाइथन अपने पर्पस के लिए यूज कर चुका है, पाइथन ऑलरेडी यूजेस दिस रिजर्व वर्ड। ठीक है, तो मैं आपको एक और बता दूं, मैं बीच बीच में इसलिए इंटरप्ट हो जाता हूं, थोड़ा सा वो बच्चों का भी ध्यान रखता हूं, बेचारों का जो सी और जावा से पाइथन में आ रहे हैं, ताकि उनको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि उनसे तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कई बार, राइट। पाइथन डोंट हैव स्विच केस, पाइथन में स्विच केस नहीं होता है। तो आप में से अगर किसी ने प्रीवियस लैंग्वेज में स्विच केस पढ़ा है तो भूल जाना, स्विच केस यू डोंट फाइंड इन पाइथन, पाइथन डोंट हैव अ स्विच केस कॉन्सेप्ट, डू वाइल लूप नहीं है। ठीक, ये सब रिजर्व वर्ड में आता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि स्विच केस ये सब रिजर्व वर्ड हुआ करते थे प्रीवियस लैंग्वेजेस में, बट इन प्रीवियस मतलब अभी भी वो लैंग्वेज है। ठीक है, बट हम प्रीवियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उनके बाद इसको पढ़ रहे हैं ना, जो लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आप पाइथन को अगर जावा के बाद पढ़ रहे हो या सी के बाद पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो प्रीवियस लैंग्वेज ही हुई ना, लेकिन जो फ्रेश है वो तो बहुत खुश है, मजेदार, कोई टेंशन ही नहीं है हमें, तो हमें पता ही नहीं है कि स्विच केस वहां होता क्या है, तो बात बिल्कुल सही है, हमें तो पाइथन यूज करना है। ठीक, तो ये जो है ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं, इफ, एल्स, रेंज, वाइल। तो इन रिजर्व वर्ड को आप मतलब एक आप ऐसा नहीं लिख सकते इफ इक्वल टू हेलो, क्योंकि इफ इज अ रिजर्व वर्ड, तो हम किसी भी डेटा को इफ में असाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। तो दिस आर द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग। अच्छा, फिफ्थ रूल जो हालांकि अब तो ये किसी में भी नहीं है, ये रूल भी नहीं है, खैर इसको तो रूल भी नहीं बोल सकता मैं, ये पुरानी लैंग्वेज में हुआ करता था कि वेरिएबल की जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर की होती थी, मतलब सी में, ठीक है, C++ में, लेकिन जावा, पाइथन में कोई लिमिट नहीं है, आप एक वेरिएबल को कितना भी लेंथ का डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर एक वेरिएबल को मैंने ऐसा डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल ए, ये वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया, इक्वल टू 100, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ द वेरिएबल इज नॉट मैटर इन पाइथन। आपका वेरिएबल कितनी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन अपनी लिमिट के हिसाब से डिक्लेयर करना वो तो ठीक है, उसने तो बता दिया कितना भी लिख दो, लेकिन हमें तो पता है ना जितना अपन हैंडल कर सकते हैं उतना ही लिखेंगे हम। तो दिस आर द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर, कि जब भी पाइथन में आप आइडेंटिफायर को यूज करें तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, आपको ये रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट, और या इसको सीधे आप आइडेंटिफायर के रूल बोल रहे हैं तो ये सब पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेस अलाउड, नाम में कोई स्पेस अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, नो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम, और लेंथ का कोई इश्यू नहीं, यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी लेंथ इन पाइथन।
तो ये ध्यान रखिए डेटा टाइप क्या होते हैं ये भी हमने बात की, और मैंने अभी आपको कुछ डेटा टाइप, मतलब हो सकता है कुछ डेटा टाइप मेरे से लिस्ट में छूट गए हैं क्योंकि वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अभी याद आया रेंज इज अ डेटा टाइप इन पाइथन, रेंज पाइथन में डेटा टाइप है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा काम बेसिक डेटा टाइप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग को लेके होगा। और जब टॉपिक आएगा आगे का डिक्शनरी का, सेट का, ठीक है, फ्रोजन सेट का, लिस्ट का, बाइट्स का, बाइट्स अरे का, तो ऑब्वियस सी बात है रेंज का तो सारे ही डेटा टाइप पढ़ाऊंगा, छूट भी गए तो डोंट टेक इट एनी टेंशन, ठीक। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड डेटा टाइप क्या होते हैं, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या है। इसके पहले लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिए थे, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स की बात करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट एंड आउटपुट मेथड इन पाइथन, कि कैसे हम पाइथन में यूजर से इनपुट लेंगे, कैसे हम डेटा को प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहां पर दो मेजर मेथड में हम बात करने वाले हैं, एक प्रिंट मेथड और एक इनपुट मेथड। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको डेटा कंसोल पे प्रिंट करना है, हाउ मेनी टाइप्स यू कैन प्रिंट द मेथड। ओके, यदि आपको यूजर से डेटा रीड करना है, देन हाउ इनपुट मेथड रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, हाउ मेनी वेज वी रीड द डेटा इन पाइथन। तो बात करते हैं यहाँ पे हम प्रिंट और इनपुट मेथड के बारे में, कि हाउ वी प्रिंट द डेटा इन पाइथन एंड हाउ द डेटा इज रीड इन डिफरेंट वेज, कैसे अलग अलग तरीके से हम पाइथन में डेटा रीड करेंगे। तो यहां पर आप देखो, यदि आपको लगता है कि आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि सर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, आई नीड टू ऐड द 2 नंबर फ्रॉम यूजर। ओके, तो यहां पर मुझे यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक। तो ये इनपुट अगर मैं ए में लेता हूं तो देयर इज अ मेथड इन पाइथन कॉल्ड इनपुट, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि आपको पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है, देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड इनपुट मेथड। ओके, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा a इक्वल टू इनपुट, तो इसका मतलब है कंसोल स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए आपका कर्सर तो रेडी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर इनपुट देना क्या है। आप अगर ऐसे सॉफ्टवेयर बना के यूजर को दोगे तो कर्सर रेडी है, लेकिन आउटपुट स्क्रीन तो ब्लैंक आ रही है ना, उसको यही नहीं पता कि कंसोल स्क्रीन पे करना क्या है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो एक मैसेज भी देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि आपको क्या इनपुट लेना है। जैसे मैंने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहां मेरे पास 2 चॉइस है कि या तो मैं इसके पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, प्रिंट स्टेटमेंट होती है पाइथन में कंसोल पे डेटा प्रिंट करने के लिए। ओके, और प्रिंट हमेशा डेटा, अगर आपको प्रिंट करना है तो वो डेटा आपको यहां लिखना है जो आपको प्रिंट करना है। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर एंड देन ए इक्वल टू इनपुट। तो अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, पहले मैसेज देगा एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर आप जो डेटा दोगे वो डेटा ए में असाइन हो जाएगा। तो या तो ये तरीका है कि आप प्रिंट भी लिखो और आप इनपुट भी लिखो, लेकिन ये 2 काम अलग अलग करने की बजाय हम पाइथन में क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट से प्रिंट का काम भी कर लेंगे और इनपुट का काम भी हो जाएगा। कैसे, देखो आप, ये जो इनपुट मेथड है इसका टास्क क्या है, आपसे डेटा लेके ए को देना, और जो आप इसको एज अ पैरामीटर दोगे, यहां जो देते हैं ना उसको पैरामीटर बोलते हैं, यहां जो आप लिखोगे ये उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो यदि मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये वो डेटा है जो प्रिंट होगा, और जो आप एंटर करोगे वो ए में असाइन हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर है, बजाय 2 बार स्टेटमेंट लिखने पर चॉइस इज योर्स। तो यदि मैंने अब लिखा ए इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सो दैट आई विल गेट द डेटा फ्रॉम यूजर, ये डेटा मुझे यूजर से रीड होके मिलेगा। अब इसमें भी एक चीज देखो आप, यदि मैं बी नाम के वेरिएबल में फिर से लेता हूं इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, मैंने फिर से एक नंबर एंटर किया, एंटर सेकेंड नंबर, तो अब मेरे पास ए नाम के वेरिएबल में एक डेटा है मान लो 10, और बी नाम के वेरिएबल में डेटा है मान लो 20। तो ये समझना, ये डेटा जो आपके पास मेमोरी में है वो 10 और 20 तो है, बट दिस इज बेसिकली 10 एंड 20। ये है 10 और ये है 20, ठीक है। अब ये 10 और 20 है, क्यों, क्योंकि इनपुट मेथड जब भी डेटा रीड करेगी इट ऑलवेज रीड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। आपको जो डेटा इनपुट मेथड से मिलेगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा होगा। और यदि आपने गलती से ऐसा लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी एंड प्रिंट, अब आपको c की वैल्यू प्रिंट करना है, सो प्रिंट मेथड को आप c नाम का वेरिएबल दे दो। ये तो सिंपल प्रिंट मेथड है, अभी आगे भी हम बात करते हैं इसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम आप देख लो जिसमें मेजरली इनपुट मेथड को समझ रहे हैं, ओके, कि इनपुट मेथड किस तरीके से डेटा रीड करती है, कितने तरीके से डेटा रीड करती है, और इसका
क्या मतलब वर्किंग है। ओके, अब इनपुट ने जो डेटा आपको दिया वो आपको मिला स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सी दिस वन 10 और 20। तो जब प्लस ऑपरेटर से आपने इसको जोड़ा तो एक्चुअली ये इंटरनली ऐसे जुड़े हैं 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, दिस बोथ आर स्ट्रिंग। और जब स्ट्रिंग जुड़ती है तो वो एडिशन नहीं होता है, जब स्ट्रिंग जुड़ती है तो वो कॉन्केटेनेशन होता है। तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एक्चुअली 1020 मिल जाएगा। इट इज नॉट 30, इट इज 1020। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ठीक है, इट इज 1020। अब आपने बोला सर मुझे तो 30 चाहिए था। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट से आप जब भी डेटा रीड करोगे, ठीक, इनपुट हमेशा आपको डेटा देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे वो डेटा स्ट्रिंग से इंट में चाहिए, ठीक, तो देयर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड इंट मेथड। मतलब एक्चुअली मुझे क्या करना है पता है? मुझे ये करना है कि जो डेटा रीड होके आ रहा है स्ट्रिंग में वो मुझे ए में मिल जाए इंटीजर में, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये 10 और ये 10 दोनों में डिफरेंस है। जो आ रहा है वो स्ट्रिंग है और जो चाहिए वो इंटीजर है। ओके, मतलब एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं पता है? हम एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बदलने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कि मुझे स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इंट में कन्वर्ट करना है, या कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको इंट को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना होगा फ्यूचर में कभी। तो यहां पर आप समझना, जब भी एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में बदलता है, अगर एक टाइप के डेटा को हम दूसरे टाइप में चेंज करते हैं तो ये दो तरीके से होता है। या तो ये अपने आप हो जाए या तो ये ऑटोमेटिक हो जाए, लेकिन पाइथन में ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो जब यहां पर हम बात कर रहे हैं, मतलब दो तरीके हैं। जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में बदलता है, तो यदि आप ये चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग इंट में चेंज हो, ओके, तो यहां पर देयर इज अ मेथड कॉल इंट मेथड। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? टाइप कास्टिंग। इसको समझना, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। मतलब इंट मेथड एक्चुअली क्या काम, किस पर्पस के लिए पाइथन ने दी है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा। जब एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बदलना है, सो वी गोइंग टू यूज दिस इंट मेथड। ठीक, तो अभी आपके पास डेटा किस टाइप का है? स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें? इंट में। तो ये स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखेंगे? हम क्या बोलते हैं यहां पे? तो ये इंट मेथड समझ में आई आपको? मतलब द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू इंटीजर। ऐसे ही इंट ही नहीं, आगे मैं अभी बहुत सारी मेथड बताऊंगा। देयर इज अ मेथड कॉल्ड फ्लोट टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू फ्लोट, बुल टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू बुलियन, str टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू स्ट्रिंग। तो जब भी एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू दिस, समझ में आई बात? मतलब किसी भी टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बदलना है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला है? टाइप कास्टिंग। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मीनिंग ये होता है टू चेंज वन टाइप ऑफ वैल्यू इनटू अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो ये सब टाइप कास्टिंग के लिए दी गई मेथड है। तो इनमें से अभी हम किस मेथड को यूज कर रहे हैं? इंट मेथड को। तो कैसे यूज करेंगे? दो तरीके हैं, देखो आप। या तो आप इनपुट ले लो और बाद में यहां पर लिख दो a इक्वल टू इंट ऑफ ए, मतलब जो ए में असाइन हुआ उसको इंट में टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने वापस ए में असाइन कर दिया। तो या तो हम ये कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहां इनपुट ही इंट टाइप में ले लूं। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? a इक्वल टू इंट ब्रैकेट में दिस स्टेटमेंट। समझना, मतलब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी, ढंग से लिख देते हैं इसको। a इक्वल टू इंट, इंट में पूरी इनपुट स्टेटमेंट लिख दी। देन अगेन b इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है और अगर वो इनपुट आपका इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, देन जस्ट आप डेटा लेते से ही टाइप कास्टिंग कर दो ना। तो अब आपने अगर इनपुट दिया मान लो 100, तो जो इनपुट आया वो 100 आया, लेकिन ए में पहुंचने के पहले इंट ने उसको क्या किया? इंट ने उसको, इसको देखो आप, इंट ने क्या किया? ये इंट से जब ये निकलेगा तो आपको ए में क्या मिल जाएगा? 100। Got my point? तो this int method is basically used to convert an string into integer. अब क्वेश्चन है सर, अगर मान लो मैंने 100 पॉइंट समथिंग दे दिया, तो अगर आपने 100.19 दिया तो है वो भी स्ट्रिंग, पर जब वो इंट में कन्वर्ट होगी तो आपको 100 ही मिलेगा, क्योंकि इंटीजर का जो नेचर है वो इंटीजर डेटा का है।
बात समझ में आ रही है? मतलब इंट ऑलवेज कन्वर्ट अ डेटा इनटू इंटीजर, जो भी डेटा आप दोगे वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद अगर मैं लिखता हूं c इक्वल टू a प्लस बी, और अगर मुझे c की वैल्यू प्रिंट करना है, अगर मुझे c की वैल्यू प्रिंट करना है विथ मैसेज, तो मैसेज के साथ हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे? वैल्यू, या ऐसा हमने लिख दिया फिलहाल अभी, एडिशन, एडिशन इज कॉमा सी। सिंपली हमने क्या लिख दिया? एडिशन इज सी। सो नाउ यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। अब अगर आपने दो नंबर एंटर करे, सपोज 100 और 10, सो यू विल गेट द रिजल्ट 110। तो इनपुट मेथड का यूज समझ में आ रहा है आपको, कि इनपुट मेथड से हम जब भी कोई डेटा रीड करेंगे, इट ऑलवेज रिटर्न द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। या आपको डेटा रीड करके देगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में जब डेटा रीड होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टाइप के फॉर्मेट में, ठीक। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो मुझे 2 बार इनपुट लेना है, तो 2 बार अलग अलग इनपुट लिखना पड़ रहा है। ओके, कैन वी टेक इनपुट इन अ सिंगल लाइन? मतलब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब कंसोल पे आप इसको रन करोगे तो आपको क्या करना है, मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरीके से, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। आपने वैल्यू दी 15, देन प्रेस एंटर बटन प्रेस करेंगे आप, फिर आप लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, फिर आप वैल्यू दोगे 20, तो आपको आउटपुट मिलेगा एडिशन इज दिस, या जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम पाइथन में सिंगल लाइन पे डेटा रीड कर सकते हैं? कैन इट इज पॉसिबल दैट वी रीड द डेटा इन अ सिंगल लाइन? तो यदि पाइथन में आपको सिंगल लाइन पे डेटा रीड करना है, तो क्वेश्चन आता है सर हमने तो कोशिश की थी कुछ इस तरीके से लिखने की, a कॉमा बी इंट, ठीक है, इनपुट एंटर 2 नंबर, ठीक, एंटर 2 नंबर, लेकिन ये एरर आ रही थी। तो बिल्कुल एरर आएगी क्योंकि ये सिंटेक्स नहीं है। ओके, तो पहले हम विदाउट इंट बात करते हैं, लेटर ऑन आई विल टेल यू कि हाउ टू रीड द डेटा इन सिंगल लाइन यूजिंग इंट, ठीक। लेकिन अगर आपको सेम लाइन पे डेटा रीड करना है, देन देयर इज अ मेथड इन पाइथन कॉल्ड स्प्लिट। एक पाइथन में मेथड है स्प्लिट मेथड, जिससे आप अपने इनपुट को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, ठीक। तो स्प्लिट मेथड को हम कैसे यूज करेंगे कि यदि आपको 2 डेटा में अपनी वैल्यू को स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 2 वेरिएबल, तो इसका सिंटेक्स क्या है, a कॉमा बी इक्वल टू इनपुट, अभी मैं इंट को यूज नहीं कर रहा हूं, a कॉमा बी इक्वल टू इनपुट एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर डॉट, देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्प्लिट मेथड, ठीक है, एंटर 2 नंबर डॉट स्प्लिट। तो यदि मैंने इस तरीके से लिखा a कॉमा बी इनपुट एंटर 2 नंबर डॉट स्प्लिट, तो विद दिस स्प्लिट मेथड यू कैन स्प्लिट योर इनपुट। तो अब ये ध्यान रखना कि जब ये मैसेज आएगा, तो प्रीवियस प्रैक्टिस से और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जब ये मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर, तो आपको डेटा कैसे एंटर करना है, आपने पहली वैल्यू एंटर करी 20, नाउ डोंट प्रेस एंटर बटन, क्योंकि अगर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे दैट इज एन एरर। ओके, तो आपको यहीं पे क्या करना है, यू हैव टू राइट एंटर 2 नंबर 20 स्पेस 10, 20 स्पेस 10। 2 नंबर एंटर करने के लिए आपको पहला नंबर देना है, फर्स्ट नंबर आपने क्या दिया 20, देन प्रेस स्पेस बटन एंड देन 10, एंड नाउ यू हैव टू प्रेस एंटर बटन। तो अब आपका जो भी है जब आउटपुट है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर मान लो मैं दोनों को प्रिंट करता हूं, तो मैंने अभी फिलहाल अलग अलग लिखा है, प्रिंट ए प्रिंट बी। अभी हम प्रिंट के बारे में भी काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। तो स्प्लिट इज अ मेथड बाय विच यू कैन स्प्लिट द डेटा इन सिंगल लाइन। ओके, लेकिन इस स्प्लिट में देयर इज एन ऑप्शन, जैसे अभी आपने देखा मैंने क्या किया, 20 के बाद स्पेस दी एंड देन आई एंटर द 10 वैल्यू, राइट। यदि आप चाहते हैं कि सर स्प्लिट करना है मुझे विथ कॉमा, ओके, स्प्लिट विथ कॉमा, कि मैंने वैल्यू दी 20 देन कॉमा 10, मतलब 20 कॉमा 10 से मुझे वैल्यू स्प्लिट करना है। सो हियर वी कैन यूज स्प्लिट में, आप सिंगल कोट में लिख दीजिए कॉमा, सिंगल कोट कॉमा। तो अब आपको अपना जो डेटा है वो स्प्लिट करना है सिंगल लाइन पे यूजिंग कॉमा, कि अब आप सिंगल लाइन में कॉमा से डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ यू कैन राइट एंटर 2 नंबर 20 कॉमा 10, तो आपको 2 वैल्यू रीड होके मिल जाएगी, राइट। लेकिन यहां भी एक कंफ्यूजन है कि यदि आपने, हालांकि जो सॉल्यूशन में बताऊंगा उसकी डिटेल में नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को आने में, लेकिन यदि आपको लगा सर मुझे 2 नंबर इनपुट लेना है और वो भी इंटीजर, और अगर आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया a कॉमा बी इक्वल टू इंट एंड समथिंग 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 एंड स्प्लिट, ठीक। सो दिस इज, ये स्प्लिट मेथड है, दिस इज अगेन एन एरर।
सिंगल लाइन पे अगर आपने डेटा रीड किया और अगर आप उसको टाइपकास्ट करोगे तो टाइपकास्टिंग विल शोज एन एरर, ये प्रोग्राम भी एरर शो कर देगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट में भी एरर ना आए, है ना, वी डोंट वांट टू शो एनी एरर इन दिस स्टेटमेंट, तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा कुछ, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सिंटेक्स अभी आप यूज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन पाइथन कॉल्ड मैप। हालांकि ये मल्टीपल तरीके हैं पर मैप इज द इजीएस्ट वे। यदि आपको लगता है यू वांट टू रीड टू वैल्यूज तो सिंपली आपको क्या लिखना है, मैप ब्रैकेट में इंट कॉमा एंड सेकेंड वैल्यू दिस, राइट, मैप इंट कॉमा इनपुट दिस एंड ये स्प्लिट का साइन और ये मैप, एंड बिफोर दैट यू हैव टू राइट a कॉमा b इक्वल टू दिस। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज करके बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैप को यूज करके आप डेटा को टाइपकास्ट कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली मैप कर सकते हैं। मैप इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कलेक्शन, वी विल डिस्कस इट लेटर, पर अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। अरे समझ में आ रही है बात? आप इसको आप यदि आपको लगता है कि आपको स्प्लिट भी करना है और इंटीजर कन्वर्जन भी करना है तो वी कैन मैप द स्प्लिट डेटा एंड असाइन इनटू a एंड b। तो अब इसके बाद यदि मैं लिखता हूं c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, एंड देन प्रिंट व्हाटएवर एडिशन इज कॉमा c, सो नाउ वी विल गेट योर प्रॉपर रिजल्ट। मान लो आपने दो नंबर दिए 50 और 30, तो आपको डेटा कैसे एंटर करना है, ध्यान से समझना। ये अगर आपकी कंसोल स्क्रीन है, सपोज दिस इज योर कंसोल स्क्रीन, मैसेज जब आएगा एंटर टू नंबर, तो यू हैव टू एंटर 50, 30, सो यू विल गेट द रिजल्ट एडिशन इज 80। तो विद द कॉमा आपने स्प्लिट भी कर दिया और आपका डेटा मैप हो गया इंटीजर में। सो दिस इज हाउ वी रीड द डेटा इन सिंगल लाइन। यदि आपको लगता है फ्लोट मैपिंग करना है तो आप यहाँ इंटी की जगह फ्लोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद है मैंने आपको बोला था डेटा बाय डिफॉल्ट जो एंटर होता है वो स्ट्रिंग टाइप के होता है, बट यूजिंग दिस इंट यू कैन कन्वर्ट योर डेटा। तो या तो आप दो अलग अलग लाइन पे रीड करें, और अगर आपको सिंगल लाइन रीड करना है तो दिस इज एन ऑप्शन, ओके। और यदि दो लाइन पे रीड करना है तो हम देख ही चुके हैं कि हाउ टू रीड द डेटा इन टू लाइन, कि दो लाइन में आप डेटा कैसे रीड करोगे। तो यदि मान लो यहीं पर आपने बोला कि सर मुझे इन दोनों में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, सिंपली यू हैव टू राइट a कॉमा b। अरे देखो आप, यदि मैंने आपसे बोला सपोज, चलो ये तो इंटीजर रीडिंग हुई, यदि मैंने आपसे बोला कि पाइथन में वी हैव टू राइट ए प्रोग्राम फॉर एंटर द रेडियस एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पर तो आपको एक ही वैल्यू रीड करना है, क्या यहाँ मैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर आप क्या करोगे, r इक्वल टू सिंपली ये लिखोगे ना इंट इनपुट, सॉरी इंट नहीं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो इंट के बजाय हम फ्लोट कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, r इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर। बट ये सिंगल लाइन डेटा है तो ये टाइप कास्टिंग आपने फ्लोट में कर ली। यदि आप मल्टीपल फ्लोट वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं, ये तो सिंगल फ्लोट वैल्यू है, सपोज आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना है वेयर यू हैव टू फ्लोट वैल्यू, तो फिर आप क्या लिखोगे, इंट की बजाय यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्लोट, सो दैट दिस सिंगल लाइन स्टेटमेंट विल रीड टू फ्लोट वैल्यू। तो हाउ टू रीड अ डेटा यूजिंग स्प्लिट, और स्प्लिट में आप कॉमा की जगह कुछ भी दे सकते हैं, दैट इज योर विश। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ इस तरीके से डेटा रीड करना है आपको कि जब दो वैल्यू आए एंटर टू नंबर, तो आप वैल्यू ऐसे रीड करना चाहते हैं कि आपने पहली वैल्यू दी मान लो 50 कॉलन 30, तो आप यहाँ कॉलन लगा दीजिए। तो जिस कैरेक्टर से आप स्प्लिट करना चाहते हैं यू कैन जस्ट यूज दिस कैरेक्टर, बट जनरली 90% केस में या तो स्पेस होता है या कॉमा होता है, तो स्पेस के लिए तो कुछ भी नहीं लिखना है, एंड फॉर कॉमा यू हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट। So this is how to read a data in a single line using split method. Okay, so I hope you guys can understand this concept. How to use print method in Python with the different ways. यदि आपको Python में print method को use करना है, अलग अलग तरीके से अगर आप print method को use करना चाह रहे हैं, then how we use print method in Python. Okay, तो चलिए देखते हैं इस concept को, लेकिन इसके पहले वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए प्लीज़, ताकि मैक्सिमम लोगों को इंटरव्यू क्लियर करने में परेशानी ना हो। तो जैसे आपको नहीं होने वाली है, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं प्रिंट मेथड के बारे में कि हाउ मेनी वेज वी यूज प्रिंट मेथड इन पाइथन, कैसे हम प्रिंट मेथड को यूज करेंगे, लेट्स सी। सिंपली अगर हम बात करें, सपोज यदि मेरे पास डेटा है ना, कि मतलब प्रिंट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की भी हम बात करेंगे। जैसे सपोज अगर मेरे पास डेटा है a इक्वल टू 10
एंड सपोज b इक्वल टू 20 एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इंटीजर डेटा। ओके, ये मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा है और अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यूज को प्रिंट करना है, ओके, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे अगर मान लो आपने लिखा c इक्वल टू a प्लस b, है ना, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं या तो इसको ऐसे लिखूंगा, या मैं लिखूंगा प्रिंट, देखो आप, एडिशन इज c। ठीक, आप सिंपली ऐसा लिखोगे कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, एडिशन इज c। पर आप समझना, हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट में हम इस चीज को ध्यान रखते हैं जब आप डेटा प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट वुड बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द यूजर, कि जो भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट देख रहा है उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। आपने बोला एडिशन इज 30, तो ही गॉट कंफ्यूज कि एडिशन किसका है, मतलब आपने तो वैल्यू फिक्स की हुई है ना, आपने तो 2 नंबर फिक्स कर दिए। तो प्रिंट करते टाइम अगर मैं यही आउटपुट देता एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, तो शायद रिजल्ट थोड़ा प्रॉपर समझ में आता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि पाइथन में आपको डेटा थोड़ा फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना है, वी वांट टू प्रिंट अ डेटा इन फॉर्मेटेड वे, ठीक, तो फॉर्मेटेड के लिए हम पाइथन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते हैं, है ना। वी हैव अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इन पाइथन टू विच वी आर गोइंग टू यूज विथ प्रिंट स्टेटमेंट। कि हम प्रिंट स्टेटमेंट में डेटा फॉर्मेटिंग करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज इन पाइथन टू फॉर्मेट योर डेटा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज करके हम पाइथन में किस तरीके से डेटा प्रिंट करेंगे, ओके। और प्रिंट मेथड का सिंटेक्स क्या है, चलिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे भी हम बाद में बात करते हैं। पहले तो ये कि प्रिंट मेथड का सिंटेक्स क्या है और प्रिंट मेथड कितने तरीके से डेटा प्रिंट करेगी यूजिंग दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ओके। तो प्रिंट मेथड जो है, आप देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। फर्स्ट, वॉट एवर द डेटा यू वॉन्ट टू प्रिंट दैट यू हैव टू राइट। इसके बाद देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड सेपरेटर, ठीक है, एंड देन देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एंड। मतलब आपको डेटा कौन सा प्रिंट करना है, ठीक है, उस डेटा के बीच में अगर आप कोई सेपरेटर यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड हाउ यू कैन एंड योर डेटा, आप अपना डेटा एंड कैसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब डेटा तो प्रिंट करना ही है, पर डेटा के साथ आप सेपरेटर को भी यूज कर सकते हैं और आप डेटा एंड भी कर सकते हैं। मतलब हाउ टू एंड द डेटा। अब ये सेपरेटर और एंड का मतलब क्या है, आई विल शो यू। फिर मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे आता हूं। ये है सिंटेक्स कि डेटा के साथ आप सेपरेटर और एंड को कैसे यूज करोगे। तो सपोज अगर हम बात करें, यदि मेरे पास है, अभी मैं इसको हटाता हूं क्योंकि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे अपन 2 मिनट में आते हैं, पहले आप इसको समझो, राइट। ए इक्वल टू सपोज 100, बी इक्वल टू सपोज 20, है ना। वी हैव दिस डेटा, ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 20, क्लियर है। अब यदि मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, प्रिंट, समझना ध्यान से, प्रिंट वैल्यू इज ए कॉमा बी, है ना। सपोज अभी मैंने ऐसा लिखा वैल्यू इज ए कॉमा बी, बट आई वांट दैट कि इस ए और बी की जो वैल्यू है इसके बीच में मुझे इस तरीके से कॉलन चाहिए। आई वांट कॉलन इन दिस टू, राइट। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, कॉमा सेपरेटर इक्वल टू डबल कोट्स में कॉलन, कॉमा सेपरेटर इक्वल टू डबल कोट्स में कॉलन। सो जितनी वैल्यू आपकी प्रिंट होंगी उन सारी वैल्यू के बीच में मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। अब वैल्यू इज ए और बी के बीच में मुझे मिलेगा सेपरेटर, मतलब दिस इज व्हाट 100 कॉलन 200, सॉरी 20, वॉट एवर द वैल्यू यू हैव। तो जब भी आपको 2 वैल्यू के बीच में सेपरेटर चाहिए, देन वी हैव द ऑप्शन इन दिस प्रिंट मेथड एसीपी, सेपरेटर। और यदि आप चाहते हैं कि आप जब डेटा, मतलब ये चॉइस की बात है, आपको यूज करना है या नहीं, दैट इज योर विश, बट पाइथन इज हैविंग एन ऑप्शन, ओके। यदि मैं चाहता हूं कि जब ये डेटा प्रिंट हो तो एट द एंड मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलना चाहिए, समथिंग, ठीक है, 10 कॉलन 20 एंड आई वांट एट लाइन एट द एंड। तो हियर अगेन कॉमा एंड देयर इज अ मेथड ऑप्शन कॉल्ड एंड equal to, and equal to. This and separate are basically used with print statement, and equal to and this one. So now whatever the data you write in the end, that will print end of the string. फिर आपने, अब आपका आउटपुट कैसा आएगा, value is, समझना, value is value of a and b and that is 100, but in between these two there is a separator, or and the end you will get this line. तो this is what the syntax of print method in Python, कि जब भी पाइथन में आप डेटा प्रिंट करेंगे, वी हैव एन ऑप्शन सेपरेटर एंड, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू कैन यूज इट। मतलब आपको करना ही है ऐसा नहीं है,
ये आपकी विश है, आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको यूज करना है देन पाइथन ने आपको ऑप्शन दिया है। ओके, तो प्लानिंग मेरी यहां पर यह भी है कि मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करूं, क्योंकि देखिए वीडियो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे डाउट्स भी आएंगे। तो यदि आपको लगता है कि सर लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि हमें लाइव मिलना है या इसी तरीके से चलने देना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लाइव इंटरेक्शन सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये तो एक तरीका हुआ डेटा को प्रिंट करने का। ओके, लेकिन अच्छा सेपरेटर एंड आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक, मैंने कॉलन लिखा है बट देयर इज योर विश। और अभी मैं एंड का एक और यूज आपको बताऊंगा कि विद द एंड वी कैन प्रिंट द डेटा इन सेम लाइन ऑल्सो। ओके, इसके अलावा आप समझना प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो मैं भी आपको बोल रहा था, वी कैन ऑल्सो गो फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हम प्रिंट के साथ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब क्या? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब जो आपके प्रिंट को फॉर्मेट करता है, राइट। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक, और जो रिजल्ट है अभी मैं फिलहाल सिंपल ले लेता हूं, चलो a = 500 b = 220। अब मैंने आपसे बोला इन दोनों की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, लेकिन मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए। c = मान लो मैंने लिखा a + b, ठीक। अब मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, एडिशन ऑफ 50 and 20 is 70। सॉरी 500 एंड चलो इसको 50 ले लेता हूं। एडिशन ऑफ 50 and 20 is 70। अब ये a और b की वैल्यू अभी तो चलो मैंने 50-20 लिखी है, तो आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। अगर ये वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, है ना, सपोज दिस इज इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b = int इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये मैंने इसलिए ली है ताकि आपको ये पता चले कि बस वैल्यू चेंज भी हो सकती है। मतलब अब ये तो इनपुट है, यूजर जो इनपुट देगा वो आपको यहां प्रिंट करना है, बट हियर व्हाट आई वांट, हियर आई वांट द वैल्यू ऑफ a, हियर आई वांट द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज वैल्यू ऑफ c। मतलब मुझे स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करना है, इन बिटवीन स्ट्रिंग के बीच में मुझे डेटा चाहिए, देन एंड चाहिए, फिर b की वैल्यू चाहिए, देन इस चाहिए, देन 70 चाहिए। ओके, यदि आप इस तरीके से अपने रिजल्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ओके, सो इन पाइथन वी हैव अ चॉइस एंड वी हैव अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कॉल्ड समथिंग लाइक दिस %d, ठीक है, %i। दिस बोथ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मतलब जहां भी आपको इंट की वैल्यू प्रिंट करना है, आप डायरेक्टली a और b तो नहीं लिख सकते ना। ओके, यदि आपको लगता है कि आपको बीच में इंट की वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे मैंने अभी लिखा था, तो एट दैट लाइन यू हैव टू यूज %d और %i। दिस बोथ इज यूज फॉर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। कि जब भी आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करना है, वी हैव अ चॉइस %d और %i। गॉट इट? देन आफ्टर यदि आपको लगता है कि आपके पास डेटा फ्लोट टाइप का है, देन विल गो फॉर %f। %f फॉर फ्लोट वैल्यू। मैं आपको समझाता हूं, पहले आप समझो। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब दिस आर कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मतलब डेटा को फॉर्मेट करने के लिए दिस आर द कैरेक्टर विच वी आर गोइंग टू यूज इन प्रिंट। कि ये वो कैरेक्टर हैं जिनको हम प्रिंट में यूज करेंगे, सो दैट हम हमारी स्ट्रिंग को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो %d एंड %i फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट वैल्यू, %s फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, so these are some of the special character given by Python for format the string. %d, %i, %f and %s. This both for integer, float and string. Okay? तो अब यहां पर आप देखो कि किस तरीके से हम डेटा की फॉर्मेटिंग करेंगे, समझना ध्यान से। और इसका सिंटेक्स क्या है? मान लो अगर मैंने लिखा c = a + b, और अगर मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, so now you can write in this way, addition of %d and %d is %d। ठीक, एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d, कॉमा परसेंट, मतलब ये सिंटेक्स समझना, % ब्रैकेट में a, b, c। मतलब सॉरी, देयर इज नो कॉमा हियर, डायरेक्टली यू कैन राइट डबल कोट्स। ठीक, एंड देन %
इनसाइड ए ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी। या मैं इसी स्टेटमेंट को पहले आपको सिंपल बताता हूं एक्चुअली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे काम कर रही है। यदि मैंने ऐसा लिखा वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी इज कॉमा परसेंटेज ए, सॉरी कॉमा, पहले आप इस लाइन को छोड़ो, पहले इसको समझो, परसेंटेज ए। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये वैल्यू ऑफ एज इट इज प्रिंट होगा एंड इनसाइड दिस परसेंटेज डी इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मान लो आपने एंटर की है 50, बी की वैल्यू आपने एंटर की है मान लो 20, तो ए की वैल्यू क्या है 50, वैल्यू ऑफ ए 50, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ 50 इज समथिंग लाइक दिस। ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है। तो जहां पर आपने परसेंटेज डी लिखा है इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल ए, बट हियर यू हैव टू यूज कॉमा, नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, देयर इज नो कॉमा, हियर यू हैव टू यूज परसेंटेज। ठीक, तो अब इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अगर आप, मतलब आप में से जो, हालांकि मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आई डू नॉट कंपेयर द थिंग्स, कोशिश करता हूं, लेकिन फिर याद आ जाती है उन बच्चों की भी जो सी बैकग्राउंड से आए हैं। तो अगर आप सी बैकग्राउंड से आए तो आपने वहां ये पढ़े हैं, परसेंटेज डी परसेंटेज एफ सी में भी होते हैं, बट हियर वी हैव एन अनदर परसेंटेज आई इज ऑल्सो देयर फॉर इंटीजर। ओके, तो अब आप देखो, यदि मैंने लिखा एडिशन ऑफ, तो क्या होगा, इस परसेंटेज डी की जगह मुझे ए की वैल्यू मिलेगी, सेकेंड परसेंटेज डी की जगह बी की वैल्यू, और थर्ड परसेंटेज डी की जगह सी की वैल्यू। तो व्हाट एग्जैक्टली आउटपुट आई विल गेट हियर, एडिशन ऑफ first percentage D, that is what, 50, and second percentage D, suppose 20 is, third percentage D is 70. So now it is a proper output. Addition of 50 and 20 is 70. Got my point? तो ये अभी क्यों percentage D क्यों? Because we have a data type integer. Similar way आप percentage D की जगह percentage I को भी use कर सकते थे. You can also use percentage I here. ठीक है, दो को परसेंटेज आई ले लिया, डी ले लिया, दोनों वैलिड है, ठीक है। और यदि सेम क्वेश्चन है और अगर आपका डेटा फ्लोट टाइप का है कि आपने दो इंट ना लेके दो फ्लोट वैल्यू ली है, ठीक है, यहां इंट की जगह आपको टाइप कास्टिंग फ्लोट से करना पड़ेगी, तो उस केस में मान लो ये एडिशन, ये क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग इंट वैल्यू, ठीक, और परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। लेकिन अगर सपोज सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन मैंने यहाँ टाइप बदल दिया, अब मैं आपको बोलता हूं दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर, कि दो फ्लोट नंबर को ऐड करना है, दिस इज ए इक्वल टू फ्लोट, दिस इज बी इक्वल टू फ्लोट, टाइप कास्टिंग की, फ्लोट में कर ली, एडिशन आ गया। अब यहां मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज एफ, हियर वी आर गोइंग टू यूज परसेंटेज एफ नाउ। सिंटेक्स समझ में, परसेंटेज एफ। तो अब अगर मान लो आपने डेटा दिया 10.9, 20.3, सो विल गेट रिजल्ट 30 पॉइंट समथिंग, जो भी रिजल्ट आएगा आपका, बट प्रॉपर आउटपुट कैसे आएगा, द प्रॉपर आउटपुट वुड बी एडिशन ऑफ एज इट इज, इस परसेंटेज एफ की जगह आपको ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, तो यू विल गेट द रिजल्ट एडिशन ऑफ, सपोज आपने दो वैल्यू दी है 20.13 और 10.19, तो यू विल गेट एडिशन ऑफ 20.13 एंड 10.19 इज, और जो भी आ रहा है 30 पॉइंट समथिंग। तो समझ में आया आपको परसेंटेज एफ का क्या यूज है, परसेंटेज डी का क्या यूज है, परसेंटेज आई, एंड सिमिलरली इफ यू हैव अ स्ट्रिंग सो यू विल गो फॉर परसेंटेज एस। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मेट द स्ट्रिंग, कि जब भी हमें प्रिंट स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर फॉर्मेटिंग दिस डेटा वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो पाइथन में ये जितने भी साइन मैंने लिखे ना, परसेंटेज डी, परसेंटेज आई, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, दिस आर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये पाइथन में कहलाती हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इनपुट मेथड के बारे में, इनपुट के अलावा प्रिंट मेथड में हमने अलग अलग फॉर्मेट देखे थे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो इसके अलावा लेट्स सी इफ एल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट वन बाय वन, लेकिन बिफोर दैट प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए और सबको बेनिफिट लेने दीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए वीडियो को, सो दैट ही और शी विल आल्सो गेट बेनिफिटेड, राइट। अब यहां पर आप समझना कि यदि मुझे पाइथन के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को परफॉर्म करना है तो मैंने आपको पाइथन का इंस्टॉलेशन पूरा बहुत अच्छे से बता दिया था, इवन हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम भी रन करके देख लिया था। लेकिन आप में से कोई भी अभी, अगर आप लोग परफेक्ट हैं देन इट इज ओके, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप आगे के एडिटर के बारे में ना सोचें, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बिल्कुल आगे के एडिटर पाइचार्म और
जुपिटर के बारे में भी बताने वाला हूं, राइट। लेकिन एटलीस्ट एज अ बिगिनर आप शुरुआत के 10 से 20 प्रोग्राम नोटपैड या आईडीएलई को यूज करें। हमने दोनों का कॉन्सेप्ट देखा था। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं पाइथन आईडीएलई, राइट। तो आई जस्ट ओपन दिस आईडीएलई एंड आई गो टू दिस न्यू फाइल, और यहां पर हम देखते हैं हाउ टू रीड डेटा इन सिंगल लाइन, कि सिंगल लाइन डेटा कैसे रीड करना है। लेकिन एक चीज और, प्रैक्टिकली अब हम कुछ नई चीजें भी देखेंगे यहाँ पे, आप समझना। जैसे अगर मुझे कोड कमेंट करना है, मतलब कोड कमेंटिंग क्या होती है, यदि आप कोई कोड लिख रहे हैं and you want that code will not be the part of a program, मतलब मुझे वो कोड को प्रोग्राम का पार्ट नहीं रखना है। जैसे मैं यहां पर एक हेडिंग देना चाहता हूं, दिस इज अ टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर इनपुट, है ना। एक हेडिंग दे दी मैंने, ताकि कभी भी इस प्रोग्राम को मैं देखूं तो मुझे एटलीस्ट समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम मैंने किस चीज के लिए लिखा है। ओके, अब यदि मान लो मैं इसके बाद चलो प्रोग्राम लिख देते हैं अपन, तो हमने स्प्लिट मेथड देखी थी, उसी को अपन अप्लाई करके देखते हैं। क्या लिखा था हमने, a कॉमा बी इनपुट एंटर टू नंबर, ठीक है, एंटर टू नंबर डॉट स्प्लिट, एंटर टू नंबर डॉट स्प्लिट, मतलब इट्स अ टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर इनपुट इन सिंगल लाइन। समझ रहे हैं? तो स्प्लिट मेथड हमने इसीलिए पढ़ी थी। अब अगर आप स्प्लिट में कुछ भी नहीं देंगे, तो याद है मैंने आपको बताया था योर डेटा विल स्प्लिट बाय स्पेस। तो लेट्स ट्राई दिस। और ये एक चीज और देखते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि इनपुट मेथड जो भी डिफॉल्ट डेटा आपको देगी दैट इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को अगर मैं जोड़ूंगा तो दिस इज कॉन्केटेनेशन। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इनपुट मेथड का जो रिटर्न वैल्यू है वो आपको स्ट्रिंग मिलता है। ठीक, लेट्स चेक, सेव दिस। अब इसके लिए मैंने आपको बोला था, इफ यू रिमेंबर, कि आप अपना एक फोल्डर बना लें और सारे प्रोग्राम अपने फोल्डर में रखें। जैसे मैंने ये बना लिया है, और यहां पर मैं लिख देता हूं इसको टेस्ट, सपोज test1 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। आप प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, दैट इज योर विश। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं यूजिंग F5। तो ये रन का ऑप्शन यहां पर भी आ रहा है, एंड शॉर्टकट इज F5। अब देखो आप, जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये ऊपर लाइन ने एग्जीक्यूशन में एरर दे दी, क्योंकि अब यदि मैंने ये हेडिंग लिखी है तब भी कंपाइलर इसको एग्जीक्यूशन का पार्ट मान रहा है। Got it? तो यदि मैं चाहता हूं कि दिस लाइन विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट बट आई कीप दिस लाइन इन माय कोड, तो जस्ट राइट हैश। ये जो हैश होता है इसको पाइथन में हम बोलते हैं कमेंट, एंड इट्स अ सिंगल लाइन कमेंट, इट्स अ सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो ये हमने लिख दिया हैश, दिस इज द टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर इनपुट इन सिंगल लाइन। ओके, नाउ व्हेन आई रन दिस, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, ठीक, तो ये मैसेज मुझे मिला। अब देखो आप, अगर आपने स्प्लिट मेथड को यूज किया है और अगर आप डेटा इस तरीके से एंटर करोगे जैसे मैं करके आपको बता रहा हूं, नो डाउट इट्स एन एरर कि आपने 12 के बाद एंटर बटन प्रेस कर दिया, एंड इट इज एन एरर, वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यू, क्योंकि आपने स्प्लिट मेथड अगर यूज की है तो एटलीस्ट, मतलब आपको डेटा सिंगल लाइन में लिखना है, क्योंकि आपने दो इनपुट लिए हैं और आपने स्प्लिट करने के लिए बोला है ऑन अ सिंगल लाइन, राइट। तो इसीलिए फिर से हम इसको रन करते हैं, वापिस से फाइल में आते हैं, रन दिस, और यहां पर मैंने लिखा फिर से 12 स्पेस 10 and then I'll get the result 1210। अब ये 1210 क्यों आया? क्योंकि see this one, ये जो वैल्यू है ये मैंने कॉन्केट करी है ना, मतलब ये कॉन्केटिनेशन है, क्योंकि इनपुट आपको मिल रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था अगर आपको इनपुट दोनों वैल्यू सिंगल लाइन में लेना है और इनपुट भी इंटीजर चाहिए, मतलब रीड द डेटा, रीड द इनपुट इन सिंगल लाइन, राइट। तो हमने एक मैप का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, मैंने यहां पर लिखा था मैप, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी आगे, बट फिलहाल अभी हम इसको जस्ट यूज करते हैं मैप। ठीक, नाउ जस्ट चेक दिस प्रोग्राम। अब मैं इसको सेव करता हूं एंड आई रन दिस, अगेन इट आस्क मी। अब मैंने लिखा 12 स्पेस 10, सो आई विल गेट द रिजल्ट 22। मतलब नाउ आई विल रीड द डेटा इन इंटीजर फॉर्मेट। अब जो डेटा रीड हुआ है वो इंटीजर डेटा रीड हुआ है। गॉट इट? तो प्रैक्टिकली आप चीजों को जब तक चला के नहीं देखेंगे तब तक आप प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड पे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, सी दिस वन। अब यदि मैं चाहता हूं कि यही स्प्लिट मुझे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से करना है, तो मैंने यहां पर सिंगल कोड में सपोज कॉमा लिख दिया, वॉट एवर द कैरेक्टर यू वांट, मैंने लिखा हुआ है कॉमा, ठीक, एंड देन अगेन आई रन दिस। अब मैंने यहां पर लिखा मान लो 12, तो अब मुझे कॉमा कंपलसरी लगाना है, 12 कॉमा 10 एंड रिजल्ट इज 22। गॉट इट? तो समझ में आया कैसे हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। अब कॉमा की जगह कोई और भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक, लेकिन जनरली हम
अगर सिंगल लाइन डेटा रीड करते हैं तो मोस्टली वी आर यूजिंग कॉमा। ठीक, अब मैं इसको कमेंट करता हूं एंड आई कैन राइट सम अनदर कोड, मतलब मैं एक ही पेज पे कोड लिख के बता रहा हूं आपको। अब याद है मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था और मैं कोशिश करूंगा कि हम उसी एग्जांपल को प्रैक्टिकल में कंसीडर करें जो हमने बोर्ड पे पढ़े हैं। और आप में से अगर कोई लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप इस सेशन को अटेंड कर लें सो दैट आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर थ्योरी बिना पढ़े अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन थ्योरी क्लास में किया हुआ है। ओके, सो लेट्स टेक, अगर मान लो मैं यहां पर लेता हूं वेरिएबल, मतलब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। ठीक, तो फॉर्मेटिंग के लिए चलो इसी प्रोग्राम को देखते हैं। यदि मैंने बोला दिस आर द टू नंबर और अब मुझे इसका एडिशन प्रिंट करना है लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग करके। ठीक, तो सी दिस वन, यहां पर मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, एंड प्रिंट एडिशन इज परसेंटेज डी। याद है, ये समझ में आया, परसेंटेज डी, एडिशन इज परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। एडिशन ऑफ, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, जो दो नंबर में दूंगा, मान लो अगर मैंने दो नंबर दिए 50 एंड 20, तो मुझे आउटपुट चाहिए एडिशन ऑफ 50 एंड 20 70। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन द थ्योरी क्लास। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमा परसेंटेज ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी देयर इज नो कॉमा। ठीक है, डायरेक्टली यू कैन राइट एडिशन ऑफ परसेंटेज डी, तो फर्स्ट परसेंटेज डी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, second percentage d will print the value of b and third percentage d will print the value of c. This is what formatting of the string in python, कि जब भी आपको python में string formatting करना है so we'll go for this concept. Let's try, save it. ठीक, suppose if I enter 20 comma 10, addition of 20 and 10 is 30. This one, addition of 20 and 10 is 30. आई बात समझ में? ठीक है, तो कैसे आपको स्प्लिट करना है, कैसे आपको फॉर्मेटेड वे में डेटा प्रिंट करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डेटा को फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करेंगे। ये तो हमने बात की फॉर्मेटिंग की। ओके, लेकिन इसके अलावा, मतलब मैं एक एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, नाउ यू कैन रन द कोड एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये अभी हम एक एक करके एग्जांपल देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जहां पर हमने बात की थी सेपरेट और एंड की, है ना, मतलब यू कैन सेपरेट योर डेटा और यू कैन एंड, मतलब एंड आपको किससे करना है। ठीक है, जैसे यदि मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे वी हैव अ टू वेरिएबल ए इक्वल टू सपोज 100, बी इक्वल टू सपोज 200 एंड सी इक्वल टू सपोज 300। ठीक है, तीन वेरिएबल है एंड वी हैव थ्री डेटा। यदि मैंने ऐसा लिखा प्रिंट वैल्यू इज ए कॉमा बी कॉमा सी, फिलहाल अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं वैल्यू इज ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके, एंड आई जस्ट सेव दिस एंड रन इट। मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 100 200 300। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इन वैल्यूज के बीच में कुछ सेपरेशन चाहिए। तो याद है मैंने आपको सेपरेशन के लिए ऑप्शन बताया था, इन प्रिंट मेथड वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड सेपरेट। ठीक है, वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड सेपरेट इक्वल टू कॉलन। ठीक, लेट्स चेक। ये देखो आप, दिस इज व्हाट सेपरेशन। सेपरेट इक्वल टू कॉलन से क्या हुआ, जो वैल्यूज आई उनके बीच में क्या आ गया, सेपरेशन। ये कॉलन की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, आपको समझ में, जब तक मैंने सेपरेशन नहीं लिखा था तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा था, लेट्स सी। अगर आपने सेपरेट नहीं किया यू विल गेट 100 200 300, बट आफ्टर सेपरेशन अगर मैंने सेपरेशन लिख दिया सो आई विल गेट द वैल्यू 100 कॉलन 200 कॉलन 300। ये पढ़ा है हमने, डोंट वरी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट प्रैक्टिकल के पहले एक बार थ्योरी लेक्चर जरूर देख लें आप। ऐसे ही मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एंड इक्वल टू, आपको एंड किससे करना है, तो आप एंड में कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, जो भी आपको मैसेज देना है। मान लो मैंने लिख दिया ये एंड विथ स्टार। ठीक है, आई वांट टू एंड दिस वैल्यू विथ स्टार। ठीक, तो ये एंड में स्टार आ गए, यू विल गेट स्टार इन एंड, गॉट इट। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि यस, इन पाइथन
द कोड विल एग्जीक्यूट परफेक्टली। सिमिलरली मैंने आपको प्रिंट मेथड में बताया था कि यू कैन यूज, जैसे मैंने लिखा मान लो डेटा फ्लेयर, है ना, मतलब ये फिर से इसको भी देख लो, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई डेटा फ्लेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, याद है पढ़ा था ये, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विद स्ट्रिंग, डेटा फ्लेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गेट रिजल्ट, डेटा फ्लेयर डेटा फ्लेयर डेटा फ्लेयर डेटा फ्लेयर डेटा फ्लेयर, मल्टीपल टाइम यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस इज व्हाट प्रिंट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट हमने देखा, फॉर्मेटिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हाउ टू फॉर्मेट द डेटा। तो कभी भी आपको लगता है कि आपको अपने रिजल्ट की फॉर्मेटिंग करना है या डेटा इनपुट लेना है, ठीक, सिंगल लाइन पे इनपुट लेना है, सो यू कैन रीड द डेटा इन सिंगल लाइन, ठीक। ऐसे ही हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, इफ यू रिमेंबर, फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट, है ना। वही एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो आप, मैं कोड कमेंट करते जा रहा हूं ताकि बार बार मुझे नई फाइल ना बनानी पड़े, आप हर प्रैक्टिकल के लिए नई फाइल भी ले सकते हैं, ठीक। याद है एग्जांपल जहां पर हमने लिया था रोल नंबर इक्वल टू 100, है ना, नेम इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया विवेक, ठीक, एंड एज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 35, रोल नंबर इक्वल टू 100, नेम इक्वल टू विवेक, एज इक्वल टू 35, सपोज ये वैल्यू है एंड आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू इन फॉर्मेटिंग, मतलब मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना है, ओके। तो आपको याद है हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, str इक्वल टू, एक वेरिएबल आप लीजिए str, थ्योरी क्लास पढ़ी है हमने, डोंट वरी, वहां पर सब एक्सप्लेनेशन है। मैं चाहता हूं मुझे आउटपुट चाहिए नेम इज एंड देयर इज अ प्लेस होल्डर, मतलब यहां पर मुझे रोल नंबर की वैल्यू चाहिए। अभी मैं आपको डेटा इनपुट लेके भी ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, डोंट वरी। अभी तो पहले एक बार हम ये देख लें, नेम इज ये प्लेस होल्डर, एंड मान लो नेम इज के बाद मैंने लिखा एंड, सॉरी फर्स्ट वन इज रोल नंबर, तो यहां लिख देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर इज, ठीक है, एंड देयर इज अ प्लेस होल्डर, मतलब जब आपको बीच में कहीं वैल्यू इंसर्ट करना है, इफ यू वांट टू इंसर्ट द डेटा इन बिटवीन द स्ट्रिंग, अगर आपको बीच में कहीं डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप बीच में डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, क्योंकि कॉमा लगा के सेपरेशन नहीं कर सकता ना, ये स्ट्रिंग यहां कंप्लीट करी है, सो दैट वील गो फॉर दिस प्लेस होल्डर कॉन्सेप्ट। तो फिर हम ये प्लेस होल्डर कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आप देखो मैंने अगर लिखा रोल नंबर इज प्लेस होल्डर, नेम इज प्लेस होल्डर, एंड एज इज, एंड देन अगेन प्लेस होल्डर। अब इन तीनों प्लेस होल्डर को मैं, मुझे क्या करना है, फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपकी str है। अब मैं यहाँ पर तो सेम लाइन पे भी आप लिख सकते हैं, और यू कैन राइट डाउन str डॉट फॉर्मेट, str डॉट फॉर्मेट। अब किसको किससे रिप्लेस करना है, तो आपने अगर कोई सीक्वेंसिंग नहीं दी है प्लेस होल्डर में, तो आप जो भी वैल्यू यहाँ फर्स्ट लिखेंगे वो फर्स्ट से रिप्लेस हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू सेकेंड से रिप्लेस हो जाएगी, जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखा rno कॉमा नेम कॉमा एज, got it, rno comma name comma age, so that this roll number replaced with first one, name is replaced with second one, and age is replaced with third one. Let's see, check कर लेते हैं इसको एक बार। Okay, sorry, I didn't print the data, that's why। अगर इसको प्रिंट करेंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा ना, I'll just directly print it, print, so this one, roll number is 100, name is Vivek, age is 35, got it। और यदि मान लो आपने यहां लिख दिया 0 1 and 2, तो फिर भी ये वही सीक्वेंस फॉलो करेगा, क्योंकि 0 का मतलब है द फर्स्ट पैरामीटर रिप्लेस विद दिस वन, सेकंड पैरामीटर रिप्लेस विद दिस वन, एंड थर्ड पैरामीटर रिप्लेस विद दिस वन। तो अब क्या होगा, जो पहली वैल्यू है वो रिप्लेस होगी 0 से, तो अभी भी आउटपुट आपको सेम मिलेगा, सी दिस वन, रोल नंबर इज दिस। लेकिन आप देखो यहां पे, यदि मान लो मैंने थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूं सो दैट विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। यदि देखो आप गलत, अब मैंने अगर मान लो यहां पर लिख दिया नेम एज, ठीक है, कॉमा rno, तो अब मेरा रिप्लेसमेंट कैसे होगा पता है, पहली वैल्यू 0 रिप्लेस विद नेम, एज रिप्लेस विद, सॉरी नेम रिप्लेस विद रोल नंबर, एज रिप्लेस विद नेम, एंड रोल नंबर रिप्लेस विद एज, मतलब सब मिक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख दिए हैं, आई राइट एन इंडेक्स नंबर, गॉट इट, ठीक। तो सी दिस वन, ये देखो आप, रोल नंबर की जगह आ रहा है रोल नंबर इज विवेक, नेम इज 35, एज इज 100,
तो एवरीथिंग इज मिक्स अप। रीजन समझ में आया? रीजन इज दैट जब आपने 0 लिखा है तो वो पहले को मान रहा है फर्स्ट इंडेक्स नंबर, सेकंड इज एंड थर्ड वन इज दिस। क्लियर है? तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और एक और मैंने आपको बताया था, आप उसको भी टेस्ट करके देख सकते हैं, जहां पर हमने पैरामीटर के नाम दे दिए थे, rn इक्वल टू दिस, है ना, एज इक्वल टू दिस। तो आप यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इनपुट एंड आउटपुट मेथड इन पाइथन। इस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे जाते हैं। कहीं भी टॉप मोस्ट एमएनसीज में सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ओके ये आंसर क्या होगा बता दीजिए, 2 नंबर को ऐड कर दीजिए। एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम तो हर कोई बना देगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कि जहां पर आप मैक्सिमम कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कंपनी जब आती है तो वो सिलेक्शन करने नहीं आती, रिजेक्शन करने आती है। कंपनी हमेशा, आप ध्यान रखिए कि अगर वो 2000 बच्चों में से 10 को लेके गई है तो रिजेक्ट ज्यादा को करके गई है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आना है तो यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। और ऐसे एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको टेक विद्वान पे हमारे प्रीमियम कोर्स में मिलेंगे, जहां पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस, असाइनमेंट, क्विजेस किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक एक टिप्स वहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए कि व्हाट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप के ऑपरेटर हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है, और किस तरीके से हम ऑपरेटर को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आप सबको पता है, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, रूल नंबर 1 जो आपको परफॉर्म करना है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के नीचे आपको हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप उस वेबसाइट पे जाके पाइथन का पूरा स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसे भी आप रेफर करें ताकि आप लोगों को कहीं भी इंटरव्यू में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, वीडियोस तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, लेक्चर्स तो हमारे चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वहां रेफर करके स्टडी मटेरियल को एक बार देखें एंड यूज इट। तो चलिए आते हैं हम अब यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट देखा, मैंने आप लोगों को पाइथन इंस्टॉलेशन बता दिया था, पाइथन में डेटा टाइप पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हालांकि अभी मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। देखिए मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप लोगों से ये है कि डेटा टाइप तो मैंने लिस्ट में काफी लंबे लिखे हैं, लेकिन सारे अभी हमें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कारण क्या है, एट द बिगिनिंग लेवल अगर मैं भी आपको बाइट्स या बाइट्स अरे के बारे में बताऊंगा या सेट के बारे में बताऊंगा तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि डे 1 से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यू आर अ बिगिनर फॉर पाइथन, और है ना, हमारी कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है, हमें नहीं पता कि बस प्रीवियस लैंग्वेजेस कौन सी है। ठीक, तो अब आप देखो यहां पे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा को लेके तो बात की कि पाइथन इंटीजर टाइप का डेटा यूज करता है, पाइथन फ्लोट टाइप का डेटा यूज करता है, ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग है, पाइथन में नन टाइप का डेटा है, पाइथन बाइट्स अरे को यूज करता है, ठीक है, पाइथन में सेट है, डिक्शनरी है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन आप एक चीज बताइए, एक प्रोग्राम में क्या अकेला डेटा कोई काम कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला चलिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, है ना, जब सपोज करो आपको मैंने बोला कि एक नंबर इनपुट करना है, आपने इनपुट ले लिया, आपने नंबर यूजर से ले लिया, अब क्या करना है उसका सर? या अगर मैंने बोला 2 नंबर आप इनपुट लो, अब आपने इनपुट ले लिया, लेकिन उसका करना क्या है? जो इनपुट आपने लिया है उसका करना क्या है? तो डेटा पे जब भी हम बात करते हैं कि बॉस मेरे पास डेटा है, अब उस डेटा पर मुझे अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अगर मुझे लगता है कि बॉस इस डेटा पर मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहां पर हमारी नीड होगी ऑपरेटर्स की। तो मैं अगर आपको बोलूं कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है डेटा और ऑपरेटर, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि लैंग्वेज कितने टाइप के डेटा को यूज करती है, तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। अब चलिए डेटा आ गया, डेटा आपके पास है, लेकिन उस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब तक हमें यह पता नहीं होगा हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो अब यहां पर मैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑपरेटर की हम बात करेंगे, ठीक, कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पाइथन किन किन ऑपरेटर को यूज करता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहां पे हम ऑपरेटर्स के बारे में, और 1 बाय 1 हम यहां पे एक एक करके सारे ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम लिस्ट ऑफ ऑपरेटर समझिए कि लिस्ट ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट। तो यहां पर आप समझना कि जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो
ऑपरेटर मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर? तो हम बोलते हैं द सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। वो सिंबल जो प्रोग्रामिंग में किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। तो जब हम पाइथन में ऑपरेटर की कैटेगरी की बात करते हैं, है ना, ये टाइप नहीं है, ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड कैटेगरी। ये मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी की, ठीक है। तो पाइथन ने अपने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की 3 कैटेगरी होती है। वन इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, एंड थर्ड इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ये 3 कैटेगरी होती है किसी भी ऑपरेटर की, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3? यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? चलिए बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर ये ऑपरेंड क्या होते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेंड? ठीक है, ऑपरेंड मतलब आप देखो, जैसा फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैंने लिखा 50 + 10, तो जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड कहलाते हैं। इन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेंड, एंड वो परफॉर्म एन ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर कहलाता है, और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां 50 और 10 कौन है, ऑपरेंड, और प्लस कौन है, ऑपरेटर। तो अब मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछता 50 प्लस, व्हाट इज द आउटपुट? जैसे मैंने यहां पूछा C = 50 प्लस, तो आपने बोल दिया 60। बट यदि मैं आपसे यहां पूछता हूं C = 50 प्लस, तो व्हाट इज एन आउटपुट? तो सर क्वेश्चन ही गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 ऑपरेंड की। ये बिना 2 ऑपरेंड के काम ही नहीं करेगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है, ऐसे ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑपरेटर मैं आपको पाइथन में बताऊंगा जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे हम एक टाइप पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, वहां पर एक ऑपरेटर आएगा नॉट। तो यदि मैं लिखूंगा नॉट 5, ठीक है, सपोज मैंने आपसे पूछा नॉट 5, तो ये नॉट ऑपरेटर जो है, ये पढ़ेंगे अभी आके, डोंट टेक ए टेंशन, इसको कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, सिंगल। तो ये कहलाता है यूनरी ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। या अगर मैंने आपसे बोल दिया सपोज प्रिंट -5, तो व्हाट इज आउटपुट? तो इसका आंसर आएगा -5, है ना। या अगर मैंने ऐसा लिखा सपोज A = -5, ठीक, तो ये माइनस जो है ये बाइनरी यूनरी दोनों में आता है, क्योंकि अगर ये सिंगल ऑपरेंड पे भी काम करता है और ये 2 ऑपरेंड के साथ भी काम करता है। तो ये ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, और जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ऑपरेंड की होती है वो कहलाते हैं यूनरी। तीसरे होते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब जो बेसिकली कंडीशन के लिए काम करते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो कंडीशन के लिए काम करते हैं, इन्हीं को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे अपन, इफ एल्स, हम देखेंगे इफ एल्स को लेके कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। जैसे पाइथन में सपोज अगर मैंने बोला C = 10 इफ C = 10 इफ 10 > 5 एल्स 5, तो इसका क्या मतलब, वो ये जो इफ और एल्स है इनको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, है ना। क्या बोला हमने, C में 10 असाइन होगा अगर 10 5 से ग्रेटर है, नहीं तो 5 असाइन हो जाएगा। तो ये जो ये जो इफ और एल्स है ना, इनको हम पाइथन में 2 तरीके से पढ़ेंगे। ये कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में भी आते हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहलाते हैं, इफ एल्स, एलिफ, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन आगे। इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ओके। तो ये जो 3 है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी डिफरेंस समझ में है, बाइनरी मतलब जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है, जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ऑपरेंड की है, और जो कंडीशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब इन 3 कैटेगरी को मिला के, है ना, तीनों को अगर मिला लिया जाए तो पाइथन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन से होते हैं समझना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, ठीक। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन, कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक, एक बार लिख लीजिए आप, फिर अपन बात करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर,
थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज कंडीशनल ऑपरेटर, फिफ्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, सिक्स्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर, सेवेंथ इज अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, सेवेंथ इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिकल हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये बिल्कुल एक यूनिक ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाइन्थ इज मेंबर ऑपरेटर, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर, इस पे भी हम बात करेंगे। व्हाट इज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर, मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, या मेंबर ऑपरेटर भी कहते हैं इनको। तो ये है पाइथन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं। देखते हैं वन बाय वन हम इनको। ऐसे ऑपरेटर जिनका यूज हम पाइथन में कुछ अर्थमेटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक ये जो होता है, एक होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, मॉड, ठीक, एंड देन 2 स्टार, समझना इसको। ये दिस आर अर्थमेटिकल ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, और ये जो है ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। तो अभी अपन बात करते हैं डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। देन मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंटेज को मॉड ऑपरेटर कहते हैं, और ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। हालांकि इसको हम अलग भी ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल को, लेकिन जनरली इसको अरिथमेटिकल की कैटेगरी में ही लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, लास्ट वन, ठीक। तो अब ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर आप देखो, जो सिंपल है वो तो सिंपल ही है, हमें पता है प्लस क्या काम करता है पाइथन में, टू यूज एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज, जब भी 2 वैल्यूज को ऐड करना है विल गो फॉर प्लस ऑपरेटर। हालांकि जो प्लस ऑपरेटर है, जैसा फॉर एग्जांपल यदि मैंने लिखा प्रिंट 50 + 10, ठीक है, अब इस प्लस ऑपरेटर के बारे में सुनना। ये जो प्लस ऑपरेटर है, दिस इज यूज्ड फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। ये एडिशन भी करेगा और कॉन्केटिनेशन भी करेगा। अब एडिशन और कॉन्केटिनेशन में डिफरेंस क्या है, यदि प्लस ऑपरेटर को आपने 2 नंबर के बीच में यूज किया है ना, इफ दिस 2 आर 2 इंटीजर वैल्यूज देन यू विल गेट द रिजल्ट एडिशन, ये 60 आएगा। बट यदि इसी प्लस ऑपरेटर को मैंने 2 स्ट्रिंग के साथ यूज किया, जैसे अगर सपोज मैंने लिखा डेटा प्लस फ्लेयर, ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मान लो डेटा प्लस फेयर, तो यू विल गेट द रिजल्ट डेटा फ्लेयर, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। लेकिन ये ध्यान रखना, या तो दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए या दोनों वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है सर, अगर ऐसा लिख दिया प्रिंट, मान लो डेटा प्लस 10, ठीक है, डेटा प्लस 10, तो दिस इज एन एरर, ये एरर आ जाएगी, दिस इज अ टाइप एरर, ठीक है। मतलब या तो प्लस ऑपरेटर को ऐड करने के लिए दोनों नंबर चाहिए, या प्लस ऑपरेटर दोनों स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेट करेगा। लेकिन डिफरेंस ये है, ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं एडिशन, ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्केट। कॉन्केट मतलब मर्जिंग ऑफ 2 वैल्यूज, जब 2 वैल्यू मर्ज होती है तो वो कॉन्केटिनेशन कहलाता है। तो प्लस ऑपरेटर एडिशन भी करता है और कॉन्केटिनेशन भी करता है, बट डिफरेंस ये है, इफ ऑल द वैल्यूज आर number then it perform addition, if all the values are string then it performs concatenation, but there is no merging of string plus number, है ना, string और number के बीच में प्लस नहीं होता है। ये अगर आपने इस तरीके से किया तो neither it is concatenation nor it is addition, this is a simple error, type error, क्लियर है। तो ये प्लस का टास्क है कि जब भी हमें एडिशन करना है या कॉन्केटिनेशन करना है, देन इन पाइथन विल गो फॉर दिस प्लस ऑपरेटर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, तो ये तो पता है, जब भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है देन विल गो फॉर माइनस। अगर सिंपली लिख देता हूं फिर भी एक बार, अगर मैंने लिखा 10 - 5, so I'll get the result 5 here, and this is not any, this operator is not used for any concatenation, क्योंकि माइनस के साथ कोई concatenation नहीं होता है, राइट। तो दिस इज सिंपली यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब इस मल्टीप्लाई को समझना, ठीक है, कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर का क्या यूज है। दिस इज बेसिकली यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक, लेकिन इसके भी अलग अलग टास्क हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा प्रिंट पाइथन में, सपोज अगर मैंने लिखा 5 × 3, ठीक है, 5 × 3, सो व्हाट इज द आउटपुट, 5 × 3 15, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन।
लेकिन अगर इसी ऑपरेटर को मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज प्रिंट, सपोज डेटा मल्टीप्लाइड बाय 3, डेटा मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, तो हियर यू विल गेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड 3, है ना, डेटा और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां ये वैलिड है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, डेटा डेटा डेटा, यू विल गेट डेटा 3 टाइम्स। तो जब एक ही डेटा को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है तो जस्ट यूज दिस स्टेटमेंट डेटा मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यदि आपकी एक वैल्यू स्ट्रिंग है और मल्टीप्लीकेशन के साथ आपने दूसरे नंबर को यूज किया है, सो इन दिस वे यू विल गेट द रिजल्ट डेटा डेटा डेटा। यदि आपने लिखा 5 into 3 यू विल गेट द रिजल्ट 15। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि दिस मल्टीप्लाई ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑल्सो and with a string also, but if it is a string you will get result something like this, if it is a number you will get result like 15। ठीक, अब इस मल्टीप्लाई के साथ एक और ऑपरेटर है दिस डबल मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, है ना। इसको समझो, सिंपल मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन, और स्ट्रिंग के साथ क्या करेगा मैंने अभी आपको बताया, बट दिस डबल मल्टीप्लाई इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल पावर। इसको पावर के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको पावर ऑपरेटर भी है। जैसे मैंने अगर लिखा प्रिंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 सो दैट रिजल्ट इज 15, बट अगर मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई इंटू 3 सो दैट इज बेसिकली 5 to the power 3। इसका मतलब है 5 to the power 3। हालांकि इसके लिए अभी हम आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ इनबिल्ड फंक्शंस आर अवेलेबल इन पाइथन, जो अपन आगे बात करेंगे, बट एक बार बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम देख लें, देन विल कम टू दिस पॉइंट, राइट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 5 to the power 3 एंड 5 to the power 3 का रिजल्ट क्या आएगा, 125। तो दिस डिफरेंस समझ में है दोनों ऑपरेटर में, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड दिस वन इज फॉर एक्सपोनेंशियल पावर, कि जब भी आपको पावर कैलकुलेट करना है विल गो फॉर दिस ऑपरेटर। मतलब आपको लॉजिक नहीं लिखना है, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पाइथन। ये पाइथन का सबसे बेजर चीज है कि बहुत मैक्सिमम चीजें उसने आपको इनबिल्ड दी हुई है। तो यू कैन यूज दिस ऑपरेटर फॉर, जब भी आपको लगता है कि आपको किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करना है, सिंपली यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। आगे हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, क्योंकि अभी मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब दो सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, एक डेटा टाइप और दूसरे ऑपरेटर। तो डेटा टाइप हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पाइथन यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इट यूजेस फ्लोट ऑल्सो, इट यूजेस इंटीजर ऑल्सो, ठीक है, स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक। तो समझ में आए? अब ये जो ऑपरेटर है मॉडुलस, दिस इज फॉर रिमाइंडर, क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या, जैसे आप देखो, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू, अभी खैर मैं डिवीजन ऑपरेटर पे बात करूंगा, अगर मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2, है ना। चलो अभी मैं इसको समझाता हूं, या एक काम करते हैं, पहले हम फ्लोर डिवीजन देख लेते हैं, फिर मॉड पे आते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मॉड और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो अब इस डिवीजन को बच्चे ध्यान से समझना कि ये डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, इसको ध्यान से समझना। ये जो ऑपरेटर है दिस वन, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ठीक, एंड दिस डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स, दिस डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। ये जब भी आपको वैल्यू देगा इट इज ऑलवेज बी ए फ्लोट वैल्यू, राइट। जैसे यदि मान लो मैंने लिखा 15 डिवाइड बाय 2, है ना, सपोज आपसे मैंने बोला a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, और इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करता हूं, तो अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, आंसर वुड बी 7.55555 समथिंग लाइक दिस, 7.5। ठीक है, क्योंकि जब आपने 15 को 2 से डिवाइड किया तो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिवीजन ऑपरेटर एंड इट इज ऑलवेज रिटर्न अ डेसिमल वैल्यू। ये जब भी आपका वैल्यू देगा इट इज ऑलवेज बी अ फ्लोट वैल्यू, इट इज ऑलवेज बी अ डेसिमल वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? तो जब भी हमें लगता है कि एक पाइथन में आपको डिवीजन करना है लेकिन रिजल्ट इज ऑलवेज यू वांट इन द डेसिमल फॉर्म, देन यू विल गेट दिस डिवीजन ऑपरेटर। अगर मान लो मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2, है ना, सपोज आप क्वेश्चन आता सर ये तो 10 डिवाइड बाय 2, देन यू विल गेट द वैल्यू 5.0, you will get the value 5.0 because this operator always returns the decimal। ये float value return करेगा, it is always return decimal value। ठीक है, समझ में आया?
तो जब भी आपको दो वैल्यू को डिवाइड करना है और अगर आप डिवीजन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, देन रिमेंबर दिस थिंग, द रिजल्ट ऑलवेज बी इन डेसिमल वैल्यू, राइट। लेकिन अगर सपोज आपको किसी नंबर का फ्लोर वैल्यू चाहिए, है ना, फ्लोर वैल्यू समझ रहे हैं, वैल्यू विच इज, अब उसको मतलब वैल्यू विच इज एन इंटीजर वैल्यू, मतलब जैसे सपोज अगर मैंने लिखा यहां पे a इक्वल टू 10 डिवाइड बाय या 15 डिवाइड बाय 2, सपोज अगर मैंने लिखा 15 डिवाइड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 का जो रिजल्ट है वो 7.5 है, लेकिन इसमें फ्लोर वैल्यू क्या है, 7। तो अगर आपको लगता है कि आपको केवल फ्लोर वैल्यू चाहिए, यू डोंट वांट द कंप्लीट डेसिमल वैल्यू, कई बार होता है कुछ कैलकुलेशन के लिए वी वांट ओनली अ फ्लोर वैल्यू, हमें डेसिमल को इग्नोर करना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वहां पर फिर आपको इसकी बजाय यूज करना पड़ेगा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर मतलब क्या, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू, समझना इसको, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, तो इस फ्लोर डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट सुनना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, दिस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, इसको समझो आप, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, इसमें अगर मतलब आप देखो हम क्या बोलते हैं, जब एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाते हैं। तो यदि फ्लोर डिवीजन में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, मतलब अगर आपने इंट को इंट से डिवाइड किया है, ठीक है, इफ यू डिवाइड इंट विथ इंट, सो यू विल गेट ऑलवेज रिटर्न इन इंटीजर, आपको रिजल्ट भी जो मिलेगा वो इंट में मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये कि यदि मैंने ऐसा लिखा है a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, व्हाट माय पॉइंट, या अगर मैंने लिखा मान लो 15 डिवाइड बाय 2, और अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट 7 हियर, आई विल गेट द रिजल्ट 7 हियर, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर इंटीजर। तो जब दोनों वैल्यू के भी, अच्छा क्वेश्चन आता है सर इसका आंसर यहां क्या आएगा, इट इज 7.5, जब डिवीजन ऑपरेटर को आप यूज कर रहे हो तो रिजल्ट वुड बी 7.5, डॉट माय पॉइंट। लेकिन फ्लोर डिवीजन आपको क्या करता है, ये हमेशा फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोर वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक। लेकिन ये भी स्टेटमेंट अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो किसी भी नंबर को डिवीजन करने के बाद अगर आपको उसकी फ्लोर वैल्यू चाहिए, देन विल गो फॉर दिस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, वहां पर हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक। अब ये जो ऑपरेटर है, इसी का एक कॉन्सेप्ट और देखो आप, अभी मैंने क्या बोला इसको, ये जो ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं तो ये रिजल्ट कैसा रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्न द रिजल्ट इन इंट। लेकिन अगर दोनों में से एक भी फ्लोट है, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट, या फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, या फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट, है ना, ध्यान से सुनना, then in this three case you will always get the result float value, but float value में भी floor float value, it is always be a floor float value, right। अब ये floor float value मतलब क्या, say this one, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू 15.0 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 15.0 डिवाइड बाय 2, यदि मैंने स्टेटमेंट लिखा है 15.0 डिवाइड बाय 2, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट a, so I'll get the result 7.0, I'll get the result 7.0। तो ये क्या करेगा, अगर इसको एक भी वैल्यू फ्लोट मिली है तो रिजल्ट देगा फ्लोट में, लेकिन फ्लोर वैल्यू के साथ में, इट इज नॉट 7.5, इट इज 7.0। और अगर मैं इसको हटा देता हूं देन रिजल्ट इज 7, यू विल गेट द रिजल्ट 7। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आपको इंट रिजल्ट भी देगा और फ्लोर डेसिमल रिजल्ट भी देगा, बट डेसिमल रिजल्ट इज इन जीरो फॉर्मेट। अब यदि मान लो आपने बोला सर अगर ये है 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट इज 10, 20 डिवाइड बाय 2.0 रिजल्ट इज 10.0, 20.0 डिवाइड बाय 2.0 रिजल्ट इज 10.0। बात समझ में आ रही है। तो यदि आपको डिवीजन वैल्यू चाहिए, इफ यू वांट अ डिवीजन वैल्यू देन गो फॉर डिवीजन ऑपरेटर, और यदि आपको लगता है कि आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए तो फ्लोर वैल्यू में भी आपको विथ फ्लोर वैल्यू विथ डेसिमल चाहिए या सिंपल फ्लोर वैल्यू इंटीजर में चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, बिकॉज in this case int divide by int result is integer, but any value is float then result is floor float value, इसको हम बोलते हैं। Got my point? क्लियर है? तो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दोनों समझ में आए आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए, सो दैट आई विल आंसर योर प्रॉब्लम।
ठीक है, तो ये भी हमने बात की डिवीजन और फ्लो डिवीजन ऑपरेटर की। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। और अब एक होता है मॉड, मॉड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉड, परसेंटेज को बोलते हैं मॉड ऑपरेटर। दिस इज बेसिकली यूज फॉर रिमाइंडर, कि जब भी आपको लगता है एक वैल्यू का रिमाइंडर आपको चाहिए, जैसा अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 15 फ्लो डिवाइड बाय 2 प्रिंट a, है ना, 15 फ्लो डिवीजन बाय 2, क्योंकि मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 7। लेकिन 15 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, व्हाट इज द रिमाइंडर, 2 7 जा 15, रिमाइंडर आया 1। अरे समझ में आ रही है ना बात, 2 7 जा 15, सो 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए देन विल गो फॉर दिस मॉड ऑपरेटर। तो यदि मैंने लिखा 15 mod 2 देन आई विल गेट द रिजल्ट 1 हियर। तो कभी भी ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यदि मैंने आपसे बोला एक नंबर इवन है या ऑड है, हालांकि पाइथन में इसके लिए मेथड अवेलेबल है, बट स्टिल अगर हम लॉजिक लिखें तो एक नंबर इवन है या ऑड है, इसको चेक कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है नंबर इवन है, और अगर रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब है नंबर ऑड है। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में हम यूज करेंगे मॉड ऑपरेटर। तो मॉड ऑपरेटर को कहां यूज करते हैं पाइथन में, जब भी आपको रिमाइंडर वैल्यू को लेके कोड लिखना है देन विल गो फॉर दिस मॉड ऑपरेटर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? ठीक, तो ये अभी हमने देखा पाइथन में अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जिसकी अभी हमने बात की कि व्हाट इज एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक, क्या अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं एंड हाउ द अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म्स, राइट। अच्छा, यहां पर एक और चीज देखना, ये जो प्लस ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो अभी मैंने क्या बोला था आपसे, प्रिंट 10 + 20 रिजल्ट इज 30। ठीक है, प्रिंट डेटा प्लस फ्लेयर, ठीक है, रिजल्ट इज डेटा फ्लेयर। ठीक है, प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू, मान लो सपोज करो दोनों वैल्यू बुलियन वैल्यूज है, बोथ द वैल्यूज आर बुलियन, ट्रू प्लस ट्रू। या अगर मैंने लिखा सपोज प्रिंट ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है, प्रिंट ट्रू प्लस फॉल्स। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, ट्रू का मतलब एक्चुअली नंबर में होता है 1 और फॉल्स मींस 0। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो यदि आपने लिखा है ट्रू प्लस ट्रू तो इंटरनली इसका मतलब है 1 + 1, सो यू विल गेट द रिजल्ट 2 हियर। ट्रू प्लस फॉल्स 1 + 0, सो रिजल्ट इज 1 हियर। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि यदि आपने स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा है देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, 1 + 1 रिजल्ट इज 2, 1 + 0 रिजल्ट इज 1, बिकॉज इन ट्रू पाइथन ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो कहीं भी अगर आपने ट्रू लिखा हुआ है और अगर आप उसको लॉजिक में कंसिडर कर रहे हैं तो ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर समझ में आपको कि हाउ प्लस ऑपरेटर इज वर्क, कैसे प्लस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, कैसे माइनस ऑपरेटर का यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइनस ऑपरेटर। ठीक, तो ये जो भी हमने देखे ये है अरिथमेटिकल ऑपरेटर की। जब भी आपको पाइथन में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन विल गो फॉर दिस ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड। डिवाइड में भी हमने देखा डिवीजन और फ्लो डिवीजन ऑपरेटर की, डिवीजन और फ्लो डिवीजन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाए। तो अब यहां पर आपके लिए अवेलेबल है टेक विद्वान पे वही प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज जहां पर हमने हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को किस तरीके से क्रैक करना है, असाइनमेंट क्विजेस के साथ में, प्रोजेक्ट्स के साथ में, इस पूरे कोर्स को रेडी किया है। और ये सारे कोर्सेज आपके लिए टेक विद्वान पर अवेलेबल है विद द वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो कम एंड लेट्स एंजॉय दिस प्लेसमेंट रेडी कोर्सेस इन टेक विद्वान। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं समझना। रिलेशनल ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज। जब भी आपको दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, इफ यू वांट टू शो द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज देन विल गो फॉर दिस रिलेशनल ऑपरेटर। अब दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है?
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज, कि जब भी दो वैल्यू के बीच में आपको रिलेशन बताना है, देन इन पाइथन वी हैव अ रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो जब भी ऐसी प्रोग्रामिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, वेदर दिस टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, वेदर इट इज लेस देन, तो वहां पर हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर को, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि सपोज मैंने आपसे बोला कि डायरेक्टली अगर मैंने इस तरीके, अच्छा ये ध्यान रखना, इन सारे ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा, इस चीज को ध्यान से सुनना, जब इन ऑपरेटर को आप यूज करोगे तो इसका रिजल्ट आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। दिस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, विच इज अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, ट्रू का इंटरनल मीनिंग 1 है, लेकिन रिजल्ट जब भी होगा ट्रू या फॉल्स आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में तब यूज किया जाता है जब ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जहां पर आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि बॉस देयर इज अ नंबर, चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, देयर इज अ नंबर, चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां पर हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक, तो सपोज करिए अगर मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करता हूं, ठीक है, 15 ग्रेटर देन 10, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? इट इज ट्रू। ट्रू इज व्हाट? व्हाई? बिकॉज 15 की वैल्यू 10 से ग्रेटर है। यदि मैंने लिखा 15 ग्रेटर देन 15, तो रिजल्ट इज ट्रू, फॉल्स या एरर? इट इज फॉल्स, बिकॉज 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो रिजल्ट इज फॉल्स। तो जब भी आपको लगता है कि आपको दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, और अगर आप चाहते हैं इस केस में ट्रू मिले, मतलब इफ यू वांट ट्रू इन बोथ द ग्रेटर और इक्वल, सो विल गो फॉर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, दैट इज ट्रू, क्योंकि 15 इज नॉट ग्रेटर बट इट इज इक्वल टू 15। क्लियर है? तो समझ में आया ग्रेटर देन का यूज क्या है और ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में क्या डिफरेंस है? ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू सेकंड वैल्यू। जस्ट इसका वाइस वर्सा अपोजिट है लेस देन, कि यदि मैंने लेस देन लिखा है, ठीक है, अगर सपोज मैंने स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 10 लेस देन 15, सो आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू बिकॉज 10 इज लेस देन 15। यदि मैं इसके बाद a को प्रिंट करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। लेकिन अगर मैंने लिखा 10 लेस देन 10, 10 लेस देन 10, तो दिस इज फॉल्स। तो यदि आपको लगता है इक्वल पर भी ट्रू चाहिए, देन विल गो फॉर दिस लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। बड़ा सिंपल ऑपरेटर है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी चीजें हैं जिनमें हमें टाइम देना है। ये बड़ी सिंपल चीजें, इसलिए एक एक बार इनको पढ़ के और हम आगे पढ़ रहे हैं, सो दैट यू पीपल कैन नो दैट कि बस दीज आर एन ऑपरेटर अवेलेबल इन पाइथन। जब भी प्रोग्रामिंग करना है तो हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे ट्रू चाहिए जब दो वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल है, ना ग्रेटर पे ना लेस पे, दोनों वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल पे मुझे ट्रू चाहिए, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रिंट। जैसे यदि मैंने लिखा प्रिंट 15 इक्वल टू 15, यदि मैंने लिखा 15 इक्वल टू 15, तो अब ये ना ग्रेटर पे ट्रू देगा ना लेस पे ट्रू देगा। इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? ट्रू। तो जब आपको लगता है कि आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां दोनों वैल्यू ट्रू पर आपको ट्रू चाहिए, देन सॉरी, जब दोनों वैल्यू इक्वल पर आपको ट्रू चाहिए, देन विल गो फॉर इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने बोला एक नंबर इवन है या ऑड है, तो हम कंडीशन क्या चेक करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे x में ट्रू चाहिए अगर n की वैल्यू इवन है, सपोज n इज अ नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? n mod 2 x इक्वल टू n mod 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू n mod 2 इक्वल टू 0, राइट? तो अगर n mod 2 मान लो n की वैल्यू है 10, तो 10 mod 2 रिजल्ट क्या आया? 0, एंड 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। तो x में मुझे मिल जाएगा ट्रू। यदि मुझे लगता है मुझे दो नंबर को चेक करना है कि वो ग्रेटर है या नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? इफ, सपोज अभी इफ पढ़ेंगे, इफ a ग्रेटर देन b, तो हम क्या बोलेंगे? दिस रिजल्ट इज ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू।
दिस रिजल्ट इज ट्रू, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो सबके अपने अपने यूज है, समझना आप, ग्रेटर देन का अपना यूज है, लेस देन का अपना यूज है। अब ये इक्वल टू समझ में आया आपको? इक्वल टू ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज कंपैरिजन, ये दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, लेकिन सभी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है बेटा। दिस ऑपरेटर कंपेयर्स द टू वैल्यू एंड दिस ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जब भी यूज होगा वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होगा। मतलब यदि देखो आप डिफरेंस समझना, अगर मैंने आपसे अभी पूछा प्रिंट 15 इक्वल टू 15, व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा, मान लो 15 इक्वल टू 15, तो दिस इज एरर, क्योंकि 15 में असाइन थोड़ी ना होगा। हाँ, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूंगा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, और अगर मैंने बोला प्रिंट a इक्वल टू b, रिजल्ट इज ट्रू। बट अगर मैंने बोला a इक्वल टू b, देन रिजल्ट इज 10। ये रिजल्ट 10 आएगा, क्योंकि यहां पर b a में असाइन हो रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू में डिफरेंस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और जस्ट इक्वल का अपोजिट है नॉट इक्वल टू। जब भी आपको लगता है कि आपको ट्रू चाहिए जब पहली वैल्यू दूसरे से इक्वल नहीं है, इफ फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड वैल्यू। जैसे अभी अगर मैं लिख रहा हूं प्रिंट a इक्वल, या चलो डायरेक्टली नंबर ही ले लेता हूं मैं, 15 इक्वल टू 15, है ना, 15 इक्वल टू 15, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? ट्रू। लेकिन अगर मैंने लिखा प्रिंट 15 नॉट इक्वल टू 15 नॉट इक्वल टू 15, तो दैट इज फॉल्स, क्योंकि 15 के बराबर है। ये ट्रू कब? अच्छा, अगर मान लो मैं यहां लिखता 10 इक्वल टू 15, देन रिजल्ट इज, पहले तो इसको देख लो आप, 15 इक्वल टू 15, दिस इज ट्रू, बट दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू देगा जब पहली वैल्यू दूसरी के बराबर नहीं है। ये ट्रू देगा जब दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो 15 इक्वल टू 15, दैट इज ट्रू, बट 15 नॉट इक्वल टू 15, दैट इज फॉल्स। क्लियर है? ठीक। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा 10 और यहां भी लिखा 10, तो जस्ट रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा। 10 इक्वल टू 15, दैट इज फॉल्स, बट 10 नॉट इक्वल टू 15, यस दैट इज ट्रू, बिकॉज 10 नॉट इक्वल टू 15। तो समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर समझ में है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनका यूज जब तब होगा जब भी आपको पाइथन में दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप शो करना है ना, जब भी आपको दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताने हैं, तो वहां पर हम इनको यूज करेंगे। अब आप देखो, इसको लेके अगर हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज करो अगर मैंने आपसे बोला a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 15 है, c की वैल्यू 15 है। These are the three variables a b c, वैल्यूज क्या है? 15 15 15। यदि मैं आपसे पूछता हूं प्रिंट a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, व्हाट इज द आउटपुट? 15। अरे 1, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट? तो a इक्वल टू b, क्या a की वैल्यू b के बराबर है? यस, तो रिजल्ट इज 1। यदि मैंने लिखा आपसे, नाउ आई आस्क द सेम क्वेश्चन, a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों वैल्यू 15 है, 15 15 15। a इक्वल टू b इक्वल टू c, मैक्सिमम स्टूडेंट से सर आंसर इज अगेन ट्रू, बट हियर द आंसर इज फॉल्स। इसका आंसर आएगा फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, आंसर इज फॉल्स हियर। अब फॉल्स क्यों आया, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपन, व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स। क्योंकि समझना, जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर को तीन वैल्यू के साथ लिखते हैं, जहां ऑपरेंड 3 है, तो बेटा ये तीनों वैल्यू एक साथ कंपेयर नहीं हो रही है, ये कंपैरिजन तीनों वैल्यू का एक साथ नहीं हो रहा है। समझना, ये क्या कर रहा है? सबसे पहले कंपेयर कर रहा है a को b से। फर्स्ट इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ a विथ b। ठीक है, सबसे पहले ये कंपेयर करेगा a को b के साथ, क्या a की वैल्यू b के बराबर है? यस है, तो रिजल्ट कितना आया? ट्रू। ट्रू मतलब 1। अरे ट्रू का मतलब इंटरनली 1 होता है ना, तो अब ये कंपेयर करेगा 1 को c के साथ, मतलब 15 के साथ, तो क्या 1 15 के इक्वल है? फॉल्स, तो रिजल्ट इज 0 एंड दैट इज फॉल्स। इंटरनली वैल्यू 0 है, बट आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। तो समझना, कभी भी तीन वैल्यूज एक साथ कंपेयर नहीं होती हैं।
जब आपने 3 स्टेटमेंट लिखी है तो फर्स्ट इट कंपेयर्स इट फर्स्ट टू वैल्यू, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज कंपेयर विद दिस वैल्यू। तो a इक्वल टू b दैट इज ट्रू 1, बट 1 इक्वल टू 15 दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट इज फॉल्स। क्लियर है? ठीक। सेम सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखता 15 15 0, ठीक है, सॉरी 15 15 1। अब मैं अगर आपसे पूछता प्रिंट a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो रिजल्ट 1 आ जाता, क्योंकि a इक्वल टू b दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, एंड 1 इक्वल टू 1 दैट इज ट्रू। तो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आंसर आपको यहां मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। चलो एक चीज बताओ, प्रिंट दिस इज 15 दिस इज 10, प्रिंट a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, व्हाट इज द आउटपुट? a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, इसको चेनिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, चेनिंग, कि जब एक साथ आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज कॉल्ड चेनिंग, ठीक है। a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, वो जो ऑपरेटर भी हम, चलो अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, a, तो इसका आंसर कितना आएगा? आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज 1। 1 क्यों आएगा समझ में आया? 15 ग्रेटर देन 10, पहले ये कंपेयर हुआ, 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू, एंड दैट इज ट्रू, मतलब आंसर आएगा ट्रू, नॉट 1, बेसिकली इट इज ट्रू। क्लियर है? तो ये जो ऑपरेटर है इनको भी ध्यान से समझना, हालांकि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो अब इसका आंसर दो मुझे, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 10 है, ठीक। अब अगर मैंने लिखा सपोज z इक्वल टू a लेस देन b, ठीक है, a लेस देन b इक्वल टू b ग्रेटर देन c, z इक्वल टू, एंड इसके बाद अगर मैं z को प्रिंट करता हूं, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ z हियर, z इक्वल टू a लेस देन b इक्वल टू b ग्रेटर देन c, व्हाट इज द आउटपुट? ठीक है, समझो आप इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, मतलब आपको अगर सॉल्व करना है जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आपसे आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको दो ना, तो आप, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके कोशिश करिए सॉल्व करने की, आंसर देखिए उसके बाद, ऑन करने के बाद कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यदि मान लो इस स्टेटमेंट को हम देखें तो a लेस देन b, a लेस देन b 15 लेस देन 5 दैट इज फॉल्स। सेकंड, b ग्रेटर देन c 10 ग्रेटर देन 5 दैट इज फॉल्स, बट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स दैट इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स के बराबर है एंड दैट इज ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, आंसर इज ट्रू, क्योंकि फॉल्स फॉल्स के बराबर है, अरे पहली वैल्यू भी फॉल्स है, दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, बट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स दैट इज ट्रू, तो फाइनल आंसर इज ट्रू हियर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आपको हमारी स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको की वेबसाइट की लिंक मिलेगी, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करिए एंड यू विल गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ पाइथन। वहां पर आपके लिए पाइथन का फुल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है एंड देयर आर लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस है, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज ट्रिकी क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको उस मटेरियल में बहुत सारे मिलेंगे, तो जस्ट उसको रेफर करिए सो दैट यू पीपल गेट बेनिफिटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए वेबसाइट की लिंक आपको डेटा फ्लेयर की मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो दोनों ऑपरेटर समझ में आए। अरिथमेटिकल ऑपरेटर अभी हमने देखा, रिलेशनल ऑपरेटर अभी हमने देखा, है ना, हमने ये समझा अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक, अब अपन आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझना, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या? ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में होते हैं एंड, और नॉट। दिस एंड, और नॉट, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। ये पाइथन में कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, अब क्या मतलब है लॉजिकल ऑपरेटर का? वेयर वी आर गोइंग टू यूज एंड, और या नॉट। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझना, जब भी किसी प्रोग्राम में कंडीशन होती है तो कंडीशन दो तरीके से एग्जीक्यूशन करती है, मतलब या तो आपका जो रिजल्ट है वो किसी एक कंडीशन पे डिपेंड होगा, और कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि योर
program is having multiple condition and your final result is depend on that multiple condition. जैसे सपोज यदि मैंने अभी आपसे पूछा c इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, तो आपने क्या बोला सर? रिजल्ट इज ट्रू. अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं देन आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर. c इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, रिजल्ट इज ट्रू, राइट. मतलब अभी आपकी c में ट्रू आना इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है. दिस इज द सिंगल कंडीशन जो आपको ट्रू रिटर्न कर देगी. लेकिन अगर मान लो मैंने एक कंडीशन और लिख दी 9 लेस देन 5, मतलब अब हम ये चाहते हैं कि बहुत जो भी रिजल्ट होगा वो इन दो कंडीशन पे डिपेंडेंट होगा. तो बच्चे जब भी मल्टीपल कंडीशन पे रिजल्ट डिपेंडेंट होता है तो बीच में या तो हम एंड यूज करते हैं, ठीक है, पाइथन में बीच में या तो हम एंड यूज करते हैं या और यूज करते हैं. नॉट को तो अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है, नॉट का यूज कुछ डिफरेंट पर्पज से. तो जब भी रिजल्ट मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंडेंट होगा तो इधर वी गो फॉर एंड ऑपरेटर और विल गो फॉर और ऑपरेटर. लेकिन अब क्वेश्चन ये है सर कब एंड को यूज करना है, कब और को यूज करना है? ये तो क्लियर है कि एंड या और का यूज कब होगा? जब भी आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशन है. यदि आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोला कि बॉस एक कैरेक्टर है, हालांकि पाइथन में फिर से मैं आपको बोल रहा हूं देयर आर रेडीमेड मेथड्स आर अवेलेबल, हम उन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन लॉजिक तो समझ में आए. सपोज करो एक कैरेक्टर है एंड यू वांट टू चेक वेदर दिस कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट. आपको ये देखना है कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है. तो आप क्या चेक करोगे? क्या इसकी वैल्यू ए है या ई है या आई है? क्योंकि वॉवेल मतलब 5 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है ना. तो आपको 5 कंडीशन चेक करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे और ऑपरेटर को. गॉट माय पॉइंट? तो ऐसी सिचुएशन जहां कंडीशन एक से ज्यादा है और आपका फाइनल रिजल्ट मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वहां पर हम पाइथन में या तो एंड को यूज करते हैं या और को यूज करते हैं. गॉट इट? ठीक. लेकिन अब इस एंड और को समझने के लिए जस्ट सी द टेबल ऑफ दिस, है ना, कि क्या मतलब हुआ. जैसे सपोज करो एक कंडीशन है ए और एक कंडीशन है बी. देयर इज अ कंडीशन ए एंड बी. ठीक. अब यदि मान लो आपकी, और ऑपरेटर अभी हम कौन सा देख रहे हैं? एंड. ये पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड. और यदि मैंने लिखा ए एंड बी, ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है? यदि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, देन यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर. एंड इज ऑलवेज रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कंडीशन इज ट्रू. एंड में आपको ट्रू कब मिलेगा? जब जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसा फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ए है ना, ये मैंने आपको बोला ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है. ठीक. ट्रू false, result is false. False, true, result is false. And false, false, result is false. कि end is always written true when all condition is true. Sorry, when all condition is true. एक भी condition false होगी तो result क्या मिलेगा? False. Got my point? और just इसी का concept है. यदि मैंने लिखा है A और B, if it is A और B, ठीक है, अगर मैंने लिखा है A और B, इस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? यदि ए ट्रू है, बी ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू. ए ट्रू है, बी फॉल्स है, रिजल्ट इज ट्रू. फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स. मतलब और के केस में आपको ट्रू कब मिलेगा? जब एक भी कंडीशन ट्रू है. तो ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशन है और आपको जो रिजल्ट देखना है वो उन कंडीशन डिपेंडेंट देखना है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप एंड को यूज कर सकते हैं या आप और को यूज कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? यदि आपको लगता है कि आपकी कंडीशन, यदि आपको लगता है आपकी सारी कंडीशन पे रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर एंड ऑपरेटर. और यदि आपको लगता है किसी एक कंडीशन के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर और ऑपरेटर. जैसे फॉर एग्जांपल देख, सपोज करो यदि मैंने आपसे बोला है ना, इसको समझना. सपोज अगर हमने यूजर से एक इनपुट लिया, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट लिया इंट इनपुट. हालांकि ये भी हमने इनपुट अभी केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा है ताकि आप छोटे छोटे प्रोग्राम चला के देख लें, क्योंकि एक साथ सारी चीजें पढ़ोगे बच्चे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. अभी तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हम इनपुट को लेके ऑप्शंस देखेंगे, प्रिंट को लेके ऑप्शन देखेंगे. ठीक. लेकिन फिलहाल आप समझो, मान लो आपसे मैंने बोला एंटर अ परसेंटेज. ठीक है, अभी अपन इंटीजर की बात कर रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो इंटीजर वैल्यू है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेसिमल. अब ये जो परसेंटेज है PER में है आपके पास, ये यूजर ने एंटर किया. आपने बोला एंटर अ परसेंटेज, यूजर ने एक परसेंटेज एंटर करे. अब आपको ये चेक करना है कि ये परसेंटेज सेकंड डिवीजन के है या नहीं, है ना, सेकंड डिवीजन के. तो सेकंड डिवीजन की रेंज क्या होती है? अगर हम स्टैंडर्ड रेंज माने तो सेकंड डिवीजन की रेंज क्या होती है? यदि परसेंटेज 45 से अबव है
और 60 से बिलो है। तो हम यहां पर मतलब मैंने आपको बोला x में मुझे ट्रू चाहिए अगर ये परसेंटेज सेकेंड डिवीजन के हैं। तो बच्चे में क्या लिखूंगा, दो कंडीशन। पहली चेक करूंगा क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है, पहली कंडीशन, ठीक है, ये एक। दूसरी कंडीशन, क्या ये परसेंटेज लेस देन 60 है, दूसरी कंडीशन। अब इस केस में जो सिचुएशन है कि आपको एक्स में ट्रू कब चाहिए, व्हेन दिस परसेंटेज इज बिलोंग्स टू सेकेंड डिवीजन। मतलब यूजर ने एक परसेंटेज दी है, वो 78 भी हो सकते हैं, वो 80 भी हो सकते हैं, वो 90 भी हो सकते हैं। हमने ये बोला है अगर ये परसेंटेज सेकेंड डिवीजन को बिलोंग करते हैं तो ही मुझे एक्स में ट्रू चाहिए। तो इस केस में आप सोचो अगर मैंने और लगा दिया, अगर मैंने और यूज कर लिया, और मान लो अगर परसेंटेज की वैल्यू है 92, तो और को तो एक ट्रू चाहिए ना, तो उसको जब ये ट्रू मिलेगा 92 ग्रेटर देन 45, ट्रू, अगर ट्रू है, इफ इट इज ट्रू तो ये तो यहीं से वापिस आ जाएगा ना। मतलब वो अगले कंडीशन को क्या करना है, चेक करके, और को एक ट्रू चाहिए, वो ट्रू मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू, जबकि 92 जो है वो सेकेंड डिवीजन के परसेंटेज नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन अगर यहां पर मैं एंड को यूज करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू यूज एंड, ठीक है, अब देखो आप, अब अगर ये परसेंटेज सपोज 92 है तो 92 ग्रेटर देन 45 दैट इज ट्रू, बट 92 लेस देन 60 दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। मुझे ट्रू चाहिए सेकंड डिवीजन पे, ये मेरी कंडीशन फिक्स्ड है। अब अगर इस केस में परसेंटेज है 58, तो 58 सेकंड डिवीजन के परसेंटेज है, 58 ग्रेटर देन 45 ट्रू, 58 लेस देन 60 ट्रू, तो अब मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो इस केस में आपको ट्रू कब मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यू विल गेट अ ट्रू व्हेन बोथ द वैल्यूज आर ट्रू। जब दोनों वैल्यू ट्रू है देन यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू। एंड एन और ऑपरेटर, ठीक है, कि जब भी आपको लगता है दो कंडीशन है, दोनों के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर एंड ऑपरेटर। किसी एक के ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर और ऑपरेटर। क्लियर है? ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, इसी को लेके एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन देखते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि आप यूजर से एक कैरेक्टर एंटर करिए, ठीक है, और ये चेक करें वो वॉवेल है या नहीं है, वेदर इट इज वॉवेल और नॉट। आपका जो कैरेक्टर है वो वॉवेल कैरेक्टर है या नहीं। तो यहां पर भी हम और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? यहां पर भी हम और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं। ये चेक कैसे करेंगे हम, अगर कैरेक्टर आपने यूजर से लिया है, अगर आपने कैरेक्टर यूजर से लिया है तो आप चेक करिए कि वो कैरेक्टर ए है या ई है या ओ है या यू है या आई है। इफ अगर वो इनमें से किसी को भी बिलोंग करता है तो वो वॉवेल है। हालांकि पाइथन में अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज अ फंक्शन, वो डायरेक्टली चेक करके आपको बता देगा, वॉवेल नाम का फंक्शन है जिसको आप एक कैरेक्टर दोगे और ये ट्रू फॉल्स में आपको रिटर्न दे देगा। इट रिटर्न्स ए रिजल्ट। अगर उसको वॉवेल मिला तो वो ट्रू देगा, वॉवेल नहीं मिला तो फॉल्स देगा। ये तो डायरेक्टली इनबिल्ड मेथड अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है, पर लॉजिक अगर आप लिखोगे तो वहां पर हम फिर और ऑपरेटर के साथ इसको यूज करेंगे। तो जब भी हमें लगता है कि बॉस वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशन पर बेस्ड हमारे प्रोग्राम होंगे तो वहां पर हम एंड या और को यूज करेंगे। हियर वी गो फॉर एंड एंड और ऑपरेटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना, ये जो एंड और है ना, इज दिस एंड और ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहलाते हैं। दिस एंड और इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। अब ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब क्या है सुनना, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस थिंग। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब ये है, जैसे सपोज करो, मतलब ये शॉर्ट सर्किट क्यों है, टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए इनको शॉर्ट सर्किट बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखी 15 ग्रेटर देन 10, या सपोज 5 ग्रेटर देन 10 एंड 7 ग्रेटर देन 5 एंड 6 लेस देन 6, वॉट एवर, मतलब देर आर मल्टीपल कंडीशन। अब आप देखो यहां पे बीच में क्या है, एंड है ना, बीच में हर स्टेटमेंट पे हमने एंड लिखा है। दिस इज 17 ग्रेटर देन 5, दिस इज 6 लेस देन, वॉट एवर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बॉस, एंड का रिजल्ट ट्रू कब आएगा? एंड का रिजल्ट ट्रू आएगा जब सारी कंडीशन ट्रू है, पर एक भी फॉल्स है तो फिर रिजल्ट फॉल्स ही आना है ना। तो आप देखो क्या होगा, जब इस स्टेटमेंट ने पहली कंडीशन चेक की 5 ग्रेटर देन 10, क्या मिला, 5 ग्रेटर देन 10 इज फॉल्स। तो जब 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है तो ये मान लो ये सारी कंडीशन है आपकी। तो जब पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो ये तो प्रूफ हो चुका है ना कि रिजल्ट फॉल्स ही आएगा।
अरे अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है तो दिस इज प्रूफ कि रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, बाकी सारी ट्रू भी है तो क्या करना है। तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, एक को फॉल्स देख के आगे की एक भी स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा। इट इज नॉट चेक ऑल द स्टेटमेंट, एक को भी चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है ना। तो ये क्या करेगा, इस सर्किट को यहीं से शॉर्ट कर देगा। इट विल नॉट चेक अनदर कंडीशंस, जस्ट टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आगे की कंडीशन अगर ये चेक करता है तो टाइम लेगा। तो क्वेश्चन है जब चेक करने के बाद भी रिजल्ट फॉल्स ही आना है, देन व्हाई इट शुड चेक ऑल द कंडीशन। तो दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर एंड व्हाई। तो ये जो एंड है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इन पाइथन। समझ में आई बात? ठीक, अब सेम देखो आप, ये तो एंड की बात की, लेकिन इस केस में इसको ट्रू इवेल्युएट ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब जब तक ट्रू मिलेगा ये एग्जीक्यूशन करेगा, जहां फॉल्स मिला वहां से आगे एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। मान लो अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिली, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है बीच में एंड है, ये कंडीशन ट्रू है बीच में एंड है, फिर कंडीशन ट्रू है एंड है, अगर ये ट्रू मिली बिल्कुल आगे चेक करेगा, इफ इट इज ट्रू आगे जाएगा, अगर ये फॉल्स मिली तो फिर आगे नहीं जाएगा चाहे कितनी भी कंडीशन लिखी है, बिकॉज ये सर्किट को यहीं से शॉर्ट कर देगा। इट इज शॉर्ट सर्किट। ठीक, सिमिलरली देखो आप और को क्या है, अगर मान लो ये और है, सेकंड कंडीशन मान लो ये है, फिर और है, थर्ड कंडीशन मान लो ये है। ठीक, अब इस केस में आप देखो अगर पहली कंडीशन ट्रू है, और की बात कर रहा हूं, और को कितने ट्रू चाहिए, अरे z इक्वल टू दिस, और को कितने ट्रू चाहिए, एक। अगर यही ट्रू मिल गया तो फिर और आगे की एक भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, तो ये यहां पे इसको शॉर्ट कर देगा। तो और जो है ये फॉल्स इवेल्युएटेड ऑपरेटर कहलाता है। जब तक फॉल्स मिलेगा ये एग्जीक्यूशन करेगा, जहां ट्रू मिला ट्रू आ गया, रिजल्ट मिल गया। समझ में आई बात? तो ये दोनों ऑपरेटर के बारे में समझना, इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं इसका रीजन आपको समझ में आया ना। ठीक, तो ये अभी हमने देखे तीन ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर की हमने बात की, रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखा। अच्छा, नॉट का क्या यूज है ये भी समझना। नॉट जो है वो क्या करता है, कंडीशन को अपोजिट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो एक कंडीशन है ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड देयर इज अ वैल्यू 10, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है। समझ रहा है? ठीक है, ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 10। यदि मैंने लिखा सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस सी, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू, बिकॉज 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें लिख दिया सी इक्वल टू नॉट ए ग्रेटर देन बी, तो ये नॉट क्या करेगा? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। दिस नॉट इज जस्ट चेंज द कंडीशन। ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट मुझे मिलेगा फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होती तो रिजल्ट मुझे मिलता ट्रू। तो जब ऐसी प्रोग्रामिंग जहां पर आपको अभी आएगी, बेटा डोंट वरी, आप केवल अभी ऑपरेटर की वर्किंग समझो, इनका यूज कहां होगा उससे अपन थोड़ा सा भी दूर है। एक बार आपको बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ में आ जाए, सो दैट विल गो फॉर द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो नॉट क्या करता है समझ में आया? ये सीधे ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको कंडीशन को चेंज करना है, देन विल गो फॉर दिस नॉट ऑपरेटर। ये ध्यान रखना, नॉट और नॉट इक्वल टू दोनों अलग अलग है। ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट है, ये नॉट जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है। तो अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल तीनों ऑपरेटर समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? क्या अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट ऑपरेटर पे। एंड दिस नेक्स्ट ऑपरेटर, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना, दिस नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर। ये है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है एक्चुअली ये है इफ एल्स। अब ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि इफ एल्स पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जो भी मैं बता रहा हूं ये है कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है सर कंडीशनल मतलब क्या? तो आप देखो, सपोज अगर आपने पाइथन में एक प्रोग्राम लिखा है ना, समझना ध्यान से, सपोज आपने एक पाइथन में प्रोग्राम लिखा, इसका जवाब देना मुझे। मान लो अगर मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, n इक्वल टू इंट, इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं, इंट
इनपुट एंटर अ नंबर, है ना, एंटर अ नंबर, ये आपने यूजर से एक इनपुट लिया, ठीक। अब इसके बाद अगर मैंने लिखा मान लो प्रिंट, सिंपल है ना, प्रिंट हेलो, और इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट सपोज बाय, है ना, प्रिंट हेलो प्रिंट बाय, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर प्रिंट हेलो प्रिंट बाय, सिंपल, राइट। जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आप देखोगे तो आपने n में यूजर से एक इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया, मान लो आपने n में यूजर से इनपुट लिया 50, हेलो प्रिंट होगा, यस, बाय प्रिंट होगा, यस। अगर मान लो मैंने लिया 500, हेलो प्रिंट होगा, यस, बाय प्रिंट होगा, यस। तो क्वेश्चन आ रहा है सर आप बताना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब यह है, क्या अभी इन दोनों का एग्जीक्यूशन क्या इस n की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, कि अगर n ऐसा होगा तो ये होगा, n ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। चाहे n की वैल्यू 100 हो, -10 हो, 70 हो, 700 हो, आपका प्रोग्राम हेलो को भी प्रिंट कर रहा है और बाय को भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि दिस टू स्टेटमेंट राइट नाउ इज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन। अब ये किसी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ में आई बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉस इन दोनों का एग्जीक्यूशन n की वैल्यू पे डिपेंड हो, मतलब हेलो प्रिंट हो अगर n की वैल्यू 100 से ग्रेटर है, और बाय प्रिंट हो अगर n की वैल्यू 100 से बिलो है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n इफ इट इज ग्रेटर देन 100, आई वॉन्ट टू प्रिंट बाय इफ इट इज लेस देन 100। मुझे हेलो प्रिंट करना है और मुझे बाय प्रिंट करना है, बट देयर इज अ कंडीशन। तो जब भी प्रोग्राम में कंडीशन आती है तो वहां पर हम पाइथन में यूज करते हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर, और इसी को चेनिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, चलो बाद में बात करते हैं चेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। अब यहां पर आप देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम, इसका सिंटेक्स समझना। क्या बोला है हमने, n इक्वल टू, अरे यार वो हटा दिया मैंने, चलो फिर से लिख देते हैं, n इक्वल टू इंट इनपुट। ये इंट क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनपुट जो है ये आपको वैल्यू देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंटर अ नंबर, ठीक। अब हमें क्या बोलना है, अगर n की वैल्यू 100 से अबव है तो क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो सी दिस वन, हमने क्या लिखा, n ग्रेटर देन 100, सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशन n ग्रेटर देन 100, ठीक, सॉरी, प्रिंट हेलो। मतलब सिंपली आप देखो इसको, इस स्टेटमेंट को अगर मैं आपसे बोलता हूं, चलो इंग्लिश में बोलो, है ना, कि अगर n की वैल्यू 100 से ग्रेटर है तो हेलो प्रिंट करना है, नहीं तो बाय प्रिंट करना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय, यही बोलेंगे ना अपन, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय। तो बस इसको लिख दो, सो सिंपल, यही बोला था ना हमने। पाइथन बिल्कुल जैसे इंग्लिश चलती है ना, बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है। सी दिस वन, क्या लिखा मैंने, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय, ठीक है। प्रिंट, अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, और अगर आप लगा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कंडीशन, मतलब इस कंडीशन को पहले चेक करेगा। अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिली तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स मिली तो क्या प्रिंट करेगा, बाय। तो इनकेस अगर मैंने n की वैल्यू दी 50, तो हमने क्या बोला, प्रिंट हेलो प्रिंट करो। यदि n की वैल्यू 50 से ग्रेटर है, सॉरी, यदि n की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो बाकायदा n की वैल्यू कितनी है, 50 ग्रेटर देन 10, यस इट प्रिंट्स हेलो। यदि इस केस में मैं n की वैल्यू एंटर करता हूं 5, क्या बोला है आपने, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10, नहीं है, n ग्रेटर देन 10 नहीं है, 5 ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स। सीधे जाके एल्स में क्या प्रिंट करेगा, बाय। तो एल्स वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, इफ दिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है, यदि ये ट्रू है देन प्रोग्राम विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, यदि ये फॉल्स है देन प्रोग्राम विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ट्रू पर ये एग्जीक्यूशन, फॉल्स पर ये एग्जीक्यूशन। तो ये जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, जो कंडीशन चेक करता है, इट चेक्स द कंडीशन। और इसमें भी आगे चेनिंग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अपन, ठीक है। मतलब अगर मल्टीपल कंडीशन है, सपोज यू हैव मोर देन वन कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं अभी अपन। तो इसका यूज आप कहां पे कर सकते हैं, किस तरीके के प्रोग्राम में, देखो आपको छोटे छोटे प्रोग्राम की अगर हम बात करें, चलो यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर है ना, मतलब फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, इसको मैं WA पे लिखता हूं, चलो राइट ए प्रोग्राम,
टू एंटर अ नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर है, आपको यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको आपको बनाना है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए इसको। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आपसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको दूं, वीडियो पॉज करिए, इसको असाइनमेंट समझिए और वापस से वीडियो ऑन करके चेक कर लीजिए कि आपका प्रोग्राम सही है या गलत है। तो यदि आपको यह चेक करना है कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, तो हमने क्या बोला, प्रिंट, देखो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव कब, इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है। तो हमने क्या बोला, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। इन सबको हम, ठीक, जगह कम है इसलिए इस तरीके से लिख देता हूं। तो अब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब आपका नंबर पॉजिटिव है। अगर मान लो मैं n की वैल्यू एंटर करता हूं 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, इट प्रिंट्स नंबर इज पॉजिटिव। फॉल्स है, इट प्रिंट्स नंबर इज नेगेटिव। तो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज समझ में आ रहा है ना आपको कि व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, हाउ कंडीशनल ऑपरेटर इज एग्जीक्यूट। ऐसे ही चलो कुछ प्रोग्राम में आपको देता हूं असाइनमेंट के लिए, इसको चेक करना, ठीक। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक इवन और ऑड, वेदर इट इज इवन और ऑड। ठीक है, फिर से एक असाइनमेंट है, फिर से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ये करना पड़ेगा बेटा। अगर आप सब कुछ देख के समझोगे तो खुद के लॉजिक कब लगाओगे, आपको अपने लॉजिक भी तो लगाने हैं ना। मैं तो आपको सब बताऊंगा ही, डोंट वरी, लेकिन आपके लॉजिक कब यूज करोगे आप। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम से ही तो बड़े प्रोग्राम बनेंगे बच्चे। एज अ बिगिनर, यदि आप प्रीवियस लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं चीजें तो बात अलग है, और जो प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, आपने देखा मैं कहीं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, और आपको कितनी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, मतलब कहां चीजें फेस करना पड़ रही है। वहां ऑपरेटर वही थे लेकिन अलग सिंबल था, यहां अलग है। तो इसलिए मैं कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी C++ पढ़े हैं, उन्होंने वहां पर ये प्रोग्राम बनाए हैं। बट हम बात कर रहे हैं बस पाइथन के लिए, तो आप बिगिनर होना है ना, पाइथन के लिए तो हम बिगिनर है। आप फिर से ट्राई करिए, क्योंकि सिंटेक्सेस में डिफरेंसेस हैं और यहां सिंटेक्सेस समझने पड़ेंगे आपको। अब ठीक है, क्या करना है आपको, एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। एक और प्रोग्राम देता हूं, चलो, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट ग्रेटर बिटवीन देम। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट ग्रेटर बिटवीन देम। कि उन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। ग्रेटर है तो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए प्रोग्राम, ठीक, और नहीं तो फिर वीडियो ऑन करके देख ही लेना कि कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो यदि मुझे चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, चलो मैं कोड लिख रहा हूं, ठीक। अगर एक नंबर इवन है या ऑड है तो इवन ऑड की कंडीशन क्या होती है, आप देखो क्या सिंपली क्या लिखेंगे हम, प्रिंट नंबर इज इवन, प्रिंट नंबर इज इवन इफ n mod 2 इक्वल टू 0। प्रिंट नंबर इज इवन इफ n mod 2 इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट ऑड, एल्स प्रिंट ऑड, सिंपल। यदि यह कंडीशन ट्रू है, n mod 2, mod अभी पढ़ के आए हम, यदि mod मतलब रिमाइंडर, तो यदि मान लो आपने एक नंबर एंटर किया सपोज 10, तो 10 को अगर मैं 2 से mod करता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो अगर ये रिजल्ट 0 है, इसका मतलब है नंबर इवन है। 10 mod 2 मतलब, और 10 mod 2 मतलब 0, 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, नंबर इज इवन। यदि यही वैल्यू होती 15 mod 2 का रिजल्ट कितना आया, 1 इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया। अगर मुझे दो नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, तो हमने क्या लिखा, a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर
फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी आपने देखा मैं दोनों वैल्यू अलग अलग एंटर कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे तो दोनों वैल्यू एक साथ एंटर करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। देयर इज अ ऑप्शन इन इनपुट स्टेटमेंट सो दैट यू कैन एंटर टू वैल्यूज टुगेदर। आपको दो बार इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, बट इनिशियली थोड़ी तो प्रैक्टिस करो आप। बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब क्या चेक करना है, दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट फर्स्ट इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, या इसको आप बाकायदा वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट ग्रेटर नंबर इज बी। सी दिस वन, हमने डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट की है ना, कि अगर पहली वैल्यू ग्रेटर है तो ये आउटपुट दे देगा ग्रेटर नंबर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स ग्रेटर नंबर इज बी। तो यदि आपकी पहली वैल्यू आपने एंटर की है 15, सेकंड दी है 10, 15 ग्रेटर देन 10, यस ट्रू, ग्रेटर नंबर इज 15। यदि आपकी पहली वैल्यू 15 है, दूसरी 100, 110 है, 15 ग्रेटर देन 110, फॉल्स, ग्रेटर नंबर इज कॉमा बी, तो यू विल गेट द रिजल्ट ग्रेटर नंबर इज बी। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये तो अभी हमने इफ और एल्स ऑपरेटर को लेके दो कंडीशंस की बात की। लेकिन सपोज अगर मैं आपसे बोलता फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, ठीक है, प्रोग्राम फॉर ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, मैक्स बिटवीन 3 वैल्यू, मतलब 3 वैल्यूज हैं। अब आपके पास ए में एक वैल्यू है, बी में एक वैल्यू है और सी में एक वैल्यू है। ठीक, ए बी सी, अब 3 में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो 3 में से ग्रेटर, अच्छा जैसा भी हमने ग्रेटर वाला भी प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर में से ग्रेटर, वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? इसके पहले, अभी इसको तो बताते हैं अपन, इसके पहले वाले प्रोग्राम में इशू क्या आएगा, सपोज आपने पहला नंबर दिया 10, दूसरा दिया 5, तो वो तो बोल देगा ग्रेटर नंबर इज 10। अगर आपने 10 दिया 15 दिया, वो बोल देगा ग्रेटर नंबर इज 15। लेकिन अगर आपने 10 और 10 दिया तो वो बोल देगा ग्रेटर नंबर इज 10, क्योंकि पिछला प्रोग्राम इक्विलिटी को चेक नहीं कर रहा है। और वो लॉजिक आपको समझ में आएगा जब आप इस लॉजिक को समझ लोगे, तो अपन वहां इक्विलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं और आपको 3 में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे? ध्यान देना, हमने क्या बोला, प्रिंट ग्रेटर इज ए, ग्रेटर इज ए। ए कब ग्रेटर होगा? इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अरे अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ग्रेटर कौन हुआ? ए। ठीक है, एल्स, जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इसको थोड़ा सा, दिस वन, प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट ग्रेटर इज बी, ग्रेटर इज बी कब? अरे ग्रेटर इज ए इफ ए, सॉरी, प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है, तो फिर आपकी ग्रेटर वैल्यू कौन है? ए। हमने लिख दिया ग्रेटर इज ए, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। लेकिन एल्स प्रिंट ग्रेटर इज बी, ग्रेटर इज बी, इसको यहां से लेके चलेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, प्रिंट ग्रेटर इज बी कब? आप सीक्वेंस में लिखना, ठीक है।
अरे ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है तो ग्रेटर ए है। ग्रेटर इज बी कब? इफ बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। एल्स प्रिंट ग्रेटर इज सी। समझो, यदि अगर मान लो आपकी ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 30। देखो आप 50 ग्रेटर देन 10 ट्रू, 50 ग्रेटर देन 30 ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा इसको ग्रेटर इज 50। लेकिन अगर मान लो आपकी पहली वैल्यू है 50, दूसरी है 70 और तीसरी है 90। अब ध्यान देना, 50 ग्रेटर देन 70 फॉल्स, तो ये अगले को चेक ही नहीं करेगा, ये फॉल्स है तो एल्स में गया। अब बी को प्रिंट करना है या सी को प्रिंट करना है, तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। बी ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है तो ये प्रिंट कर देगा ग्रेटर इज 90। अरे जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अब इससे इसको प्रिंट करना है या इसको प्रिंट करना है, तो ये कहलाता है चेनिंग कॉन्सेप्ट। यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट लाइक दिस। पहली कंडीशन फॉल्स है, अगली लिख दो फॉल्स है, अगली लिख दो फॉल्स है, नेक्स्ट लिखो। सो इन दिस वे यू विल फाइंड मल्टीपल कंडीशंस। तो आप 4 नंबर में से ग्रेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ओके, तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है। लेकिन आप देखिए यहां पर जो बात अभी हम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक नॉलेज को गेन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा नॉलेज को और आगे भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना पड़ता है, राइट? तो नॉलेज को स्क्वायर कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप नॉलेज ले रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन इंटरव्यू के लिए ये नॉलेज थोड़ा सा कम रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आपको और डिटेल में पढ़ना है और पॉलिश होना है, तो टेक विद्वान पे हमारा पूरा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही कॉन्सेप्ट कितने एग्जाम्पल के साथ, कितने क्वेश्चंस के साथ, कितने असाइनमेंट्स के साथ मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करे हुए हैं। तो फटाफट टेक विद्वान की साइट पे जाइए और एक बार इस पूरे कोर्स को वहां पे विजिट जरूर करिए। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसको भी ध्यान से समझना, व्हाट इज दिस अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन, कि पाइथन में ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपको पाइथन में हमने इन दोनों ऑपरेटर को अगर अलग अलग देखें तो एक हमने पढ़ा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से पढ़े हमने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके अलावा डिवाइड, ठीक, डिवीजन और फिर फ्लोर डिवीजन, ये हमने पढ़े थे अरिथमेटिकल ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर आपको याद है हमने पढ़ा था इक्वल। अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर लूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। सी दिस वन, समथिंग लाइक दिस, कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में कौन कौन से होते हैं? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मॉड इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है, मतलब जितने अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं सबके साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अब क्वेश्चन है सर इसका यूज क्या है, मतलब वेयर वी यूज दिस अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा समझना। यदि सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 5 है, सपोज यू हैव अ वेरिएबल ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 5। समझ में आई बात? अगर ए की वैल्यू 5 है और यदि मैंने आपसे बोला आई नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस ए बाय 10, मुझे इस ए में 10 का इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। सिंपली अगर मैं आपसे बोलता हूं तो आप क्या लिखोगे? ए इक्वल टू ए प्लस 10। मतलब यदि मान लो ये वैल्यू 50 है, 5 है, 50 है, वॉट एवर, और अगर इसमें 10 का इंक्रीमेंट करना है तो आपने क्या लिखा? ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। इसी स्टेटमेंट को मैं पाइथन में लिख सकता हूं ए प्लस इक्वल टू 10। The meaning of a plus equal to 10 is what? It is a equal to a plus 10. समझ में ही बात? मतलब जब भी हम किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यदि आपको किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है, और इसी को आप पाइथन में ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 10। सो दिस a प्लस इक्वल टू 10 मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस 10। सिमिलरली अगर मैंने आपसे बोला मुझे एक वैल्यू में 5 का सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू a माइनस 5। द सेम स्टेटमेंट में लिख सकता हूं a माइनस इक्वल टू 5। सेम a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 2, आई विल राइट इट a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है आपको? a इक्वल टू a डिवाइड बाय 5 सपोज,
ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ए डिवाइड इक्वल टू 5, ए इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन 5, ए इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन 5, इसको मैं लिख सकता हूं ए फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको किसी वेरिएबल में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन करना है, इंपॉर्टेंट यह है, अगर रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन करना है तो हम इस स्टेटमेंट को या तो ए से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा है दैट मीन दिस इज अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पाइथन में? अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर आर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी, अच्छा ये तो एक टास्क है अरिथमेटिकल असाइनमेंट, लेकिन इसके अलावा ये स्टेटमेंट हम कुछ और ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे बिटवाइज के लिए भी ये यूज में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है जब भी किसी वेरिएबल में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये तो अभी हमने देखा अरिथमेटिकल असाइनमेंट, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूं। तो यदि मैंने आपसे बोला कि मान लो अगर ये वेरिएबल है ए, सपोज वी हैव दिस वेरिएबल ए, और अगर ए की वैल्यू है 10, ठीक है, अगर ए की वैल्यू है 10, अब आपको क्या करना है, इस ए की वैल्यू के साथ एंड करना है 5 को। तो या तो आप ऐसे लिखोगे ए इक्वल टू ए एंड 5, या तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू ए एंड 5। इसी स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं क्या, ए एंड इक्वल टू 5, या ए, सॉरी दिस एंड इज नॉट हियर, दिस इज ए एंड डी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर से देखो आप इसको क्या बोला हमने, अगर आपको 10, अगर मान लो ये वैल्यू 10 है और अगर आपको इस 10 के साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है विच इज रिलेटेड विथ बिटवाइज, अगर बिटवाइज से रिलेटेड है, तो हमने क्या लिखा, a इक्वल्स टू a एंड 5। तो याद है इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली इसका मीनिंग है आपने लिखा a इक्वल टू 10 एंड 5, क्योंकि 10 इज द वैल्यू ऑफ a। तो सेम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूं, a एंड इक्वल टू 5, या मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू a और 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं a और इक्वल टू 5। तो इस समय फिर मैं इसको अरिथमेटिकल असाइनमेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी कोई स्टेटमेंट इस तरीके की है जहां पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, मतलब कोई ऑपरेटर है जिसके साथ आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है and you want to assign the result in the same variable, so that we write the statement in this way also। तो ये जो कहलाते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर की ही कैटेगरी है, अरिथमेटिकल असाइनमेंट, बिटवाइज असाइनमेंट। आप कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर इसके साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा ये था असाइनमेंट विद बिटवाइज एंड अरिथमेटिक। अब नेक्स्ट ऑपरेटर को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट इन द सेंस अ लिटिल बिट, अगर जैसे डिफरेंट इन द सेंस कि अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस है, ठीक है, प्रीवियस से तो काफी डिफरेंस है, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब एक 10 मिनट का लेक्चर उन लोगों के लिए भी रहेगा जो C++ जावा बैकग्राउंड से पाइथन पढ़ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर मिस करे हैं, लेकिन वो एंड में बात करेंगे, अभी सबको कंफ्यूज नहीं करना है अपने को। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसको ध्यान से समझना, ये मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में होता है इन और नॉट इन, दिस टू ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर जनरली यूज होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा के साथ। सीक्वेंस ऑफ डेटा मतलब क्या, आपको याद है जब मैंने डेटा टाइप लिखे थे तो उसमें बहुत से ऐसे डेटा टाइप लिखे थे जो अभी हमने टच भी नहीं करें, पढ़ना है अभी उनको। अभी हमने सिंपली इंटीजर की बात की है, कुछ फ्लोट की बात की है, ठीक है, अभी तो स्ट्रिंग पे बात करना है। इसके अलावा डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, ये ऐसे डेटा टाइप हैं जिनको बोलते हैं सीक्वेंस, मतलब जो डेटा कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे आप देखो एक डिफरेंस क्या है, यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा है हेलो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और यदि मैंने लिखा है 15, इट्स अ सिंगल वैल्यू। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस, डेटा की सीक्वेंस, ठीक। तो ये जो ऑपरेटर है इनका यूज कब है, जब आप सीक्वेंस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब सीक्वेंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना मतलब क्या, और इसका यूज क्या है, तो आप देखो क्या मतलब है इसका। सपोज यदि इन और नॉट इन, ये कौन से ऑपरेटर है, मेंबरशिप। जैसे सपोज यदि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा, सपोज एक वैल्यू है,
डेटा, है ना, सपोज वी हैव अ वैल्यू डेटा फ्लेयर, ठीक, ये एक वैल्यू है डेटा फ्लेयर, ओके। अब मुझे ये पता करना है कि इस सीरीज में, मतलब इस सीक्वेंस ऑफ डेटा में आई है या नहीं है। अगर आई है तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए और नहीं है तो फॉल्स मिलना चाहिए। तो सिंपली मैं अगर अभी चेक करूं तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता हूं। मान लो अगर ये डेटा मेरे पास एस नाम के किसी ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में है, ठीक है। अब मैंने अगर यहां पर लिखा प्रिंट सिंगल कोड में आई इन एस में क्या है आपके पास, डेटा फ्लेयर, ठीक है। तो यहां पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ये क्या चेक करेगा, वेदर दिस आई कैरेक्टर इज एग्जिस्ट इन एस और नॉट। आई इन एस, कितना सिंपल स्टेटमेंट है देखो आप, मतलब इससे हमारी सर्चिंग कितनी आसान हो जाएगी। अभी मैं बताता हूं कि सर्चिंग कितनी आसान हो जाएगी आपकी। आई इन एस का मतलब समझ में आया कि ये चेक करेगा अगर इसको ये आई एस में मिला तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, ट्रू, इट इज ट्रू। बट इफ आई नॉट एग्जिस्ट इन एस देन इट रिटर्न फॉल्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन का मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू इफ दिस कैरेक्टर एग्जिस्ट इन दैट स्ट्रिंग और नॉट, क्योंकि ये मैं अभी स्ट्रिंग के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन ये ऑपरेटर हर कलेक्शन के लिए काम करेगा। कलेक्शन मतलब वो सेट हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकता है, ठीक है, या वो आपका लिस्ट हो सकता है। अभी हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ भी इस इन ऑपरेटर की बात करेंगे। लेकिन इनका यूज क्या है, इनका यूज है ये चेक करता है कि आपका ये पर्टिकुलर डेटा आपके कलेक्शन वाले डेटा में एग्जिस्ट है या नहीं। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा फॉर एग्जांपल यदि मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा प्रिंट पी इन एस, ठीक है, पी इन एस, अरे आप एस में डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रिंट सपोज, मतलब मैं एस की जगह का डायरेक्टली ऐसे भी लिखता आई इन डबल कोट्स में डेटा फ्लेयर, है ना, डबल कोट्स में डेटा फ्लेयर, तो भी ये वैलिड है, कोई इशू नहीं है। पर हमने इस डेटा को एस नाम के वेरिएबल में लिया और हम उसको लेके चेक लगा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपके इस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, मैंने क्या पूछा है, क्या ये पिन पी एस में है, पी इन एस। अब पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी पी नहीं है, सो व्हाट इट रिटर्न्स, फॉल्स। व्हाट इट रिटर्न्स, फॉल्स। तो ट्रू कब मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है, जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इसको बोलते हैं एक्चुअली सब स्ट्रिंग, मतलब आपको यह चेक करना है कि ये सब स्ट्रिंग इस एस में है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी स्टेटमेंट को मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, है ना, मैंने लिखा डेटा फ्लेयर वेलकम यू, ठीक है, डेटा फ्लेयर वेलकम यू, सपोज ये एक स्ट्रिंग है। अब ये तो मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चेक कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा प्रिंट डबल कोट्स में वेलकम वेलकम इन एस, तो ये चेक करेगा एस जो स्ट्रिंग है उसमें वेलकम वर्ड है या नहीं। मतलब इवन यू कैन चेक द वर्ड ऑल्सो। इसका यूज कहां होता है, जैसे सपोज आप यूजर से कोई डेटा एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, और आप ये बोल रहे हैं कि सपोज ये एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, समझना, मान लो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब आप ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जब भी कोई डेटा एंट्री करे मुझे मिस्टर कंपलसरी चेक करना है, मतलब मिस्टर मस्ट बी देयर, या कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो इसमें होना कंपलसरी है। तो जब ये डेटा हम यूजर से लेंगे, है ना, ये डेटा मान लो मैंने किसी एस नाम के वेरिएबल में ले लिया, अब मैं यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि मुझे ये चेक करना है कि मतलब जब कोई डेटा, मतलब यूजर के दिए हुए डेटा में आप कोई कंपलसरी स्ट्रिंग चेक करना है, तो वहां पर हम इस इन ऑपरेटर को यूज करते हैं, एंड इट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, बिकॉज इट चेक्स द वेदर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग और नॉट। और ये केवल स्ट्रिंग के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कलेक्शन ऑल्सो। ये कलेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी मैं बताता हूं आपको कैसे कलेक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है, विल सी द अनदर एग्जांपल। बट आप एक वर्ड को भी चेक लगा सकते हैं और आप सिंपल एक कैरेक्टर के लिए भी चेक लगा सकते हैं। तो ये इन आपको ट्रू कब दे रहा है, जब ये इसमें है या नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, और जस्ट इसका अपोजिट है नॉट इन। नॉट इन मुझे ट्रू देगा जब नहीं है, और अगर हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो कई बार ऐसा भी चेक करना पड़ता है। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कहां यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, इस इन का यूज कहां होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो आप। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि हम यूजर से एक ईमेल आईडी ले रहे हैं, है ना, सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम यूजर से एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे, विल चेक, ठीक। अब इस ईमेल आईडी को मान लो यूजर ने दिया, यहां पर यूजर ने अपना ईमेल आईडी दिया और आपने उसको किसी
ई नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। मतलब ये ई में आपका ईमेल आईडी है, वो क्या है अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो ईमेल आईडी, मान लो मैंने ईमेल आईडी दिया vivek@gmail.com, तो आप मुझे बताएं जो यूजर ईमेल आईडी देगा वो कंपलसरी कौन सा कैरेक्टर देगा। हालांकि 2 कैरेक्टर कंपलसरी है, फिलहाल अपन अभी एक की बात करते हैं। किसी भी ईमेल आईडी में आपने देखा 2 कैरेक्टर कंपलसरी होना चाहिए, एक @ और एक डॉट, मतलब दिस 2 कैरेक्टर आर कंपलसरी इन एनी ईमेल आईडी। तो यदि मान लो मुझे ये चेक लगाना है कि यूजर ने ये @ दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो मुझे उसको मैसेज देना है इनवैलिड ईमेल आईडी। बात समझ में आ रही है? तो इसका प्रोग्रामिंग तो तब होगी जब अपन इफ एल्स की बात करेंगे, जब हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये तो चेक कर सकता हूं ना कि यदि ये ईमेल आईडी मैंने ई में एंटर कर लिया, सपोज ये ईमेल आईडी मेरे पास यहां पर है, मान लो विवेक है या जो भी यूजर ने ईमेल आईडी दिया है, तो अब मैं चेक कैसे लगाऊंगा? आई जस्ट प्रिंट, अभी मैं फिलहाल प्रिंट लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट @in e, @in e। अब मुझे यह पता चल जाएगा कि @e में है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर इसको लेके आपको कंडीशन लगानी है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप मान लो ई में आपके पास एक ईमेल आईडी है और अभी हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ के आए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? प्रिंट इनवैलिड ईमेल इफ @not in e। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और चलो सिंपल करते हैं, इसको मैं कर देता हूं वैलिड ईमेल। ठीक है, वैलिड ईमेल मैं रिवर्स पढ़ा था, पर अभी अपन ने नॉट इन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, अपन इसको इन से ही समझते हैं। मैंने लिखा वैलिड ईमेल इफ @in e एल्स प्रिंट, इसको यहां से कंटिन्यू कर लेना, प्रिंट इनवैलिड ईमेल। मतलब फिलहाल मैंने केवल @ चेक लगाया है। तो अब ये क्या चेक करेगा? अगर इसको @e नाम की स्ट्रिंग में मिला, ये ई में हमारी पूरी स्ट्रिंग है, ई में क्या है? पूरी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो यूजर ने दी है। ठीक है, अब आपने क्या चेक किया? अगर ये @e में है, अगर ट्रू तो ये बोल देगा वैलिड ईमेल, और अगर उसको @ नहीं मिला तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, तो ये मैसेज दे देगा इनवैलिड ईमेल। सो सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दिस इन ऑपरेटर। वहां पर हम इस इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इन आपको ट्रू कब दे रहा है? व्हेन इट फाइंड्स दैट पर्टिकुलर डेटा इन दैट सीक्वेंस। समझ में आई बात? अब इसी को मैं जस्ट अपोजिट सोचूं, है ना, अगर मैं इन की जगह नॉट इन लिखता, सपोज यहां पर मैं अब कंडीशन चेंज कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं इनवैलिड, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा नॉट इन का क्या यूज है। यहां इनवैलिड लिखा, एंड सी दिस वन। अब मैंने लिखा @not in, सुनना ध्यान से, not in e। ठीक है, प्रिंट इनवैलिड ईमेल इफ @not in e एल्स प्रिंट वैलिड ईमेल। सुनना ध्यान से सुनना। तो अब ये मुझे ट्रू कब रिटर्न करेगा पता है? अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा यदि @ उसको ई में नहीं मिला तो ये ट्रू है। मतलब अब ये चेक करेगा, सपोज अगर इसको ईमेल आईडी ये मिला विवेक @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है सपोज, फॉर एग्जांपल, है ना, है नहीं, मैसेज मत करना। ठीक है, अगर मान लो मैंने लिखा विवेक @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके, अब अगर आपने ये चेक किया इसने @not in e, फॉल्स, क्योंकि @ तो इसमें है ना। आपने क्या बोला है? नॉट इन ट्रू रिटर्न करता है अगर उसको @e में नहीं मिला तो। अब मिला तो इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स मतलब ये वैलिड ईमेल आईडी है। बिल्कुल, हमने बोला @ के साथ ईमेल आईडी वैलिड है। और यदि मान लो मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता, नाउ आई डू नॉट यूज दिस @ साइन। अब चेक करो आप, @not in e, यस, @not in e ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड ईमेल आईडी। तो इन और नॉट इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि इन और नॉट इन दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं? इन रिटर्न्स ट्रू इफ that particular data is exist in the sequence, not in return true if that particular data not exist in the sequence, yes। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। लेकिन सपोज करो अभी हम एक कलेक्शन यूज करते हैं, ठीक, वो कलेक्शन सेट लिस्ट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
यदि मान लो मेरे पास एक डेटा है m में, ठीक है, सपोज दिस m कंसिस्ट दिस डेटा, ये m में है 10, 5, 70, 30, 35, ये पढ़ेंगे आगे, डोंट टेक इट टेंशन। ये अलग अलग टाइप के कलेक्शन हम देखेंगे, कलेक्शन सेट फॉर्मेट में होगा, कलेक्शन लिस्ट फॉर्मेट में होगा, ठीक है, कलेक्शन डिक्शनरी फॉर्मेट में होगा। तो अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, आप समझना, मतलब यदि हम सर्चिंग की बात करें तो प्रीवियस लैंग्वेज में फॉर सर्चिंग वी हैव टू राइट अ लाइन ऑफ कोड, आपको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, राइट। लेकिन अब अगर मान लो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है आपके पास, ठीक, अब इसमें मुझे चेक करना है, मान लो एस में कोई एक वैल्यू है, ठीक है, मान लो आपने एस में यूजर से कोई इनपुट लिया, समझते हैं इसको। चलो मैंने क्या किया, यहां लिखा एस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, एस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब ये जो एस में यूजर ने नंबर दिया है, मुझे ये चेक करना है कि वो एम में है या नहीं। अगर है तो मैं बोलूंगा सर्चिंग सक्सेस, नहीं है तो मैं बोलूंगा सर्चिंग नॉट सक्सेस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपल है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट सर्चिंग सक्सेस, सर्चिंग सक्सेस कब, इफ, प्रिंट सर्चिंग सक्सेस इफ एस इन एम। एस में आपके पास डेटा है, ठीक है, एस में आपके पास डेटा है, एम में आपके पास पूरा कलेक्शन है। यदि आपका इनपुट किया हुआ डेटा एम में है, प्रिंट सर्चिंग सक्सेस इफ एस इन एम, एल्स प्रिंट सर्चिंग नॉट सक्सेस, सर्चिंग नॉट सक्सेस। सो सिंपल, कितने आसानी से आपने सर्च का प्रोग्राम बना दिया, 3 लाइन में आपका प्रोग्राम बन गया। और यही प्रोग्राम अगर आप लॉजिक से लगाओगे, मतलब मैं कंपेयर फिर भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पाइथन के एडवांटेजेस बता रहा हूं कि यही कोडिंग अगर सी में कर दे तो इट टेक्स एटलीस्ट 7 to 8 लाइन ऑफ 10 लाइन ऑफ कोड। तो यही तो एडवांटेजेस हम पाइथन के पढ़ने जा रहे हैं कि बस एक लाइन के कोड, और अभी तो और इससे भी ईजी होगा, अभी तो इससे भी ईजी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जब मैं आपको पाइथन के मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा। वहां पर आपको इनबिल्ड फंक्शंस जो मिलेंगे वो और कोडिंग को आसान करेंगे। तो समझ में आया आपको कि इनको हम किसी भी कलेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कलेक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना है देन विल गो फॉर दिस इन। तो इन और नॉट इन, ये दोनों मेंबरशिप आई होप आपको समझ में आएंगे। दिस मेंबरशिप ऑपरेटर, व्हाट इज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर एंड हाउ मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज इन पाइथन, कि पाइथन में किस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करना है। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है? ओके, देखिए क्लासरूम लेक्चर को सुनना समझना इज नॉट सफिशिएंट, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। और वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने आपके लिए रेडी की है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंशियल, टीसीएस, विप्रो, हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और नॉट ओनली इन इंटरव्यू क्वेश्चंस, असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, मतलब बॉस दिस इज अ कंप्लीट पैकेज टू क्रैक द टॉप मोस्ट एमएनसीज। पाइथन में नंबर सिस्टम के बारे में, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नंबर सिस्टम का पाइथन में क्या यूज है, या ये नंबर सिस्टम होते क्या हैं। तो कंफ्यूजन केवल दिमाग में है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझते हैं आज हम इसको, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम को हम पाइथन में किस तरीके से यूज करेंगे, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से। तो समझिए आप यहाँ पे कि जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक, तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एक नंबर है, ओके, जस्ट राइट दिस नंबर, तो आपने लिखा 10। अच्छा, एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि ये पूरा नंबर सिस्टम जो है ये केवल इंटीजर टाइप के डेटा के लिए है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू, है ना। डे 1 पे ही हम सारी चीजें क्लियर रखें दिमाग में। तो यदि मान लो मैं ऐसा लिखता हूं a = 10, तो आपको पता है नंबर सिस्टम एग्जैक्टली होते क्या है। पहले चलो ये भी छोड़ो, नंबर सिस्टम होते क्या है, तो आप समझना, किसी भी इंटीजर वैल्यू को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन 4 टाइप से, राइट। कि एक डेटा होता है बाइनरी, है ना, हालांकि ये डेसिमल का भी रिप्रेजेंटेशन है, बट पाइथन सपोर्ट नंबर सिस्टम इन इंटीजर वैल्यूज ओनली। ओके, जो हम बात करने वाले हैं वो केवल इंटीजर पर एप्लीकेबल है। एक होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है ऑक्टल नंबर, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। देयर आर 4 ways बाय विच वी रिप्रेजेंट अ नंबर।
अब बाइनरी नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 0-1 के फॉर्मेट में होते हैं, 0-1-1-0-1-1-1-1-1-0, द नंबर विच इज इन 0-1 बिट फॉर्मेट में जो नंबर होते हैं ये कहलाते हैं बाइनरी नंबर। डेसिमल वो नंबर होते हैं जिनकी रेंज होती है 0 से 9, मतलब 0-1-2-3-4 से लेके 9, ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर, ठीक है। बाइनरी वो नंबर होते हैं जिनका बेस अभी समझाता हूं क्या होता है, जिनका बेस 2 होता है। डेसिमल वो होते हैं जिनका बेस 10 होता है। ऑक्टल मतलब वो नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेके 7, और इनका बेस होता है ऑक्टल का 8, ठीक। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। बेस मतलब जिस नंबर को जिस बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2 इज फॉर बाइनरी, 10 फॉर डेसिमल, 8 फॉर ऑक्टल, 16 फॉर हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0, 1, 2 से लेके 16। लेकिन हेक्साडेसिमल में जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो 10 को कहा जाता है A, 11 इज B, 12 इज C, 13 इज D, 14 इज E, 15 इज F, ठीक है। तो लास्ट नंबर जो इसमें होता है वो होता है 15, ओके। तो ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, ये होते हैं ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल। अब क्या होता है, देयर आर सम एप्लीकेशंस जहां पर आपको इन नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब यू नीड टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, सिमिलरली बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। तो यदि आप पाइथन में इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी नंबर सिस्टम पढ़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सपोज देयर इज अ नंबर 123, नाउ दिस 123 इज अ डेसिमल नंबर, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, या 13 इट्स अ डेसिमल नंबर, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, ठीक है, या 141 इट इज एन ऑक्टल नंबर, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ये कन्वर्जन कई बार इंटरव्यूज में भी आते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन कई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर नंबर सिस्टम अलग अलग फॉर्मेट में यूज होता है, दैट मे बी ऑक्टल, दैट मे बी बाइनरी, दैट मे बी हेक्साडेसिमल। तो पाइथन इज हैविंग अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर दिस कन्वर्जन, कि अगर आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन पाइथन में परफॉर्म करना है तो इट्स अ वेरी इजी। तो ये होता है नंबर सिस्टम, ओके। और ये कन्वर्जन किस तरीके से होगा अब अपन देखते हैं यहाँ पे पाइथन में कि किस तरीके से हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन आता है, सर अभी हम प्रोग्राम में जो नंबर यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का नंबर है, और अगर मुझे ऑक्टल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ओके। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप सुनिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। अभी तक हम प्रोग्राम में जब भी किसी नंबर को यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा मान लो 13, ओके, ये मेरा पाइथन का कोड है और मैंने लिखा 13, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन है। अब आउटपुट स्क्रीन पे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप समझना जब तक आप किसी नंबर का फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, मतलब जब तक आपने नहीं बताया कि ये नंबर किस टाइप का नंबर है, तब तक आपका प्रोग्राम उसको डिफॉल्ट कंसीडर करेगा डेसिमल। तो इसका मतलब है मेरे पास जो नंबर है वो कैसा है, डेसिमल, गॉट माय पॉइंट। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, अब अभी सुनना, ये नंबर अभी ऑक्टल भी होगा, ये नंबर अभी बाइनरी भी होगा, ये नंबर अभी हेक्साडेसिमल भी होगा, लेकिन ये समझना आप जब भी किसी नंबर को प्रिंट करोगे तो आपने उसको किस फॉर्मेट में लिखा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रिजल्ट आपको जब भी मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, डेसिमल में। कब, जब आप डेसिमल में रिजल्ट प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल अगर आपने लिखा a इक्वल टू 13, तो अभी प्रोग्राम ने इसको डिफॉल्ट कैसा नंबर कंसीडर किया है, डेसिमल, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो किस टाइप का नंबर मिलेगा, डेसिमल, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट से अगर आप डेटा प्रिंट कर रहे हैं डिफॉल्टली तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा डेसिमल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है सर कि मुझे जो है नंबर को डेसिमल में तो प्रिंट करना है, लेकिन ऑक्टल से, कि मैं चाहता हूं कि मुझे प्रोग्राम में नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहला कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, राइट। अब ये जो मैंने आपसे बोला था ना, ऑक्टल की रेंज 0 से लेके 7 होती है, तो 0 से लेके 7 का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट डिजिट्स विच कम्स इन 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस नंबर के बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन, 123 हो सकता है, 345 हो सकता है, 431 हो सकता है, इस नंबर का कोई भी कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे ऑक्टल। लेकिन कब बोलेंगे ऑक्टल, सर ये तो डेसिमल भी हो सकता है, ओके। तो अब आप समझना कि जब आप किसी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे मैं चाहता हूं कि ए में मुझे चाहिए ऑक्टल में 13, ओके, सिंपल सा एग्जांपल अभी ले रहे हैं, तो ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 O के साथ, 0 O,
ठीक है, ये 0 है और ये ABCD अल्फाबेट का O है, LMNOPQRO, ठीक है, 0O13, ये आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जब भी किसी नंबर के आगे अगर मैंने 0O लिख दिया, सो नाउ योर कंपाइलर कंसिडर इट एज एन ऑक्टल नंबर। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, व्हेन आई प्रिंट दिस वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा? डेसिमल। जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा डेसिमल। तो यहां पर अब ये पता है क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि 13 इज एन ऑक्टल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ये क्वेश्चन अगर आपको पाइथन में पूछ लिया कि राइट ए प्रोग्राम फॉर दिस कन्वर्सेशन, राइट, तो किस तरीके से हम कोड लिखेंगे? और आप देखो, यदि आप चाहते हैं कि मान लो आप पाइथन में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक एप्लीकेशन में दिस कन्वर्जन इज वेरी रिक्वायर्ड, राइट। अब आप एक साइंटिफिक कैलकुलेशन बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, अब आपको ये नंबर सिस्टम को लेके कोडिंग करना है, तो यहां पर बड़ा सिंपल है, आपने यूजर से इनपुट लिया 0O13, ठीक। अब आपको जो इनपुट मिला है वो कैसा मिला है? ऑक्टल। लेकिन रिजल्ट जो प्रिंट होगा, मतलब दिस इज एन ऑक्टल नंबर बिकॉज इट रिप्रेजेंट विद द साइन 0O। तो ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? 0O के साथ, ठीक। लेकिन जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? डेसिमल। तो अब यहां पर मुझे यह पता करना पड़ेगा, ठीक है, सिस्टम तो इसको मुझे आउटपुट अभी दे देगा, लेकिन जो आउटपुट आया है वो आउटपुट कैसे आया? कि अगर मान लो आउटपुट में कुछ वैल्यू प्रिंट हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, राइट। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू डेसिमल। तो बड़ा सिंपल है, देखो हमारा ऑक्टल नंबर क्या है? 13। आपको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। पर ऑक्टल की बेस कितनी होती है? 8। तो जो बेस है आपको उसको लेके चलना है 3 × 8 टू पावर 0 प्लस 1 × 8 टू पावर 1। मतलब इधर से चलें या इधर से चलें, वॉटेवर, इधर से चलेंगे तो लार्जर नंबर से चलना है, इधर से चलेंगे तो बेटर है। 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, वो डिजिट होती तो 8 टू पावर 2, ठीक। तो अब आप देखो 8 टू पावर 1 8, 8 × 1 8 प्लस एनीथिंग इज पावर 0 1, 3 × 1 3, 8 + 3 11। तो जब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप देखेंगे, सो यू विल गेट द रिजल्ट 11 ही, आपको आउटपुट मिलेगा 11। गॉट माय पॉइंट? तो कैसे आपको एक ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, समझ में आया? मतलब प्रोग्राम तो कर देगा, लेकिन आपको अगर करना है, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कन्वर्ट एन ऑक्टल इनटू डेसिमल। यदि यही नंबर होता, मान लो 0113, मान लो ये नंबर होता 113, तो हम क्या करते? 3 × 8 टू पावर 0 प्लस 1 × 8 टू पावर 1 प्लस 1 × 8 टू पावर 2। तो 8 टू पावर 2 कितना होता है? 64 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1, सॉरी प्लस 3। तो टोटल जो भी होगा दैट इज योर आंसर। कितना होता है? 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 3 75, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 75। अरे क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब यहां पर आप देखो, यदि सपोज अब 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करें, तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हूं मैं कि टेल मी व्हाट इज द आंसर, तो जब मैं आंसर पूछूं तो प्लीज वीडियो पॉज कर लीजिएगा ना, मैं नहीं वेट करूंगा, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए और फिर बाद में वीडियो ऑन करके आंसर देख लीजिए। चलिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं, आपको सॉल्व करना है ना, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, ठीक। 0O128, व्हाट इज द आउटपुट, है ना? व्हाट इज द आउटपुट? अगर मैं इसके बाद एक को प्रिंट करता हूं, देन व्हाट इज द आउटपुट? 0O128। अगर आप इसका आंसर देखेंगे, है ना, आप सॉल्व करें, यदि आप इसका आंसर देखेंगे तो आधे लोग तो इसको सॉल्व कर भी चुके होंगे मेरे हिसाब से, है ना। वीडियो पॉज करने के बाद जब आप वापस देख रहे हैं तो आपको बाकायदा आंसर मिल गया होगा अपना। ओके बच्चे, दिस प्रोग्राम शोज एन एरर। इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, देयर इज नो आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम, इसमें एरर आ जाएगी। अरे एरर क्यों आएगी? 0O से जो नंबर आपने रिप्रेजेंट किया है वो किस टाइप का नंबर है? ऑक्टल। ऑक्टल की सीरीज क्या बताई थी मैंने? वही नंबर जो 0 से 7 के बीच में है, दैट कम्स अंडर द ऑक्टल। आपने क्या ले लिया है? 8। तो 8 इज नॉट ऑक्टल नंबर, 8 ऑक्टल की लिस्ट में नहीं आता है। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ट्विस्ट करने के लिए, कि आप कहीं रटके तो नहीं आए चीजें। ओके, तो समझ में आया? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऑक्टल नंबर दिया है तो चेक द डिजिट कि उसमें कहीं 0 to 7 के अलावा कोई नंबर तो नहीं है। क्लियर है? तो आई होप ऑक्टल समझ में आया अपने को, ठीक। लेकिन अब अगर मान लो सेम है, नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। कि अब अगर मान लो आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया है और अब रिजल्ट तो डेसिमल में ही आएगा, तो हेक्साडेसिमल नंबर मतलब नंबर विच इज फ्रॉम 0 to F। 0 to F समझ में आया ना? मतलब 0 1 2 से लेके 9, देन 10 इज A, 11 इज B,
C D E F, दिस इज 10 11 12 13 14 15। ठीक, इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई नंबर दिया है तो हम उसको हेक्साडेसिमल बोलेंगे, लेकिन तब जब उस नंबर को रिप्रेजेंट किया है 0x के साथ। मतलब यदि मान लो एक नंबर है 0x 2a, सपोज ये ले लेता हूं मैं 0x 2a, तो नाउ इट इज एन हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये नंबर होगा हेक्साडेसिमल, समझ में आ रही है बात? दिस इज एन हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, तो अब अगर इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो रिजल्ट तो मुझे किस फॉर्मेट में मिलेगा? रिजल्ट ऑलवेज बी इन डेसिमल। तो अब आपको यह पता करना है, एक्चुअली अब ये क्वेश्चन ये है 2a इज एन हेक्साडेसिमल नंबर, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो सिंपल है, 2a आपका नंबर है, a मतलब 10, ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। बेस क्या है इसका? 16। तो अभी जैसे ऑक्टल में 8 का मल्टीप्लाई किया था, नाउ इट इज 10, a मतलब 10 इंटू 16 टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 टू पावर 1। 16 टू पावर 1 इज 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 10, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1, 32 प्लस 10 42 इज द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम। क्लियर है? तो अगर कोई नंबर 0x से रिप्रेजेंट है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड एन हेक्साडेसिमल नंबर, ये कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर। अब आप देखिए, यदि मान लो मैंने लिखा था a इक्वल टू 0x AC, व्हाट इज द आउटपुट? ठीक है, अगर मैं लिखा होता 0x डैड, व्हाट इज द आउटपुट? अब इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। अब अगर आपको ये पता है कि 0x से रिप्रेजेंटेशन है, तो ही तो आप इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज तो आप बोल दोगे सर ये एरर है, इस टाइप का नंबर होता ही नहीं है, राइट? तो कॉन्सेप्ट समझना, तो ये आपको समझ में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नेक्स्ट हम आते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, बाइनरी हमेशा वो नंबर होते हैं जो 1010 के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं ना, दिस नॉट कॉमा 10101110। मतलब इसके अलावा अगर आपने एक भी डिजिट लिख दिया बाइनरी में, तो दैट इज एन एरर। जैसा भी आपको बोला था ना, ऑक्टल में अगर आपने 0 से 7 के बीच के अलावा कोई भी नंबर लिखा तो एरर है। हेक्साडेसिमल में 0 से 15 के बीच में कुछ भी लिख दिया तो एरर है। वैसे ही बाइनरी में अगर आपने 10110 के अलावा कोई भी नंबर लिख दिया, सो दैट इज एन एरर। तो बाइनरी किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे, और आपको पूछा क्या गया डेसिमल, तो पहली बात तो ये कि यदि आपने ऐसा लिख दिया, मान लो सर आपने बोला था 1011, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो कोई उम्मीद मत रखना कि आपको इसका कोई डेसिमल मिलेगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 1011, क्योंकि यदि आपने इस तरीके से लिखा है तो कंपाइलर के लिए ये डेसिमल है, वो उसको डिफॉल्ट 1011 कंसिडर करेगा, बिकॉज आपने ये नहीं बताया कि ये बाइनरी है। तो बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको इस नंबर के आगे 0b लिखना पड़ेगा। नाउ इट्स 0b 1011, नाउ इट इज अ बाइनरी नंबर। अब अगर ये बाइनरी है और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, सो नाउ आई नो दैट कि बॉस इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही कॉन्सेप्ट 1011, ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, अरे बेस 2 है ना। नाउ मैंने क्वेश्चन क्या दिया, 1011 इज अ बाइनरी नंबर कन्वर्ट्स इनटू डेसिमल, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ये आपने किया 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, इट इज 8 प्लस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 2 इंटू 1 2 प्लस दिस इज 1, तो 8 प्लस 2 प्लस 1, आंसर इज 11। और या फिर इसी को आप एक सीरीज से भी, सेम सीरीज है, इसी यही जनरेट होती है 1 2 4 8, 1 2 4 8, इससे आपको 15 तक का बाइनरी इजीली मिल जाएगा। आपका नंबर क्या है 1011, तो इसमें लिख दीजिए 1011। अब इसको किस किस को जोड़ना है, 1 दिस एंड दिस, 8 प्लस 2 प्लस 1 एंड दैट इज 11। तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू डेसिमल, कि जब भी आपको पाइथन में बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन रिप्रेजेंट योर नंबर विद 0b, और इसके बाद या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। हमेशा ध्यान रखना, इसको पावर कैलकुलेशन बोलते हैं। मतलब जब भी किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो विल गो फॉर दिस मल्टीप्लाई मेथड, कि आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अगर बाइनरी है 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्टल है तो 8 से, और डेसिमल है तो हेक्साडेसिमल है तो 16 से। क्लियर है? ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया हमें, कि पाइथन में हम जब भी बात करते हैं एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर, सो बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है किससे, 0b से,
0b is a binary number. If I want to represent octal number, then octal number is represent with 0o. This is 0o. ठीक है, hexadecimal. This is 0x, और by default is decimal. तो डेसिमल के लिए आपको कुछ नहीं लिखना. इफ यू कैन नॉट राइट एनीथिंग देन इट इज अ डेसिमल नंबर. ओके, तो एक एक एग्जांपल में लिख देता हूं इसका. 0b, अगर बाइनरी की बात करें तो इट इज 0b 1011. दिस इज अ बाइनरी नंबर. ऑक्टल 0o, मान लो 123. दिस इज एन ऑक्टल नंबर. ठीक है, हेक्साडेसिमल 0x whatever 2b5. दिस इज अ ऑक्टल नंबर. 185, if you cannot write anything, this is a by default decimal number. So in this four way we are representing a number in Python programming, but always result you will get in decimal format, क्योंकि ये कन्वर्जन ही है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. तो जो एप्लीकेशन है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है, वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, अगर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी को ऑक्टल में, ठीक है, डेसिमल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, सॉरी, बाइनरी को डेसिमल में, सो दैट यू विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट जहां पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज व्हाट कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर इनटू डेसिमल, है ना, कि जिस भी टाइप का नंबर है आपके पास, आपको अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट. और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, समझ में आया, क्लियर है. अब हम आते हैं ठीक इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट पे. ठीक, इसका अपोजिट मतलब क्या, डेसिमल टू कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी. सुनना ध्यान से, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल. ठीक, इसके अपोजिट बात कर रहे हैं जो भी हम पढ़ के आए, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, राइट. मतलब अब बात करेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी की, डेसिमल टू ऑक्टल की, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये, सर ये कन्वर्जन किस तरीके से होगा. ठीक है, मतलब अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इस फॉर्मेट में होगा. नंबर डेसिमल है, रिजल्ट बाइनरी में मिलेगा. नंबर डेसिमल है, रिजल्ट ऑक्टल में मिलेगा. नंबर डेसिमल है, रिजल्ट हेक्साडेसिमल में मिलेगा. तो पाइथन इज हैविंग दैट क्राइटेरिया ऑल्सो. ठीक है, तो अब ये कन्वर्जन किस तरीके से होगा. ओके, तो ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया. अब आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं. ओके, सारे नंबर सिस्टम की बेस आप मुझे बताइए. ऑक्टल की बेस क्या होती है, बाइनरी की बेस क्या होती है, हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए. बेस ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम्स. यदि आप इसका आंसर दे देते हैं तो फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे हर नंबर सिस्टम का बेस के साथ साथ आप रेंज भी बताइए कि बाइनरी की रेंज क्या होती है, ऑक्टल की रेंज क्या होती है, हेक्साडेसिमल की रेंज क्या होती है, डेसिमल की रेंज क्या होती है. फटाफट कमेंट करिए और मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए. तो इट्स अ वेरी सिंपल. देखा, पाइथन है ही बड़ी सिंपल लैंग्वेज. डे 1 पे बोला था मैंने आपको, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, तो पाइथन ये बोलता है, बॉस यदि आपके पास एक डेसिमल नंबर है और अगर आपको उसका बाइनरी चाहिए, देन देयर इज अ फंक्शन कॉल bin. सो सिंपल, मतलब विद दिस फंक्शन यू कैन कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, देयर इज अ फंक्शन कॉल ऑक्ट. और अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव अ फंक्शन हेक्स. ये 3 फंक्शन है जिसको यूज करके आसानी से आप एक डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम इसकी प्रोसेस जरूर समझेंगे क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा सामने. ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया इस डेसिमल का बाइनरी क्या होगा पाइथन में, तो एटलीस्ट यू पीपल नो दैट हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू बाइनरी. क्योंकि जब हमने इसके रिवर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तब भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि अब अगर मान लो मेरे पास एक डेसिमल नंबर है a इक्वल टू सपोज 13. ठीक है, दिस इज द डेसिमल नंबर, पर मुझे क्या चाहिए, इसका बाइनरी प्रिंट करना है. तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट राइट प्रिंट बाइनरी ऑफ a, बाइनरी ऑफ a. सो यू विल गेट बाइनरी ऑफ दिस 13. आपको 13 का बाइनरी मिल जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, सर 13 का बाइनरी मुझे क्या मिलेगा. ओके, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यदि आपको ये सीरीज आती है 1 2 4 8, 2 तरीके से बताता हूं मैं, 1 2 4 8 16 32, ये सीरीज है. ओके, आपका नंबर क्या है 13. तो अब क्वेश्चन ये है, 13 मतलब अपना काम 4 डिजिट से ही हो जाएगा.
यदि आपका नंबर 15 से ग्रेटर है तो आप आगे की सीरीज जनरेट करें। लेकिन देखो आप 13 है तो 13 किस किस को जोड़ने पर आता है? 1 1 0 1 1 1 0 1 8 + 4 12 12 + 1 13। तो जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 1 1 0 1 विच इज अ बाइनरी ऑफ 13। सो सिंपल। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या इसका एक तरीका और है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। यदि आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन क्या पता है, 13 इज अ डेसिमल नंबर, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 6 = 12, रिमाइंडर आया 1, 2 3 = 6, रिमाइंडर आया 0, 2 1 = 2, रिमाइंडर आया 1, एंड जस्ट 1 1 0 1, दिस इज द आंसर। तो जब भी आपको किसी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन करना है, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ बाइनरी ऑफ अ नंबर। तो ये तो बात हुई अगर डेसिमल है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने आपसे बोला, पहले एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लो मैंने आपसे बोला वी हैव अ नंबर डेसिमल, ठीक, सपोज 13 ही ले लेते हैं, ठीक, ये डेसिमल है, नाउ कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट ए, सॉरी इसको तो ये क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे ऐसे a = 13। ये क्वेश्चन है तो पाइथन में इसका कोड कैसे लिखेंगे आप, जो नंबर है उसको लिख दीजिए डेसिमल में, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ डेसिमल। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट ऑक्टल ऑफ a, OCT, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ऑक्ट। अगर आप इस नंबर को ऑक्ट फंक्शन को दे देंगे, सो नाउ ऑक्ट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। तो अब इसका ऑक्टल क्या होगा, तो इसको पता करना है तो इट्स वेरी सिंपल, यहां डिवाइड मेथड वही, लेकिन अब डिवाइड किससे करना है, 8 से, ठीक। तो 8 1 = 8, रिमाइंडर आया 5, ठीक। तो अब इसके बाद आंसर क्या होगा, 1 5, मतलब इधर से कैलकुलेट करते हैं तो योर आंसर विल बी 1 5। आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 5। तो यदि आपको एक डेसिमल नंबर दिया है और अगर आपको उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैन्युअली ऐसे कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट तो डायरेक्ट स्क्रीन पे आ ही जाएगा ना, ये आपको सिस्टम पे परफॉर्म नहीं करना है। ये तो मैंने आपको मैन्युअली बताया है कि डिवाइड बाय 8 करना है, मतलब 13 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है, 8 1 = 8, रिमाइंडर आया 5, तो आंसर इज 1 5। और अगर कोई बड़ा नंबर है सो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ पे, राइट। क्लियर है हाउ टू कन्वर्ट। अब यदि यही क्वेश्चन है कि यू हैव अ नंबर बाय चांस 36, बट दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल, बट कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। अब आपके पास डेसिमल है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास a में 36 और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो मेथड इज हेक्स मेथड। यदि मैंने लिख दिया हेक्स ऑफ a = 36, प्रिंट हेक्स ऑफ a, सो आई विल गेट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ दिस 36। अब वो क्या होगी, तो इसके लिए आप 16 से डिवाइड करें क्योंकि इसका बेस 16 है, तो 16 2 = 32, ठीक है, रिमाइंडर आया 4, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 4, आंसर इज 2 4। अब मे भी पॉसिबल हो सकता है अगर रिमाइंडर 10 आता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ये तो 24 है, अगर मान लो मैं आपको बोलता नंबर इज 30 एंड कन्वर्ट 30 इनटू हेक्साडेसिमल, तो 30 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो 16 1 = 16, रिमाइंडर आया 14, रिमाइंडर आया 14 है ना, ये रिमाइंडर 14 है, तो 14 को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में f के साथ, तो इसका आंसर आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा, 1f। इफ नंबर इज 30 यू विल गेट द आउटपुट 1f। तो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, कि जब भी आपके पास डेसिमल नंबर है और अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज अ प्रोसेस कि 16 1 = 16, ठीक, एंड रिमाइंडर आया 14 इज एक्चुअली f, तो यू विल गेट 1f आउटपुट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे कि अगर आपको कन्वर्जन करना है, एक बार लास्ट लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, पूरा ओवरऑल समझ लेते हैं एक बार। दोनों को मैं यहां लिखता हूं। अगर आपको एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल में, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, तो ऑक्टल के लिए हम नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे 0O से, है ना। अगर आप 0O लिखोगे, मान लो 0O 23, तो दिस इज ऑक्टल नंबर, ठीक। यदि आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, बाइनरी टू डेसिमल, तो आप अपना नंबर लिखोगे, इट इज समथिंग लाइक दिस, a = दिस, प्रिंट a, सो वी विल गेट डेसिमल ऑफ 23।
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या लिखोगे, a इक्वल टू 0b, बट इट इज ऑलवेज भी 1011। प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तो मैं केवल एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं दोनों टॉपिक को एंड करने के बाद। दिस इज प्रिंट a, सो यू विल गेट डेसिमल ऑफ दिस नंबर 10101, वॉट एवर दिस नंबर, ठीक। देन इफ सपोज वी हैव हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल, ठीक है। a इक्वल टू सपोज वी हैव अ नंबर 2a5, ठीक। एंड नाउ आई नीड टू प्रिंट, अच्छा 2a5 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे हम, 0x 2a5, 0x फॉर हेक्साडेसिमल, एंड नाउ यू कैन प्रिंट दिस, सो यू विल गेट डेसिमल। और इनके कन्वर्जन भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा। तो ये लास्ट टाइम का लेक्चर। और अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था कि यदि सपोज मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है, देन वी हैव अ बिन मेथड। यदि मुझे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, देन वी हैव एन ऑक्ट मेथड, ठीक है। और यदि मुझे डेसिमल हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, देन वी हैव हेक्स मेथड। दिस इज हेक्स, दिस इज ऑक्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज बिन। क्लियर है? तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूज ये कर सकता है कि सर लास्ट टाइम आपने एक हमें कंडीशनल ऑपरेटर बताया था इफ एल्स को लेके, राइट। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अटेंड किया है तो आपको ये भी पता होगा कि उस समय मैंने ये भी बोला था कि पाइथन में वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। तो अब हम ये बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। लेकिन उसके पहले फटाफट जो काम आपको करना है, रोज याद दिलाना है मुझे, ठीक। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। और उसके बाद हम शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो अब ये बात करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन्स व्हाट एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ कंडीशनल ऑपरेटर। आपको अगर याद है, मैंने एक कंडीशनल ऑपरेटर आपको बताया था, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से लिखा था हमने, प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो इफ 50 ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय, है ना, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो इसको सिंगल लाइन इफ एल्स भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग, बट बेसिकली दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसका यूज क्या है आप समझना कि इसको यूज करके, है ना, आपको याद है ये कंडीशनल ऑपरेटर वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, वहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। लेकिन इसमें इशू क्या आएगा, आप एक चीज समझो, जब किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करना है, देन दिस इज ओके। कि अगर मान लो एक कंडीशन है और उस कंडीशन के अगेंस्ट में आपको एक लाइन एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम बनाओ, तो आपको क्या करना है, एक कंडीशन चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू है, इट प्रिंट्स फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, एल्स इट प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर। बनाया भी था ये प्रोग्राम हमने। यदि ये कंडीशन ट्रू है, इट प्रिंट्स हेलो, या ये प्रिंट करेगा बाय। यदि मान लो एक नंबर इवन ऑड है, तो आपने कंडीशन चेक करी, ये प्रिंट करेगा इवन या ये प्रिंट करेगा बाय। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन सपोज ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वहां कोई सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंडीशंस नहीं होती हैं। व्हाट माय पॉइंट। तो जब आपके प्रोग्राम में कंडीशन के अगेंस्ट में, मतलब अलग अलग सिचुएशन में आपको बताता हूं, यदि आपके प्रोग्राम में एक कंडीशन है, पर अगर मैंने आपसे बोला आई नीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 10 लाइन ऑफ कोड, I need to execute the 10 line of code as per this condition, और अगर ये false होती है, so I need to execute this 15 line of code। अब आप मुझे बताओ, कंडीशनल ऑपरेटर को लेके आप इस कंडीशन के अगेंस्ट में 10 लाइन कैसे लिखोगे? How you can write 10 lines? Got my point? या ये कंडीशन false है and you want to execute another 15 line, so how you can write with this operator? सेकेंड, अगर मान लो आपके प्रोग्राम में कंडीशन एक से ज्यादा है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करना है, फिर ये कंडीशन ट्रू होती है, एक ट्रू होती है तो बी कोड चेक करना है, बी ट्रू होती है तो सी कोड चेक करना है, मतलब वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन। तो भी यहां पर प्रॉब्लम है कि आप मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक करोगे। सो इन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं हम पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। तो ये ऑपरेटर बेटर है, लेकिन कब? जब आपको सिंगल लाइन ऑफ कोई कंडीशन एग्जीक्यूशन करना है। बट व्हेन वी हैव
मल्टीपल लाइंस ऑफ एग्जीक्यूशन एज पर वन सिंगल कंडीशन, कि एक कंडीशन है बट एग्जीक्यूशन लाइन ऑफ कोड एक से ज्यादा है, तो बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। वहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्यादा यूज करना बेटर है रादर देन कंडीशनल ऑपरेटर को। और यदि आप चाहते हैं ना बॉस कि करियर को वाकई में हाइट पे लेके जाना है, यदि आपको लगता है कि सर केवल क्लासरूम तक नहीं, कॉर्पोरेट तक जाना है, गूगल पहुंचना है, माइक्रोसॉफ्ट पहुंचना है, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी और मेहनत आपके करियर को एक टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचा सकती है। और उसके लिए आपको एक बार टेक विद्वान पे हमारे प्रीमियम कोर्स को आना पड़ेगा, वहां पर देखना पड़ेगा कि बॉस क्या होता है कॉर्पोरेट कल्चर। ओके, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको हम कैसे यूज करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली चाहिए डेटा, ठीक है, वो हमने देख लिया। सेकंड आपको चाहिए ऑपरेटर, वो हमने देख लिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने पाइथन में ऑपरेटर्स पे बात की थी। लेकिन जब इन डेटा और ऑपरेटर को लेके लॉजिक्स लगाने होते हैं, कि अब आपके पास डेटा भी है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऑपरेटर भी अवेलेबल है, बट नाउ यू हैव टू थिंक समथिंग कि मुझे कोई लॉजिक लगाना है, मुझे ये चेक करना है, तो वहां पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेंगे। और ये सब अभी पाइथन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम अभी लोग, ठीक है। एक बार हम लूप स्टेटमेंट तक चीजों को समझ लें, उसके बाद फिर मैं आपको एटलीस्ट 20 to 50 प्रोग्राम का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें हम केवल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर आप एक और चीज समझना, एट द एंड आई एम गोइंग टू प्लान, मतलब हम लोग आपके लिए एक पूरा इंटरव्यू शेड्यूल प्लान करने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज की बात करें, लाइक टीसीएस की हम बात करें, सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीसीएस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय इन्फोसिस, ठीक है। एसेंचर किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है पाइथन में। तो अलग अलग कंपनीज के वीडियोस आपको मिलेंगे, जहां पर आपको हम उन मेजर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो इन कंपनीज के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी कंपनी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए साथ में, तो बात करेंगे हम एट द एंड इसके बारे में भी। ओके, चलिए, तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है सिंपल इफ, ठीक है, सिंपल इफ, सेकंड इफ एल्स, ठीक है, थर्ड इफ एलिफ, एक एक करके समझते हैं इसको। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक, लेडर्स इफ एल्स, लेडर्स इफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल इफ एल्स, इफ एलिफ, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स, लेडर्स इफ, ये जो होती है ये कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। हालांकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस लैंग्वेज विथ एनी अदर लैंग्वेज, पर कई बार थोड़ा सा बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बैकग्राउंड C++ है। तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने सी पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा है तो हमारे लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने सी पढ़ा है वहां पर उन्होंने देखा होगा कि एक कंडीशन स्टेटमेंट स्विच केस भी होती है सी में, बट इन पाइथन देयर इज नो स्विच केस स्टेटमेंट, है ना। पाइथन में कोई स्विच केस स्टेटमेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना, पाइथन में स्विच केस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये मतलब इसको इग्नोर कर देना आप, जिन्होंने सी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें जब वो है ही नहीं तो फिर हमें क्या मतलब है उससे, ठीक। तो ये है पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स, इफ एलिफ, मल्टीपल इफ एल्स, लेडर्स इफ, दिस आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। अब इनको यूज कैसे करना है या इनका सिंटेक्सेस क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल इफ से, फिर बात करेंगे इफ एल्स की, फिर हम बात करेंगे आगे की स्टेटमेंट्स की। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में कब यूज में आती हैं। तो हालांकि अगर आपने कंडीशनल ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मान लो आपने कोई कोड ऑफ एग्जीक्यूशन लिखा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई XYZ कंडीशन सेटिस्फाइड हो, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक। देखते हैं अब अभी यहां पे, लेकिन पहले आप ये समझें कि यहां पर पाइथन में हम इफ का सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। ओके, क्योंकि पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज करता है, इंडेंटेशन।
पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप देखो, यदि मान लो आपने कंडीशन लिखी है इफ, तो यहां पर आप इफ में यहां पर ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं। इफ में आपको क्या देनी है, कंडीशन, ठीक है, मतलब ब्रैकेट इज नॉट कंपलसरी, दैट इज चॉइस। इफ में हम ब्रैकेट में क्या देते हैं, कंडीशन, और यहां पर हम लगाते हैं कॉलन। ये ध्यान से सुनना, यहां पर हम लगाते हैं कॉलन। मतलब इन पाइथन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट एनी इफ कंडीशन, देन दैट मस्ट बी कंप्लीट विथ कॉलन। ये आपको कॉलन से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ डायरेक्टली कंडीशन एंड कॉलन, ठीक है। तो जब कंडीशन का मतलब यह है कि पाइथन जब इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, तो वो उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो इस इफ से एसोसिएटेड होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ब्रैकेट आप भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगाया देन ओनली यू कैन राइट डाउन द कंडीशन। ओके, अब आप समझना जो मैं बात कर रहा था, इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, बेसिकली द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन इज स्पेस। तो यहां पर क्या होता है, जैसे अगर आपको लगता है कि यू वांट टू एग्जीक्यूट वन लाइन ऑफ कोड विद दिस कंडीशन, कि आपको एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, तो यदि आपने ये इसी के पैरेलल यहां पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट, मान लो मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन आई नीड टू प्रिंट हेलो, राइट, तो ये एरर है, दिस इज एन एरर। आपको ये बताना पड़ेगा कोड में कि दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। सुनना ध्यान से, आपको यह बताना पड़ेगा कि बॉस ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एसोसिएट है इस कंडीशन से। मतलब यदि आपने अभी नहीं लिखा ऐसा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पे इस लाइन के बाद, मतलब देखिए कोडिंग में तो बड़ा सिंपल है कि आप इफ के नीचे टैब बटन को प्रेस कर दें, टैब, तो आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली 4 स्पेस आगे आ जाएगा। तो यहां पर आपको 4 स्पेस के बाद अपना स्टेटमेंट लिखना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है, जैसे इस स्टेट, ऐसे ही आपने लिखा प्रिंट सपोज फॉर एग्जांपल डेटा फ्लेयर, ठीक। तो ये 2 स्टेटमेंट, अब देखो आप, ये जो 2 स्टेटमेंट है, जब आपने इंडेंटेशन दिया, ये जो स्पेस मैंने दी है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन कहलाता है। कभी आप एक काम करना, नोटपैड में टैब बटन पे प्रेस करना, तो क्या होता है आपका कर्सर आगे बढ़ जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू हियर। जब आप कोडिंग करेंगे तो इसके नीचे अपना कर्सर लाएं, प्रेस टैब बटन, और या फिर आप स्पेस बार से भी 4 की स्पेस दे सकते हैं। यू नीड अ 4 स्पेस हियर, इंडेंटेशन 4 की स्पेस लेता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या पता है, एक्चुअली इसको अगर आप ऐसे समझो, ये कंडीशन है, ठीक, और ये आपने स्टेटमेंट लिख दी, वॉट एवर द स्टेटमेंट यू वांट, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्रैकेट, है ना। पाइथन में ब्रैकेट नहीं होते हैं, पाइथन डोंट यूज ब्रैकेट कंडीशन। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि यदि आप इंडेंटेशन दे देते हैं तो नाउ योर कंपाइलर कंसिडर इट दैट कि दिस 2 स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। मतलब इन 2 स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो आपने यहां लिखी हुई है। जैसे ये देखो आप, यदि मैंने यहां लिखा प्रिंट मान लो बाय, तो अब ये समझना ये जो स्टेटमेंट है ना, समझ में आया आपको, एंड देयर इज नो ब्रैकेट कॉन्सेप्ट इन पाइथन, लेकिन मीनिंग वही है। तो आप देखो कितना सिंपल सा कोड है जो हमें समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा है ये 2 स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कब होगा, व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसका इस कंडीशन से कोई कंसर्न नहीं है। ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगी तब भी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तब भी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये इफ से एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ अ कोड। ये प्रोग्राम में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जिसके एग्जीक्यूशन का इफ से कोई भी कंसर्न नहीं है। वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूट। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो आप यहां पे, अब अगर हम बात करें, एक प्रोग्राम देखते हैं तो शायद आपको चीजें और समझ में आएंगी। सपोज अगर मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है ना, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब मैंने आपको ये बोला अगर n की वैल्यू 50 से ग्रेटर है देन प्रिंट हेलो। आप चलो देन प्रिंट योर नेम, योर क्लास एंड योर एज। लेकिन व्हेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, मतलब मैं चाहता हूं मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए, उन डिटेल, उन पर्सन्स की डिटेल चाहिए जिसकी एज 50 से अबव है सपोज फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या किया, यहां पर एक कंडीशन चेक की। क्या कंडीशन चेक की, इफ n ग्रेटर देन 50।
इफ n ग्रेटर देन 50 कॉलन। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, आई नीड टू प्रिंट 3 स्टेटमेंट, तो मैंने यहां लिख दिया स्पेस के बाद, ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट इंडेंटेशन, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इंडेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, तो रादर देन कर्ली ब्रैकेट इन पाइथन वी आर गोइंग टू यूज इंडेंटेशन। ब्रैकेट से तो समझ में आ जाता है, बट ये और सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अब यदि मैंने यहां पर लिखा सपोज प्रिंट फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ स्टूडेंट इज सपोज राहुल, ठीक है, देन प्रिंट द क्लास इज सपोज बीटेक, ठीक है, एंड देन प्रिंट सपोज सिटी इज सपोज इंदौर। ओके, तो नाउ दिस 3 स्टेटमेंट इज डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। लेकिन ये अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की, मतलब यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूशन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है देन दिस प्रोग्राम विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधे यहां से यहां आएगा, और अभी हमने कोई एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा है, वी डोंट हैव एनी एल्स स्टेटमेंट, मतलब अभी हम केवल कंडीशन के ट्रू पे बात कर रहे हैं, वी डू नॉट टॉक अबाउट द फॉल्स ऑफ द कंडीशन, कि यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो सर क्या होगा, वो अभी हमने बात ही नहीं करी है यहाँ पे, उसके लिए हम अभी इफ एल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की, कि अगर कंडीशन ट्रू है, देखो आप, तो अब इस कोड का एग्जीक्यूशन, यदि मान लो मैंने n की वैल्यू दी 100 ग्रेटर देन 50, ट्रू है तो वो क्या करेगा, राहुल भी प्रिंट करेगा, बीटेक भी प्रिंट करेगा, इंदौर भी प्रिंट करेगा, यू विल गेट आउटपुट राहुल बीटेक इंदौर। क्लियर है। लेकिन सपोज अगर आपने n की वैल्यू दी 10, ठीक है, अगर आपने n की वैल्यू दी 10, तो 10 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स, प्रोग्राम डायरेक्टली यहां आ जाएगा, एंड देयर इज नो स्टेटमेंट रिटर्न हियर, बिकॉज नाउ दिस 3 स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जब भी किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन आपको किसी कंडीशन पे डिपेंड रखना है, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। वहां पर हम पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, और ये अभी हमने सिंपल इफ की बात की है। ओके, अब यहां पर आप देखो सिंपल इफ को लेके, हालांकि सिंपल इफ को लेके बहुत रेयरली प्रोग्राम बनाते हैं हम, क्योंकि एक कंडीशन जब होती है तो हम उसके ट्रू और फॉल्स दोनों पे बात करते हैं, मतलब हमें ट्रू पर भी कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स पे भी करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जो कि हम मल्टीपल इफ से बनाएंगे, एक से ज्यादा इफ होंगे इसमें। ओके, समझना है इसको। अच्छा, अभी मैं आपको नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये नेस्टेड इफ नहीं है, दिस इज नॉट नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इज समथिंग एल्स, जो अभी अपन बात करते हैं आगे। देखो आप, प्रोग्राम क्या है ये, कि आपको यूजर से एक नंबर एंटर करना है, एंड यू हैव टू प्रिंट वर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस नंबर। मतलब ये मैंने लिख दिया वर्ड फॉर्मेट, ये जो हैश लिखते हैं दिस इज कॉल्ड कमेंट इन पाइथन। ये पाइथन में कमेंट कहलाता है। कमेंट मतलब क्या, कि जब भी किसी लाइन ऑफ कोड को आपको एग्जीक्यूशन के पार्ट में नहीं लाना है, कि आप चाहते हैं ये लाइन मैंने लिखी बट कंपाइलर विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन, तो फिर उसको आप कमेंट कर दो। एंड पाइथन में कमेंट होता है हैश से, कि किसी भी लाइन को आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं हैश से। क्लियर है। तो ये जो मैंने लिखा है, मान लो वर्ड फॉर्मेट बिटवीन 1 to 5 ओनली, अभी हम 1 to 5 की बात करते हैं, बिटवीन 1 to 5 नंबर की एक प्रोग्राम मुझे बनाना है, जिससे मैं 1 to 5 के किसी भी नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट कर सकूं। ठीक, कि अगर मैं नंबर एंटर करता हूं 2, आई गेट द आउटपुट TWO। यदि मैं लिखता हूं 3, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए THREE। समझ में आ रहा है। यदि मैं लिखता हूं 1, आई गेट द रिजल्ट 1। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम मुझे बनाना है, जहां पर हम यूजर से एक नंबर लेंगे, एंड आई नीड टू प्रिंट द वर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस नंबर। मुझे उस नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, एक नंबर लिया इंट फॉर्मेट में। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वाई वी शुड राइट दिस इंट। ये हमने लिखा इनपुट एंटर अ नंबर, है ना, इसको ध्यान से समझना। इनपुट एंटर अ नंबर। अब जो नंबर आपने एंटर किया है, आपको ये देखना है कि वो 1 to 5 के बीच है कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने लिमिटेशन रखी है। अगर मैंने लिखा इफ n इक्वल्स टू 1 कॉलन, यदि n की वैल्यू 1 है, ठीक, तो यहां हमने क्या लिख दिया, प्रिंट ONE, प्रिंट 1। ये एक कंडीशन, दिस इज वन कंडीशन, पर n की वैल्यू तो 1 to 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो अभी हमने क्या बोला है, अभी हम केवल ये बात करा हमने अभी कि यदि n की वैल्यू 1 है, मुझे आउटपुट मिल जाएगा 1। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है तो फिर क्या होगा, तो फिर मैंने ठीक इसके नीचे फिर एक बार और इफ लिखा, इफ n इक्वल्स टू 2 एंड देन प्रिंट TWO। ठीक, अगेन इफ
n इक्वल्स टू 3, प्रिंट THREE. Again if n इक्वल्स टू 4, प्रिंट FOUR. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है. इफ, इसको यहां ले लेते हैं हम, इफ n इक्वल्स टू 5, प्रिंट FIV. ठीक. तो अब इस कोड का एग्जीक्यूशन देखो आप. नो डाउट इस प्रोग्राम को अभी हम आगे एक बार फिर से रिकरेक्ट भी करेंगे, इसको रिकरेक्ट भी करेंगे, क्योंकि देयर इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू विद दिस प्रोग्राम जो अपन आगे डिस्कस करेंगे. इट्स टू अर्लियर टू डिस्कस एनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट. अभी शुरुआत में हमें पाइथन अच्छी लग रही है, सिंपल है तो सिंपल है. धीरे 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 आएंगे थोड़ा से पाइथन के और टिपिकल रोल में. ठीक. लेकिन फिलहाल अभी आप देखो इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा. यहां पर ये जितनी इफ हैं ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, राइट. इंडिपेंडेंट मतलब क्या? इस पहले इफ का दूसरे इफ से कोई कंसर्न नहीं है, दूसरे इफ का तीसरे इफ से कोई कंसर्न नहीं है, राइट. अब अगर अच्छा इसमें एक कंडीशन और लिख देते हैं लास्ट में, इफ n लेस देन 0 और n ग्रेटर देन 5. मतलब यदि n की वैल्यू 0 से लेस है या ग्रेटर देन 5 है तो फिर आपने लिख दिया प्रिंट इनवैलिड नंबर. प्रिंट इनवैलिड नंबर, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो केवल 1 to 5 के लिए बना रहे हैं. तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? प्रिंट इनवैलिड. इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड नंबर, जो भी मैसेज आपको देना है. ओके. अब आप इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखो. आप सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. अगर मान लो यूजर ने n में इनपुट दिया 3, सुनना ध्यान से. पहली कंडीशन चेक हुई, क्या n की वैल्यू 1 है? नो. ठीक. अब ये ट्रू नहीं है तो नीचे आएगा. अब इसको ये इफ यही मिल रहा है तो ये इस इफ को भी चेक करेगा. क्या n की वैल्यू 2 है? नो. क्या n की वैल्यू 3 है? यस. अब अगर n की वैल्यू 3 है तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? THREE. अब ये तो आ गया, लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, वही मैं जो आपको भी बोल रहा था, तो बाकी की कंडीशन चेक करने से कोई सेंस है क्या? क्योंकि ये तो कंफर्म है ना, जब ये ट्रू है तो ऑल द अदर कंडीशन विल गोइंग टू बी फॉल्स. सारी अदर कंडीशन फॉल्स होंगी क्योंकि ये ट्रू हो चुकी है. तो अगर ये ट्रू है बट इसके बाद भी आपका प्रोग्राम इसको भी चेक करेगा. ठीक है, कंडीशन फॉल्स है लेकिन चेक तो करेगा ना. इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा. अब सपोज करो ये तो मैंने 5 कंडीशन लिखी है. इमेजिन देयर इज अ 50,000 कंडीशंस लाइक दिस. इफ इफ इफ. पहली बात आपको पता है ये इफ कौन सा कहलाता है? अगर आप देखो इसको तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने. इफ देन इफ देन इफ देन इफ देन इफ, राइट. तो ये कुछ ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा है आपने? ये ऐसा दिस 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 दिस, इसको सीढ़ियां बोलते हैं ना, लेडर. तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ लेडर शिफ्ट. ये लेडर शिफ्ट कहलाता है. ये कहलाता है लेडर शिफ्ट कॉन्सेप्ट, कि जहां पर आपने हर इफ स्टेटमेंट को इंडिविजुअली लिखा हुआ है. तो ये लेडर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है. समझ में आई बात? लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है ये समझ में आ रहा है आपको? द ड्रॉबैक इज दैट कि यदि इमेजिन करो ऐसी 50,000 कंडीशंस लिखी मैंने. मान लो मैंने बोला बिटवीन 1 to 50,000. लॉजिक समझना, मतलब मैं केवल लॉजिक की बात कर रहा हूं कि अगर किसी कंडीशन का कोई ड्रॉबैक है देन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब इस केस में मान लो 50,000 कंडीशन है. ओके. यदि मान लो मैंने नंबर दिया 2, तो ये तो यही ट्रू हो गया, बट स्टिल योर प्रोग्राम विल चेक ऑल द रिमेनिंग कंडीशन एंड दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम. कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब ये ट्रू हो गई है तो भैया प्रोग्राम खत्म करो ना, बाहर आ जाओ. वाई यू शुड चेक अननेसेसरी ऑल द कंडीशन व्हेन यू नो वेरी वेल कि वो कंडीशन तो फॉल्स ही होना है. बस ये इफ तो करेगा ना, बिकॉज हर इफ को हमने इंडिविजुअली लिखा हुआ है. तो सिंपल इफ को लेके अगर आप इस तरीके का कोड लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लास्ट वाला कोड क्या प्रॉब्लम देगा. ये भी सॉरी प्रॉब्लम मतलब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा? सपोज मैंने नंबर एंटर कर दिया 10, तो ना ये ट्रू है ना ये ना ये ना ये ना ये. तो ये चेक करेगा क्या n की वैल्यू लेस देन 0 है? नो. पर ग्रेटर देन 5 है? यस. बीच में और लगा हुआ है. ठीक है. सॉरी दिस और इज नॉट लाइक दिस, दिस इज OR. कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. दिस इज OR. ठीक है. तो ये और लगा हुआ है बीच में. तो अगर ये और है सो एक कंडीशन ट्रू है तो यू विल गेट द रिजल्ट इनवैलिड नंबर. आपका आउटपुट मिलेगा इनवैलिड नंबर. गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेडर शिफ्ट. ये लेडर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हमने एक एक करके कंडीशन चेक की है. पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, देन फिफ्थ.
तो दिस इज व्हाट लेडर शिफ्ट कॉन्सेप्ट। ओके, लेकिन इसी प्रोग्राम को अभी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको इसको इफ एल्स से बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ वी रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कि कैसे हम इफ एल्स को लेकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि इफ में हम जब भी कंडीशन देंगे, मतलब इफ का एग्जीक्यूशन, ये जो कंडीशन है, आपको पता है कंडीशन की केवल दो ही वैल्यू होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है ना, इधर योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इफ हमेशा अपना एग्जीक्यूशन बूलियन वैल्यू को लेके करता है, मतलब पाइथन में देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड बूलियन, है ना। तो इफ हमेशा जब भी एग्जीक्यूशन करेगा, इसको यहां पर हमेशा बूलियन वैल्यू चाहिए। मतलब मैं अगर डायरेक्टली भी ऐसा लिख दूंगा, आप मुझे बताओ पाइथन में बूलियन वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू। तो यदि मैंने डायरेक्टली कभी ऐसा लिख दिया, इफ ट्रू प्रिंट हेलो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया इफ ट्रू प्रिंट हेलो, विदाउट एनी एरर दिस प्रोग्राम विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। क्योंकि जब आपने कंडीशन लिखी है तो वो भी ट्रू फॉल्स हो रही है, और ये ट्रू भी तो रिजल्ट ट्रू ही देगा ना। गॉट माय पॉइंट? या मैंने अगर ऐसा लिख दिया इफ फॉल्स, तब भी ये कंडीशन एग्जीक्यूशन करेगी, लेकिन नो डाउट एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो इफ को ब्रैकेट में यहां पे कंडीशन चाहिए, बट इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ बूलियन वैल्यू, कि जो भी बूलियन वैल्यू होगी। अब अगर मैंने लिखा है इफ n इक्वल टू 1, तो यदि n की वैल्यू मान लो 1 है, तो ये ट्रू हो गई ना कंडीशन, इट इज ट्रू, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू आ रहा है, तो बाकायदा कोड एग्जीक्यूशन होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पाइथन में जो भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है, दैट ओनली बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यू, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। क्लियर है? तो सिंपल इफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हाउ द सिंपल इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। ठीक, लेकिन अब यहां पर आप नेक्स्ट देखो, आप कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पे बात करनी है। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। तो जब आपको कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड लिखना है, तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मैंने यहां पर सपोज एक कंडीशन लिखी, इफ n ग्रेटर देन 50, सेम इफ n ग्रेटर देन 50 प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। ठीक है, आपको पता है ना पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग में पढ़ाया था मैंने, स्ट्रिंग में भी रिप्रेजेंट इन सिंगल और डबल कोट्स, राइट। तो अब अगर मैंने लिखा इफ n ग्रेटर देन 50 प्रिंट हेलो, लेकिन ये हेलो का प्रिंट होगा व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे इसके फॉल्स पर भी कोड एग्जीक्यूशन करना है, तो फिर इस इफ के साथ में ही हम क्या लिखेंगे, एल्स कॉलन प्रिंट बाय सपोज। तो ये जो एल्स है ये इसी के सीक्वेंस में आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है? इसको अंदर नहीं लिखना है, इंडेंटेशन एल्स में नहीं देना है, बिकॉज दिस एल्स इज अ पार्ट ऑफ इफ। तो ये इफ का एल्स अगर बाय प्रिंट करेगा तो इसका मतलब है नाउ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स प्रोग्राम विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। तो ये इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है कि इफ एल्स कब एग्जीक्यूशन करते हैं, समझ में आ रहा है? इफ कंडीशन इज ट्रू ये एग्जीक्यूशन, इफ कंडीशन इज फॉल्स ये एग्जीक्यूशन। क्लियर है? अब देखो आप, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी 10 ग्रेटर देन 50 फॉल्स, ये सीधे यहां पर आके बाय प्रिंट करेगा। अगर n की वैल्यू 100 है, 100 ग्रेटर देन 50 ट्रू, ये सीधे हेलो को प्रिंट कर देगा। सो ये है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम प्रोग्राम जब हम पाइथन में बनाते हैं, सो दैट बेस्ड ऑन इफ एल्स कॉन्सेप्ट, कि वो इफ एल्स पे बेस्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हमें पाइथन में इस तरीके का कोड एग्जीक्यूशन करना है, व्हेन वी हैव अ कंडीशन एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देन विल गो फॉर दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वहां पर हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अभी हमने सिंपल इफ की बात की है, इफ एल्स की बात की है, इफ एल्स को लेके कोड एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये बात की है। ओके, अब आप देखो कुछ कोड एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम में आपको बताता हूं, शायद आपको इससे प्रैक्टिकल करने में हेल्प मिले। ठीक है, लेकिन केवल अभी प्रैक्टिस के लिए आप देखो, सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे पाइथन में कोड लिखना है फॉर टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, है ना। सिंपल सा कोड है कि मुझे ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो यहां पर आपने क्या किया, एक इनपुट लिया। अब इस इनपुट को लेने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो नंबर आपने इनपुट लिया है ये इवन है कि ऑड है। ओके, तो यहां पर हम सिंपली कंडीशन क्या लिखेंगे,
इफ, आपको याद है पाइथन में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है मॉड ऑपरेटर, एक होता है डिवाइड, मतलब ये भी दो पढ़े थे, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन, और एक मैंने आपको बताया था ये मॉड ऑपरेटर परसेंटेज। ये आपको हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर। मतलब जब भी आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में एक डेटा है और आपको उसका रिमाइंडर चाहिए डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर कितना होगा, राइट, तो वो हमें मिलेगा मॉड से। तो इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है कि मान लो आपके पास एक नंबर है और अगर आपने उस नंबर को 2 से मॉड किया और अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स हम बोलेंगे प्रिंट नंबर इज इवन, ठीक है, और इसके एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन करेगा तो मान लो अगर n की वैल्यू है 10 मॉड 2 का रिजल्ट कितना आया, 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, नंबर इज इवन। यदि मान लो मैंने नंबर दिया 15 मॉड 2 का रिजल्ट कितना आया, 1 इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, नंबर इज ऑड। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो यू कैन राइट द प्रोग्राम फॉर ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर में से ग्रेटर का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, कि एंटर 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक विच वन इज अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर बिटवीन 4 नंबर। कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे इसका आंसर बताइए, क्योंकि आप देखिए यार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे चीजें और सिंप्लीफाई होंगी, लेकिन तब जब ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। तो यहां पर हर क्वेश्चन में ही सॉल्व करूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कमेंट करिए और बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने पहले भी बताया कि पूरी पाइथन हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक, मैं प्रोग्राम आपको दूंगा जिसका कोड आपको लिखना है, जैसे मैं बोलता हूं ना वीडियो पॉज कर दो और आप कोड लिखने की कोशिश करो, मैं तो लिखूंगा ही आंसर। दूसरा, एक प्रोग्राम हमारे पास होगा जिसका आउटपुट आपको बताना है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। और तीसरा, एक प्रोग्राम जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। इस 3 तरीके के क्वेश्चंस को इंटरव्यू में पूछा जाता है। कई बार इंटरव्यू ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बॉस ये प्रोग्राम है, फाइंड आउट द एरर इन दिस, क्योंकि आप जितनी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं उतना सॉफ्टवेयर के लिए बेनिफिट होता है। वो आपको बोलेंगे फाइंड आउट द एरर इन बिटवीन, बट इट्स टू अर्लियर, अभी थोड़ा सा हम बिगिनिंग लेवल पे हैं, ठीक। एक प्रोग्राम आपको दिया, अगर बोला जाएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा, सो एटलीस्ट 2 पीपल नो दैट। तो ये जो बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट होंगे ना, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे इस तरीके के प्रोग्राम्स को परफॉर्म करना होता है। नेस्टेड इफ के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, ठीक है, एंड देन ऑल्सो विल टॉक अबाउट इफ एलिफ के बारे में। इफ एलिफ क्या है, ठीक। और इसी में एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना, देन वी विल आल्सो यूज नन स्टेटमेंट। ये लास्ट टाइम भी देख सकते थे अपन, बट इस ओके देख लेते हैं आप, ठीक। तो अब हम देखते हैं यहां पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड इफ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि अभी हम केवल मेजरली कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स एक एक 2 प्रोग्राम में अभी यहां पर आपको बता रहा हूं, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज रिलेटेड विद कंडीशनल स्टेटमेंट। और यही सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, सीखना है, देखना है, तो जो हमारा प्रीमियम कोर्स है जहां पर टेक विद्वान पर आपके लिए प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, मैंने ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ माइक्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं। वहां पर आप देखेंगे मिनी प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है, देखिए आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या है। और वही बात मैंने वहां पे की है जहां पर आपके लिए हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट्स के साथ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। क्योंकि मेरा यह मानना है केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जब आप इसी कोर्स को देखेंगे टेक विद्वान पे प्रीमियम कोर्स के साथ में। तो यहां पर अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है। नेस्टेड इफ को हम किस तरीके की सिचुएशन में यूज करते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब यह है, यदि मान लो आपके प्रोग्राम में 1 by 1 कंडीशंस है। 1 by 1 कंडीशंस मतलब क्या, कि अगर देयर आर 3 कंडीशंस, ठीक है, देयर आर 3 कंडीशन, सपोज एक्स वाई एंड जेड, ये 3 कंडीशन है, लेकिन ऐसी नहीं है कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तीनों कनेक्टेड है। जैसे एक सिचुएशन तो ये होती है कि आपके पास 3 कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन 1, चलो इसको एक्स वाई जेड लिखने की बजाय मैं कंडीशन ही नाम दे देता हूं, कंडीशन 1, ठीक है। देन वी हैव कंडीशन 2, ठीक, मान लो 2 कंडीशन की बात करते हैं। तो एक तो ये इस तरीके से
कि यदि आपका प्रोग्राम दो कंडीशन पे डिपेंड करता है तो बीच में या तो हम एंड लिखते हैं, है ना, या और लिखते हैं। लेकिन इस केस में सिचुएशन ये है कि जहां पर आप पहली और दूसरी दोनों कंडीशन के ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस तरीके से कि यदि आपके प्रोग्राम में सिचुएशन ऐसी है जहां कंडीशन 1 के ट्रू होने के बाद आपको कंडीशन 2 को भी चेक करना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम फाइनल रिजल्ट तब दे जब कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड है, और अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है तो कंडीशन 2 इसी का पार्ट है, उसको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इन समथिंग दिस, इफ कंडीशन 1 इफ इट इज ट्रू, तो इसी के इंडेंटेशन के साथ मैं यहां लिखूंगा इफ कंडीशन 2। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे हमारी स्टेटमेंट। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर मतलब दिस सेकंड कंडीशन इज ओनली एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, व्हाट माय पॉइंट। तो ये क्या है, अब ऐसे ही मान लो एक और कंडीशन है, मान लो एक और कंडीशन है जो 2 के बाद चेक करना है, तो मैं इसको इसके इंडेंटेशन के साथ यहां लिखूंगा इफ कंडीशन 3। ठीक है, अगर इससे कोई जुड़ी हुई कंडीशन है देन आई राइट समथिंग इफ कंडीशन 4। समझना कॉन्सेप्ट, राइट। और यहां ले जाके मैंने अपना स्टेटमेंट लिखा, वॉट एवर द स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी बताता हूं, पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट तो समझो आप। अब देखो आप, यदि मान लो ये कंडीशन 1 ट्रू है देन ओनली इट चेक्स द कंडीशन 2। अगर कंडीशन ट्रू है 2 है तो देन ओनली इट चेक्स द कंडीशन 3। इफ इट इज ट्रू देन इट चेक्स द कंडीशन फॉल्स एंड देन फाइनली स्टेटमेंट विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। मतलब अब आपका प्रोग्राम एक एक करके हर कंडीशन को चेक करता हुआ यहां पहुंच रहा है। तो इसमें आपने क्या किया हुआ है, देखा आपने, इफ इनसाइड इफ इनसाइड इफ इनसाइड इफ, दिस इज व्हाट नेस्टेड इफ। ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट कहलाता है, नेस्टेड इफ। बात समझ में आ रही है? दिस इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ विद इन अ इफ विद इन अ इफ विद इन अ इफ। ये इफ जो है ये इसका पार्ट है, ये इफ जो है ये इसका पार्ट है, और ये इफ जो है वो इसका पार्ट है। तो इस तरीके के कोड एग्जीक्यूशन की जब हम बात करते हैं जहां पर आपको कंडीशन इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट ट्रू देन चेक द सेकंड, सेकंड ट्रू देन चेक द थर्ड, थर्ड ट्रू देन चेक द फोर्थ। तो दिस इज व्हाट इफ नेस्टेड इफ कंडीशन। तो फिर ये नेस्टेड इफ कंडीशन कहलाती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल। सपोज यहां पर हम बात करते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूं। देखो आप, सपोज अगर मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ड्राइवर का सिलेक्शन करना है, मतलब एक ड्राइवर सिलेक्ट करना है फॉर माय कंपनी। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे ड्राइवर सिलेक्शन की? ड्राइवर सिलेक्शन की ठीक है, ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है, मतलब एक हमने हमारी कंडीशन बात की है कि बॉस ड्राइवर सिलेक्शन की कंडीशन ये है कि उसका नाम राजेश हो। ठीक है, उसका नाम राजेश होना चाहिए। ठीक, अगर नाम राजेश है तो मुझे सेकंड, हालांकि ये काम हम एंड से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको नेस्टेड इफ से बता रहा हूं। ठीक है, उसका नाम राजेश होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड कंडीशन उसकी एज जो है वो 30 से अबोव होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो अनमैरिड होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है ना, वॉट एवर, डोंट टेक इट इन दैट वे, अपन केवल एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब आप देखो, सपोज मुझे 3 डेटा है मेरे पास, नेम नाम के वेरिएबल में हमने उसका नाम ले लिया। ठीक, तो ये मैंने इनपुट ले लिया, सपोज इनपुट एंटर योर नेम, ये ड्राइवर सिलेक्शन के लिए नाम ले लिया। ठीक, देन सेकंड इनपुट क्या लिया हमने, एज इनपुट। अब ये एज इंटीजर में आएगी तो हमने यहां इंट ले लिया, सपोज इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, और तीसरा हमने इनपुट ले लिया उसका मैरिटल स्टेटस, राइट। तो ये हमने इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर स्टेटस। ठीक, मैरिटल स्टेटस व्हाटएवर। अब ये समझना मुझे क्या करना है, अगर नेम राजेश है तो एज चेक करना है। बात समझ में आ रही है? अगर नेम राजेश है तो एज चेक करना है, अगर एज सही है तो मैरिटल स्टेटस चेक करना है। मतलब एक के बाद एक कंडीशन चेक करना है। तो ये काम हम एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बोला था ना, एक प्रोग्राम को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। तो हमने पहली कंडीशन क्या चेक की, इफ नेम इक्वल टू राजेश, इफ नेम इक्वल टू राजेश, फर्स्ट कंडीशन।
अगर ये ट्रू होती है देन प्रोग्राम विल कम टू दिस इनर पार्ट, इफ एज ग्रेटर देन 30, अभी मैं लिख कुछ भी नहीं रहा हूं, इफ एज ग्रेटर देन 30, फिर इसके इनर में आया इफ मैरिटल स्टेटस इक्वल टू मैरिड, एम और यूएम जो भी ले लेंगे अपन, मैरिड। ठीक है, तो अब देखो आप तीनों केस में ये ट्रू है तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू है तो इसको चेक करेगा, और अगर ये ट्रू है तो फाइनली हमने यहां क्या लिख दिया, प्रिंट सिलेक्ट, प्रिंट सिलेक्ट। ठीक, अभी हम अनसिलेक्ट की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी हम केवल नेस्टेड इफ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कोई भी एल्स स्टेटमेंट यहां नहीं लिखी है। We are not going to write any else statement कि अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो you will not get select message। तो अब देखो आप, अगर नाम एंटर हुआ सपोज राहुल या रमेश whatever, ठीक, तो पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो वो इसके इनर वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा क्योंकि ये नेस्टेड है, ये इसका पार्ट है, वो सीधे यहां से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर नाम राजेश है ना, अगर नाम राजेश है, ट्रू यहां पर आया। अब आपने एज भी दी है, एज मान लो है 28 मान लो सपोज, और मैरिटल स्टेटस सपोज मैरिड है, लेकिन नाम राजेश है, ट्रू, एज ग्रेटर देन 30 है, फॉल्स, तो यहां से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी एज भी 35 है और मैरिटल स्टेटस मैरिड है, या मैरिड अनमैरिड जो भी लिया था, आई फॉरगेट, अपन मैरिड की बात कर लेते हैं अब, शायद मैंने उस समय अनमैरिड बोला होगा, अब मैंने मैरिड स्टेटस की बात कर ली। ठीक है, तो नाम राजेश है, दैट इज ट्रू, एज 30 है, ग्रेटर देन 30 है, दैट इज अगेन ट्रू। अब ये तीसरी कंडीशन चेक करेगा, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, यस, सिलेक्ट, बधाई हो, ड्राइवर सिलेक्शन डन। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कब हम नेस्टेड इफ की बात करेंगे, जब आपके पास कंडीशंस 1 by 1 चेक करना है, इसको चेक करना है, देन इसके बाद इसको चेक करना है, देन इसके बाद इसको चेक करना है, एंड दैट कंडीशन फाइनली विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ, ये नेस्टेड इफ कहलाता है, एंड देयर इज नो एल्स हियर। यहां पर मैंने कोई भी एल्स वाला पार्ट नहीं लिया, इट इज ओनली नेस्टेड इफ कॉन्सेप्ट, ये केवल नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं, सपोज ये तो हमने नेस्टेड इफ को लेके एक छोटा सा एग्जांपल देखा। अब इसी में आप देखो, यदि सपोज अगर हमने बोला कि बॉस अब मुझे इफ एल्स मल्टीपल टाइम लिखना है, मतलब इफ एल्स मल्टीपल टाइम मींस व्हाट, कि यदि मान लो एक कंडीशन ट्रू है देन इट विल गोइंग टू इफ पार्ट, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो मुझे दोबारा फिर से कंडीशन चेक करनी है। यहां क्या हुआ था, अगर कंडीशन ट्रू है, अभी जो आपने एग्जांपल देखा जिसमें क्या हुआ था, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, अभी देख के आ रहे हैं अपन, यदि मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम इसके आगे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है। हाँ, तीनों ट्रू ही तो फाइनल सिलेक्शन मैसेज दे रहा है, लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है देन इट विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एनी स्टेटमेंट। जबकि मैक्सिमम कोड हम ये बात करते हैं कि यदि कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, फॉल्स है देन अगेन इट विल चेक द नेक्स्ट कंडीशन। तो अब जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो देखने वाले हैं इफ एलिफ, कि व्हाट इज इफ एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, बेसिकली एलिफ इज एल्स इफ, ये एक साथ लिखना है हमें, इफ एलिफ। ठीक है, तो इफ एलिफ को हम कब यूज करते हैं पाइथन में, जब आपके प्रोग्राम में एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो ठीक, नहीं तो आपको फिर एल्स में सेकंड कंडीशन चेक करना है। ठीक, देखा, एक प्रोग्राम से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या होता है, मैं बोलूंगा उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। देखिए, फिर से हम वही वर्ड फॉर्मेट वाला प्रोग्राम बनाते हैं। ये कमेंट का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि जब भी हम पाइथन में किसी स्टेटमेंट को कमेंट करना है देन विल गो फॉर दिस कमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने बोला वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, आपको एक नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है यूजिंग इफ एलिफ। अब इसको बनाते हैं, देखो अब क्या लिखा मैंने, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ये आपने नंबर यूजर से इनपुट ले लिया। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो n है, अगर ये 1 है तो आई नीड टू प्रिंट 1। आप पिछली क्लास में भी आपने ये प्रोग्राम देखा था, लेकिन मैंने उस समय ड्रॉबैक भी बताया था, और अब हम इसको फिर से देख रहे हैं, लेकिन उस ड्रॉबैक को रिमूव करके जो लास्ट टाइम इस प्रोग्राम में आ रहा था। राइट, अगर n की वैल्यू 1 है, ध्यान देना आप, अगर n की वैल्यू 1 है, ये ब्रैकेट आपकी चॉइस है, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी लगाएं चलेगा। ठीक है, पाइथन सपोर्ट बोथ दिस। अगर n की वैल्यू 1 है
तो हमने इंडेंटेशन के बाद क्या लिख दिया, प्रिंट 1। ठीक, वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है, 1 का ONE, 2 का TWO। ठीक, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे एल्स में फिर एक कंडीशन चेक करना है। तो या तो मैं एल्स में फिर से यहां पर एक कंडीशन लिखूं इफ, समझना बात को, या तो एल्स में फिर लिखूं क्योंकि अभी तो और भी कंडीशन आने वाली है ना। इससे बेटर क्या है, बार बार एल्स इफ लिखने की बजाय हम यहां क्या लिख देते हैं, एलिफ। एलिफ मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये अगली कंडीशन चेक करेगा। तो इस इफ के एल्स के साथ हमने फिर से इफ लिख दिया। तो यहां क्या चेक किया हमने, वो जिसको ब्रैकेट में रखे हम, तो थोड़ा सा समझ में आता है, n इक्वल टू 2 प्रिंट TWO। ठीक है, अगर ये भी फॉल्स है, एलिफ, आप इसका एल्स इफ भी लिख सकते हैं अलग अलग, बट द यूज ऑफ एलिफ समझो आप, अगर n की वैल्यू 3 है देन प्रिंट THREE एलिफ n इज इक्वल टू 4 प्रिंट FOUR। क्लियर है? ओके, एलिफ, अरे एल्स नहीं लिखना है अभी, एलिफ लिखना है। ठीक, एलिफ n इक्वल टू 5 प्रिंट FIVE। ओके, और अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एक्चुअली जो एलिफ का कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट पुरानी लैंग्वेजेस में होता है, मतलब जो प्रीवियस लैंग्वेजेस है, लाइक स्विच केस। तो जैसे हमने शुरू में बताया था ना, पाइथन डोंट है स्विच केस कॉन्सेप्ट, तो उसकी जगह हम इस एलिफ को यूज कर सकते हैं। विल गो फॉर दिस एलिफ कॉन्सेप्ट। तो यदि n की वैल्यू 5 है देन इट प्रिंट्स 5। अब क्वेश्चन है सर, अगर मान लो n की वैल्यू इनमें से एक भी नहीं हुई, देन लास्टली यू कैन राइट डाउन एल्स। तो एल्स में आपने क्या लिख दिया, प्रिंट इनवैलिड नंबर, क्योंकि फिलहाल ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूं केवल 1 to 5 के लिए। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, इनवैलिड नंबर। सो नाउ द प्रोग्राम विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट लाइक दिस। कि अब देखो, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर इसको सिंपल इफ से बनाओगे आप, केवल इफ लिख के, तो पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद भी वो सारी कंडीशन चेक करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो आप, यदि मैंने n की वैल्यू दी 3 या 2, सपोज यदि मैंने n यूजर से एंटर किया 2, फर्स्ट इट विल चेक द फर्स्ट कंडीशन, क्या n की वैल्यू 1 है, नो। अगर ये फॉल्स है देन अगेन इट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। अब l के साथ फिर एक कंडीशन चेक करेगा, क्या n की वैल्यू 2 है, यस, तो इट प्रिंट्स TWO, ये प्रिंट करेगा TWO। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो क्या इसके एल्स में आएगा, नहीं आएगा। ये एल्स सिर्फ इससे रिलेटेड है, तो यहां से किसी को भी एग्जीक्यूट ना करके प्रोग्राम सीधे यहां से बाहर हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ एल्स इफ। ये एलिफ एल्स इफ का एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिफ है ये तब एग्जीक्यूट होता जब ये इफ कंडीशन फॉल्स होती, पर ये अगर ट्रू है तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इससे एसोसिएटेड है, मतलब यहां हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जबकि पिछली बार जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इफ उसमें ऊपर वो ये कंडीशन ट्रू भी है तब भी वो दो ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा था। इसलिए कर रहा था बिकॉज ये हर स्टेटमेंट अनकनेक्टेड है और यहां हर स्टेटमेंट कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज व्हाट एल्स इफ कॉन्सेप्ट, इफ एलिफ का कॉन्सेप्ट है ये, कि इफ एलिफ हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो आप, सपोज, मतलब मैं चाह रहा हूं आप छोटे छोटे से प्रोग्राम से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लो और इन प्रोग्राम्स को एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखो तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, सो विल गेट इट। और मैं तो आपको बताऊंगा ही। अब मान लो अगर मैंने यूजर से एक चॉइस ली है, ठीक है, दिस इज अ नंबर बट इट इज अ चॉइस। एक चॉइस आपने ली है, यहां पर आपने बोला एंटर अ चॉइस। अब इस चॉइस का 3 मीनिंग है, मतलब 3 के अकॉर्डिंग हम ये चॉइस की बात कर रहे हैं। अगर यूजर चॉइस एंटर करता है 1, तो मुझे प्रोग्राम पता करना है मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर। अगर चॉइस 2 है देन मिनिमम, और अगर चॉइस 3 है तो स्वैपिंग। मतलब ये आप चाहें तो ऐसा एक मेनू भी दे सकते हैं। मतलब आपको पता है मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन क्या होती है? चलो मैं बताता हूं आपको व्हाट इज मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। बहुत काम आती है ये प्रोग्रामिंग में। मेनू एप्लीकेशंस काफी बनती हैं। जैसे अपन कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मेनू आता है ना। आपने वर्ड यूज किया तो वर्ड में मेनू आता है, फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज।
तो कभी भी आप कोई बिगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पर आपको मेनू बताना पड़ता है यूजर को। जैसे यहां पर चलो अपन थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि अगर मेनू एप्लीकेशन बनानी है तो वहां पर आपका इफ एल्स क्या हेल्प करेगा आपकी। ओके, तो सी दिस वन। सपोज अगर मैं पहले तो वो मेनू प्रिंट करता हूं, तो यहां पर हमने क्या लिखा, प्रिंट। आपको 3 लाइन पे 3 आउटपुट देना है, तो आप चाहें तो 3 प्रिंट भी लिख सकते हैं, 3 प्रिंट स्टेटमेंट, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस स्लैश एन। तो स्लैश एन में हमने क्या लिख दिया, स्लैश एन से क्या होता है पता है ना, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर, कि जब भी आप स्लैश एन लिखेंगे यू विल गेट योर डेटा इन नेक्स्ट लाइन। स्लैश टी से सेम लाइन पे स्पेस आती है, ठीक है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है, याद करो बताए थे मैंने। स्लैश एन सिंगल कोड में डेटा चाहिए तो दिस इज सिंगल कोड कैरेक्टर, ठीक है। डबल कोट्स में डेटा चाहिए आपको कंसोल पे, तो यू कैन जस्ट राइट स्लैश डबल कोट्स, तो आपको आउटपुट में डबल कोट्स मिल जाएगा, आउटपुट में सिंगल कोड मिल जाएगा। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ओके। तो यदि सपोज यहां पर मुझे एक मेनू एप्लीकेशन बनानी है, तो मैंने क्या लिखा, स्लैश एन 1 मैक्स स्लैश एन 2 मिन स्लैश एन 3 स्वैप, ठीक है, स्लैश एन मैक्स मिन और स्वैप, ओके। अब आप तीनों प्रोग्राम में कॉमन ये देखो, दिस ऑल प्रोग्राम, मतलब ये 3 अलग अलग प्रोग्राम है जिसको हम एक ही प्रोग्राम में बनाने वाले हैं। ऑल दिस 3 आर द डिफरेंट प्रोग्राम, बट मैं इसको मर्ज करके एक प्रोग्राम में बना रहा हूं यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप समझो इन तीनों प्रोग्राम में कॉमन ये है कि आप चाहे मैक्स निकाले, मिन निकाले या स्वैप दें, ओके। यूजर 2 नंबर तो एंटर करेगा, मतलब तीनों, और एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा। अभी चॉइस का मतलब है या तो मैक्स या मिन या स्वैप, तो तीनों की डिपेंडेंसी 2 नंबर पे, या तो 2 नंबर में से मैक्स निकालना है या मिन निकालना है या स्वैप करना है। तो सबसे पहले तो हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट ले लिए, a कॉमा बी इक्वल टू, याद है मैंने आपको एक मैप का कॉन्सेप्ट बताया था, मैप इंट कॉमा इनपुट एंटर 2 नंबर, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। मैप को यूज करके यू कैन रीड 2 इनपुट्स विद द इंटीजर टाइप, है ना। मैप का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक। और अगर आप इसमें भी स्प्लिट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज स्प्लिट मेथड। अगर आप चाहते हैं सिंगल लाइन पे ही डेटा एंट्री हो तो यू कैन यूज दिस कॉमा विथ स्प्लिट। स्प्लिट के साथ अपन कॉमा यूज कर लेते हैं सपोज, अरे याद है पढ़ा था हमने। अब मान लो आपने यूजर से 2 नंबर इनपुट लिए, ठीक है, इनपुट मैप इंट इनपुट दिस 2 नंबर। अब मुझे क्या करना है, इस चॉइस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जब आउटपुट आएगा, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, ये 2 नंबर तो आपने ले लिए, लेकिन अब इसके बाद यूजर से पूछना है प्रिंट एंटर योर चॉइस, कि अब ये जो 2 नंबर है इनका क्या करना है, मतलब चॉइस क्या है आपकी, मैक्स मिन या स्वैप, एंटर योर चॉइस। तो वो हमने ले ली चॉइस नाम के वेरिएबल में, सपोज चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट। अगर इनपुट में ही आप चॉइस लिख रहे हैं तो प्रिंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इनपुट में ही चॉइस लिख देंगे। तो मैंने सीधे लिख दिया चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। आप चाहते तो प्रिंट लिख के भी इनपुट ले सकते थे, फिर इनपुट को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, ये भी हमने देखा था, राइट। तो अब आपके पास चॉइस है, 2 नंबर है, ऊपर मेनू है, ये मेनू ऊपर आ गया कुछ इस तरीके से, 1 पे मैक्स, 2 पे मिन, 3 पे स्वैप। इसके बाद प्रोग्राम ने आपसे पूछा एंटर योर चॉइस, ठीक। अब मैंने बोला मैंने एंटर 2 नंबर, सबसे पहले वो पूछेगा एंटर 2 नंबर, मतलब इन तीनों प्रोग्राम के लिए 2 नंबर एंटर करना है, तो आपने बोला एंटर 2 नंबर। फिर आपसे पूछा जाएगा, आपने 2 नंबर दिए, मान लो 20, स्प्लिट लिखा है मैंने, तो इस सिंगल लाइन पे ही आपको लिखना है 20,10, 20,10। इसके जस्ट बाद यू विल गेट अ मैसेज एंटर यूर चॉइस, ठीक है। अब ये जो चॉइस है, ये 3 है आपके पास, सीक्वेंस आप कैसे भी कर सकते हैं, दैट इज योर मतलब चॉइस। आप पहले मैं नंबर ले लें फिर मेनू दिखाएं, जो भी करना है, लेकिन 3 बार 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 एंटर नंबर लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों प्रोग्राम में कॉमनली नीड ये है कि आपको 2 नंबर एंटर करना ही है। तो आपने 2 नंबर एंटर कर लिए। अब जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग या तो आपको मैक्स निकालना है या मिन निकालना है या स्वैप करना है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये आउटपुट समझ में आ रहा है, इस तरीके से आउटपुट आपको दिखेगा। अब यदि मान लो
चॉइस 1 है तो हमने क्या चेक किया, इफ चॉइस इक्वल टू 1, इफ चॉइस इक्वल टू 1, ठीक है, कॉलन। अब चॉइस 1 है तो क्या करना है, इन दोनों में से मैक्स प्रिंट करना है, तो सिंपली प्रिंट मैक्स। देयर इज अ मेथड इन पाइथन मैक्स, जिससे आप 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देयर इज अ मेथड इन पाइथन मैक्स, मैक्स से आपको 2 में से मैक्सिमम मिल जाएगा। इनबिल्ट मेथड यूज करते हैं, व्हाई शुड वी गो फॉर द कोडिंग पार्ट? ओके, तो ये मैक्स मेथड। ओके, एल्स, अब देखो, आप अगर चॉइस 1 है तो मैक्स हो गया, एल्स अब फिर से चॉइस चेक करना है ना, क्योंकि इसके बाद एक कंडीशन और भी है, 2 कंडीशन और है इवन। तो ये एल्स की जगह में या क्या लिखता हूं, एल इफ, कि यदि चॉइस 1 नहीं है तो हमने क्या चेक किया, क्या चॉइस 2 है। अगर चॉइस 2 है तो क्या करना है, मिनिमम निकालना है, तो वी शुड राइट प्रिंट मिनिमम बिटवीन ए एंड बी। अगर चॉइस 2 है तो आपने 2 नंबर में से मिनिमम निकाल लिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि ये एल्स इफ इसका पार्ट है। ओके, अब ये भी ट्रू नहीं है तो फिर से मैंने एल इफ लिखा। अगेन आई शुड राइट एल इफ, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, चॉइस इक्वल टू 3 कॉलन। अब क्या करना है, 2 नंबर को स्वैप करना है। सो यू नो स्वैपिंग पाइथन में सिंपल है, मतलब इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट? तो आप एल सिर्फ में क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में स्वैप करना है, तो सिंपली ए कॉमा बी इज स्वैप विद बी कॉमा ए कॉमा बी को स्वैप कर दिया बी कॉमा ए के साथ, और फिर आप यहां लिख दीजिए प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, ठीक, एंड देन परसेंटेज डी परसेंट ए कॉमा बी, ये बताया था मैंने आपको परसेंटेज डी। तो जो 2 नंबर हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगे, मतलब जो ए की वैल्यू थी वो बी में आ जाएगी, जो बी की वैल्यू थी वो ए में आ जाएगी। दिस इज ऑट स्वैपिंग। और परसेंटेज डी परसेंट ए कॉमा बी एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। ये ध्यान से समझना इसको, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग परसेंटेज डी परसेंट डबल कोट्स के बाद ए कॉमा बी, सो यू विल गेट स्वैप वैल्यू। ठीक, अब मान लो अगर यूजर ने इन तीनों में से कोई नंबर नहीं दिया, तो लास्ट में सिंपल एल्स लिख के हमने मैसेज क्या दे दिया, प्रिंट इनवैलिड चॉइस। सो दिस इज व्हाट इफ एल्स कॉन्सेप्ट, इफ एलिफ कॉन्सेप्ट, कि आपके प्रोग्राम में अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं और आपको हर कंडीशन के एग्जीक्यूशन पे काम करना है, देन यू विल गो फॉर इफ एलिफ। तो इफ एलिफ एल्स। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, आई थिंक 2 लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझा। हमने सिंपल इफ की बात की, हमने नेस्टेड इफ की बात की, हमने इफ एल्स की बात की, हमने इफ एलिफ की बात की, और काफी सारे एग्जांपल्स भी हमने समझे कि सिंपल इफ को लेके हम किस तरीके से कोड लिखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ का सिंटेक्स क्या होता है, आपको केवल इफ कब लिखना है, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा, और एक मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन भी बनाई थी जहां पर हमने मैक्सिमम, मिनिमम और आई थिंक स्वैपिंग को लेके एक मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन भी देखा था, जहां पर हमने इफ के कॉन्सेप्ट को यूज किया। नेस्टेड इफ को कब यूज करना है ये हमने देखा, लेडर शिफ्ट का क्या मतलब है ये हमने देखा, इफ एलिफ हमने देखा। तो चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने क्लासरूम में समझा है, एक बार पूरा कोड प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मुझे एक नई फाइल क्रिएट करना है, तो यहां पर मैं एक नई फाइल बनाता हूं और इसको नाम दे देता हूं मैं conditional.py। ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम एक सिंपल से कोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि जहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे क्या करना है, सिंपल यूजर से एक नंबर लेके ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है ना। सिंपल इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, या केवल इफ की अगर हम बात करें कि मैंने एक नंबर यूजर से लिया, चलिए अभी इफ एल्स में नहीं देखते हैं, पहले सिंपल इफ देखते हैं। हमने यहाँ पर यूजर से एक नंबर लिया है, इनपुट एंटर अ नंबर, और यहां पर हमने इफ स्टेटमेंट क्या लिखा है, अगर n ग्रेटर देन 50 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, तो मैंने आपसे कहा था ये इंडेंटेशन को यूज करता है ना। मैंने आपसे कहा था कि द पीपल हु बिलोंग्स टू सी एंड C++, हम वहां पे करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, राइट, कि 4 के इंडेंटेशन को यूज करता है। तो अब देखिए, मैंने अगर यहां लिख दिया अभी printf हेलो, ओके, कि अगर n की वैल्यू 50 से ग्रेटर है, देन प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो, और इसके अगेंस्ट में मुझे अभी कुछ नहीं करना है,
क्योंकि हम शुरुआत बिल्कुल सिंपल इफ से कर रहे हैं। फिर यहां पर हम नेस्टेड इफ की बात करेंगे, जहां पर मैंने आपको एक ड्राइवर सिलेक्शन का प्रोग्राम बताया था कि अगर आपको एक ड्राइवर सिलेक्ट करना है, जहां पर आपको उसका नाम लेना है, ठीक है, उसका एज लेना है, उसका मैरिटल स्टेटस लेना है, वो तो हम किस तरीके से वो कोड लिखेंगे वो भी हमने देखा था। लेकिन फिलहाल मैं अगर इसको रन करता हूं, देखिए आप, तो मुझसे एक नंबर मांगा जाएगा। मान लीजिए मैंने नंबर दिया 56, सो आई गेट हेलो हियर। लेकिन यदि मान लीजिए मैं यहां पे इस कोड को लिखता हूं, फिर से रन करता हूं, लेकिन अगर मैंने नंबर 50 से बिलो दिया है, इफ दिस नंबर इज 20, सो आई डोंट गेट एनीथिंग, क्योंकि हमने अभी इसके अगेंस्ट में कोई भी कोड नहीं लिखा है। हमने जो कोड लिखा है वो केवल कंडीशन के ट्रू पर लिखा है, बट वी हैव नॉट राइट एनी कोड रिगार्डिंग टू द फॉल्स ऑफ द कंडीशन। लेकिन अब आप देखिए, ये तो हुई सिंपल इफ की बात, लेकिन एक हमने देखा था लेडर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, है ना। एक एक एग्जांपल हम यहां देखते जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने क्लास में देखे हैं। कि मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला मुझे एक नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है ना, दिस इज द प्रोग्राम फॉर प्रिंट वर्ड फॉर्मेट ऑफ अ नंबर, है ना। दो तरीके से मैंने आपको वर्ड फॉर्मेट ऑफ नंबर, दो तरीके से मैंने आपको ये कोड बताया था, एक सिंपल इफ को यूज करके और एक हमने देखा था इफ एलिफ के साथ में। और दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंपल इफ को यूज करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे। जैसे आप देखिए, फिलहाल तो मैं 5 नंबर की बात करता हूं, तो आपने लिखा इफ n इक्वल टू 1 प्रिंट 1, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, अगेन द सेम कंडीशन, ये सेम कंडीशन हमने फिर से लिख दी है कि अगर n की वैल्यू 2 है देन प्रिंट TWO, ठीक है। फिर सेम कंडीशन, अगर n की वैल्यू 3 है देन प्रिंट THREE, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है देन प्रिंट FOUR, ओके। और अगर n की वैल्यू 5 है देन प्रिंट FIV, ठीक है। और फिर इसमें आपने एक इफ हमने और लगा दिया कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या n की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो यहां पर आपने लिख दिया प्रिंट इनवैलिड नंबर, प्रिंट सॉरी दिस इज और इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख दिया अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट इनवैलिड नंबर, बिकॉज दिस इज द प्रोग्राम फॉर ओनली द नंबर बिटवीन 1 to 5 कि अभी हमने केवल 1 to 5 के लिए कोड लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और अगर मैंने नंबर दिया 5, सो आई गेट 5 हियर, राइट। लेकिन अगर मैं सेकंड टाइम पे इस प्रोग्राम को रन करता हूं और अगर मैंने नंबर दिया मान लीजिए 20, आई गेट इनवैलिड नंबर हियर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल इफ का कोड है। अभी सिंपल इफ में हमने क्या ड्रॉबैक देखा था कि सपोज अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, और प्रोग्राम में मैंने नंबर दिया 2, तो 2 प्रिंट हो गया ना। तो इसके बाद भी इंटरनली आपका प्रोग्राम इस कंडीशन को भी चेक कर रहा है, 4 को भी चेक करेगा, 5 को भी चेक करेगा, क्योंकि उसके लिए हर एक इफ यहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, राइट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी देखा था जो कि मैंने आपको इफ एलिफ में बताया था। आई होप आप दोनों थ्योरेटिकल लेक्चर के बाद इस प्रैक्टिकल सेशन को देख रहे हैं, क्योंकि 2 लेक्चर में हमने इफ के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, राइट। तो देखिए, अभी मैं चलिए एल्स पे आता ही नहीं हूं, हम सीक्वेंस में चलते हैं। मैं आपको इसी प्रोग्राम को एल्सिफ के साथ कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जहां पर हमने नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला मुझे एक ड्राइवर सिलेक्शन का कोड लिखना है ना, प्रोग्राम फॉर ड्राइवर सिलेक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने यूजर से 3 अलग अलग डेटा लिया था। सबसे पहले हमने उसका नाम लिया, ठीक है। तो नाम में आपने क्या लिखा, इनपुट, ठीक, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। फिर आपने क्या बोला, उसका एज, तो एज चूंकि इंटीजर वैल्यू होगी तो यहां पर आपने लिख दिया इंट इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। और फिर तीसरी वैल्यू आपने ली थी उसका मैरिटल स्टेटस MS में, राइट। तो वो आपने लिख लिया इनपुट एंटर मैरिटल स्टेटस, राइट, मैरिटल स्टेटस, ओके। तो अब ये 3 वैल्यू आपके पास है, नेम आपके पास है, एज आपके पास है, मैरिटल स्टेटस आपके पास है। अब हमने 3 अलग अलग कंडीशन क्या देखी थी। पहले तो आप देखिए, मतलब मेरे हिसाब से जो हमने कंडीशन देखी थी कि नेम राजेश होना चाहिए, है ना, कंपलसरी हमने लगा दिया था, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, इफ नेम इक्वल टू राजेश। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर मुझे सेकंड कंडीशन देना है, इफ एज इज बिटवीन 25 टू, या इसको अपन कर देते हैं 18 टू मान लीजिए 50 के बीच में। तो आपने क्या लिख दिया, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 50 ना। मैंने शायद क्लासरूम में शायद कुछ और मैंने कोड बताया होगा, पर इट्स ओके, राइट। फिर तीसरी कंडीशन क्या चेक करना है, देखिए पहली ट्रू होगी तो प्रोग्राम सेकंड इफ में आएगा। ये है नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कि नेस्टेड लूप क्या होता है,
या नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्या होती है? नेस्टेड इफ का मतलब है इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन ओनली इट चेक्स द सेकंड कंडीशन। अगर नाम राजेश नहीं होगा तो प्रोग्राम सेकंड कंडीशन ही चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो फिर आपने तीसरी कंडीशन चेक की कि मैरिटल स्टेटस जो है वो होना चाहिए मैरिड। तो मैरिड के लिए मैं एम ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, एम फॉर मैरिड, यू फॉर अनमैरिड, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आपने बोल दिया यू आर सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड, राइट। तो अब इस केस में आप देखिए 3 कंडीशन से आपका प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। मैंने एक मिनट, हमने एम लिख दिया है, इक्वल टू मुझे लगाना है, दिस इज ओके। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया, नेम दिया, नेम मैंने बाकायदा राजेश दिया। एज देखिए उसने पूछी मुझसे एज, ठीक है, मैंने एज दी 45 और मैरिटल स्टेटस मैरिड, तो बाकायदा उसने बोला यू आर सिलेक्टेड। लेकिन सेकंड टाइम पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये देखिए मैं नाम ही गलत देता हूं। यहां पे मान लीजिए नाम मैंने दे दिया विकास, तो इसने मुझसे एज पूछा है 56, मैरिटल स्टेटस मान लीजिए मैं यहां पर देता हूं अनमैरिड, तो देखिए आई विल नॉट गेट एनी मैसेज। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। आई बात समझ में कि आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी एज प्रॉपर होनी चाहिए, आपका मैरिटल स्टेटस होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन अगर ट्रू हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर जब नेम ही गलत है तो फिर एज और ये क्यों मांग रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपने तीनों वैल्यू तो पहले ही एंटर कर दी है ना, आपने ये तीनों वैल्यू तो हमने फर्स्ट टाइम पे ही एंटर करी है, राइट। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम आपसे पहले तीनों वैल्यू मांगेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब आप देखिए थर्ड टाइम में इसको रन करता हूं, मैंने नाम सही दिया, ठीक है, आई एंटर्ड द नेम, करेक्ट नेम हियर, मैंने नाम दिया राजेश, लेकिन मैंने एज यहां पर दे दी है 12, ठीक है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है मान लीजिए, ठीक है, 12 ईयर मैरिड, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन देखिए उसने सिलेक्शन का मैसेज नहीं दिया क्योंकि एज क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ओनली योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये है नेस्टेड ऑफ इफ, ये नेस्टिंग इफ है कि जहां इफ के अंदर हमने इफ को यूज किया हुआ है। आई बात समझ में? तो ये अभी हम केवल इफ की बात कर रहे हैं। देखिए आप दोनों प्रोग्राम में आपने देखा हमने यहां पर भी सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, और इस प्रोग्राम में भी मैंने सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है, ओके। लेकिन अब जब बात आती है ना नेस्टिंग, सॉरी, इफ एल्स की, कि सर अब मुझे ट्रू के अगेंस्ट में फॉल्स पर भी कोड एग्जीक्यूट करना है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये कोड, फॉल्स है तो ये कोड। तो यहां पर आप देखिए एक सिंपल सा कोड में लिख के बताता हूं आपको कि मुझे ये चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, नंबर इवन और ऑड है ना, प्रोग्राम फॉर इवन ऑड नंबर, ठीक है। और देखिए एक ही पेज पे मैं सारे कोड लिख रहा हूं ताकि जब ये सोर्स कोड आपको मिले तो आपको कहीं कोई इधर उधर ना भटकना पड़े, आपको साथ एक ही पेज पे आपके लिए सारे प्रोग्राम अवेलेबल रहेंगे। दिस इज द प्रोग्राम फॉर वर्ड काउंट, दिस इज द प्रोग्राम फॉर ड्राइवर सिलेक्शन, दिस इज द प्रोग्राम फॉर नंबर इवन और ऑड। तो नंबर इवन ऑड के लिए हमने क्या किया, फिर से यूजर से इनपुट लिया, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अब चेक लगाना है कि नंबर इवन है ऑड है, तो हमने क्या चेक लगा दिया, अगर n mod 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, प्रिंट नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ठीक है। और इसके एल्स में हमने सिंटेक्स क्या देखा था, एल्स के बाद कॉलन एंड देन प्रिंट नंबर इज ऑड, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, प्रिंट नंबर इज ऑड। तो ये है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट कि जहां पर आपका प्रोग्राम इफ को भी चेक कर रहा है और एल्स को भी चेक कर रहा है। तो आई होप समझ में आपको आ रहा है कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम इफ और एल्स दोनों को लेके कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझसे एक नंबर मांगा जाएगा, मान लीजिए मैंने नंबर दिया 12, आई विल गेट नंबर इज इवन। लेकिन मान लीजिए सेकंड टाइम पे मैं इसको रन करता हूं और अगर मैंने नंबर दिया है मान लीजिए सपोज 5, तो उसने मुझे बोल दिया नंबर इज ऑड। दिस इज अ सिंपल कोड हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, एक नंबर इवन है या ऑड है किस तरीके से हम पता करेंगे, है ना। इसी तरीके से और छोटे छोटे प्रोग्राम हम यहां बना सकते हैं। लाइक सेम मैंने आपसे बोला एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है, कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कोड हमने कमेंट किया, देखिए आप, मैं इस कोड को कमेंट करता हूं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी मुझे ये देखिए आप, नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। नंबर आपने लिया, अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमने बोल दिया नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, एल्स नंबर इज नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। कि आपका n आपने यूजर से इनपुट लिया, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो आपका नंबर पॉजिटिव है, एल्स आपका नंबर नेगेटिव है, ओके। तो चलिए मैं इसको रन करता हूं यहां पे, और अब अगर मैंने नंबर दिया 2 तो उसने बाकायदा बताया नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सेकंड टाइम में इसको रन करता हूं और अगर मैं नंबर देता हूं -5 तो अब देखिए नंबर इज नेगेटिव।
तो दिस इज हाउ टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इवन ऑड कैसे चेक करना है, दिस आर द सिंपल प्रोग्राम। ऐसे ही दो नंबर में से ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या करना है, यूजर से दो नंबर एंटर करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। आई होप समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो देखिए, दो नंबर में से ग्रेटर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से आपको दो नंबर रीड करना है और उन दो नंबर में से जो ग्रेटर नंबर होगा वो मुझे यहाँ पर बताना है, राइट। तो दो नंबर में से ग्रेटर नंबर के लिए हमने क्या किया, मैं प्रोग्राम का नाम दे देता हूं ग्रेटर बिटवीन टू नंबर। ओके, तो अब दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। तो यहां पर अपने इनपुट लिया, इनपुट है ना, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर बी में आपने इनपुट लिया सेकंड नंबर। ठीक है, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ओके, अब इन दो में से अगर मुझे ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो इन दो में से ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडीशन क्या दी है, इफ ए ग्रेटर देन बी। यदि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज, ठीक है, परसेंटेज डी। ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया कॉमा परसेंटेज ए। ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा परसेंट ए, ये हमने लिख दिया। ठीक है, कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा। इसके एल्स में हमने क्या लिखा, इसके एल्स में यहां पर हमने जो मैसेज दिया है, यहां पर शायद कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, इसके एल्स में हमने मैसेज क्या दिया, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज, और यहां पर आपने प्रिंट कर दी बी की वैल्यू, है ना। दिस इज व्हाट द फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग वी हैव डिस्कस्ड, कि स्ट्रिंग फॉर्मेशन किस तरीके से करना है, राइट। तो ये आपके फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज डी इट प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑल वैल्यू ऑफ बी। तो आप देखिए, अगर मैं दो नंबर एंटर करता हूं यहां पे, तो मान लीजिए मैंने नंबर दिया 20 एंड 10, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, ग्रेटर नंबर इज 20। तो समझ में आ रहा है ना कि दो नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लॉजिक लिखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर, कि मुझे तीन नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर, तो आपने तीन नंबर यूजर से लिए ए, बी और सी में, कि मान लीजिए ए में आपने नंबर लिया, बी में, और यहां पर आपने बोल दिया एंटर थर्ड नंबर। तो तीन नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडीशन क्या लगाई, अगर ए बी से ग्रेटर है एंड ए सी से भी ग्रेटर है, तो आपने बोल दिया ग्रेटर नंबर इज ए। ठीक है, और इसके एल्स में हमने फिर एक कंडीशन चेक की है। देखिए आप, ये तो दो में से ग्रेटर है, लेकिन अब मैंने क्या किया, एल इफ, यहां पर हमने एल इफ को यूज किया, क्योंकि एक और कंडीशन यहां पर आएगी कि अगर बी ग्रेटर देन सी है, अगर बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है, मतलब अगर ए बी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर है, तो ए ही सबसे ग्रेटर हो गया। लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये तो कंफर्म है कि ए ग्रेटर नहीं है। अब अगर ए ग्रेटर नहीं है तो बी को चेक करना है कि बी है या सी है। तो यहां पर हमने क्या किया, ग्रेटर नंबर, और यहां लिख दिया बी, और इसके सिंपल एल्स में आपने क्या लिख दिया, ग्रेटर नंबर इज सी। तो देखिए, एक ही प्रोग्राम में इफ भी आ गया, एल इफ भी आ गया और एल्स भी आ गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर ग्रेटर हुआ तो वो इस कंडीशन को ट्रू करेगा, अगर सेकंड नंबर ग्रेटर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो थर्ड कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूं, और अगर मैं तीन नंबर एंटर करता हूं, मान लीजिए 20, 10 एंड 25, देखिए उसने बता दिया ग्रेटर नंबर इज 25। तो सिंपल इफ को कैसे यूज करना है, इफ एल्स को कैसे यूज करना है, इफ एल इफ का क्या कॉन्सेप्ट है, इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे कि कब आपको इफ को यूज करना है, कब इफ एल्स को यूज करना है। और आप देखिए, अब यही जो कोड है, ये जो पहला वाला कोड हमने देखा था ना, ये वाला, इसी कोड को आप देखिए, मतलब अगर मैं इस सेम प्रोग्राम में, हमने प्रॉब्लम क्या देखी थी, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम, हालांकि देखिए लॉजिकली प्रॉब्लम है, प्रोग्राम रन होगा, लेकिन हमने ये देखा था कि मान लीजिए अगर इसी 10,000 कंडीशन है, तो सेकंड ट्रू के बाद भी आपका प्रोग्राम बाकी की सारी कंडीशन को चेक कर रहा है, विच इज अननेसेसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीमेंट, राइट। तो ये अगर आपको नहीं करना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेम कोड आप देखिए किस तरीके से लिखता हूं मैं, इसी कोड को हम दोबारा लिखते हैं। यहां पे मैं इसको कमेंट करता हूं, देखिए आप, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, यूजर से नंबर लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर हमने यूजर से लिया है, इस नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है, लेकिन यूजिंग इफ एल्स, राइट। तो हमने पहली कंडीशन चेक की, अगर n की वैल्यू 1 है, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1 देन प्रिंट 1, ठीक है, लेकिन सॉरी प्रिंट 1, लेकिन अब मैंने यहां पर क्या लिखा, एलिफ, एलिफ में आपने चेक किया n इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो आपने क्या लिख दिया, प्रिंट TWO। तो इससे एडवांटेज हमने ये समझा था कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम
बाकी की कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। देखिए आप, अगर n की वैल्यू 3 है देन प्रिंट THREE। सेम अगर n की वैल्यू 4 है देन प्रिंट FOUR, और अगर n की वैल्यू 5 है देन प्रिंट FIVE। और इसके बाद आपने सिंपली एल्स लिखा, ठीक है, ये FOUR का F कैपिटल, ये FIVE का F कैपिटल, और इसके बाद हमने सिंपल एल्स लिखा, और सिंपल एल्स लिख के हमने यहां पर मैसेज क्या दे दिया, प्रिंट इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। तो सेम प्रोग्राम जो हमने बनाया था फर्स्ट टाइम पे केवल इफ को लेके, देखिए आप यहां पर सेम कोड था केवल इफ को लेके, लेकिन यही प्रोग्राम हमने फिर से बना दिया इफ एलिफ के साथ। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशन है तो बेटर यू शुड गो फॉर इफ एलिफ कॉन्सेप्ट, ताकि जो कंडीशन ट्रू होगी प्रोग्राम उसके बाद की कंडीशंस को इंटरनली चेक नहीं करेगा। देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं और मान लीजिए अगर मैं नंबर एंटर करता हूं 2, तो प्रोग्राम विल प्रिंट ओनली 2 है, केवल 2 मैसेज मुझे मिल रहा है, राइट। अगर मैं सेकंड टाइम पे इसको रन करता हूं और मान लीजिए मैंने नंबर दिया यहाँ पे 4, 5, आई विल गेट 5 हियर, ओके। अगर मैं इसको रन करता हूं और अगर मान लीजिए मैं नंबर देता हूं यहाँ पे 20, इनवैलिड नंबर। सो एक ही प्रोग्राम को लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि यू कैन राइट द सेम प्रोग्राम विद द मल्टीपल स्टेटमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट लूप्स इन पाइथन। व्हाट इज लूप, लूप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लूप इन पाइथन। ओके, तो चलिए लूप की बात करते हैं। लूप क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं लूप और क्यों इनको हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है ना, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इन पाइथन, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में एक्चुअल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लूप। मतलब जितने लॉजिक्स आप लूप को लेके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने हमें पहले भी आपको कमिट किया है कि हम लोग लूप के बाद एक पूरा के पूरे 2 से 3 प्रैक्टिकल सेशन हम लोग रखेंगे, जहां पर हम प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके पाइथन की सीरीज में जाके वहां से स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लूप को लेके कि लूप क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप यूज इन पाइथन। तो बेसिकली पाइथन 2 लूप को यूज करता है, व्हाइल और फॉर। These are the 2 बेसिक लूप ऑफ पाइथन, एक व्हाइल लूप, सेकंड फॉर लूप, ओके। अब मैं फिर बोलता हूं कि बॉस प्रीवियस लैंग्वेज से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो लोग C++ से पाइथन में आए हैं या जावा से पाइथन में आए हैं, वहां पर आपने एक डू वाइल लूप भी पढ़ा होगा, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डू वाइल लूप इन पाइथन, ठीक। पाइथन यूजेस 2 लूप, वाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किस तरीके की एप्लीकेशन में हम प्रोग्रामिंग में लूप को यूज करेंगे, ठीक। लूप की रिक्वायरमेंट है जब भी आपको कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है। इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क का मतलब क्या है कि जब आपको किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में बार बार एग्जीक्यूट करना है, समझ रहे हैं बात को, जब किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपको प्रोग्राम में बार बार यूज करना है, रिपीटेशन परफॉर्म करना है, दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज लूपिंग कॉन्सेप्ट। वहां पर हम लूपिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं पाइथन में। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, सपोज यदि मैंने अभी आपसे बोला प्रिंट योर नेम, तो मान लो अगर किसी का नाम है विवेक, तो ये एक बार मैंने लिख दिया विवेक। अगर मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, आपने बोला सर वेरी नाइस, ये प्रिंट विवेक, ओके। लेकिन मैंने कहा यार तो बहुत समझदार बच्चा है यार, मैंने अब आपसे बोला एक काम करो, अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करो, प्रिंट योर नेम 10 टाइम। अब आपने कहा ठीक है सर, विवेक 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 लिख दिया 10 टाइम आपने, राइट। मैंने कहा वेरी गुड, चलो एक काम करो, अपना नाम 100 टाइम प्रिंट करो। तो आप देखो, आप एक ही काम बार बार कर रहे हो। यू कैन रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। यू कैन रिपीट द सेम स्टेटमेंट, राइट। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को 100 टाइम लिखना या एक बार इसको लिख के 100 टाइम रोटेट करना, कि मैं 100 टाइम इसी स्टेटमेंट को रोटेट करते जाता हूं। विच वन इज बेटर, मतलब एक ही स्टेटमेंट को 100 टाइम एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड ऑप्शन इज मच बेटर, कि एक बार लिख के इसको 100 टाइम से रोटेट कर देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड लूप। इस तरीके की प्रोग्रामिंग जहां पर आपको रिपीटेशन परफॉर्म करना है, किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, वहां पर हम पाइथन में यूज करते हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट। यहां पर हम पाइथन में यूज करेंगे लूप का कॉन्सेप्ट।
बात समझ में आ रही है? हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि अभी हम लूप को लेके कुछ ऐसे भी प्रोग्राम देखेंगे जिसके लिए पाइथन में आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ड फंक्शंस अवेलेबल है। अभी हम एक मैथ मॉड्यूल की बात करेंगे पाइथन में, इन दैट कंटेंट्स ऑल इनबिल्ड फंक्शंस, राइट। रिवर्स नंबर है, फैक्टोरियल नंबर है, जिसके अभी हम लूप को लेके भी कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि आप देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप डायरेक्टली रेडीमेड मेथड यूज करेंगे तो यू नेवर नो हाउ लॉजिक इज क्रिएट, कि लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं प्रोग्राम के। तो छोटे छोटे प्रोग्राम के हम लॉजिक्स देखेंगे लूप को लेके, समझते हैं लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम पाइथन में दो टाइप के लूप को यूज करेंगे, या तो व्हाइल लूप या फॉर लूप। अभी देखते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, लूप आप कोई भी यूज करें या किसी भी लैंग्वेज में यूज करें, चलिए हम तो पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन पे ही फोकस रहते हैं। जब भी हम किसी लूप को यूज करने की बात करते हैं तो लूप के एग्जीक्यूशन की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। मतलब कोई भी लूप बिना 3 स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर आपने गलती से इन तीनों में से एक भी एग्जीक्यूशन नहीं किया तो मे बी पॉसिबल आपका लूप इनफाइनाइट टाइम पे चले जाए। अब ये इनफाइनाइट लूप क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे अभी, राइट। कि इनफाइनाइट लूप मतलब आपका लूप रुकेगा ही नहीं। तो किसी भी लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड रिक्वायरमेंट कंडीशन, एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दिस आर द 3 रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लूप। हर लूप की ये बेसिक 3 रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहला इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि या तो आप लूप को इंक्रीज करोगे या लूप को डिक्रीज करोगे। दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लूप। मतलब आप कोई भी लूप एग्जीक्यूशन करेंगे, इन 3 के बिना आपका लूप प्रॉपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा। रिमेंबर दिस थिंग। अब क्या मतलब है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट का? जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि चलिए आप एक रूम के राउंड लगाइए, एक रूम के आपको राउंड लगाना है, ठीक है। तो जब आप रूम के राउंड लगाएंगे तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? 1। मतलब आप रूम के राउंड लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? यहां जा रहे हैं, वॉल को टच कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर वॉल को टच कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मतलब आप रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखो, आप क्या करोगे, आप जब स्टार्ट करोगे, इस मान लो ये लूप लगा रहे हैं आप, तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे? 1। तो ये जो 1 है ये क्या है? आपका इनिशियलाइजेशन। ये जो 1 है ये आपका इनिशियलाइजेशन। लेकिन सेकेंड टाइम, अब आप देखो सेकेंड थिंग, यदि मान लो मैंने आपको बोला रूम के राउंड लगाओ, अब आपने भी शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 700। अरे सर रुकना कब है? आपने तो बोल दिया राउंड लगाओ, लेकिन रुकना भी तो है ना। तो एक लूप के लिए आप रुकोगे कब? वो उसकी कंडीशन होगी। जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि इस रूम के मुझे 10 राउंड लगाने हैं, ओके, तो अब आपको पता है आपको 10 तक चलना है। सो दिस 10 इज व्हाट? दिस इज माय कंडीशन। लेकिन अब तीसरी चीज देखो, अब आप लूप कैसे चला रहे हो? 1 1 1 1, मतलब आप 10 तक कभी पहुंचोगे नहीं ना। 1 1 1 1, तो 10 तक पहुंचने के लिए 1 के बाद क्या बोलना पड़ेगा? 2 3 4। तो ये जो आपने किया ये क्या है? इंक्रीमेंट। दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट, कि 1 के बाद आपने 2 बोला, 2 के बाद आपने 3 बोला, 3 के बाद आपने 4 बोला। और यदि मान लो रिवर्स लूप लगाना है, मतलब सेम चीज 10 से शुरू करना है, तो फिर आप इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट करोगे, 10 9 8 7 टिल 1। तो अब आप सोचो, अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी, आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो ये पता ही नहीं लूप शुरू कहां से होगा। अगर आपकी कंडीशन ही नहीं है तो यही नहीं पता चलेगा चलना कहां तक है। और अगर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया तो लूप अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो किसी भी लूप को अगर आपको पाइथन में यूज करना है, चाहे वो व्हाइल हो चाहे वो फॉर हो। अच्छा, एक चीज और समझना आप, यदि पाइथन ने 2 लूप दिए हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यदि कोई प्रोग्राम व्हाइल से बन रहा है तो वो फॉर से नहीं बनेगा, या फॉर से बनेगा तो व्हाइल से नहीं बनेगा। दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, नो डाउट। जब हम कलेक्शन की बात करेंगे, जब हम सीक्वेंशियल डेटा की बात करेंगे ना, जहां पर अभी हम लिस्ट की बात करने वाले हैं, टुपल की बात करने वाले हैं, डिक्शनरी की बात करने वाले हैं, ठीक, जहां पर डेटा कलेक्टिव फॉर्म में होगा, सेट कलेक्शन लिस्ट टुपल स्ट्रिंग, तो बेटर होता है वहां पे फॉर लूप को यूज करना। और जहां नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है वहां पर लूप को लेके व्हाइल लूप ज्यादा बेटर है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये समझना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम फॉर से चलेगा तो वो व्हाइल से नहीं चलेगा, या व्हाइल से चलेगा तो वो फॉर से नहीं चलेगा। दोनों लूप हर तरीके के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको कब कौन सा लूप यूज करना है। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनके लॉजिक व्हाइल से बड़े इजी चलेंगे, लेकिन अगर आप उसको फॉर से बनाने जाएंगे तो वो बनेगा लेकिन लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनके लॉजिक फॉर से इजी चलेंगे, यदि आप उसको व्हाइल से बनाने जाएंगे तो लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या होता है, प्रोग्राम देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यहां व्हाइल लूप सही है या फॉर लूप सही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको प्रोग्राम को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर अभी कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो अभी नहीं कर पाओगे ना बेटा। अभी जब तक आप दोनों लूप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां व्हाइल यूज करना है, कहां फॉर यूज करना है। तो सबसे पहले आपको दोनों लूप को समझना पड़ेगा, दोनों लूप के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देन आफ्टर हम डिसाइड करेंगे कि यहां व्हाइल लूप बेटर है, यहां फॉर लूप बेटर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है इस प्रोग्राम में लूप लगेगा, जैसे आपको समझ में आया मैंने जो एग्जांपल दिया, अरे देखो आप सपोज करो यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे यहां से गोवा जाना है और मेरे पास 3 ऑप्शन है, फ्लाइट है, बस है और बाइक है। ठीक है, विच इज द बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे? सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट वे कौन सा है? फ्लाइट। लेकिन अब यही 3 ऑप्शन है मेरे पास और मुझे यहां से मार्केट जाना है, तो मेरे पास बाइक है, मेरे पास फ्लाइट है और मेरे पास कार है। तो यहां बेस्ट ऑप्शन क्या है? मार्केट की कंडीशन को देखते हुए सर बाइक से चले जाओ। तो हुआ ना, कहीं आपने बाइक को यूज किया लेकिन मैं कार से भी मार्केट जा सकता हूं, मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूं, लेकिन पार कहां करूंगा? बात समझ में आ रही है? मैं बाइक से गोवा भी जा सकता हूं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जा तो सकता हूं ना, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि प्रोग्राम को देख के हम डिसाइड करेंगे कि व्हाइल से ज्यादा बेटर है या फॉर से ज्यादा बेटर है। लेकिन चाहे आप प्रोग्राम को व्हाइल से बनाएं या फॉर से बनाएं, ये 3 कॉन्सेप्ट तो हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों तो आपको हमेशा हर लूप के लिए यूज करना है। ठीक, तो चलिए ये तो हमने कॉन्सेप्चुअली बात की लूप को लेके। लेकिन अब हम देखते हैं सबसे पहला लूप जो हम अभी पाइथन में स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट? व्हाइल लूप। तो इसके सिंटेक्स को समझते हैं, व्हाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है उसको समझते हैं। ठीक, और अगर आप देखो यदि आपने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको व्हाइल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इफ एल्स पढ़ा है देन यू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाइल लूप, व्हाट इज फॉर लूप, क्योंकि इफ एल्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है और व्हाइल जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, सपोज यदि मैं आपसे अभी व्हाइल को छोड़ो, मैं अभी आपसे इफ में क्वेश्चन पूछता हूं। यदि सपोज मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और यदि मैंने लिखा इफ आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, कॉलन प्रिंट आई और आई प्लस इक्वल टू 1। आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब पढ़ा है ना हमने, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, राइट। इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? वीडियो पॉज करके मुझे बताएं आप, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करें। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? सी दिस वन, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा 1 ओनली। आई विल गेट रिजल्ट 1। कैसे? आप देखो आई की वैल्यू 1 है, ठीक, इसने कंडीशन चेक की 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू, ट्रू पर इसने आई को प्रिंट किया, दैट इज 1। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई कितना हो गया? 2। लेकिन बेटा ये लूप नहीं है, यहां से इफ वापस आगे निकल जाएगा क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। और कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक बार कंडीशन को चेक करता है, अगर ट्रू मिली एग्जीक्यूशन करेगा, आगे बढ़ेगा, अगर ट्रू मिली एग्जीक्यूशन करेगा, आगे बढ़ेगा, यदि फॉल्स मिली डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन एक ही बार करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सर मुझे सेम कोड 10 टाइम एग्जीक्यूट, मतलब मैं चाहता हूं जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता रहे, जब तक, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्हाइल। व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली। ठीक, तो यहां इफ को हटा के मैं क्या लिख दूंगा? व्हाइल। इफ को हटा के मैं क्या लिख दूंगा? व्हाइल। अगर मैंने इफ को हटा के व्हाइल लिख दिया, नाउ सी द एग्जीक्यूशन। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अब आई की वैल्यू 1 है, हालांकि आई इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस इक्वल टू 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। अब आप देखो अब ये लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा। तो व्हाइल का सिंटेक्स आपको समझ में आया। व्हाइल में हमें लिखना पड़ती है कंडीशन, व्हाइल को हम देते हैं कंडीशन, इसके बाद कॉलन, जैसे इफ के साथ हम कॉलन लगाते थे, और यहां पर भी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब जितनी स्टेटमेंट आपको व्हाइल
के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है, दैट यू हैव टू राइट आफ्टर 4 स्पेस। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, जितनी भी है, जैसे यहाँ 2 स्टेटमेंट है। तो यदि आप इसका एग्जीक्यूशन देखें तो क्या होगा, वाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फिर दोबारा कंडीशन चेक करने वापस आएगा, और ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किसी भी लूप के लिए सबसे रिक्वायरमेंट 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला ये देखो आप, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये क्या है, कंडीशन, दिस इज व्हाट, कंडीशन, ठीक। और ये क्या है, इंक्रीमेंट, दिस इज व्हाट, इंक्रीमेंट, ये है इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो जब हमने ये वाइल लूप एग्जीक्यूट किया, तो अब ये लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, समझना है इसको। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, ठीक। सबसे पहले इसने चेक की कंडीशन 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। ट्रू पर इसने आई को प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, 1। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई कितना हुआ, 2। यहां से प्रोग्राम फिर ऊपर आएगा, अगेन प्रोग्राम बैक टू द लूप। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। फिर आई को प्रिंट किया, तो आई कितना हुआ, 2। आई प्लस प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, 3। फिर वापिस ऊपर आया, 3 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। तो ये कब तक चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आई प्लस प्लस 10। अब इसके बाद जब आई बढ़ेगा 10 के बाद, व्हेन आई इज 11, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, दिस लूप इज टर्मिनेट। तो लूप का एग्जीक्यूशन कब तक हो रहा है, जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिल रही है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिली, दिस लूप इज टर्मिनेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो भी आपने लिखी है। तो दिस इज हाउ द लूप इज एग्जीक्यूट्स इन पाइथन। कि पाइथन में लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, कि यदि पाइथन में आपको लूप एग्जीक्यूशन करना है, देन हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द लूप। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है कि लूप में इनिशियलाइजेशन का क्या रोल है, कंडीशन का क्या रोल है, इंक्रीमेंट का क्या रोल है। और ये अभी हमने केवल एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देखा है, और अभी हम केवल वाइल लूप की बात कर रहे हैं। अभी फॉर पे तो हम आएंगे कि फॉर को कैसे यूज करते हैं, फॉर को रेंज के साथ कैसे यूज करते हैं। याद एक डेटा टाइप अभी हमारा बचा है, क्योंकि हमने बहुत सारे डेटा टाइप की जब लिस्ट बनाई थी, तो उसमें एक डेटा टाइप रेंज भी था। तो हम रेंज के साथ फॉर की बात करेंगे कि हाउ वी यूज फॉर विथ रेंज, कि रेंज के साथ फॉर को कैसे यूज करेंगे हम, रेंज का मीनिंग क्या होता है। बट पहले आप एक बार इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को समझो, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब देखो, जो मैं आपसे बोल रहा था, यदि सपोज इनफाइनाइट लूप क्या होता है, सुनना। यदि मान लो इस लूप में अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करता, ठीक है, सपोज देयर इज नो इंक्रीमेंट। अब देखो लूप कैसे चलेगा, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, ट्रू, प्रिंट है 1, प्रिंट आई 1, वापस ऊपर गया, 1 लेस देन 10, 1, 1 लेस देन 10, 1, तो 1 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 1, ये तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं ना, ये तो प्रिंट करता रहेगा 1 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 1, एंड दैट इज व्हाट, इनफाइनाइट लूप। ये हो गया इनफाइनाइट लूप, जो कभी एंड होगा ही नहीं, इट इज कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट्स, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट। तो ये समझ में आपको इनफाइनाइट लूप क्या होता है, कि इनफाइनाइट लूप अगर चल गया तो देन यू हैव टू टर्मिनेट योर कंसोल स्क्रीन, फिर आपको अपनी स्क्रीन को क्लोज करना पड़ेगा इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए। कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए अगर आप कंसोल स्क्रीन पे हैं तो। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, जो भी हमने बात की कि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखो अब हम लूप से और कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। यदि सपोज जैसे देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन पाइथन टू मेक सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, है ना। पाइथन में भी हम मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे, जिससे प्रोग्रामिंग और इजी होगी अपने। लेकिन लॉजिक तो समझना है ना, लूप को लेके किस तरीके के प्रोग्राम हम बना रहे हैं, लॉजिक तो समझना पड़ेगा हमें, ठीक। तो यदि मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट दिस सीरीज, ये सीरीज प्रिंट करना है आपको 1 4 9 16 25 अप टू 100, अप टू 100 मतलब अभी 100 तक। तो आप देख रहे हैं ये सीरीज क्या है। तो सीरीज अभी आपने देखी, अब फटाफट कमेंट करके मुझे इसका लॉजिक बताइए कि जो सीरीज मैंने अभी लिखी है, नो डाउट अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके मुझे बताइए 1 4 9 16 25 36 क्या लग रहा है आपको कि क्या लॉजिक हो सकता है इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सी दिस वन, यदि मुझे ये सीरीज प्रिंट करना है, सो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, तो आप देखो इसका लॉजिक हम कैसे लगाएंगे। एक्चुअली 2-4 प्रोग्राम से आपको लूप के लॉजिक समझ में आएंगे, ट्राई करिए आप इसको, राइट। फिर हमने वही किया, फिर हमने क्या किया, i इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक, i की वैल्यू हमने 1 ली, फिर एक लूप लगाया while i लेस देन और इक्वल टू 10 कॉलन प्रिंट। अभी मैंने जब पिछले प्रोग्राम में i लिखा था और i प्लस इक्वल टू 1 किया था, तो ये वाली सीरीज चल रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अब आपको इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सिंपली यू हैव टू राइट i इंटू आई। यदि मैं i की जगह लिख दूंगा i इंटू आई, सो क्या होगा, देखो आप i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू, i इंटू आई 1 प्रिंट करेगा, i इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, फिर 2 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू, 2 इंटू 2 4 प्रिंट करेगा, 3 इंटू 3 9 प्रिंट करेगा, 4 इंटू 4 16 प्रिंट करेगा, एंड दिस वन लास्ट वैल्यू जब 10 होगी तो 10 इंटू 10 100 प्रिंट कर देगा। दिस इज हाउ द लूप इज एग्जीक्यूट। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाइल लूप। अभी मैंने आपको क्लासरूम में समझाया व्हाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन किस तरीके से हमें व्हाइल लूप में देना है, इंक्रीमेंट किस तरीके से करना है, और कुछ प्रोग्राम भी हमने देखे, लाइक सीरीज के प्रोग्राम हमने देखे, 1 2 3 4 की सीरीज आपको प्रिंट करना है, 1 4 9 16, और उन सारे एग्जाम्पल्स को अब यहां पर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ समझते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल यहां पर अभी बताता हूं जो हम व्हाइल लूप से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट लूप डॉट पीवाई, ठीक है, और इस टेस्ट लूप डॉट पीवाई में हम हमारा कोड लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं, इसको बंद कर देते हैं, और आप देखिए सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा लूप लगा के प्रिंट करना है 1 to 10, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने पढ़ा था सबसे पहले हम करेंगे इनिशियलाइजेशन, दिस इज व्हाट द इनिशियलाइजेशन है ना, कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियलाइजेशन है लूप का, और ये हमने लगाई है कंडीशन की। यदि मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए i लेस देन और इक्वल टू 10, सो दिस इज व्हाट द कंडीशन वी हैव, और ये हमने लिख दिया प्रिंट i, ठीक है। तो ये हमारा i की वैल्यू प्रिंट हो गई है, एंड दिस इज i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1। तो यदि मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम विच प्रिंट द रिजल्ट फ्रॉम 1 to 10, कि अगर आपको 1 to 10 प्रिंट करना है, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। देखिए मैं इसको रन करता हूं यहाँ पे, तो आउटपुट स्क्रीन पे जो रिजल्ट मुझे मिलेगा दैट इज 1 to 10 नंबर, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि ये सेम लाइन पे प्रिंट करना है तो एंड वाला ऑप्शन भी है हमारे पास, कि वी कैन यूज एंड इक्वल टू, कि यदि मैं लिख देता हूं एंड इक्वल टू स्पेस, तो यही रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके से मिल सकता है कि यदि मैंने एंड इक्वल टू स्पेस लिखा था, आई विल गेट द रिजल्ट ऑन द सेम लाइन, राइट। तो ये था एक सिंपल सा लूप जहां पर हमने ये देखा कि 1 to 10 हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे, राइट। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि इसी प्रोग्राम को हम 1 4 9 16 के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि सपोज करिए अगर आपको ये सीरीज प्रिंट करना है 1 4 9, ठीक है, 16 25, ओके। लेकिन इसके पहले चलिए एक काम और करते हैं हम, कि अभी तो सर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये चलिए इसको मैं बाद में बताता हूं, कि सर ये तो केवल 1 to 10 प्रिंट कर रहा है, अगर मुझे वैल्यू 1 to n चलानी है, क्या आई नीड टू प्रिंट द रिजल्ट फ्रॉम 1 to n, तो 1 to n के लिए हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले एक n नाम के वेरिएबल में आप एक इनपुट ले लीजिए, जिसमें मैंने मैसेज दिया इनपुट एंटर द लिमिट, ठीक है। और चूंकि हमें पता है कि इनपुट स्टेटमेंट आपसे हमेशा वैल्यू लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, राइट। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, सो नाउ फर्स्ट द प्रोग्राम आस्क मी द लिमिट, तो मान लीजिए अगर मैंने लिमिट दी है यहाँ पे 20, ओके, सो आई गेट द रिजल्ट फ्रॉम, अच्छा 1 to 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने लिमिट तो 20 ली है, लेकिन यहां पर हमने 10 ही लिखा हुआ है। सो नाउ दिस लूप इज कंटिन्यू फ्रॉम 1 to n, कि अब ये जो लूप चलेगा ये 1 to n चलेगा, राइट। तो अब देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहां पर आपका प्रोग्राम आपसे लिमिट मांग रहा है, एंड नाउ यू विल गेट द रिजल्ट 1 2 3 4 से लेके 20 तक के नंबर। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली यूज द लूप कॉन्सेप्ट, की व्हाइल लूप को हम पाइथन में किस तरीके से यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ओके। अब देखिए आप इसमें हम और क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, 1 2 अभी मैंने आपको बताया। तो इसी लिमिट को लेके अगर मैंने आपसे बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट 1 4 9 16 25 अप टू n, कि मुझे ये प्रोग्राम n तक चलाना है, तो लिमिट हमारे पास ऑलरेडी n में है।
लेकिन अब ये सीरीज प्रिंट करने के लिए हमने पढ़ा था कि इसको बजाय आई लिखने के आप लिख दीजिए प्रिंट आई इंटू आई, दैट्स इट, राइट। तो ये देखिए आप, अगर मैं लिमिट यहां पर एंटर करता हूं 10, ओके, तो मुझे बाकायदा आउटपुट 1 4 9 16 25 ये आउटपुट मुझे मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक बनते हैं हमेशा प्रोग्राम के, कि आप एक लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम बना लेंगे, और अगर आप वही वाली बात है अगर आपको इसको सेम लाइन पे चाहिए तो यहां पर आप एंड इक्वल टू स्पेस दे दीजिए, तो नाउ यू विल गेट द रिजल्ट इन द सेम लाइन, कि अगर मैंने 10 दिया है तो यू विल गेट द आउटपुट 1 4 9 16 दिस वन, ओके। तो ये एक प्रोग्राम जो भी हमने देखा है ना, मैं एक काम करता हूं यहां पे एग्जिस्टिंग कोड को मैं कमेंट कर देता हूं, राइट, ताकि आपके पास ये कोड रहे, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। आपको जब भी इसको रन करना है आप इसको सिंपली अनकमेंट कर लीजिए, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक प्रोग्राम मुझे लिखना है, जैसे मैंने आपको बोला राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। हालांकि मैंने आपको कहा ना कि हमने क्लासरूम में जो प्रोग्राम समझे हैं वो मैंने आपको लूप के कॉन्सेप्ट बताए थे, कि लूप, फाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। लेकिन अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना एक प्रोग्राम से नेक्स्ट प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर, कि मैंने आपसे बोला टेबल प्रिंट करना है, यूजर से एक नंबर लेना है और उसकी टेबल प्रिंट करना है। तो देखिए आप, मैंने मान लीजिए नंबर लिया 5, तो 5 की टेबल प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो देखिए आप, टेबल ऑफ अ नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक लूप लगाया मैंने, आई लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है, ये आपने लूप लगाया। और अभी आप देखिए, यदि मैं लिखता हूं प्रिंट आई, अगर मैंने लिखा प्रिंट आई और आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 1 to n, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर 1 to n, राइट। देखिए एक बार इसको रन हम कर लेते हैं, मैंने दिया 5 मान लो, तो आपको मिल रहा है 1 to 5, लेकिन एक्चुअली सॉरी दिस इज नॉट 1 to n, दिस इज 1 to 10, ठीक है, मतलब मुझे लूप चलाना है 1 to 10 तक, और जो नंबर आपने दिया है वो लिमिट नहीं है। यहां पर आपको बोल रहा है एंटर अ नंबर फॉर टेबल, फॉर प्रिंट एंटर अ नंबर, चलिए, राइट, क्योंकि टेबल का प्रोग्राम में ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखिए एक टेबल ऑफ अ नंबर का लॉजिक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसकी टेबल आपको प्रिंट करना है। अगर आपको 5 की टेबल प्रिंट करना है तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 1 to 10 में आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ i इंटू आई हमने किया था तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर की सीरीज मिली थी, यहां पर मैं कर देता हूं n इंटू आई। तो यदि इस प्रोग्राम में सिंपली ये चेंज हमने कर दिया कि एक नंबर यूजर से लिया एंड देन प्रिंट n इंटू आई, तो देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, मान लीजिए मैंने 5 दिया, सो आई गेट टेबल ऑफ 5, ये 5 की टेबल प्रिंट हो गई। इनकेस यदि आप मान लीजिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, मान लीजिए अगर आपको 13 की टेबल देखना है, जस्ट राइट 13 एंड यू विल गेट टेबल ऑफ 13। तो देखिए प्रोग्राम आप अपने घर पे, अगर कोई छोटे सिस्टर ब्रदर हैं जो सेकंड थर्ड क्लास में है और अगर उनको टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के उनको दे दीजिए कि एक नंबर एंटर करिए, टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। गॉट इट। तो ये लॉजिक्स होते हैं, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, देखिए एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना तो प्रोग्राम फिर अपने आप बनते हैं। क्योंकि यहां ये नहीं कि सर आपने ये प्रोग्राम की थ्योरी नहीं बताई, ये प्रोग्राम, अरे बॉस लॉजिक समझ में आया ना, प्रोग्राम तो एंडलेस है। मैं अभी यहां बैठे बैठे 25 प्रोग्राम बना सकता हूं, राइट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको व्हाइल लूप को किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। हालांकि क्लासरूम लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा है। जैसे ये भी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप सीरीज किस तरीके से प्रिंट करेंगे, ओके, सीरीज का लॉजिक किस तरीके से चलेगा। अब देखिए यहां पर आप देखिए प्रोग्राम टू प्रोग्राम, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हमने नंबर का प्रोग्राम देखा, फैक्टोरियल सॉरी सीरीज कैसे प्रिंट करना है, टेबल ऑफ अ नंबर कैसे प्रिंट करना है। ऐसे ही मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यूजर से हमें एक लिमिट लेना है, ये सेम प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं इसलिए इसको कमेंट कर रहा हूं ताकि एक ही प्रोग्राम में आपके पास सारे कोड अवेलेबल रहे। इसको मैं अनकमेंट करता हूं, देखिए, और इसको मैं फिर से कर देता हूं प्रिंट आई, प्रिंट आई। तो ये प्रोग्राम है हमारा 1 to n तक के नंबर, है ना, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n। क्या आपने इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन के बाद आपने यहां पे कंडीशन दी है, दिस इज व्हाट द कंडीशन वी हैव, ठीक है, और ये है हमारा इंक्रीमेंट, ठीक है, ये है हमारा इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, राइट। अब देखिए आप, अगर मैं इस कोड को अभी रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1 to n तक के नंबर। लेकिन मैंने आपसे बोला कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, 1 to n तक के नंबर तो प्रिंट करना है, लेकिन इसके अलावा मुझे उसका सम भी चाहिए। कि मान लीजिए अगर मैंने लिमिट दी 5, तो 1 to 5 तक के नंबर और उनका सम। तो देखिए कितना सिंपल है,
आप एक वेरिएबल लीजिए सम नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रखी है 0, और जो नंबर आपने प्रिंट किया इमीडिएट इसको सम में जोड़ दीजिए, सम इक्वल टू या सम प्लस इक्वल टू आई, सम प्लस इक्वल टू आई, एंड दिस इज व्हाट सम इक्वल टू सम प्लस आई। और एट द एंड जब ये लूप कंप्लीट हो गया तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट टोटल इज, ठीक है, एंड देन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस सम। तो ये मैंने सम को प्रिंट कर दिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द सम ऑफ अ नंबर, राइट। तो देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहां पर मैं लिमिट देता हूं, मान लीजिए 5, एंड आई, अच्छा ओके, आई नीड टू यूज दिस कॉमा ऑपरेटर रादर देन दिस वन, राइट। तो देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं यहां पे, और मान लीजिए अगर मैंने लिमिट दी है 5, तो ये देखिए आप 1 to 5 नंबर प्रिंट हो गए एंड टोटल इज 15। ये आपको टोटल मिल गया कि आपके 1 to 5 का टोटल कितना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि व्हाइल लूप को हम कितने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, व्हाइल लूप को लेके किस तरीके के प्रोग्राम हम बनाते हैं। ओके, ऐसे ही आप देखिए, ये तो चलिए सीरीज के प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर आपने ऐसे ही इवन ऑड नंबर की सीरीज आप प्रिंट कर सकते हैं, फिबोनाची सीरीज हो सकती है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए आप, फिबोनाची सीरीज होती है, इस सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, 1 1, ठीक है, 2 3 5 8 13, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फिबोनाची सीरीज, 1 1 2 3 5 8 13, ओके। देन 13 के बाद 21, ठीक है, 34, ये है फिबोनाची सीरीज अप टू n नंबर। दिस इज कॉल्ड अ फिबोनाची सीरीज, ये कहलाती है फिबोनाची सीरीज। तो यदि आपसे बोला जाए कि प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n नंबर, है ना, समझ में आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। ओके, तो यदि मुझे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है अप टू n नंबर, तो अप टू n नंबर मतलब फिर से आपको लिमिट लेना है यूजर से। तो देखिए आप, ये लिमिट मैंने लिया है यहाँ पे। अब देखिए सीरीज का लॉजिक आप समझिए कि सीरीज का लॉजिक क्या है। ओके, देखिए लॉजिक आपको मैंने फिर बोला है कि डोंट बी डिपेंडेंट कि ये लॉजिक हमें बोर्ड पे ही समझना है या प्रैक्टिकली ही समझना है, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखिए आप, सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके पास दो नंबर है, और देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, मतलब इसका लॉजिक ये है प्रीवियस दो नंबर का एडिशन नेक्स्ट नंबर है। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 8 = 13, 13 + 8 = 21, 21 + 13 = 34। दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर इज द नेक्स्ट नंबर। तो देखिए लॉजिक ये कहता है कि यदि आपके पास स्टार्टिंग के दो नंबर होंगे तो आप आगे की सीरीज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो नंबर के लिए हमने क्या किया, ए में 1 लिया, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज 0। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 + 1 या 1 से ही करिए, चलिए ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, दो नंबर मैंने ले लिए 1 और 1, राइट। मतलब मैं इस सीरीज को 0 से भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो फिर ये होगा कि पहला नंबर आपका 0 होगा, 0 + 1 1, 1 + 1 2, ठीक है। तो इस केस में आप ए की इनिशियल वैल्यू क्या रखोगे, 0, और बी की इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 1। तो अब आपके पास स्टार्टिंग के दो नंबर हैं जो कि सीरीज के फर्स्ट टू नंबर से, राइट। तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या n की लिमिट आपने 1 दी है, क्योंकि अगर लिमिट 1 होगी, अगर आपने लिमिट 1 दी है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहां पर लिख दीजिए प्रिंट ए। अरे जब आपके पास लिमिट 1 है तो एक नंबर तो है ही ना आपके पास, तो उसके लिए लॉजिक क्यों लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है, इसको यहां पर आप कमेंट कर दीजिए बाकी का कोड, ठीक है। देखिए आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इस प्रोग्राम में मैंने एक ही पेज में सारे अलग अलग कोड लिखे हैं। दिस इज द प्रोग्राम फॉर 14916, दिस इज द प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने देखा सम ऑफ सीरीज का, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे सम ऑफ सीरीज, ठीक है। और फिर ये हमारे पास है फिबोनाची सीरीज। तो देखिए अभी मैं अगर इसको इतना रन करता हूं और लिमिट में दूंगा 1, तो 1 अगर मैंने लिमिट दी तो एक नंबर प्रिंट हो गया 0। तो यहां थोड़ी ना मुझे दिमाग लगाना है। ऐसे ही यदि आपके पास लिमिट 2 है तो भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि दो नंबर तो आपके पास है ना ऑलरेडी। ये देखिए आप, अगर मैं यहां बोलता हूं लिमिट n = 2, प्रिंट ए प्रिंट बी, या एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं आप, तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या चलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे भी लिख देता हूं प्रिंट ए और प्रिंट बी। तो दो नंबर के लिए भी हमें लॉजिक पे सोचना नहीं है। आपके पास अगर लिमिट 2 है तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूं, अगर मैंने लिमिट दी 2 तो बाकायदा 0 1 प्रिंट हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब ये सोचना है कि अगर लिमिट ग्रेटर देन 2 होगी, है ना, अब ध्यान दीजिए कि अगर लिमिट आपकी ग्रेटर देन 2 है, अगर आपने लिमिट 2 से ज्यादा दी है, तब भी आपके पास दो नंबर तो हैं, है ना, तब भी हमारे पास दो नंबर तो हैं, प्रिंट ए
और बी, दो नंबर तो है हमारे पास, तो ये तो मैंने प्रिंट कर दिए ए और बी को। लेकिन अब आगे के नंबर जनरेट करने के लिए हमें क्या सोचना है कि अब देखिए, मान लीजिए लिमिट मैंने दी है 10, तो 10 में से दो नंबर प्रिंट हो गए, बचे 8। मान लीजिए लिमिट मैंने दी है 7, तो दो नंबर प्रिंट हो गए, बचे 5। मान लीजिए लिमिट मैंने दी है 13, दो नंबर प्रिंट हो गए, बचे 11। तो इसका मतलब है आपको n-2 नंबर के बारे में और सोचना है। देखिए, लिमिट अगर 1 है तब तो एक नंबर प्रिंट हो गया, बात खत्म। लिमिट अगर 2 है, दो नंबर प्रिंट हो गए, बात खत्म। लिमिट अगर ग्रेटर देन 2 है, उसमें भी दो नंबर आपके प्रिंट हो गए। लेकिन अब आपको यह सोचना है कि रिमेनिंग नंबर कैसे प्रिंट होंगे। इक्वल टू n-2 कि ये लूप चलेगा आपका n-2 तक। ठीक है, देखिए आप, सिंपल सा लॉजिक है। आपने n, अगर लिमिट 1 है तब तो a प्रिंट कर दिया, लिमिट 2 है तो a और b प्रिंट कर दिए, ग्रेटर देन 2 है तो दो नंबर तो प्रिंट कर दिए हैं। अब रिमेनिंग नंबर के लिए हमने ये लूप चलाया और इस लूप में हमने सिंपली क्या लिखा, c इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c एंड देन a इक्वल टू b और b इक्वल टू c, दैट्स इट। a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। तो देखिए आप, अब यदि मैं इस कोड को रन करता हूं, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ फिबोनाची सीरीज, जहां पर हमने यूजर से लिमिट ली है कि आपको सीरीज कितने नंबर तक प्रिंट करनी है, और इनिशियल दो नंबर लिए 0 और 1। लिमिट अगर 1 है तो a प्रिंट कर दिया, 2 है तो a और b प्रिंट कर दिए, अगर ग्रेटर देन 2 है तो दो नंबर प्रिंट करके रिमेनिंग नंबर हमने इस लूप से प्रिंट करे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपका कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। मान लीजिए अगर मैंने लिमिट दी 10, तो देखिए आप, ओके जस्ट अ मोमेंट, एक गलती हमने यहाँ पे करी है, हमने i को इंक्रीमेंट नहीं किया, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा i इक्वल टू i प्लस 1, नहीं तो प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, क्योंकि i को भी तो बढ़ाना है ना हमें। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रन करता हूं और देखिए मैंने लिमिट दी है मान लीजिए 10, सो यू विल गेट 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। दिस इज हाउ यू कैन गेट द नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको सेम लाइन पे ये रिजल्ट चाहिए तो सेम लाइन के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड इक्वल टू स्पेस, ठीक है, एंड सेम कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, ओके, एंड देन अगेन कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट सेम लाइन पे मिल जाएगा। ये देखिए आप, अगर मैं लिमिट देता हूँ 10 एंड यू विल गेट 0 1 1 2 3 5 8 13 21 24। तो दिस इज हाउ टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। ऐसे ही आप देखिए, मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला I need to print factorial of a number, कि मुझे एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। The next program is what? This is a program to print factorial of number, कि एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां भी आपको क्या करना है, सबसे पहले यूजर से एक नंबर लीजिए जिसका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने मैसेज दिया इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, और ये नंबर जो आपने n में लिया है, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमने f नाम के वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 1 रखी है और यहां पर एक लूप लगाया while n नॉट इक्वल टू 0 तक। ठीक है, एंड सिंपली f इक्वल टू f इंटू n एंड देन सॉरी f इक्वल टू f इंटू n एंड देन n इक्वल टू n माइनस 1, दैट्स इट। और ये आपने लिख दिया प्रिंट फैक्टोरियल इज, ठीक है, और देन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ f। ये मैंने f की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, राइट। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, तो देखिए आप, मैंने नंबर दिया 5 एंड आई विल गेट फैक्टोरियल इज 120। सो दिस इज अगेन द व्हाइल लूप कॉन्सेप्ट, कि व्हाइल लूप को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो हम लूप से बना सकते हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स के साथ आपको यह समझ में आएगा कि हाउ टू यूज व्हाइल लूप इन पाइथन, कि किस तरीके से हम पाइथन में व्हाइल लूप को यूज करेंगे। लूप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो वहां पर हम देखेंगे पैलिंड्रोम ऑफ नंबर क्या होता है, ठीक है, एंड सेकंड आर्मस्ट्रांग नंबर। एंड बिलीव मी, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो अक्सर टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। ठीक है, कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर का कोड किस तरीके से हम लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय आर्मस्ट्रांग नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो देखिए, पैलिंड्रोम नंबर को हम क्या बोलते हैं, अ नंबर व्हिच इज हुज रिवर्स इज इक्वल टू द नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। लाइक अगर मान लीजिए एक नंबर है 181, तो इसको इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, दिस इज द सेम 181, ये पैलिंड्रोम नंबर है। मान लीजिए अगर मैं नंबर एंटर करता हूं 252, इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। लेकिन यदि मैं नंबर देता हूं मान लीजिए 187, सो दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि इसका रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है। तो लॉजिक सिंपल ये बोलता है कि सबसे पहले आप एक नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करिए और रिवर्स को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करिए।
और अगर आपका रिवर्स और ओरिजिनल नंबर दोनों सेम हुआ तो इसका मतलब है आपका नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। तो चलिए इसका कोड एग्जीक्यूशन समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से पाइथन में हम पैलिंड्रोम नंबर को लेके कोड लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। तो यहां पर मैंने सिंपल मैसेज दिया, इनपुट एंटर अ नंबर। अब जो नंबर आपके पास है आपको ये चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, तो हमने क्या किया, अभी मैं एक स्टेप यहां पे थोड़ा सा नहीं लिख रहा हूं, वो मैं आपको एंड में समझाता हूं, राइट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएंगे हम कोड में। और अब देखिए ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट को लेके हम आपको मिलने वाले हैं टेक विद्वान पे हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं आता है ना तब तक फिर मजा नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू भी हमेशा ट्विस्ट क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो यहां पर भी एक ट्विस्ट है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन जहां पर आपको टिप्स मिलेंगे, जहां पर आपको ट्विस्ट मिलेंगे, ऐसे कोर्सेस, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप जब टेक विद्वान पे हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इंटरव्यू में बच्चे अटकते हैं और कहां पर अटकते हैं, राइट, और कैसे उन क्वेश्चंस को क्रैक करना है जो टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं, राइट। तो चलिए फिलहाल तो यहां पर हम बात करते हैं इस नंबर की कि यदि मैंने नंबर एंटर किया है, अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है पैलिंड्रोम। तो मैंने इसका रिवर्स निकाला। रिवर्स के लिए हमने क्या किया, एक एस नाम का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 ली है, ठीक है, और यहां पर हमने एक लूप लगाया व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे रिवर्स चाहिए एस में, क्योंकि हमने क्या बोला, रिवर्स और ओरिजिनल नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो यदि मान लीजिए एन में आपके पास नंबर है 252, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, एन नॉट इक्वल टू 0, आर इक्वल टू एन मॉड 10, मॉड फॉर रिमाइंडर, एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, ठीक है, एंड देन n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। यहां पर मैंने फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है क्योंकि मुझे इंटीजर डिवीजन चाहिए, डोंट वांट डेसिमल रिजल्ट, राइट। और इसके बाद सिंपली मैंने क्या लिखा पता है, प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम, है ना, कब, इफ n इक्वल टू s। अगर n और s बराबर है, क्योंकि n में आपका ओरिजिनल नंबर है ना, मान लीजिए मैं नंबर देता हूं 282, तो n में आपका ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स आपके पास s में आएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो हमने बोल दिया नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे अपन, डोंट वरी। अब जरा यहां पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए n की वैल्यू अभी आपके पास कितनी है, 282, ठीक है, 282 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। r इक्वल टू n mod 10, n mod 10 मतलब 282 mod 10, 282 mod 10 आपको क्या मिलेगा, 2, 282 mod 10 इज 2, ठीक है। अब आपने क्या बोला, s इक्वल टू s इंटू 10, s की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, 0 इंटू 10 0 प्लस r मतलब 2, तो आपके s की वैल्यू कितनी हो गई, 2, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, 282 डिवाइड बाय 10 तो n बिकम 28 नाउ, लूप फिर ऊपर जाएगा, 28 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, r इक्वल टू 28 mod 10, 28 mod 10 कितना होगा, 8, s इक्वल टू s इंटू 10, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 8 28, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 दैट इज 2, 2 नॉट इक्वल टू 0 अगेन ट्रू, r इक्वल टू 2 mod 10, 2 mod 10 कितना होगा, 2, 2 mod 10 इज 2, ठीक है, तो r की वैल्यू 2 हो गई। s इक्वल टू s इंटू 10, 28 इंटू 10 280, 280 प्लस 2 282, तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 282, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n बिकम 0, आपका जो n है वो 0 हो चुका है, राइट। अब इसके बाद जब आप ये कंडीशन चेक करोगे तो हर नंबर आपको मिलेगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब आप बोलोगे सर क्यों, ये तो 282 और ओरिजिनल नंबर बराबर है। अरे बच्चे, आपने ओरिजिनल नंबर n में रीड किया था, ये n आपका इस लूप के बाद 0 हो चुका है ना, तो आपका प्रोग्राम तो हर बार 0 से s को कंपेयर करेगा, और अगर 0 से s को कंपेयर करेगा तो वो तो हमेशा मना करेगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो यहां पर मुझे क्या करना है, ये जो मेरा नंबर है इसका एक बैकअप लेके रखना है m में। तो हमने क्या किया, जो n में वैल्यू है वो हमने m में भी असाइन कर दी, ताकि n भले ही 0 हो जाए पर मेरे पास बैकअप रहेगा m में। तो अब जो कंपैरिजन होगा वो n से ना करके हम किससे करेंगे, m से। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बाकायदा इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, यू विल गेट नंबर इज पैलिंड्रोम।
तो आई होप ये पैलिंड्रोम का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। एंड डोंट वरी, अभी हम सारा कोड सिस्टम पे भी रन करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली भी आप आसानी से चीजों को समझ लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम का लॉजिक किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, एक नंबर का बैकअप लेके रख लो, उसका रिवर्स निकालो और ये देखो कि जो रिवर्स है वो नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है अगर दोनों सेम है दैट मींस नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये था प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर, राइट। लेकिन अब हम बात करते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, राइट, कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। और आप देखिए मैंने आपको फिर से वही बात कर रहा हूं, बॉस की इन प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश करिए, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टॉप मोस्ट एमएनसीज में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए फिलहाल तो भी हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट प्रोग्राम की, दैट इज व्हाट, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज द नंबर, व्हिच नंबर इज कॉल्ड एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। एक ऐसा नंबर जिसकी इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर होता है। अ नंबर whose sum of cube of individual digit is equal to the number, right। मान लीजिए अगर मैं एक नंबर बोलता हूं 123, मान लीजिए 123, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, पर क्या इनका टोटल 123 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब है दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं एक नंबर आपसे बोलता हूं, सपोज 153, लेट्स सी 153, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू 153, दिस इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ये नंबर आर्मस्ट्रांग है क्योंकि इसके इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम, लाइक 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। तो ये कहलाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, दिस इज कॉल्ड एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो इसका प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसका लॉजिक हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पर आप देखिए फिर से मुझे क्या करना है, अगर आर्मस्ट्रांग चेक करना है तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। तो वो इनपुट हमने फिर से एन में लिया, मैसेज क्या दिया, इनपुट एंटर अ नंबर, राइट। अब आपके पास एन में जो नंबर है फिर से मुझे इसका बैकअप लेके रखना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि फिर ये नंबर आपका 0 हो जाएगा, राइट। सॉरी, एम में हमने इसका बैकअप ले लिया, ठीक। अब यहां पर हमने क्या बोला, आर इक्वल टू, मतलब फिर से हमने लिखा वाइल, एस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने फिर से 0 रखी है, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 नहीं होगा। देखिए वही वाली बात है, मैं फिर से नंबर लेता हूं 153, तो मेरे पास बैकअप m में है और n की वैल्यू है आपके पास 153, राइट। सेम r इक्वल टू n मॉड 10, मॉड से आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो 153 को अगर मैं 10 से मॉड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, और वही 3 मुझे फिलहाल चाहिए, राइट। और सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखा है हमने, s इक्वल टू s इंटू s इक्वल टू s प्लस r इंटू r, मुझे क्यूब चाहिए ना, तो r इंटू r, सिंपल, s इक्वल टू s प्लस r इंटू r एंड देन n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो अगेन फ्लोर डिवीजन, ओके। अब आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए और फिर लास्ट में आपको वही चेक करना है कि यदि प्रिंट, आप चाहे तो इसको इफ एल से भी लिख सकते हैं, मतलब आफ्टर दिस नो नीड टू यूज कंडीशनल ऑपरेटर, इफ m इक्वल टू s, प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रांग, नंबर इज आर्मस्ट्रांग, ओके। और इसके एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, सिंपल यहां लिख देता हूं नॉट आर्मस्ट्रांग, राइट। अब लॉजिक देखिए आप, s की इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, ठीक है, s है आपका 0, n है आपका 153, इसका बैकअप ऑलरेडी आपके पास m में है 153 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। r इक्वल टू 153 मॉड 10, दैट इज 3, s इक्वल टू s इन प्लस 0 प्लस 3 इंटू 3 27, तो s में आ गया 27, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, 153 डिवाइड बाय 10 दैट इज 15, लूप फिर ऊपर जाएगा, 15 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। r इक्वल टू 15 मॉड 10, 15 मॉड 10 इज 5, s इक्वल टू s प्लस 27 प्लस 5 इंटू 5 125 प्लस 27 152, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n बिकम 1 नाउ, 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। r इक्वल टू 1 मॉड 10, 1 मॉड 10 इज 1,
S equal to S plus 152 plus 1 into 1 into 1, that is 1, 153. N equal to N divided by 10, N becomes 0 now. जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो M और S दोनों बराबर हैं, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये अकेला 153 नहीं है जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. देयर आर लॉट ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. लाइक अगर आप देखिए 1 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 0 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 1 का क्यूब 1 के बराबर है, 0 का क्यूब 0 के बराबर है. तो देयर आर लॉट ऑफ नंबर जो कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, पैलिंड्रोम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, राइट. तो यहां पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं और इसको मैं नाम देता हूं पैलिंड्रोम, है ना. दिस इज अ प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम.py. ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर. तो इसको आप पैलिंड्रोम दे दीजिए, पैलिन नाम दे दीजिए, व्हाटएवर, राइट. तो अब इस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, एक नंबर यूजर से रीड करके ये चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. और अभी हमने देखा पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जिसका रिवर्स उसी नंबर के बराबर होता है. तो मुझे एग्जैक्टली लॉजिक लिखना है कि एक नंबर का रिवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. हालांकि देखिए मैंने आपसे कहा पाइथन में इसके इनबिल्ड मेथड भी अवेलेबल है, लेकिन यहां पर अभी आप डायरेक्टली इनबिल्ड फंक्शन की बजाय हम थोड़ा सा लॉजिक पे फोकस करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से एक नंबर रीड किया जहां पर हमने मैसेज दिया इनपुट एंटर अ नंबर. ठीक है, एंटर अ नंबर. और ये जो नंबर है जो आपके पास n में है, अब मुझे ये देखना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो इसका बैकअप हमने ले लिया m नाम के वेरिएबल में, राइट. ताकि मुझे पता है कि जब मैं लूप एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर n है वो 0 हो जाएगा. तो मुझे क्या चाहिए, इसका एक बैकअप. तो वो हमने m में ले लिया है. अब हमने क्या किया, इसका रिवर्स फाइंड आउट किया. तो रिवर्स के लिए हमने क्या लिखा, व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, है ना, r इक्वल टू n mod 10. ओके, एक s नाम का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है. एंड दिस इज सिंपल, s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, एंड देन n इक्वल टू n फ्लो डिवीजन बाय 10, राइट. फ्लो डिवीजन इसलिए क्योंकि मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए. तो ये है लॉजिक हाउ टू फाइंड आउट रिवर्स ऑफ अ नंबर. ये रिवर्स ऑफ नंबर का लॉजिक है. अब मुझे क्या करना है, देखिए जो मेरा रिवर्स नंबर है, देखिए पहले तो अपन ये देखते हैं कि हमें रिवर्स प्रॉपर मिल रहा है या नहीं. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, मान लीजिए रिवर्स इज, ठीक है, और इस रिवर्स के बाद हमने प्रिंट कर दिया s को. तो पहली स्टेप में आप ये देखिए कि एक नंबर का रिवर्स हमें किस तरीके से कैलकुलेट होके मिल रहा है. ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर थोड़ा सा हमें ब्रैकेट के बाद कॉलन लगाने हैं. एंड दिस इज नॉट द कर्ली ब्रैकेट, वी आर इन पाइथन एक्चुअली. ठीक है, वो कई बार सी के सिंटैक्सेस अप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, तो ये व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर हमने लगाया कॉलन. एंड दिस इज व्हाट द इंडेंटेशन वी हैव. तो ये हमने इंडेंटेशन प्रॉपर ले लिया है. ओके, एंड लेट्स सी. अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूं तो यहां पर आप देखिए मैंने नंबर अगर एंटर किया 124, तो इसका रिवर्स मुझे क्या मिल गया, 421. अगर मैं ये नंबर एंटर करता हूं सपोज 242, है ना, इफ दिस नंबर इज 242, तो इसका रिवर्स आपको क्या मिला, 242. अब ये रिवर्स को हमें कंपेयर करना है किसके साथ, अपने ओरिजिनल नंबर के साथ. लेकिन जो एक्चुअल नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया था वो तो इस लूप के बाद 0 हो चुका है. तो यहां पर हम कंपैरिजन किसका करेंगे, m और s का, क्योंकि m में हमने बैकअप लिया हुआ है. तो यहां पर हमने सिंपली क्या लिखा, प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम इफ m इक्वल टू s, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, राइट. तो हमने ये बता दिया कि बॉस मुझे पैलिंड्रोम प्रिंट करना है यदि m जिसमें मेरा बैकअप है वो और s जिसमें मेरा रिवर्स है अगर बराबर है, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम. तो अब देखिए, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं और यदि मैंने नंबर दिया 242, आई विल गेट द रिजल्ट नंबर इज पैलिंड्रोम. लेकिन यदि मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूं, ठीक, और अगर मैंने नंबर दिया है मान लीजिए 254, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम बिकॉज रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज नॉट द एक्चुअल नंबर. सो दिस इज हाउ वी कैन चेक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है. आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा. देखिए पहले हमने क्या किया, नंबर का रिवर्स फाइंड आउट किया और रिवर्स और ओरिजिनल नंबर को हमने कंपेयर कर लिया. सो दिस इज द प्रोग्राम हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, है ना, नंबर इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम और नॉट. लेकिन अब मुझे क्या करना है, नाउ द सेकंड प्रोग्राम. अब मुझे प्रोग्राम बनाना है कि मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है. तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से एक नई फाइल बनाते हैं. ठीक है, और इस फाइल का नाम मैंने रखा armstrong.py. दिस इज द प्रोग्राम हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट. देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सा नंबर होता है,
जिसकी इंडिविजुअल डिजिट का सम उसी नंबर के बराबर होता है। लाइक 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, 1 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो यहां पर आप देखिए, यहां भी मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। तो हमने यहां भी इनपुट लिया, मैसेज क्या दिया, इनपुट एंटर अ नंबर। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को मुझे आर्मस्ट्रांग अगर चेक करना है तो हमने क्या किया, फिर से वही बैकअप लिया एम में एन का, और यहां पर हमने फिर से एस नाम का वेरिएबल लिया, इनिशियल वैल्यू हमने 0 ली है, और ये मैंने लूप लगाया व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 0, और फिर से वही लॉजिक आर इक्वल टू एन मॉड 10, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हमने क्या लिखा, एस इक्वल टू एस प्लस आर इंटू आर इंटू आर, आर इंटू आर इंटू आर, एंड देन एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। और अब यहां पर हमने कंपेयर किया, प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रांग, ठीक है, इफ m इक्वल टू एस, एल्स नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो इससे आपको सबसे पहले ये जो लॉजिक मैंने लिखा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस लॉजिक से आपको इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम मिलेगा, और अगर वो क्यूब का सम s आपके ओरिजिनल नंबर के बराबर है, दैट मींस योर नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो देखिए, मैं अगर इसको रन करता हूं और अगर मैंने नंबर दिया 125, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। लेकिन यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और अगर मैं नंबर एंटर करता हूं 153, एंड लेट्स सी 153 नंबर इज आर्मस्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज 1 का क्यूब प्लस आर इक्वल टू एन मॉड, अच्छा ओके, दिस इज फ्लोर डिवीजन, मैंने डिवीजन लिख दिया था, दिस इज द फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इट्स ओके। तो यहां पर हमने क्या किया, फिर से मैंने दिया 153 एंड यू विल गेट नंबर इज आर्मस्ट्रांग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है, लाइक अगर मैं नंबर एंटर करता हूं 1, सी दिस 1 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। यदि मैं नंबर एंटर करता हूं 0 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि रिवर्स ऑफ नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, आर्मस्ट्रांग नंबर आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ओके, दीज आर द सिंपल कोड की जहां पर आपको ये क्लियर हो। वैसे ही आप देखिए, एक प्रोग्राम होता है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर मान लीजिए मैं यूजर से एंटर करता हूं, तो मुझे क्या करना है, उसकी हर इंडिविजुअल डिजिट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है। लाइक अगर मैं नंबर एंटर करता हूं समथिंग लाइक दिस, कि मैं आपको नोटपैड पे पहले इसको बताता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए मैं नंबर एंटर करता हूं 254, तो आपका आउटपुट आना चाहिए 2, 5 एंड 4, एवरी इंडिविजुअल डिजिट इन सेपरेट लाइन। तो सेम लॉजिक आप देखिए, मैं इसको कमेंट करता हूं, इसी में हम लिख देते हैं, यहीं पर आप देखिए कि आप हर इंडिविजुअल डिजिट को नेक्स्ट लाइन पे कैसे प्रिंट करेंगे। आपने यूजर से नंबर लिया, फिर से मैंने लूप लगाया व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फिर हमने वही लूप लगाया, ठीक, r इक्वल टू n मॉड 10। ये आपको इस स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है, हर इंडिविजुअल डिजिट कट होके मिल रही है। लाइक 154 है तो 4 आपको मिल गया। अब इस 4 को हमने यहां पे प्रिंट किया, प्रिंट r, राइट, एंड देन n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। लेट्स सी, देखिए आप इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो क्या होगा, मैंने अगर नंबर दिया मान लीजिए 254 एंड आई विल गेट, अच्छा 452 मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले आपको 4 कट होके मिल रहा है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस नंबर का रिवर्स निकालना है। तो s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस आर, देखिए आप s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस आर, इससे हमने इस नंबर का रिवर्स निकाला। यहां पर हमने s नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और s की इनिशियल वैल्यू कर दी मैंने 0। तो इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले नंबर का रिवर्स मिल जाएगा, लाइक दिस वन। ये देखिए आप, ये जो लॉजिक है, सेम लॉजिक मैंने यहां लिखा हुआ है, सेम लॉजिक, केवल थोड़ा सा मैं जो चेंज करना है वो आप समझिएगा। दिस इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर, दिस इज अ प्रोग्राम हाउ टू प्रिंट एवरी इंडिविजुअल डिजिट इन सेपरेट लाइन, कि आप हर इंडिविजुअल डिजिट को कैसे प्रिंट करेंगे। तो पहली स्टेप में आपको उस नंबर का रिवर्स निकालना है। तो देखिए, मैंने कर दिया 214, मुझे रिवर्स मिल रहा है, लेकिन अब इससे मुझे फिर एक एक डिजिट कट करना है, किससे, रिवर्स से। तो यहां पर हमने क्या लिखा, व्हाइल s नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल s नॉट इक्वल टू 0, r इक्वल टू s mod 10 एंड देन प्रिंट r एंड देन s इक्वल टू s डिवाइड बाय 10। दिस इज द लॉजिक कि आपको पहले नंबर का रिवर्स निकालना है, फिर उस रिवर्स से आपको एक एक करके नंबर प्रिंट करना है। तो आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, and if I entered the number 254 and I'll get 254, तो इसमें हुआ क्या, पहले 254 का रिवर्स निकला 452, फिर उससे पहली डिजिट कट होके मिली 2, सेकंड डिजिट 5, थर्ड डिजिट 4। तो एक जैसे लॉजिक, राइट, कि आपको देखिए, आप इन सारे प्रोग्राम में आप देखें तो रिवर्स ऑफ नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है,
एवरी इंडिविजुअल डिजिट इन सेपरेट लाइन, इन सब में सेम लॉजिक यूज होता है। अब इसी लॉजिक पर बेस देखिए मैं आपको एक प्रोग्राम और बताता हूं कि अब मैंने आपको बोला कि मुझे एक नंबर का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है, राइट, लाइक वर्ड फॉर्मेट डॉट py। वर्ड फॉर्मेट मतलब ये कि आप यूजर से एक नंबर लीजिए और अगर मान लीजिए उसका नंबर है, मान लीजिए उसने नंबर एंटर किया 254, तो आपका आउटपुट आना चाहिए 254। दिस इज व्हाट द आउटपुट आई वांट, 254। गॉट इट। तो इसका लॉजिक भी यही कहता है कि पहले आप नंबर का रिवर्स निकालो, पहले आप एक यूजर से नंबर एंटर करो, उसका रिवर्स कैलकुलेट करो, फिर रिवर्स से एक एक डिजिट कट करो। तो ये रिवर्स से एक एक डिजिट कट हम कर रहे हैं, मतलब पहले मैंने एन में जो नंबर है उसका रिवर्स फाइंड आउट किया, एस में मुझे रिवर्स मिल गया, फिर एस से हमने डिजिट को कट किया। तो मान लीजिए मेरी डिजिट है 153, तो इसका रिवर्स आएगा 351, लेकिन फिर पहली डिजिट मिलेगी 1। तो यहां पर हमें क्या करना है, सॉरी, इफ चेक करना है कि अगर एस की वैल्यू 0 होती है, मतलब इफ एस इक्वल टू 0, प्रिंट 0, ठीक है, प्रिंट 0, ठीक है। एल्सिफ, एलिफ, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, एलिफ एस इक्वल टू 1, प्रिंट 1, प्रिंट 1। मतलब आपको एग्जैक्टली हर नंबर को चेक करना है ऐसे ही, मतलब ये सब हम इफ में चेक, सॉरी वाइल में चेक कर रहे हैं। अगर एस की वैल्यू 2 है देन इट इज प्रिंट TW, ठीक। सिमिलरली अगर ये 3 है, इफ इट इज 3 प्रिंट THREE, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 4 है, इफ इट इज 4 प्रिंट FOUR। आपको ये पूरी कंडीशन कहां तक लिखनी है, 9 तक, राइट। तो ये 4 देन 5 तो FIVE, देन 6 तो SIX, देन 7 इफ इट इज 8 और अगर ये 9 है, इफ इट इज 9 तो NINE। देखिए आप, और अब ये पूरा कोड हमारा लूप में चल रहा है। क्या किया समझ में आया, ये प्रोग्राम है हाउ टू प्रिंट वर्ड फॉर्मेट ऑफ अ नंबर, है ना, प्रिंट वर्ड फॉर्मेट ऑफ नंबर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यूजर से नंबर एंटर किया, उस नंबर का रिवर्स निकाला, फिर रिवर्स से एक एक डिजिट हम कट कर रहे हैं एस में। अगर एस से पहले डिजिट 0 मिलती है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 मिलेगी तो 1 प्रिंट होगा, सिमिलरली 9 तक प्रिंट होगा। और लास्ट में लूप को कंटिन्यू करने के पहले हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर लिख दिया, ये जो हमारा लूप है, ठीक है, इस लूप में आपने यहां पर हमने लिख दिया s इक्वल टू s डिवाइड बाय 10, ताकि मुझे नेक्स्ट डिजिट में मिल जाए, राइट। ये देखो आप, अगर मैं इसको रन करता हूं, अगर मैंने नंबर दिया 254 एंड आई विल गेट द वैल्यू, अच्छा ओके, व्हाई दिस इज 4, ओके, r इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r while s not equal to 0। एक बार ये देख लें कि इसका रिवर्स हमें प्रॉपर मिला कि नहीं, पहले ये प्रिंट करके देखते हैं ये रिवर्स मिला या नहीं मिला। तो देखिए नंबर मैंने दिया, मान लीजिए 245, आई विल गेट 542, रिवर्स इज ओके, ये तो बिल्कुल सही मिल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर हमने यहाँ पर वाइल में चेक लगाया, s नॉट इक्वल टू 0, ओके, यहाँ पर मुझे लिखना है r इक्वल टू s mod 10, ठीक है। और ये सब जगह मुझे r को चेक करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली क्या करना है, जो नंबर है उससे फिर एक एक डिजिट कट करना है ना। तो ये देखिए थोड़ी सी गलती हमने कर दी, दिस इज r, अगेन दिस इज r, अगेन दिस इज r एंड दिस इज r, ओके। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि एग्जैक्टली हमें ये करना है कि उस नंबर से जो रिवर्स आया है उससे फिर मॉड निकालना है, और फिर उस मॉड को चेक करना है कि वो मॉड जो मिला है वो 0 से लेके 9 तक है क्या, और फिर नेक्स्ट डिजिट चेक करना है। अब देखिए, अब मैंने अगर इसको रन किया एंड इफ द नंबर इज 254 आई विल गेट 254। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही लाइन पे मिले तो इस सब जगह पर हमें एक लाइन लिखना पड़ेगी, एंड इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड इक्वल टू स्पेस, अगेन दिस इज एंड इक्वल टू स्पेस, ताकि आपको रिजल्ट सेम लाइन पे मिले, ठीक है। एंड इक्वल टू स्पेस, दिस इज अगेन एंड इक्वल टू स्पेस, again this one, again this one, again this one, and again this one, and again this one, and again this one, right। तो अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं और अगर मैंने नंबर एंटर किया 215 एंड आई विल गेट 215,
सो दिस इज हाउ टू प्रिंट वर्ड फॉर्मेट ऑफ अ नंबर। देखिए लॉजिक समझिए आप, कि आपने नंबर लिया, नंबर लेके पहले उसका रिवर्स निकाला, फिर रिवर्स से हमने 1 बाय 1 एक एक डिजिट कट की है, एंड विल गेट द वर्ड फॉर्मेट ऑफ अ नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वर्ड फॉर्मेट, रिवर्स नंबर, एवरी इंडिविजुअल डिजिट इन नेक्स्ट लाइन, ये सारे प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आए हैं। और एक बार इसको पूरा प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करके देखिए तो कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा। एंड डोंट वरी अबाउट द सोर्स कोड, ये आपके लिए वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, सो नॉट टू वरीड अबाउट दिस। तो चलिए शुरू करते हैं हम फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के साथ, और ये देखते हैं फॉर लूप रेंज के साथ किस तरीके से यूज में आता है। तो यहां पर ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज इन फॉर लूप हम रेंज को भी यूज करने वाले हैं, हम इन को भी यूज करने वाले हैं, ठीक। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज फॉर लूप विथ रेंज विथ इन। तो ये जो रेंज होता है, दिस इज बेसिकली ए डेटा टाइप इन पाइथन। रेंज पाइथन का एक डेटा टाइप है। जब हमने डेटा टाइप की लिस्टिंग की थी, देन वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, अमंग देम रेंज इज वन ऑफ देम। उसी में से रेंज एक था, ठीक। तो ये रेंज एक्चुअली क्या यूज है इसका, देखो आप, जैसे सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे, अच्छा ये तो हमें पता है कि किसी भी लूप के लिए बेसिक 3 रिक्वायरमेंट याद है आपको, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो फॉर के साथ जब हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं तो वहां पर हम रेंज को यूज करते हैं, ठीक। रेंज बेसिकली 3 पैरामीटर पे काम करता है। रेंज के 3 पैरामीटर है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पैरामीटर है इसका इनिशियलाइजेशन, सबसे पहला पैरामीटर है रेंज का इनिशियलाइजेशन। सेकंड पैरामीटर है रेंज का कंडीशन, ओके। सेकंड पैरामीटर है कंडीशन, मतलब आप जब रेंज को यूज करेंगे, सो वी नीड टू प्रोवाइड दिस, मतलब वी हैव एन ऑप्शन टू प्रोवाइड दिस थिंग, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एंड थर्ड वन इज स्टेप। इसको बोलते हैं बेसिकली स्टेप, या ये स्टेप मतलब कि जब आप रेंज को यूज कर रहे हैं तो आपको कितनी स्टेप से रेंज को यूज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है सर रेंज का यूज क्या है, मतलब क्यों आप ये रेंज को यूज कर रहे हैं। रेंज मतलब जब आपको किसी पर्टिकुलर रेंज समझते हैं आप, रेंज जैसे 1 to 10 एक रेंज है, 100 to 200 एक रेंज है। तो जब आपको किसी ऐसे प्रोग्राम लॉजिक्स पे काम करना है जहां पर आपको एग्जीक्यूशन पर्टिकुलर किसी रेंज तक चलाना है, तो कहां से शुरू करना है, वो इनिशियलाइजेशन है। रेंज कहां तक होगी, वो कंडीशन है। और रेंज को कितनी स्टेप से आगे चलना है, मतलब 1 से चलेगा, 2 से चलेगा या रिवर्स चलेगा, वो कहलाती है स्टेप। तो रेंज में हम 3 पैरामीटर यूज करते हैं, लेकिन अब आप यहां पर समझना कि रेंज के साथ जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, मतलब मान लो अगर आप रेंज में इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं, कंडीशन नहीं देते हैं, स्टेप नहीं देते हैं, ठीक है, तो रेंज डिफॉल्ट पैरामीटर चाहता है केवल कंडीशन, केवल कंडीशन, कि यदि आपने कंडीशन दी है तो रेंज का डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, रेंज का जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन है वो कहां से होगा, 0 से। 0 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, 0 इज अ डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, ओके। और स्टेप क्या होगी, डिफॉल्ट स्टेप इज 1, डिफॉल्ट इज 1। कहने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। ये 2 ऑप्शन है टू यूज अ रेंज, कि जब भी पाइथन में हम रेंज को यूज करेंगे वी हैव दिस 2 चॉइस, कि या तो हम तीनों ऑप्शन बताएं कि हमें रेंज कहां से शुरू करनी है, कहां तक ले जानी है और कितनी स्टेप से रेंज को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। या अगर आप केवल कंडीशन देंगे देन डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ रेंज इज 0, मतलब आपका रेंज जो शुरू होगा वो 0 से होगा, स्टेप कितनी होगी, 1। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से सुनना, मैं आपको इनिशियली एक बार बताता हूं, फिर अपन प्रैक्टिकली बात करेंगे। जो भी कंडीशन आप रेंज को देंगे, जैसे अगर बाय चांस आपने बोला कि मुझे एक रेंज एग्जीक्यूट करनी है 1 to 10, ठीक है, यदि आपने 1 to 10 बात की है तो रेंज, अगर आपने हमेशा रेंज को जो भी वैल्यू दी जाती है, जो भी कंडीशन आप दोगे, हमेशा रेंज उससे एक कम तक एग्जीक्यूशन करता है, क्योंकि ये 0 से शुरू कर रहा है, राइट। जैसे अगर मैंने लिखा मान लो रेंज 10, इसको ध्यान से सुनना, रेंज 10, तो इसका एग्जीक्यूशन कहां से कहां तक होगा, 0 to 9, इट इज 0 to 9, मतलब जो एग्जीक्यूशन होगा वो होगा 0 to 9 तक चलेगा, ये 10 बार, इट एग्जीक्यूट्स एट 10 टाइम। बट अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस रेंज वेरिएबल, राइट, जो भी वैल्यू आप यहां पर ले रहे हैं, देन यू विल गेट द रिजल्ट 0 to 9। तो रेंज इज ऑलवेज वर्क विद
इनिशियल स्टेट क्या है इसकी 0, और एंडिंग हमेशा क्या होती है n-1। n-1 मतलब जो भी वैल्यू आप यहां पर देंगे उससे एक कम वैल्यू तक ये रेंज अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। इट इज ऑलवेज बी, इफ इट इज 10 देन एग्जीक्यूशन डन टिल 9। यार मन करता है ये भी बता दो, कहीं इंटरव्यू में आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आ जाए, पर आपको क्या लगता है कि प्रिस्क्राइब पढ़ना चाहिए या थोड़ा सा डिटेल में चलना चाहिए? ठीक है कि सर आपके हिसाब से चलने दीजिए आप तो, राइट? तो कमेंट आप करके मुझे बताएंगे कि इस पूरे कोर्स में आपका व्यू क्या बोलता है। ठीक है कि क्या हमें सारे क्वेश्चंस कवर करने चाहिए या केवल हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, ठीक है, जो कि आपके लिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट कमेंट करिए और आंसर मुझे बताइए इसका। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इतने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, तो सर एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से रेंज को हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, एंड हाउ रेंज इज यूज विथ फॉर लूप। तो आप देखिए, यदि सपोज मैंने आपसे बोला कि सिंपली आई नीड टू प्रिंट अ प्रोग्राम फॉर 1 to 10, है ना, मुझे सिंपल एक 1 to 10 सीरीज प्रिंट करना है, ध्यान से समझना है इसको। और मैं आपको हमेशा ये सजेशन दूंगा, आपको याद है जब मैंने लूप स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था इन पाइथन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। बट दोनों में हमने कॉन्सेप्ट देखा, व्हाइल का एक अलग कॉन्सेप्ट है, फॉर एक अलग तरीके से काम करता है। लेकिन मेरा सजेशन आपको यह है, जब भी सीरीज के कोई प्रोग्राम आए, ठीक है, मतलब फॉर का मैक्सिमम यूज कहां पर है, सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, फिबोनाची सीरीज अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर की सीरीज अभी हम यहाँ देखेंगे। इसके अलावा नेस्टेड को लेके पिरामिड स्ट्रक्चर के कुछ प्रोग्राम इसके बात करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो बेटर ऑप्शन है कि जब आप सीरीज के प्रोग्राम पे जाएं या आप नेस्टेड लूप में जाएं, देन फॉर इज बेटर ऑप्शन। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहां पर बात करते हैं फॉर की। तो आप देखिए, यदि मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी है 1, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी है 1, और आप क्या चाहते हैं कि ये 1 से चले। लेकिन यहां पर आप देखो, ये तो हम नॉर्मल व्हाइल लूप की बात करते हैं। मैंने सिंपली क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, सिंपली मैंने ये लिख दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। तो ये जो 10 आपने दी है, ये इस रेंज की कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन, राइट? तो अब अगर मान लो सिंपली मैंने ये लिखा है, और फॉर का टर्मिनेशन कॉलन के साथ होता है, मतलब फॉर रेंज के साथ भी यूज आता है, फॉर कलेक्शन के साथ भी यूज आएगा। मतलब जब जब आपको एग्जीक्यूशन करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक, तो आप देखिए मैं आपको एक एक करके एग्जांपल समझाता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो यहां पर आपने क्या बोला, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। तो एग्जैक्टली ये जो लूप है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा समझना। इसका इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है 0 से, इसकी कंडीशन है, मतलब ये डिफॉल्ट हम बात कर रहे हैं, टिल 9, मतलब 0 to 9 चलेगा, 10 क्योंकि आपने रेंज 10 बोला है। और इसका जो इंक्रीमेंट है ना, मतलब जो स्टेप है, वो बाय डिफॉल्ट कितने से होगा 1। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला। अगर मैं मान लो इसके बाद यहां पे, अच्छा यहां भी आप इंडेंटेशन ध्यान रखना कि आपको इंडेंट करके वैल्यू लिखना है, बिकॉज इन पाइथन फॉर लूप में, जैसे हमने इफ में पढ़ा था इंडेंटेशन, जैसे मैंने व्हाइल में भी इंडेंटेशन बताया था कि आपको 4 स्पेस के बाद, मतलब नेक्स्ट लाइन पे 4 स्पेस के बाद अपना वैल्यू प्रिंट करना है जो आप इस फॉर के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर के साथ यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा है प्रिंट आई, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट आई विथ फॉर, यदि मैंने फॉर के साथ प्रिंट आई लिखा है, तो कॉन्सेप्ट समझना, हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, सो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0, हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है, कोई स्टेप मैंने नहीं बताई है, सो डिफॉल्ट स्टेप इज 1। सो गेस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो इसका आउटपुट क्या होगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिए आप। ओके, द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 0 to 9। जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 0 to 9 मिलेगा। 0 to 9 क्यों मिलेगा, समझ में आया? क्योंकि इनिशियलाइजेशन 0 से हुआ है, 10 आपने लिखा है, लेकिन मैंने आपको अभी बोला था ना कि हमेशा रेंज n-1 तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अगर आपने 10 लिखा है तो दैट इज 9, यदि आपने 20 लिखा है दैट इज 19, ऐसे ही n होगा। अभी अपन इनपुट लेके भी बात करते हैं, यदि आप n लेंगे देन इट वुड बी n-1। और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 से क्यों हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा दैट इज 0 1 2 3 4 अप टू
9 तक। दैट इज व्हाट द यूज ऑफ फॉर एज वेल एज रेंज, की ये हमने रेंज को यूज किया किसके साथ, फॉर के साथ। बात समझ में आ रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, ठीक। इसमें आप देखो, अब अगर मान लो मैंने ऐसे एक ही, मतलब लॉजिक से लॉजिक कैसे बनते हैं आप ये सोचो। ये जो प्रोग्राम है ये भी 0 से स्टार्ट कर रहा है, कहां तक चल रहा है, 9 तक। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और आपको 10 तक प्रिंट करना है, ओके। तो यहां पर रेंज का भी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि रेंज के साथ हम 3 पैरामीटर देते हैं। आप देखिए, जस्ट राइट इट 1, और अभी स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू में लिख देता हूं 11, ठीक। और स्टेप को अभी हम खाली छोड़ देते हैं। मतलब स्टेप वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, रेंज में 3 ऑप्शन है, इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड स्टेप। तो यदि आपने कंपलसरी क्या देना है आपको, कंडीशन। यदि आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, यदि आपने स्टेप नहीं दी डिफॉल्ट 1 होगी। लेकिन अब मैंने इनिशियलाइजेशन 1 से कर दिया है, और कंडीशन 11 क्यों दी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये n-1 तक चलता है, लेकिन स्टेप अभी हमने ब्लैंक छोड़ी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन और स्टेप दैट इज एन ऑप्शनल, कंपलसरी इज कंडीशन, ओके। तो अब अगर मैं इसका एग्जीक्यूशन करता हूं, नाउ इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। नाउ स्टेप इज, सॉरी, इनिशियलाइजेशन इज 1, 11 मतलब कहां तक चलेगा, 1 2 3 4, और स्टेप बाय डिफॉल्ट कितनी लेगा, 1 से। सो द आउटपुट टिल 10। गॉट इट, समझ में आया आपको। अब इसी में आप देखो कैसे हम लॉजिक से लॉजिक लगाते हैं। यदि मान लो मैंने यहां पर लिख दिया i इंटू आई, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम का लॉजिक कैसे लगेगा। यदि मैंने लिख दिया i इंटू आई, तो मुझे इसी नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, 1 4 9 16 25 से लेके 100। दिस इज व्हाट स्क्वायर सीरीज ऑफ नंबर। अभी हम प्रैक्टिकली सारे प्रोग्राम देखेंगे, डोंट वरी। फॉर का टर्मिनेशन कॉलन से, ठीक। तो अब इसी के बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट एक एग्जांपल अभी देखते हैं कि एक नंबर की मुझे टेबल प्रिंट करना है, आई नीड टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। तो नंबर की टेबल भी कैसे प्रिंट करेंगे, सेम लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप किसी भी नंबर की टेबल का लॉजिक क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला आई नीड टू प्रिंट टेबल ऑफ 5, मतलब लॉजिक कैसे लगाते हैं प्रोग्राम का, उसको समझने की कोशिश करिए। यदि मैंने आपसे बोला 5 की टेबल प्रिंट करना है, तो ये जो 1 to 10 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सी दिस वन। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करके प्रिंट करोगे, सो इट इज 5 10 15 20। तो यदि मैंने डिफॉल्ट अभी यहां लिख दिया 5, मतलब एक प्रोग्राम से 3 प्रोग्राम बन गए। आप देखो 5 इंटू आई, तो इट्स अ टेबल ऑफ 5। अब आप बोलोगे सर ये तो फिक्स 5 की टेबल है, तो एक काम करते हैं, इसके पहले आप यूजर से एक नंबर रीड करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको टेबल उस नंबर की प्रिंट करना है जो यूजर एंटर करे, तो सिंपल n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, डबल कोट्स में, ठीक है। अब मैंने यहां 5 की जगह क्या लिख दिया, n, सो सिंपल। तो अगर मैंने n की वैल्यू दी है 7, तो इट प्रिंट 7 टेबल। अगर मैंने n की वैल्यू दी है 20, तो ये 20 की टेबल प्रिंट कर देगा। तो यहां पर आप समझना लॉजिक हमेशा कैसे लगाए जाते हैं प्रोग्राम के, ओके। अब ये जो फॉर लूप है, अभी हमने इसको कहां से चलाया, 1 11, ठीक। लेकिन इसी में आप देखो, अब ये तो खैर एग्जांपल हमने देखा टेबल ऑफ नंबर का, दिस इज द प्रोग्राम फॉर टेबल ऑफ नंबर, ठीक। जहां पर हमने क्या लिखा, प्रिंट n इंटू आई, ठीक। लेकिन अब यहां पर आप देखिए मैं ये चाहता हूं, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं चाहता हूं यहां पे कि सर मुझे एक लूप रिवर्स चलाना है, मतलब 10 to 1, आई नीड टू एग्जीक्यूट अ लूप फ्रॉम 10 to 1, ओके। चलो 10 to 1 के पहले काम करते हैं, एक बार स्टेप का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखो इनपुट वैल्यू अगर मैंने ली है 1, अब हमने बोला जो हमारा n है, मुझे वहां तक एक लूप एग्जीक्यूट करना है, टिल n, मुझे लूप एग्जीक्यूशन करना है n तक। अरे इस n को अब मैं अपना लूप की कंडीशन मान लेता हूं, अभी तो n को लेके हमने टेबल प्रिंट करी समझ आ रही है बात। तो अब मैंने यहां पर अगर लिख दिया 1, n, तो अब ये लूप चलेगा n-1 तक, फॉर i 1 से स्टार्ट करेगा n-1 तक, ठीक है। अब यदि मान लो मैंने लिख दिया यहां पे i इंटू n कॉमा 2, i इंटू n कॉमा 2, तो नाउ व्हाट, अब ये लूप स्टार्ट होगा 1 से। सपोज n की वैल्यू है 10, तो अब ये लूप स्टार्ट होगा 1 से,
कंडीशन है n-1, है ना। यदि आप चाहते हैं ये 10 तक चले तो फिर आपको यहां पर n+1 करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। और अब मैंने स्टेप में लिख दिया 2, है ना, स्टेप में आपने लिख दिया 2 एंड देन विल प्रिंट दिस i। अब हमने इस i को प्रिंट किया। नाउ सी द एग्जीक्यूशन। अब ये लूप 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। n+1 मतलब आपने 11, आपने इनपुट दिया है n, लेकिन लूप एग्जीक्यूशन 11 तक, मतलब रेंज 11 है, मतलब चलेगा 10 तक, ओके। और स्टेप 2 है, तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आई विल गेट 3, देन 5, देन 7, देन 9। 11 नहीं आएगा क्योंकि आपने लूप अगर 10 तक लिखा, 11 मतलब उसका लास्ट एग्जीक्यूशन 10 तक होगा। क्लियर है? ओके। सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ स्टेप, कि ये 1 से शुरू होगा 11। अगर आप चाहते हैं 11 भी आए तो आपको लूप को 12 तक चलाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जिस नंबर तक आप अपना लूप एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं उससे 1+1 आपको अपनी कंडीशन में देना है। स्टेप अगर आप नहीं दोगे डिफॉल्ट इज 1, इनिशियलाइजेशन अगर आप नहीं दोगे डिफॉल्ट इज 0। यहां मैंने इनिशियलाइजेशन भी दे दिया, स्टेप भी बता दी और कंडीशन भी बता दी। लेकिन अगर मान लो अब मैंने आपसे बोला कि सर यही लूप अगर मुझे 10 to 1 चलाना है, अभी इस स्टेप को अपन थोड़ा सा कमेंट करते हैं, ठीक है। अब ये लूप अगर मुझे 10 to 1 एग्जीक्यूट करना है तो आई इन रेंज ऑफ, हमने क्या बोला, 10, आई इन रेंज ऑफ 10, ठीक है। कहां तक चलना है आपको, कंडीशन क्या है आपकी 1, ठीक। और स्टेप में हमने क्या लिख दिया, सॉरी, -1। यदि आपको लूप को रिवर्स चलाना है देन गो फॉर -1, देन यू हैव टू यूज -1। -1 मतलब ना रिवर्स लूप इज एग्जीक्यूट 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 2, 1। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, अगर आप स्टेप में कुछ नहीं लिख रहे हैं, इट्स डिफॉल्ट +1। यदि आपने -1 लिख दिया, सो नाउ दिस लूप इज एग्जीक्यूट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। अब ये लूप आपका रिवर्स चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ लूप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाउ टू एग्जीक्यूट अ लूप इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक। और यदि आप चाहते हैं n, तो यहां पर आपको फिर n की वैल्यू यहां देनी है। अगर आपने बोला 50, सो 50 से लेके रिवर्स लूप चलेगा आपका। नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप एंड विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म विद नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। तो नेस्टिंग का मतलब ये होता है लूप विद इन अ लूप, है ना। नेस्टिंग मतलब लूप विद इन अ लूप, मतलब जब ऐसी प्रोग्रामिंग आती है जहां पर आपको लूप के अंदर लूप चलाना है, एक लूप है उसी के अंदर आपको सेकंड लूप चलाना है। तो आप देखिए एक चीज समझिए, नेस्टिंग केवल फॉर लूप के साथ ही होती है, इट इज नॉट कंपलसरी। यू कैन परफॉर्म नेस्टिंग विद व्हाइल लूप आल्सो। मतलब हम व्हाइल लूप के साथ भी नेस्टिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, लेकिन फॉर लूप इज मच बेटर व्हेन योर प्रोग्राम इज हैविंग अ नेस्टेड लूप ऑफ लॉजिक। यदि आपको लग रहा है कि बॉस इस प्रोग्राम में नेस्टेड लूप का लॉजिक चलेगा, तो फिर बेटर ऑप्शन यह है कि आप व्हाइल की बजाय फॉर पे जाएं। उसका रीजन मैं भी आपको बताता हूं थोड़ी देर में कि व्हाइल की बजाय फॉर पे क्यों जाना है। देखिए आप थोड़ी देर में क्या अपन देख ही लेते हैं। आप देखो, जब हम व्हाइल लूप की बात करते हैं ना, तो हम व्हाइल लूप में, मैंने आपको याद है ये बताया था, किसी भी लूप के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ओके। और व्हाइल में जब हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है और व्हाइल में हम लिखते हैं कंडीशन, है ना। पाइथन में जब हम व्हाइल लूप लिखते हैं तो सपोज मैंने ऐसा लिखा आई लेस देन और इक्वल टू 5 कॉलन। अब इसका फिर इंक्रीमेंट मुझे परफॉर्म करना है, और अगर इसी ड्यूरेशन में मुझे यहां पर भी एक लूप लगाना है, व्हाइल जे लेस देन और इक्वल टू 5 सपोज, ओके। फिर इसका इनिशियलाइजेशन, तो मुझे जे को भी इनिशियलाइज करना है, फिर इसके बाद मुझे कुछ स्टेटमेंट यहां लिखना है, फिर जे का इंक्रीमेंट करना है, जे इक्वल टू जे प्लस 1, ओके। और फिर मुझे व्हाइल का इंक्रीमेंट करना है व्हाइल लूप में, तो ये मुझे यहां लिखना पड़ेगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। मतलब थिंग्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई नेस्टेड इन व्हाइल। उसका रीजन ये है कि जो 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी लूप की, क्या क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीनों काम हम व्हाइल में अलग अलग प्लेस पे परफॉर्म करते हैं। हम इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं, फिर हम कंडीशन लिखते हैं, बाद में हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो क्या होता है, कई बार व्हाइल लूप जो है वो नेस्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज माय सजेशन दैट कि अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में कोई नेस्टिंग का लॉजिक चल रहा है, अब क्वेश्चन ये आता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में नेस्टिंग का लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा। तो एक बार पहले नेस्टेड लूप समझते हैं,
फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग आपसे नेस्टेड लूप का लॉजिक मांगेगी, है ना। पिरामिड स्ट्रक्चर, अभी हम बात करेंगे पिरामिड, मल्टीपल पिरामिड अभी हम डिजाइन करेंगे। पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको भी बताता हूं। मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग, ये आपसे नेस्टेड लूप के लॉजिक्स चलेंगे यहाँ पे, राइट। तो बात करते हैं हम, लेकिन उसके पहले आप पहले एक बार नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझो कि हाउ द नेस्टेड लूप इज एग्जीक्यूट। ओके, तो वाइल से बेटर है, हमारे पास चॉइस क्या है, हम फॉर लूप को अगर यूज करते हैं तो याद है फॉर लूप मैंने आपको बताया था रेंज डेटा टाइप के साथ काम करता है। और जब हम रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास रेंज में ही 3 ऑप्शन होते हैं कि हम यहीं पे इनिशियलाइजेशन कर लें, ठीक है। रेंज यहीं आपसे कंडीशन भी मांग लेता है कहां तक आपको, किस रेंज तक आपको चलाना है, और स्टेप के कारण हम इंक्रीमेंट भी यहीं कर लेते हैं। ये रेंज का सिंटेक्स होता है। तो इसको अगर हम फॉर के साथ यूज करेंगे और अगर नेस्टिंग लगाएंगे तो एक ही लाइन में हमारे तीनों टास्क हो जाएंगे ना। सो दैट्स व्हाई जब मल्टीपल फॉर लूप आपको चलाने हैं, लूप के अंदर अगर लूप चल रहा है तो इसको हम बेटर है फॉर लूप से देखते हैं बजाय वाइल से। ओके, तो अब फॉर के साथ हम नेस्टिंग किस तरीके से चलाएंगे, देखो आप, हाउ वी अप्लाई नेस्टिंग विथ फॉर लूप, और फिर ये देखेंगे विच टाइप ऑफ प्रोग्राम वी आर गोइंग टू यूज विथ दिस नेस्टेड लूप। लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। चलिए तो देखते हैं यहां पे। अब अगर मैं एक फॉर लूप लिखता हूं तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन। अभी आप समझना, ये मैं आपको केवल नेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, है ना। अभी कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, अभी केवल देखते हैं नेस्टेड लूप कैसे चलता है। तो यदि मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ सपोज 6, है ना, 6 इसलिए क्योंकि मुझे 1 to 5 चलाना है। फॉर आई इन रेंज ऑफ 6, तो इसका मतलब है ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 to 5, 0 to 5, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद करो बेटा, हमने पढ़ा था कि रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, डिफॉल्ट वैल्यू रेंज की 0 होती है, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होती है, और जो ये कंडीशन आप दे रहे हैं उससे एक कम तक आपका रेंज चलता है। रेंज 6 तक, मतलब जैसे ही 6 आएगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, एंड इट स्टार्ट्स विथ 0। और अगर आप इसको प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो तीनों लिख दीजिए, 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक चलना है तो 6 लिखना है, और स्टेप 1। पर ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट 0 होगा और स्टेप आपने 1 लिखी है। तो इन तीनों का मतलब समझ में आया, इनिशियलाइजेशन इज 1, स्टेप इज रेंज इज 6 मतलब टिल 5, और 1 से इंक्रीमेंट होगा, ये एक लूप। ऐसे ही अगर मुझे इसी में सेकेंड लूप लिखना है तो यहां पर हम जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे, हम इंडेंट करना है, तो इंडेंट में हमने यहां पर फिर एक लूप लगाया, फॉर जे इन रेंज ऑफ, सुनना ध्यान से, सेम लिखता हूं मैं, जे इन रेंज ऑफ 1, 6, 1, और ये मेरा सेकेंड लूप, ये आई के लिए, ये जे के लिए। और यहां पर सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट आई जे, ठीक है, प्रिंट आई जे, और इसके बाद में यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट, केवल प्रिंट। मतलब जब भी आपको लगता है ना डेटा नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो यू कैन गो फॉर प्रिंट स्टेटमेंट, वहां पर आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो अब इस लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, सुनना ध्यान से और समझना। नेस्टेड लूप बहुत कंफ्यूज करते हैं बेटा, है ना। नेस्टेड लूप किसी भी लैंग्वेज में होंगे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको ना पाइथन में ना किसी और फ्यूचर लैंग्वेज में कभी पढ़ते हैं आप, जरूरत तो नहीं है, पर पढ़ते भी हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो आप, यहां मैंने 2 लूप लिखे हैं, फॉर विद इन अ फॉर। ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर का पार्ट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर का पार्ट है, क्योंकि ये मैंने इसके पैरेलली लिखा हुआ है ना। तो ये फॉर लूप का पार्ट नहीं है, ये प्रिंट लिखा है ब्लैंक नेक्स्ट लाइन के लिए। ओके, तो अब आप देखो नेस्टेड लूप में क्या होता है, जो पहला लूप होता है इसको बोलते हैं आउटर लूप, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप, और ये जो होता है इसको बोलते हैं इनर लूप, दिस इज कॉल्ड इनर लूप। और नेस्टिंग का लूप ये बोलता है आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। In nested loop, for one value of an outer loop, inner loop will execute completely. Outer loop की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है। क्या मतलब हुआ इसका, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है? लेट्स सी, देखते हैं अपन इसको। देखो आप, क्या मतलब हुआ इसका। आउटर लूप में हमारी ये आउटर लूप है ना, ये वाला लूप आउटर लूप है। आउटर लूप में हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 1 इन रेंज, है ना, स्टार्ट हुआ 1 से, इसको 6 तक चलना है, लेकिन जैसे ही 1 इंटरनल एग्जीक्यूशन के लिए आया उसको एक सेकेंड लूप मिल गया, ये प्रिंट इसका पार्ट है। अभी जैसे ही आपका प्रोग्राम 1 पे अंदर आया, लूप के अंदर आया, राइट,
उसको ये सेकंड वाला लूप मिला। जब ये सेकंड लूप मिला तो जे की वैल्यू कितनी है 1। अब ये 1 से कहां तक चलेगा, अगेन 6 तक। समझ में आ रहा है, आउटर लूप चलेगा 1 से, इनर लूप भी चलेगा 1 से, लेकिन जैसे ही 1 के कारण आपका प्रोग्राम इनर लूप में आया, इसको जे की वैल्यू कितनी मिली 1, और ये भी 6 तक चलेगा। अब पहली बार जब ये लूप चला तो 1 से 1, आई भी 1, जे भी 1, तो आउटपुट आएगा 1 1। लेकिन अब आपका प्रोग्राम इसी को कंटिन्यू करेगा, मतलब हम बोलते हैं ना लूप वापस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, तो आपका प्रोग्राम अभी इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेगा, इसी को। ठीक है, तो आप देखो जब इसी को कंटिन्यू किया तो स्टेप 1 के कारण आपका जे कितना हो गया 2। अरे नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा ना, क्योंकि रेंज में आपको इंक्रीमेंट नहीं करना है, इट इज ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट। तो 1 से 2 हुआ, लेकिन आई तो अभी भी 1 ही रहेगा ना। सो नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगी 1 2, देन वापिस 1 3, क्योंकि ये आई है और ये जे है, देन 1 4, देन 1 5, 6 पे इनर लूप कंप्लीट। अब जब ये इनर लूप कंप्लीट हुआ, फिर प्रिंट मतलब नेक्स्ट लाइन। ओके, अभी आउटपुट सेम लाइन पे आ रहा है, ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं, बाद में अपन कैसे आउटपुट आएगा वो अपन देख लेंगे। यहां से आपका प्रोग्राम फिर आउटर लूप पे जाएगा, मतलब जब एक बार इनर लूप कंप्लीट हुआ तो ये फिर आउटर लूप में गया। अब जब आउटर लूप में गया तो इसने आई की वैल्यू कितनी की 2, आई नाउ बिकम 2। जे फिर से वापस से स्टार्ट होगा, कहां से 1 से, क्योंकि 2 के लिए इनर लूप फिर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट से शुरू करेगा। इनर लूप एग्जीक्यूट्स अगेन, फिर से इनर लूप चलेगा। अभी आप आउटपुट कैसा आएगा डोंट थिंक अबाउट दिस, लेकिन अब देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई आई के 2 के लिए। समझ में ही बात, पहली बार आई की वैल्यू 1 थी, जे पूरा चला, कहां से कहां तक 1 से लेके 6 तक। जब आई की वैल्यू 2 हुई, जे फिर पूरा चला, कहां से कहां तक 1 से लेके 6 तक। तो देखो आप, पहली बार 1 के लिए ये पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ, फिर 2 के लिए ये पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, अब थर्ड टाइम पे आई की वैल्यू जब 3 होगी, अगेन इट इज 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। और अब जब आउटर में आई की वैल्यू 6 होगी, तो रेंज आपने 6 ही दी है, तो ये लूप कंप्लीट होगा। तो सी दिस वन, आउटर लूप की पहली वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चला, फिर आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चला, फिर एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चला। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि जब भी आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप अपना एग्जीक्यूशन पूरा चलाता है, तो ये नेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और एक चीज समझना, जब एक लूप अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसको एक वर्ड और बोलते हैं इटरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन। इटरेशन, दिस वर्ड रिमेंबर है ना। इटरेशन क्या होता है, कई बार पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय इटरेशन। इटरेशन मतलब हाउ मेनी टाइम योर लूप इज एग्जीक्यूट, आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। तो यदि मुझसे पूछा जाए यहां पे कि इनर लूप आउटर लूप के कितने इटरेशन के लिए इनर लूप चला, तो हम बोलेंगे 5, क्योंकि 5 वैल्यू के लिए आउटर लूप के लिए इनर लूप बार बार अपना एग्जीक्यूशन चला रहा है। मतलब मान लो अगर मैं इनर लूप 3 तक भी चलाता, 3 तक, पर अगर आपसे पूछा जाए आउटर लूप के इटरेशन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द इटरेशन ऑफ आउटर लूप इन दिस प्रोग्राम। आउटर लूप की इटरेशन है 5 और इनर लूप का इटरेशन है 3, क्योंकि आउटर लूप 5 टाइम चल रहा है और आउटर लूप के 5 वैल्यू के लिए इनर लूप 3 बार चल रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ऐसे, अच्छा अभी तो इसमें एक लूप और अगर लिख दिया मैंने, सपोज इसके अंदर एक और लूप लगा दिया के, तो इसकी एक वैल्यू के लिए ये चलेगा, इसकी एक वैल्यू के लिए वो के वाला लूप पूरा चलेगा। दैट इज व्हाट इटरेशन कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू, राइट। तो इटरेशन समझ में आ रहा है आपकी, इटरेशन किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, या नेस्टेड लूप किस तरीके से चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो ठीक है, लेकिन इसका यूज कहां पर है, मतलब वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टेटमेंट्स, मतलब कहां पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो आप देखिए एक प्रोग्राम में आपको बताता हूं, एक्चुअली नेस्टेड लूप का मोस्टली यूज होता है जब भी हम पाइथन में पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर मतलब क्या, सपोज यदि मैंने आपसे बोला अभी फिलहाल अपन फिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे ये आउटपुट चाहिए स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, है ना। बाद में हम इसको n वैल्यू के लिए चला लेंगे, डोंट वरी। अब ये आउटपुट अगर मुझे चाहिए, पहली लाइन पे 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार, देन 5 स्टार। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं पिरामिड के, सब बहुत सारे अलग अलग पिरामिड हैं। अगला पिरामिड है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5।
ठीक है, ABCD का पिरामिड है। तो इसके सारे प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एटलीस्ट एक प्रोग्राम से आपको यह समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड लूप कैसे चलता है, क्योंकि पिरामिड के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो बिना नेस्टिंग के नहीं बनते हैं। मतलब पिरामिड में आपके 90% लॉजिक जो है वो नेस्टेड लूप को लेके ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम का लॉजिक कैसे लगाया जाए, मतलब कैसे हम, तो ये तो क्लियर है कि ये पिरामिड के प्रोग्राम है और नेस्टेड लूप से बनेंगे। तो यहां पर हमें क्या सोचना होता है, ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, स्टार या जो भी है, ये हम इनर लूप में प्रिंट करेंगे। सुनना ध्यान से स्टेटमेंट को। और आपको लॉजिक ये सोचना है कि पहली बार आउटर के लिए इनर लूप एक बार चले, सेकेंड टाइम आउटर के लिए इनर लूप 2 बार चले, 3 बार चले और एंड टाइम चले। कंफ्यूजन, बिल्कुल पता है कंफ्यूजन, राइट। चलो एक काम करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना। कंफ्यूजन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चलाते हैं इसको, राइट। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से शुरू किया 6 तक और स्टेप 1। मैंने आपको फिर बोला है ये 0 भी हो सकती है, ठीक। ये अब बार बार अपन रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये मेरा आउटर लूप जो 1 से स्टार्ट होगा 6 तक चलेगा, मतलब रेंज 6 से मतलब 5 तक चलेगा। इसी में मैंने एक सेकेंड लूप लिखा इसी में हमने सेकेंड लूप लिखा फॉर जे इन रेंज ऑफ। अब इसको हमने शुरू किया 1 से, इसका एग्जीक्यूशन होगा i + 1 तक और 1 से ये भी स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और i + 1 तक इसकी रेंज है। मतलब i की वैल्यू अगर 1 है तो पहली बार ये एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करेगा 1 पे, क्योंकि i + 1 मतलब 2। बात समझ में आ रही है ना। 6 है तो कहां तक चलेगा, 5 तक। जैसे ही 6 आएगा टर्मिनेट हो जाएगा। i + 1 है तो अगर i की वैल्यू मान लो 1 है तो यहां इसको मिलेगा 2, पर चलेगा ये 1 तक, क्योंकि 2 पे टर्मिनेट हो जाएगा। बात समझना। और इस लूप में हमने लिखा है यहां पे प्रिंट स्टार। और यहां पर एक लाइन और मैं लिख रहा हूं एंड इक्वल टू ब्लैंक, इसलिए ताकि डेटा आपको सेम लाइन पे मिले। नहीं तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, मतलब प्रिंट खुद ही डेटा को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देता है। और मुझे नेक्स्ट लाइन कब चाहिए, इस लूप के बाद। तो यहां मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए लिखा है प्रिंट। ये लूप के पैरेलल में ये प्रिंट इसका पार्ट है, इस वाले लूप का पार्ट है ये प्रिंट। और यहां एंड इसलिए लिखा क्योंकि इस स्टार के बाद अगर नेक्स्ट स्टार प्रिंट करना है तो सेम लाइन पे है। तो नहीं तो क्या होगा, प्रिंट क्या करेगा, स्टार के बाद अगला स्टार नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्टार के बाद सेकंड स्टार नेक्स्ट लाइन की बजाय सेम लाइन पे प्रिंट हो, तो हमने एंड को ब्लैंक से टर्मिनेट कर दिया। ये एंड वाला कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, पढ़ा है हमने कि एंड ब्लैंक से आपका डेटा सेम लाइन पे प्रिंट होता है। ओके, सो लेट्स सी। अब इसका एग्जीक्यूशन देखो आप, किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा पाइथन में। आई की वैल्यू पहली बार कितनी है, 1 है ना। आउटर लूप में आई की वैल्यू कितनी है, 1। समझना, आई की वैल्यू 1 के लिए इनर लूप शुरू हुआ। जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1। ये 1 से चलना है इसको 5 तक, 6 पे टर्मिनेट होगा। इसको चलना है 1 से लेके i + 1 तक, i + 1 तक। तो i की वैल्यू अभी 1 है तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 2, मतलब 2 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी एक बार फर्स्ट टाइम तो चला, अभी 2 नहीं आया। j की वैल्यू 1 है, चलना इसको है जब 2 आ जाए तो टर्मिनेट, क्योंकि i + 1 मतलब 2, ठीक है। स्टार, ये स्टार प्रिंट कर दिया, लूप चला। अब एक इंक्रीमेंट हुआ j का, तो j का इंक्रीमेंट हुआ, j कितना हो गया 2। जैसे ही j की वैल्यू 2 हुई ये लूप खत्म, इसलिए क्योंकि 2 आ चुका है। i + 1 मतलब 2 तक चलना था, इसको 2 आ गया, इनर लूप खत्म। जब इनर लूप कंप्लीट हुआ तो एक स्टार प्रिंट हो गया, प्रिंट नेक्स्ट लाइन, प्रिंट से नेक्स्ट लाइन आ गई। यहां से प्रोग्राम फिर आउटर लूप में गया, आउटर में जाके इसने फिर i को बढ़ा के कितना कर दिया, 2। इसको तो 5 तक चल रहा है। अब j फिर से स्टार्ट हुआ 1 से, लेकिन चलेगा 2 + 1 3 तक, रेंज 3 मतलब 2 तक। तो 1 स्टार, सेकेंड टाइम पे j ++ 2, 3 तक रेंज है। अब ये देखो, अगर एंड नहीं लिखता तो ये स्टार नेक्स्ट लाइन पे आ जाता, अब ये सेम लाइन पे आएगा स्टार। अब j हुआ 3 तो रेंज उसकी 3 है ना, क्योंकि 2 + 1 यहां 3 आ रही है अभी रेंज।
समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये 3 तक चल गया। अब आउटर लूप में जाके देखो, आई हुआ 3, तो जे चलेगा 1 से लेके, बताओ खुद बताओ, 3 + 1 मतलब रेंज 4 है, 4 पे टर्मिनेट होगा, मतलब 1 से लेके 3 तक 3 बार चलेगा। 3 बार चलेगा, पहली बार एक स्टार, दूसरी बार दूसरा स्टार, तीसरी बार तीसरा स्टार, और 4 चौथे पे लूप खत्म, क्योंकि रेंज आ गई है। नेक्स्ट टाइम फिर आई 4, लूप चलेगा 5 तक। अभी तो इसको 6 आने में टाइम है, यहां आ गया 5, मतलब 1 to 4, तो 1 to 4 मतलब स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। फिर जब ये 5 होगा तो अभी भी एक बार और चलना है, ये चलेगा 1 to 6, मतलब 6 पे टर्मिनेट, तो 5 स्टार। और जब ये 6 हो गया तो 6 आ चुका है रेंज, लूप दोनों टर्मिनेट, तो सी दिस वन, यू विल गेट दिस पिरामिड, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, सर ये तो फिक्स 5 स्टार प्रिंट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, चलो इसको n लिमिट तक चला सकते हो आप। n लिमिट कैसे चलाओगे? वेरी सिंपल, यहां यूजर से n में एक इनपुट ले लेते हैं। क्या इनपुट लिया? इंट इनपुट एंटर लिमिट, मतलब आप चाहते हैं कि ये स्टार की लिमिट मल्टीपल रहे। ओके, तो ये n आपने ले लिया। अब आपको पता है आपको n तक चलना है, तो यहां 6 की जगह लिख दो n+1, 6 की जगह n+1, कॉमा 1। तो अब ये चलेगा, अगर आपने लिमिट दी 5 तो वही 1 to 6, अगर आपने लिमिट दी 10 तो 1 to 11, मतलब 11 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आपके स्टार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब लिमिट आपकी अपनी है दी हुई। तो दिस इज व्हाट पिरामिड स्ट्रक्चर। अब इसी में अगर मान लो मैं यहां पे स्टार की जगह, अब ट्राई करके देखना, मैंने स्टार की जगह लिख दिया अगर आई, मतलब ये स्टार की जगह डबल कोट्स हटा के, ये तो स्टार का पिरामिड हो गया ना। यदि मैं स्टार को हटा दूंगा और अगर केवल आई लिख दूंगा, तो मुझे ये वाला पिरामिड मिलेगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, सब सच टाइप ऑफ पिरामिड ये मिल जाएगा मुझे, क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार में 1 है, सेकेंड टाइम पे लूप 2 बार चलेगा, लेकिन आई की वैल्यू 2 2 प्रिंट होगी, थर्ड टाइम पे 3 3 3, ये वाला पिरामिड आई प्रिंट करने पर। और अगर मैं आई की जगह जे लिख दूंगा, सो आई विल गेट दिस पिरामिड, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये पिरामिड मिल जाएगा। तो एक प्रोग्राम से 3 प्रोग्राम, स्टार ये वाला, जे ये वाला, और आई ये वाला, ये आई प्रिंट करने पर, ये स्टार प्रिंट करने पर, और ये जे प्रिंट करने पर, केवल आपको यहां चेंज करना है, दैट्स इट, एंड यू विल गेट दिस 3 आउटपुट। तो ये नेस्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है कि नेस्टेड लूप किस तरीके से चलता है, पिरामिड स्ट्रक्चर है ना। आज हम लोग बात करने वाले पिरामिड किस तरीके से बनाते हैं, स्टार पिरामिड्स हैं, अल्फाबेट्स के पिरामिड हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एज अ बिगिनर अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना, इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में, कि अगर मुझे स्टार पिरामिड बनाना है, स्टार पिरामिड मतलब समथिंग लाइक दिस, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, अगर इस तरीके के पिरामिड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम हमें बनाने हैं, सो हाउ वी कैन गो विद दिस पाइथन, मतलब पाइथन में हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। चलिए तो बात करते हैं पिरामिड स्टार की। तो यहां पर ये पिरामिड मुझे क्या करना है, एक लिमिट तक चलाना है, ठीक। तो यहां पर हमने सबसे पहले यूजर से लिमिट ली, एंटर द लिमिट, है ना। सबसे पहले हमने यूजर से लिमिट ले ली कि आपको ये पिरामिड कहां तक प्रिंट करना है, एंड दैट लिमिट वी हैव, मतलब 5 स्टार होंगे, 6 स्टार होंगे। अब देखो लॉजिक सिंपल सा है, मैं जो स्टार प्रिंट करूंगा वो इनर लूप में करूंगा। तो मैं चाहता हूं मेरा इनर लूप पहला इटरेशन आउटर के लिए 1 बार चला है, सेकेंड टाइम 2 टाइम चला है। तो अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक एक एक स्टेप के साथ एक लूप चलाया। ये स्टेप कॉन्सेप्ट सब बताया मैंने पिछली क्लास में। 1 से लेके n+1 क्यों, क्योंकि n हमारी लिमिट है, तो हमेशा रेंज एक ज्यादा हमें देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी लिमिट आपने 5 दी तो दैट इज एग्जीक्यूशन फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, वो 1 to 4 तक ही चलेगा, इसलिए हमने उसको लिमिट 1 से आगे बढ़ाई है। क्योंकि याद है मैंने रेंज का कॉन्सेप्ट बताया था, 0 डिफॉल्ट वैल्यू से शुरू करता है, स्टार्टिंग उसकी 0 से होती है, n मतलब अगर 5 है तो n-1 तक चलेगा। ओके, सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, डोंट वरी, प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, आप बिल्कुल जाके देखें। सेकंड हमने क्या लिखा, फॉर j इन रेंज। अब ये j वाला लूप मुझे कहां से शुरू करना है, 1 से, लेकिन इसको चलाना है i+1 तक, और वही बात अगर 1 to 1 चलाना है तो एटलीस्ट i तक,
चलिए ठीक, और स्टेप इसमें भी 1 रखनी है, 1 से लेके 1, ठीक। चलिए देखते हैं, प्रिंट स्टार, अभी इसमें बहुत से चेंजेस करूंगा मैं, डोंट वरी। और एक प्रिंट हमने लूप के बाद लिखा ताकि हर नया स्टार नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, ठीक है। लेकिन अभी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट में ही इशू आ जाएगा। मान लो 2 स्टार है तो ये 2 स्टार 2 लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। तो इसीलिए देखो, आप जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि अगर मान लो लिमिट दी मैंने 5, विल गेट दिस ऑप्शन। देखो कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ठीक है। लेकिन 4 स्टार क्यों आया ये भी समझ में आया। ये देखो अब रेंज आई +1 तक चलना पड़ेगा अपने को, और ये स्टार के आगे एंड इक्वल टू ब्लैंक, ताकि आपके सेम लाइन पे जब रिजल्ट चाहिए होता है ना प्रिंट के साथ, तो एंड में आप ब्लैंक लिख दीजिए, सो दैट यू विल गेट द रिजल्ट इन सेम लाइन। ये देखो आप 5, ओके, अगेन आई रन दिस, मैंने दिया 5, I'll get this pyramid, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अगर मैंने लिमिट दी सपोज, नेक्स्ट टाइम आई रन दिस, अगर मैंने लिमिट दी 10, I'll get this 10 स्टार, ठीक। 20, so I'll get this 20 star. So this is what the pyramid structure in Python, कि how to make a pyramid, कि आपको पिरामिड किस तरीके से बनाने हैं, समझ में आया। स्टार पिरामिड समझ में आया आपको, हाउ टू मेक अ स्टार पिरामिड। अब इसी में आप देखो, ये तो स्टार पिरामिड है, ठीक है। यदि मैं आपको बोलता हूं कि बॉस मुझे पिरामिड स्टार करना चाह के नंबर का चाहिए, 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, दैट इज व्हाट द पिरामिड। मतलब स्टार पिरामिड की जगह में आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर पिरामिड। मतलब हम एक ही प्रोग्राम में सारे पिरामिड स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। नंबर पिरामिड अगर मुझे चाहिए, ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको। आप देखो यहां पर स्टार की जगह यू कैन ओनली प्रिंट %d, ठीक है, %d, %j, आप j को प्रिंट कर दीजिए। तो आपका जो j है, आप देखो 1 फर्स्ट टाइम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि j जो है वो i के लिए हर बार इनिशियलाइजेशन कर रहा है 1 से 1। पहली बार ये चलेगा 1 से 1 तक, सेकेंड टाइम 1 1 2। अरे जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये 1 से लेके 2 2 बार चलेगा, थर्ड टाइम ये, मतलब इसका एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा है आपको कैसे चल रहा है ये लूप। फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम ये तो चलो आउटर लूप 1 से लेके n तक चलेगा, लेकिन j की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और i तक चल रही है। तो 1 फर्स्ट टाइम, 1 1 2 सेकेंड टाइम, 1 1 2 3 थर्ड टाइम। तो देखो आप, अगर मैंने लिमिट दी 5, सो विल गेट दिस आउटपुट 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर मैं फिर से रन करता हूं, इफ आई एंटर द लिमिट 20, so this one 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 and this loop is continue। तो थोड़े छोटे छोटे लॉजिक अगर आप चेंज करेंगे तो दैट यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब मैं अगर %d की जगह i लिख दूंगा तो i की वैल्यू 1 है ना, इसका आउटपुट आएगा 1, पिरामिड ऑफ 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 समथिंग लाइक दिस। सी दिस वन, इफ आई एंटर 10 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5, क्योंकि i की वैल्यू कांस्टेंट है। वो पहली बार कांस्टेंट इन द सेंस फर्स्ट टाइम में वो आई है, ठीक। तो नेस्टेड लूप में कॉन्सेप्ट समझ में आपको कि नेस्टेड लूप किस तरीके से चल रहा है। j की वैल्यू 1 है, 1 से लेके i तक फर्स्ट टाइम पे, तो i की वैल्यू 1 है तो 1 से 1, सेकेंड टाइम ये लूप चलेगा n तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक, तो हर बार 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से 2 1 से 3 1 से 4 1 से 5, क्योंकि i बढ़ते जा रहा है ना। और याद है नेस्टेड लूप आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है। दैट इज व्हाट पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ स्टार। अब ऐसे ही अगर मैंने बोला ये पिरामिड मुझे रिवर्स चाहिए, मतलब देखो आप, अगर मैंने यहाँ स्टार लिखा हुआ है ना, अगेन आई एम कमिंग टू द स्टार पिरामिड। मतलब देखो छोटे छोटे से लॉजिक है। फिर से मैं स्टार पिरामिड के लिए यहाँ पे, हालांकि ऊपर चेंज करना कोई कंपलसरी नहीं है, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर वहां क्यों चेंज किया। ओके, तो कमेंट है, मैंने लिमिट दी मान लो 20, तो अब इस पिरामिड के सारा स्टार 2 स्टार 3 स्टार से लेके 20। अब मैं चाहता हूं ठीक इसका रिवर्स, मतलब अगर मैंने लिमिट दी 5, तो 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार। तो इसके दो तरीके हैं, इस प्रोग्राम को बनाने के दो तरीके, या तो आप इसका लॉजिक लगा लें, या फिर यही प्रोग्राम बनाएं और अपनी स्क्रीन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दो, मॉनिटर को उल्टा कर दो। तो चॉइस आपकी है।
प्रोग्राम बनाना है या मॉनिटर को रिवर्स करना है? अरे मॉनिटर को रिवर्स करोगे तो आउटपुट रिवर्स दिखेगा, बट अब जो कहो ठीक, लेकिन हमें इसका लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, ये जोक प्रोग्रामिंग में चल ही नहीं सकता, राइट? तो चलिए, अब इसका मतलब क्या है, अगर मुझे पिरामिड प्रिंट करना है तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप तो ये देखो आउटर लूप के लिए इनर लूप पहली बार कितनी बार चलाना है, 1 to n, है ना? मतलब आपको n से पहला लूप n 1 से n तक चलाओ, सेकेंड लूप n से लेके 1 तक चला दो और स्टेप कर दो -1, n से लेके i, सॉरी n से लेके i+1 तक, i तक सपोज। तो फर्स्ट टाइम पे i की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये लूप तो चलेगा 1 to 5, ये लूप चलेगा 5 to 1 और स्टार प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी, ये लूप चलेगा 5 to 2 और स्टार प्रिंट करेगा। लेट्स चेक इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ये 5 एंड सी दिस वन, ओके, i+1 लिखना पड़ेगा, वो एक वैल्यू हमेशा। सी दिस वन, इफ आई एंटर 10 आई विल गेट द आउटपुट 10 9 8 7 6 5। इफ आई एंटर्ड 5, this is okay, what happened? That's the moment. This is 1 to n+1, change range of n to i+1 and i minus minus 1 to n हमने आउटर लूप लगाया। This is 1 to n, okay, and this inner loop is from, ठीक है। इसके मल्टीपल लॉजिक्स है, अगर ये इसमें नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसा देख लेते हैं। जे को हमने, देखो आप कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका इनर लूप जो है वो फर्स्ट टाइम पे आपको, अगर n की लिमिट 5 है तो 5 टाइप चलाना है। तो हमने क्या किया था, 5 से, एक काम करते हैं इसको एक बार फिर रन करके देखते हैं। 5, यस, 4 3 2 1, ओके 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 ओके, स्टार्ट विथ n, दिस इज i-1 तक। एक बार 0 के लिए भी चलाते हैं इसको, यस, +1 नहीं, सॉरी, दैट इज -1, ठीक है। तो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। अब देखो लॉजिक क्या है, पहला लूप 1 से n, हमेशा ध्यान रखो आप +1 इसलिए क्योंकि आप का जो n है, मतलब रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक प्लस करके चलेगा, और स्टेप -1 ले रहे हो तो एक -1 तक चलेगा। तो ये लूप चलेगा 5 से लेके, मान लो इनकी वैल्यू 1 है तो 5 4 3 2 1, ठीक है, 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, सो दिस इज व्हाट पिरामिड स्टार बट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स पिरामिड स्टार है ये। डोंट वरी, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार हम इसको थ्योरी क्लास में भी समझ लेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब इसी में देखो आप, अगर मैं इसमें स्टार की जगह, अगर स्टार की जगह यहां पर लिख दूंगा सपोज प्रिंट जे, आई कैन डायरेक्टली प्रिंट जे, ठीक। लेट्स सी, स्टार पिरामिड चेंज हो जाएगा 5 4 3 2 1 में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मतलब एक चेंज आपको नया रिजल्ट दे देगा। दिस वन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से आप पिरामिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जे की जगह अगर मैं आई लिख दूंगा सो आई विल गेट द सेम रिजल्ट, मतलब एक एक लाइन का चेंज। सी दिस वन 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3। तो आप लॉजिक समझोगे ना क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। देखो आप यहाँ जब मैंने जे को प्रिंट किया एंड मैंने एंटर किया 5, तो इससे समझ में आ रहा है कि जे 5 से शुरू हो रहा है और कहां तक चल रहा है, 1 तक। देखो आप 5 4 3 2 1। सेकेंड टाइम जे 5 से शुरू हो रहा है, कहां तक चल रहा है, 2 तक। 2 क्यों, क्योंकि आपका आई जो है वो 2 हो चुका है, सो 2 - 1 1, तो 5 4 3 2 तक चल रहा है, 5 4 3 तक चल रहा है। तो ऐसे आप लॉजिक को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये स्टार प्रिंट हो रहा है। जब आपने जे को प्रिंट करा तो आपको समझ में आएगा कि हर इटरेशन में जे की वैल्यू क्या है, हर इटरेशन में जे कैसे चल रहा है, 5 से लेके i - 1, मतलब 5 4 3 2 1। इसका मतलब है आपका 1 से लेके n तक आउटर लूप चल रहा है। तो आई जो है पहली बार 1 है तो ये 0 तक चलेगा, मतलब 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो 5 से लेके 0, मतलब 5 4 3 2 1। समझ में आ रहा है? अगली बार ये 2 हुआ, 2 - 1 1, मतलब 1 पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब 5 4 3 2। इस तरीके से आपका लूप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है।
पाइचार्म के इंस्टॉलेशन की। जैसा मैंने आपको बोला था कि एज अ बिगिनर सबसे पहले आप कुछ कोड नोटपैड में लिखें, पाइथन आईडीएलए को यूज करें। तो आई होप आपने अभी तक आईडीएलए को भी यूज कर लिया है, हमने नोटपैड में भी कोड लिख लिया। अब हम आते हैं पाइथन के। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर्स ऑफ पाइथन आर अवेलेबल, लाइक वी हैव VS कोड, लाइक वी हैव पाइचार्म, लाइक वी हैव जुपिटर। देयर आर लॉट ऑफ कोड्स, लॉट ऑफ एडिटर्स आर अवेलेबल, है ना, विम है, देयर आर लॉट ऑफ एडिटर्स। बट द एडिटर विच आई प्रेफर फॉर माई प्रोग्रामिंग, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप भी इसी एडिटर को यूज करें, but what I prefer for my programming, that is what PyCharm, and in future I'm going to see use Jupyter also। तो PyCharm, Jupyter मेरे फेवरेट एडिटर्स हैं। आप अपने किसी भी फेवरेट एडिटर को जो आप पाइथन के लिए यूज कर सकते हैं वो आप करिए। आप क्वेश्चन आ रहा है सर हम तो आपको ही फॉलो करेंगे, ओके, सो बेस्ट है, मैं आपको बोलता हूँ PyCharm इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक। क्योंकि रीजन इज दैट अभी आप एज ए बिगिनर आप बोलोगे सर हमें क्या मालूम कि कौन सा बेस्ट है, जो आप बोलोगे वही बेस्ट है, राइट। तो बिल्कुल जो अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इट मींस दैट इट्स अ गुड एडिटर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे PyCharm के इंस्टॉलेशन को। तो PyCharm का इंस्टॉलेशन एक्चुअली आप समझना, PyCharm के पहले अगर आप पाइथन को अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेते हैं सो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज PyCharm के साथ भी खैर पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन यदि पाइथन आपकी मशीन पे नहीं है तो बेटर है आप पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लें और फिर PyCharm के इंस्टॉलेशन पे जाएं। अदरवाइज आप अगर PyCharm को भी डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इफ इट डजंट फाइंड पाइथन इन योर मशीन सो इट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इट, राइट। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हम। तो PyCharm के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको PyCharm को डाउनलोड करना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो टू Google and simply you have to write here download PyCharm, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द ZBrains वेबसाइट, ये ZBrains की वेबसाइट है, यहां से जाके आपको PyCharm को डाउनलोड करना है। एंड हियर यू विल फाइंड 2 वर्जन्स एंड फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल्सो। ये विंडोज के लिए अवेलेबल है, मैक OS के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अवेलेबल है, ओके। तो हमें जाना है भी विंडोज पे क्योंकि मेरी मशीन विंडोज मशीन है। आप अपनी मशीन के हिसाब से जो भी वर्जन डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ लिनक्स मशीन देन गो फॉर लिनक्स वर्जन, ओके। तो अब देखो आप यहाँ पे 2 वर्जन आपको दिख रहे हैं, वन इज प्रोफेशनल वर्जन एंड सेकंड इज कम्युनिटी वर्जन। दिस कम्युनिटी वर्जन इज प्योरली फॉर पाइथन डेवलपमेंट एंड दिस इज फॉर डिफरेंट, मतलब आप यूजिंग दिस प्रोफेशनल वर्जन यू कैन गो फॉर HTML, जावास्क्रिप्ट कोड, SQL कोड। बट अभी हम क्योंकि पाइथन डेवलपर हैं तो हम पाइथन पे ही स्ट्रिक रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथन पे ही कम्युनिटी का डाउनलोड करेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड। जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे PyCharm का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इट टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स टू डाउनलोड, ओके। सो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, आप डाउनलोड करके रखें, फिर हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। तो मीनवाइल आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार ये डाउनलोड हो जाए फिर आगे की वीडियो को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम पे डाउनलोडिंग थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मेरे डाउनलोड्स में ऑलरेडी है। सी दिस वन, दिस इज व्हाट PyCharm iWhammy, राइट। ये PyCharm का ऑलरेडी सेटअप मेरी मशीन पे है। तो अब मुझे PyCharm को स्टार्ट करना है, इसका जो सेटअप है वो स्टार्ट करना है। तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट, नेक्स्ट। दिस इज व्हाट द लोकेशन वेयर योर PyCharm विल गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो मेरी सिस्टम पे PyCharm का जो लोकेशन है वो C में प्रोग्राम फाइल्स में ZBrains PyCharm कम्युनिटी के नाम से, ठीक है, नो चेंज। अब ये जो विंडो है इसको ध्यान से सुनना, ये PyCharm आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी मशीन पे क्या क्या इंस्टॉलेशन के ऑप्शन चाहते हैं, राइट। तो यहां पर अभी मैं बेसिकली पहला इंस्टॉलेशन ये चाहता हूं, अपडेट पाथ वेरिएबल, सो दैट आई कैन रन पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम इट्स कमांड विंडो ऑल्सो। मतलब इसके कमांड प्रॉम्प्ट से भी अगर मैं पाइथन के प्रोग्राम रन करता हूं सो इट विल नॉट शो एनी एरर, राइट। अगर आप चाहते हैं यू आर ओनली एसोसिएट विद .py तो आप ये भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरी फाइल विद बाय डिफॉल्ट सेव विद द .py एक्सटेंशन। लेकिन अभी हम इसमें टिक नहीं लगाते हैं बिकॉज वी नीड टू क्रिएट सम डिफरेंट फाइल्स ऑल्सो। और ये है PyCharm का शॉर्टकट। अगर आप डेस्कटॉप पे PyCharm का शॉर्टकट चाह रहे हैं सो विल गो फॉर दिस PyCharm कम्युनिटी शॉर्टकट ऑल्सो, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू दिस 2 ऑप्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। और ये है PyCharm, स्टार्ट मेनू में किस नाम से होगा, तो इट इज बाय डिफॉल्ट विद ZBrains। अगर आप चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर PyCharm, ठीक है। ZBrains या PyCharm जो भी आप नाम रखना चाहें, इट्स अप टू यू। समझ में आ रहा है ना। देन गो टू इंस्टॉल एंड इट टेक्स अराउंड
2 to 3 minutes and PyCharm will going to install in your machine. Once PyCharm installed, then कोडिंग थोड़ी सी और इजी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि PyCharm इज एक्चुअली एन एडिटर वो प्रोवाइड यू मोस्ट ऑफ द आईडी इन्वायरमेंट, है ना, जहां पर अभी हमें सी दिस वन। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन है, मतलब जनरली सजेशन हमेशा ये होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करें तो एक बार अपनी मशीन को रिबूट कर लें, राइट। लेकिन अभी मैं इसको मैनुअल रिबूट मोड पे डाल रहा हूं ताकि मैं बाद में इसको रिबूट कर लूंगा। आप अगर चाहें तो अभी भी रिबूट करके और फिर PyCharm को यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गो टू दिस, आई वांट टू मैनुअल रिबूट दिस एंड फिनिश इट। ओके, सो सी दिस वन, व्हेन PyCharm कंप्लीट इंस्टॉल्ड इन माय मशीन देयर इज अ शॉर्टकट। ये मेरी मशीन पे शॉर्टकट आ गया है, ओके और ये PyCharm हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लेकिन नाउ हाउ टू यूज PyCharm, अब PyCharm को यूज कैसे करना है, कैसे हम PyCharm में प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। तो ये समझना कि यहां पर अब अगर आपको PyCharm में काम करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। चलिए देखते हैं इसको, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, सो वी ओपन द PyCharm। ओके, ये JetBrains कम्युनिटी का एडिटिंग टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके देन कंटिन्यू। और ये डेटा शेयरिंग के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप अगर चाहें तो डेटा शेयरिंग के लिए इसको यस कर सकते हैं, बट आई गो प्रेफर डोंट सेंड एंड सी दिस वन। दिस इज व्हाट अ प्रोजेक्ट विंडो ओपन इन माय मशीन। इट्स अ बाय डिफॉल्ट जो इन्वायरमेंट होता है PyCharm का वो ब्लैक कलर होता है, बट वी कैन चेंज इट लेटर, हम इसको चेंज भी कर लेंगे। अब यहां से यार आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा आपको डिफॉल्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है, तो लोकेशन आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, यू कैन सेट द लोकेशन, ठीक। जैसे बाय चांस मैंने बोल दिया बॉस मुझे सी ड्राइव में अपने किसी फोल्डर में PyCharm को के सारे प्रोजेक्ट रखना है, तो मैं काम करता हूँ, आई कैन क्रिएट अ, मान लो ई ड्राइव में आई क्रिएट माई ऑन फोल्डर, है ना। आप अपना एक फोल्डर बना लें पाइथन डेटा के नाम से, ठीक है। दिस इज व्हाट माई फोल्डर पाइथन अंडरस्कोर, ओके सॉरी रीनेम, इट इज पाइथन डेटा, दिस इज व्हाट माय फोल्डर इन ई ड्राइव। तो मैं अपनी लोकेशन चाहूंगा कि बॉस मैं जो प्रोजेक्ट सेव करूंगा वो कहां पे करेंगे हम, ई ड्राइव में पाइथन डेटा एंड ओके, ठीक है, एंड देन क्रिएट इट एंड दिस इज व्हाट यू गेट द प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है आप इसको देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको चीजें बताते रहूंगा, एक साथ सारी चीजें। एक बार पहले हम इसमें एक पाइथन का प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। सी दिस वन, when Python creates a project, it by default creates one file which is called main.py, and it's a simple, it's a Python created file, okay। ये है PyCharm का एडिटर इन्वायरमेंट, ठीक। अभी इसको हम डोंट शो कर देते हैं एंड सी दिस वन, ये बाय डिफॉल्ट उसने आपको एक फाइल ओपन की करके दी है main.py के नाम से, क्लियर है। और ये है आपका प्रोजेक्ट जिसमें आप अभी हमने जो कहाँ सेव है पाइथन डेटा में, ठीक है। दिस इज योर प्रोजेक्ट एंड सी देयर आर नंबर ऑफ फाइल क्रिएटेड इनसाइड दिस। मैं आपको बार सारी एक एक करके हम फाइलें देखेंगे, बट फिलहाल इट्स टू अर्लियर। अभी अपने को क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके देखना है। तो यहां पर आप देखिए, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है, ये पाइथन डेटा नाम का जो फोल्डर है इस पे राइट क्लिक करके गो टू द न्यू पाइथन फाइल। क्या करना है आपको समझ में आया, जो आपका प्रोजेक्ट व्यू है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट व्यू है, ये एरो की से आप इसको सेट भी कर सकते हैं, राइट। तो इनसाइड दिस प्रोजेक्ट व्यू आपको जाना है, आपका जो फोल्डर है दैट इज व्हाट पाइथन डेटा के नाम से, ओके। एंड इनसाइड दिस पाइथन डेटा राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल, और यहां पर मान लो मैंने पाइथन की फाइल बना ली टेस्ट के नाम से, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट फाइल टेस्ट एंड सी दिस वन, ओके। और यहां मैंने अभी फिलहाल लिख दिया प्रिंट एंड सी यू कैन गेट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट हियर। मैं भी आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करके भी बताता हूं, ठीक है। प्रिंट, एक बार एक एप्लीकेशन हम रन करके देख लेते हैं, वेलकम इन PyCharm, दिस इज व्हाट वेलकम इन PyCharm, ठीक है। और अब क्वेश्चन है सर हाउ टू रन दिस प्रोग्राम, इसका आउटपुट हम कैसे देखेंगे। सो देयर आर टू ऑप्शन, राइट क्लिक करके यू विल फाइंड दिस रन एंड फाइल नेम टेस्ट, और आप शिफ्ट F10 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। सो ये है, ओके जस्ट अ मोमेंट, यू कैन चेंज दिस करंट फाइल and right click and here we'll got run test and see this one welcome to PyCharm। वो बाय डिफॉल्ट उसको करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सेट टू करंट फाइल, और पहली बार जब आप प्रोग्राम रन करें तो इससे कर लें रन टेस्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट वेलकम इन PyCharm, दिस इज व्हाट योर आउटपुट, दैट मीन्स योर PyCharm इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली।
केवल एक लैंग्वेज को या टेक्नोलॉजी को केवल पढ़ना नहीं है, आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आप क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक का सफर तय कर लें। यदि आप ये चाह रहे हैं कि सर हमारा एक पेपर है, हमारा पेपर क्लियर हो जाए, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो तो वैसे ही बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा जब इस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के टॉप मोस्ट एमएनसीज में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टीसीएस, विप्रो, इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये पूरे कोर्स में हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। अब जब बात आती है रोड मैप की, तो इस पूरे कोर्स को टेक विद्वान में हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जहां पर आप बेसिक से लेके एडवांस तक पाइथन के हर एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इन नाउडेज। कि चाहे आप एआई एमएल की बात कर लें, चाहे आप डेटा साइंस की बात करें, आज पाइथन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है तो इसको उस लेवल पे हमें पढ़ना भी पड़ेगा कि यदि आप चाहते हैं कि यू वांट टू बिकम ए डेटा साइंस इंजीनियर, यदि आप चाहते हैं कि आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपको पाइथन को रोबोटिक के लिए यूज करना है, गेमिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ये एक टेक्नोलॉजी आपके लिए मल्टीपल डोर ओपन करेगी फ्यूचर में। और यदि बात करें टेक विद्वान पे ये कोर्स क्यों पढ़ना है, वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि यहां मैंने केवल क्लासरूम को फोकस नहीं किया है, कॉर्पोरेट को फोकस किया है। और इसी कारण से इस पूरे कोर्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने एड ऑन किया हुआ है, जहां पर आपको नोट्स, असाइनमेंट, क्विजेज मिलने वाले हैं। टॉप मोस्ट एमएनसीज के क्वेश्चंस को यहां पर आपको कवर किया गया है, जो कि आपको सॉल्व करना है मेरे साथ में। तो कहने का मतलब यह है, इस पूरे सफर में मिनिमम आपको टाइम स्पेंड करना है और मैक्सिमम आउटपुट आपको गेन करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यह है कि टेक विद्वान पे इस पूरे कोर्स में आपको क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक के सफर को कैसे तय करना है, यह हमें सीखना है। तो शुरुआत करेंगे कोर पाइथन से, जहां पर हम पाइथन के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फिर हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे और हर स्टेप पे हम मिनिमम एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात करेंगे। और मेरा यह मानना है कि इस पूरे ड्यूरेशन में हमें कम से कम 10 से 15 प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में एड ऑन करेंगे, आपका रिज्यूमे उतना सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर बढ़ेगा, उतना आपका रिज्यूम हेवी होता जाएगा। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपने अपने पूरे कोर्स में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने बनाए हैं। और टेक विद्वान के इस कोर्स में पूरे कोर्स में मिनिमम 10 प्रोजेक्ट हम लोगों ने कवर किए और उसके बाद फिर एज पर द रिक्वायरमेंट हम प्रोजेक्ट्स को आगे एक्सटेंड करते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक के सफर को, लर्निंग से अर्निंग के इस पाइथन के सफर को, और मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो फटाफट टेक विद्वान पे जाइए और अपने आप को एनरोल करिए और इस कोर्स को प्रीमियम वे में कैसे पढ़ना है वो देखिए।